सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज हम लोग करने वाले हैं ज्योग्राफी का वन शॉट लेक्चर, ठीक है। और जैसे कि हम लोगों ने केमिस्ट्री का कर चुके हैं और पॉलिटी कर चुके हैं, वैसे हम लोग ज्योग्राफी करने वाले हैं। एंड मेक श्योर कि एक सिंगल गो में करें, क्योंकि काफ़ी लोगों के दिक्कत ये होती है, जैसे पिछले लेक्चर में के कमेंट सेक्शन में देख रहा था पॉलिटी में कि अरे यार 6 घंटे का हो गया, अब मैं कैसे करूँगा, इसको लाइव ही कर लेता तो ज़्यादा सही था, है ना। तो ऐसे कुछ लोगों के बाद में कमेंट्स रहते हैं। तो मेक श्योर कि आप एक सिंगल गो में कर लेंगे तो आपका क्या है कि फिर वो सिर्फ रिवीजन का रह जाएगा। नोट्स तो आपको मिल ही जाते हैं, केमिस्ट्री के भी 100 नोट्स पर हमारे सी टेलीग्राम पे अपलोडेड है। एंड पॉलिटी के भी अपलोडेड हैं आपके टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिर्फ आपके रिवीजन के रह जाएगा। तो मेक श्योर कि वन गो में आपको तो सिर्फ बैठ के सुनना है, ठीक है। पढ़ाना, बोलना, लिखना वो सब काम मेरा है। तो आपको सिर्फ बैठ के आराम से सिर्फ पेशेंस रखना है, ठीक है। चलो 3 to 4 आवर्स इनफ होगा बिल्कुल। हाँ जी, बारिश हो रही है सर। बारिश हो तो नहीं रही यार यहाँ पे, मैं तुम्हें बताया बादल यहाँ पे आते हैं, रुके रहते हैं, ठीक है, लेकिन वो बारिश नहीं करते हैं। जैसे हमने तुम्हें बताया था, एक बादल होते हैं गरजते हैं, बरसते भी हैं। एक होते हैं गरजते तो हैं लेकिन बरसते नहीं। हमारे यहाँ ना तो गरजते ना तो बरसते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी का वन शॉट लेक्चर। एंड यहाँ से हम लोग किस तरह से प्रोसीड करने वाले हैं, पहले हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी करेंगे एंड देन उसके बाद हम इंडियन ज्योग्राफी पे आएंगे। उसका रीज़न आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो पता चल जाएगा, है ना। क्योंकि हम लोग पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ के जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, ये समझेंगे, तभी हमें पता चल पाएगा भाई टॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है, ये सारी चीज़ें। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ठीक है, कि हमारा यूनिवर्स किस तरह से बनता है। तो इसको लेके काफ़ी थ्योरीज़ तो नहीं है, काफ़ी तो नहीं, हाँ इक्का दुक्का थ्योरीज़ हैं, लेकिन जो सबसे बिलीवेबल थ्योरी है वो है बिग बैंग थ्योरी। ये वो बिग बैंग थ्योरी नहीं है जो आप समझ रहे हैं। ये बिग बैंग थ्योरी है जहाँ पे ये माना जाता है कि एक इनफाइनाइटली स्मॉल एक पार्टिकल था, एक सिंगुलर मैटर था। ये सिंगुलर मैटर में एक्सप्लोजन हुआ, जिसको हम बिग बैंग एक्सप्लोजन के नाम से जानते हैं। और इसी बिग बैंग एक्सप्लोजन से ही हमारे डिफरेंट गैलेक्सीज़, और उन गैलेक्सीज़ के अंदर बहुत सारे सोलर सिस्टम, और उन बहुत सारे सोलर सिस्टम के अंदर बहुत सारे प्लैनेट्स जो है निकल के आते हैं। और ये तो मैंने सिर्फ आपको सोलर सिस्टम बताया और प्लैनेट्स बताया, इसके अलावा भी नेबुला होता है, ठीक है, पल्सर्स होते हैं, स्टार्स होते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे यूनिवर्स में। तो ये है क्या कि एक सिंगल मैटर जो है जिसमें एक्सप्लोजन हुआ, तो ये डिफरेंट, ये क्या है, ये डिफरेंट गैलेक्सीज़ निकल के आई हैं। ऐसे ना जाने कितनी ढेरों गैलेक्सीज़ हैं, और उनमें से ही हमारी एक गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, और उसी में से हमारा एक सोलर सिस्टम है जिसमें कि हमारा एक प्लैनेट है अर्थ, ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करें बिग बैंग थ्योरी, ये दी किसने थी, हु प्रोपाउंडेड द बिग बैंग थ्योरी, तो ये जॉर्ज लेमाइटर ने ये थ्योरी दी थी, ठीक है, ध्यान रखना है। ये लेमाइटर ने थ्योरी दी थी इन द ईयर 1931। इसके बाद इसका एक ऑल्टरनेटिव थ्योरी निकल के आता है जिसको हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट थ्योरी। स्टेडी स्टेट थ्योरी ये बोलता है, जैसे कि अगर हम इसमें अगर हम जाएं बिग बैंग थ्योरी में, तो इसके अनुसार जो भी हमारे सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़ का मतलब है हमारे यूनिवर्स में जो भी बॉडीज़ हैं, चाहे वो प्लैनेट्स हों, चाहे वो गैलेक्सीज़ हों, चाहे स्टार्स हों, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बढ़ रही है। उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बढ़ रही है कॉन्टिन्यूसली, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली हमारा जो यूनिवर्स है वो एक्सपैंड कर रहा है, उसमें एक्सपेंशन हो रहा है। इसी को बोलते हैं बिग बैंग एक्सप्लोजन के बाद जो एक्सपेंशन हो रहा है। तो ये जॉर्ज लेमाइटर जी ने बताया। अब स्टेडी स्टेट थ्योरी जो कि हॉयल्स ने दी थी, ठीक है, किसने दी थी, फ्रेड हॉयल्स ने दी थी, इन्होंने, इनका पूरा नाम था फ्रेड हॉयल। तो इन्होंने दी थी स्टेडी स्टेट थ्योरी। उन्होंने बोला था कि भले एक्सपैंड तो कर रहा है, लेकिन जो उसकी एवरेज डेंसिटी है, जो औसत घनत्व है, वो कांस्टेंट है, वो नियत है, ठीक है। और स्टडी ऑफ यूनिवर्स को हम क्या बोलते हैं,
स्टडी ऑफ यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कॉस्मोलॉजी। अब जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी गैलेक्सीज़ हैं, उसमें से उस एक गैलेक्सी में हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, उसमें बहुत सारे सोलर सिस्टम, उसमें एक हमारा सोलर सिस्टम है, और उस सोलर सिस्टम के बारे में हमें पढ़ना है। बट उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि कॉन्स्टिलेशन क्या होता है। कॉन्स्टिलेशन होता है आपका ग्रुप ऑफ स्टार, जिसको हम हिंदी में तारामंडल बोलते हैं। तारों का समूह जो होता है उसको हम कॉन्स्टिलेशन बोल देते हैं। तो बहुत सारे हमारे ऐसे कॉन्स्टिलेशन से तारामंडल है, लेकिन हमें सिर्फ कुछ तारामंडलों के बारे में पढ़ना होता है जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। अब एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट कौन से होते हैं? जो किसी न किसी शेप के होते हैं। जैसे ये ओरियन दी हंटर है, इसको हंटर कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं, ठीक है, जिसको कि हम ओरियन भी बोलते हैं। तो मतलब एक ही कॉन्स्टिलेशन के दो नाम है, ओरियन बोलिए फिर हंटर। हंटर क्यों बोलते हैं? जैसे कि आपने राम जी को देखा है, राम जी बो एंड एरो लिए रहते हैं, उसी तरह ही यहाँ पे ये इस तरह से एरो, ये है आपका बो यानी धनुष, और ये तीर है, और इस तरह से ये जो है कोई मतलब कोई ये पर्सन है और ये इस तरह से वो हंट कर रहा है किसी को, तो ये हंटर के शेप में, इसलिए इसको हंटर नाम है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इसका जो ब्राइटेस्ट स्टार है, अब इसमें बहुत सारे स्टार्स हैं, तो इसमें जो ब्राइटेस्ट स्टार है वो रिगल है इसका, ठीक है, इट इज़ दी ब्राइटेस्ट स्टार। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा कॉन्स्टिलेशन है? अब जिन लोगों ने PYQ सीरीज़ करी उन्हें पता है ये कौन सा कॉन्स्टिलेशन है। ये हमारा कैसे हो पिया ठीक है, कैसे हो पिया है ये, कैसे हो पिया कॉन्स्टिलेशन है ये इसकी खासियत ये है कि W शेप में है, वही W जिसके अंदर जो है खजाना छुपा हुआ है। ये कौन सा कॉन्स्टिलेशन है? कितने तारों से मिलकर बना हुआ? ये 7 तारों से मिला हुआ, जिसको कि हम सप्तऋषि के नाम से जानते हैं। इसको हम वैसे तो भारत में सप्तऋषि के नाम से जानते हैं, लेकिन इन जनरल इसको हम उर्सा मेजर बोलते हैं, उर्सा मेजर। अब इसमें उर्सा मेजर में एक हमें एस्टेरिज्म देखने को मिलता है। ये एस्टेरिज्म क्या होता है? एस्टेरिज्म होता है एक कॉन्स्टिलेशन में एक तारों का पैटर्न। जैसे कि ये कॉन्स्टिलेशन है तारामंडल, तो इसमें मान लो ये जो एक तारों का सिंगल स्ट्रेट लाइन पैटर्न है, या फिर इस तरह से जो डब्बा शेप का पैटर्न है, इसको हम बोल देते हैं एस्टेरिज्म। तो जो एस्टेरिज्म होता है कॉन्स्टिलेशन के अंदर हमें देखने को मिलता है, और इसमें एक एस्टेरिज्म का नाम याद रखिएगा, बिग डिपर। बिग डिपर का यहाँ पे आपको नाम याद रखना है, ठीक। और एक चीज़ ध्यान रखना इसमें, स्टेडी स्टेट थ्योरी में तो वैसे तो आपको फ्रेड होयल ही ऑप्शन में आएगा, लेकिन अगर बाई चांस अगर वो इसके आगे जाता, जो कि अभी तक गया तो नहीं है कभी, लेकिन अगर कभी जाए तो थॉमस गोल्ड और हरमन बॉन्डी। ये नाम रटना मत, तुमने सुन लिया है इतना ही काफ़ी है बस, ठीक है। फ्रेड होयल, लेकिन ये याद रखना है आपको नाम। तो ये हमारे कॉन्स्टिलेशन होते हैं। अब हम आएंगे अपने सोलर सिस्टम पे, अपने सौर मंडल पे। तो सौर मंडल के रिगार्डिंग आपको ये चीज़ पता है क्या? कुछ नहीं पता अभी आपको, ये मान के चलिए आपको जानना है कि ये एवोल्यूशन कैसे हुआ। सोलर सिस्टम जिस तरह से अभी हमने पढ़ा कि इस तरह से हमारा यूनिवर्स क्रिएट हुआ, बिग बैंग एक्सप्लोजन से, वैसे हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना? सोलर सिस्टम हमारा बनता है नेबुला से। नेबुला क्या होता है? नेबुला होता है एक रोटेटिंग क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस, रोटेटिंग क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस, इसको नेबुला बोलते हैं। तो ये जब रोटेट किया काफ़ी जोर का रोटेट किया एक दिन, ठीक है, और जब ये रोटेट हुआ तो उसकी वजह से हुआ ये कि जो हमारी लाइट गैसेस थी, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और हीलियम, वो सेंटर पे आ गई, और बाकी इसी तरह से हमारी रिंग्स टाइप बन गई, जैसे कि आप राइट साइड ऑफ फिगर में देख पा रहे हैं। तो हमारा इससे इस तरह से सोलर सिस्टम बना। अब ये थ्योरी दी किसने थी? जिसको कि हम नेबुला लैपलेस थ्योरी के नाम से जानते हैं, नेबुलर लैपलेस थ्योरी के नाम से जानते हैं। सबसे पहले तो इसमें जर्मन एक फिलोसोफर थे जिनका नाम था इमैनुअल कांत, इन्होंने, और उसके बाद लैपलेस जी ने ये दिया था, ठीक है। लैपलेस जी ने इस पर फर्दर रिविजन्स किए थे इन द ईयर 1796 में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हमारा सोलर सिस्टम ऑब्वियस ही बात है बाद में बना होगा फ्रॉम दी यूनिवर्स का क्रिएशन पहले हुआ होगा, सोलर सिस्टम बाद में, लेकिन सोलर सिस्टम के एवोल्यूशन की थ्योरी पहले आई थी, देख सकते हैं 1796 में। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे बिग बैंग थ्योरी की, तो ये आपकी बिग बैंग थ्योरी जो है पहले मतलब बाद में आई थी 1931 में, और हॉयल स्टेडी स्टेट थ्योरी की अगर बात करेंगे तो ये 1948 में, ठीक है। तो ये बाद में थ्योरी आई थी कि भाई यूनिवर्स किस तरह से क्रिएट हुआ। तो सोलर सिस्टम में आप समझ गए जहाँ पे सन हमारा सेंटर पे होगा, सन हमारा सेंटर में है, और हमारे 8 प्लैनेट्स
सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, यानी कि चक्कर लगा रहे हैं, यानी कि घूम रहे हैं। अब इनके बारे में हमें पढ़ना है यहाँ पे। तो सन सेंटर पे है। सन के बारे में ध्यान रखना, जरा कमेंट बताइए कि अभी इनमें सन में कौन सा मिशन भेजा है हमारी स्पेस एजेंसी इसरो ने। तो सन जो हमारा मोस्टली किन गैसेस से बना हुआ है, हाइड्रोजन और हीलियम, यहाँ तक कि 70% तो ये सिर्फ हाइड्रोजन से ही बना हुआ है। और इसकी जो आउटर लेयर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसको बोलते हैं कोरोना, ठीक है। और हमने अभी आदित्य L1 मिशन भेजा है कहाँ पे, सन में। सन के एक लैग्रांज, हमारे जो आदित्य L1 हमने बोला है, L1 क्यों, क्योंकि 5 लैग्रांज पॉइंट होते हैं, तो उनमें से L1 एक लैग्रांज पॉइंट है। लैग्रांज पॉइंट वो होते हैं जहाँ पे हमारी अर्थ और सन के बीच में वो ऐसी स्टेशनरी पोजीशन होती है जहाँ पे कोई भी सैटेलाइट को स्टेशनरी पोजीशन पे प्लेस किया जा सकता है, ठीक है, सो दैट वो इधर उधर डिस्टर्ब ना हो। अभी हमारे टोटल 8 प्लैनेट हैं, लेकिन आपको 8 नहीं, बहुत सारे दिख रहे होंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा ये सिरिस दिख रहा होगा, जो कि आपने कभी हो सकता है सुना हो या फिर ना सुना हो। अगर आपने PYQ सीरीज़ करी होगी तो आपने इसका नाम सुना होगा सिरिस का। अब ध्यान से समझेंगे हम इन प्लैनेट्स के बारे में। तो सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट कौन सा है यहाँ पे, सबसे नज़दीकी यहाँ पे ग्रह कौन सा है अगर हम सन से बात करेंगे, तो इट इज़ मरकरी। मरकरी सबसे नज़दीक है, जिसको हिंदी में बुध बोलते हैं। ये बुध है, ये शुक्र है, ये पृथ्वी है, ये मंगल है, ये बृहस्पति है, ये शनि है, ये अरुण है और ये वरुण है। ये हमारे टोटल 8 मेजर प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है। जो बाकी आप देख पा रहे हैं, जिनके नाम हो सकता है आपने सुने हो या फिर ना सुने हो, सिरिस हो गया, प्लूटो एंड चारॉन हो गया, ये सब आपके ड्वार्फ प्लैनेट कहलाते हैं, जो कि प्लैनेट ट्रू प्लैनेट नहीं होते हैं। अब हम एक एक करके सारी चीज़ें पढ़ते हैं, मरकरी और वीनस के बारे में चीज़ें समझते हैं। तो मरकरी की अगर हम बात करें तो इट इज़ द क्लोजेस्ट प्लैनेट, ये साफ समझ में आ रहा है। और मरकरी और वीनस के पास कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं होती है, पहली चीज़ तो हमें ये ध्यान रखनी है, नो सैटेलाइट, यानी इनका कोई मून नहीं होता है। मरकरी इज़ दी फास्टेस्ट, इसका सबसे फास्टेस्ट रेवोल्यूशन होता है। फास्टेस्ट रेवोल्यूशन का मतलब ये होता है कि ये सन के अराउंड अपना एक रेवोल्यूशन, एक परिक्रमण यानी एक चक्कर सबसे कम टाइम में कंप्लीट करता है। 88 डेज सिर्फ इसको लगते हैं एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए। वहीं वीनस की अगर बात करेंगे तो इसका स्लोवेस्ट रोटेशन होता है। स्लोवेस्ट रोटेशन का मतलब ये होता है कि अपनी एक्सिस पे, अब देखो ये रोटेशन और रेवोल्यूशन वैसे तो हम आगे अभी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बेसिक डिफरेंस बता देता हूँ। जैसे ये हमारा कोई प्लैनेट है, ठीक है, ये अपनी एक्सिस पे ऐसे 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 अगर रोटेट कर रहा है, इसको हम रोटेशन बोलते हैं। अगर अपनी एक्सिस पे ऐसे ऐसे घूम रहा है तो इसको हम रोटेशन बोलते हैं। और अगर इस तरह से सन के अराउंड एक फिक्स्ड ऑर्बिट पे एक पाथ में घूम रहा है, इसको हम रेवोल्यूशन बोलते हैं। आई होप आप क्लियर हो गया होगा। तो रोटेशन की अगर हम बात करें स्लो है, जैसे अगर हम बात करें हमारी जब 24 आवर्स क्या है, हम बोलते हैं एक दिन 24 घंटे का होता है। वैसे एग्जैक्टली तो 23 आवर्स 56 मिनट्स का होता है, लेकिन रफली हम 24 घंटे बोलते हैं। क्यों? क्योंकि 24 घंटे में हमारी अर्थ एक रोटेशन कंप्लीट कर लेती है अपनी एक्सिस पे। और हम बोलते हैं एक साल कब होता है, एक साल रफली 365 या फिर 366 दिन में। तो वो क्या है कि उसने सन के अराउंड एक अपना ऑर्बिट जो है एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया। तो स्लोवेस्ट रेवोल्यूशन होता है वीनस का, ठीक है। जब हमारा एक दिन होता है तब इसके तो 243 डेज, हमारा जैसे अर्थ की बात करें तो एक दिन हम किसको बोलते हैं जब हमारा एक रोटेशन कंप्लीट हो जाता है हमारी अर्थ का। वीनस 243 डेज लगाता है ये, ठीक है। तो मरकरी और वीनस के पास कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। वीनस की जब हम बात करेंगे तो वीनस को और डिफरेंट नेम से जानते हैं। जरा कमेंट बताएंगे, केमिस्ट्री में आपको बता चुका हूँ कि वीनस में कौन सा एसिड प्रेजेंट है। वीनस को हम ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ बोलते हैं, ठीक है, ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ बोलते हैं। इसको हम मॉर्निंग स्टार बोलते हैं, इसको हम इवनिंग स्टार बोलते हैं, ठीक है। मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, इन नामों से इसको जाना जाता है। क्लियर है? ट्विन सिस्टर, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार यानी कि सांझ का तारा, भोर का तारा। ये सबसे चमकीला ग्रह है, दैट इज इट इज़ द ब्राइटेस्ट, और ये सबसे गर्म भी है। मरकरी सबसे नज़दीक है सन के, बट वो सबसे गर्म नहीं है। सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट हमारा वीनस ही है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के काफ़ी सारे हमें ट्रेसेस देखने को मिलते हैं। वीनस में हमें कौन सा एसिड देखने को मिलता है? H2SO4 देखने को मिलता है। वीनस अलॉन्ग विथ यूरेनस, मैं आपको बता दूं, वीनस अलॉन्ग विथ यूरेनस, ये दो प्लैनेट ऐसे हैं जो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं। ईस्ट टू वेस्ट, हमारे जितने भी प्लैनेट हैं वो सब वेस्ट टू ईस्ट उनका रोटेशन होता है, यानी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर, यानी कि काउंटर क्लॉकवाइज। लेकिन वीनस और यूरेनस इनका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन होता है, घूर्णन होता है। अर्थ की बात करें तो अर्थ एकमात्र ऐसा हैबिटेबल प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, और अर्थ सबसे डेंसेस्ट प्लैनेट है, सबसे हाईएस्ट डेंसिटी है, इसका सबसे ज़्यादा घनत्व है। इसको हम ब्लू प्लैनेट के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 71% वाटर है एंड 29% ही सिर्फ लैंड मास है,
ठीक है, जैसे कि हमारी बॉडी का कॉम्पोजिशन भी कुछ ऐसा ही होता है। मार्स की अगर हम बात करें तो मार्स को हम रेड प्लैनेट के नाम से जानते हैं, लाल ग्रह। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें आयरन ऑक्साइड के ट्रेसेस देखने को मिलते हैं, लॉ ऑक्साइड हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, इसको हम रेड प्लैनेट बोलते हैं। इसमें अगर हम बात करें मार्स में, आपको फोबोस और डीमोस रिसेंटली मैंने आई थिंक आज वाले में या फिर कल वाले में ये चीज़ मेंशन करी कि ये जो फोबोस और डीमोस जो दो प्लैनेट है हमारे, सॉरी दो सैटेलाइट है हमारी मार्स की, दो मून्स हैं, इनकी डिस्कवरी किसने करी थी। ठीक है, और आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारा जो अर्थ है उसके पास सिर्फ एक नेचुरल सैटेलाइट है, और वो कौन सा है? मून है। ठीक है, मून इज़ दी ओनली नेचुरल सैटेलाइट, ओनली नेचुरल। क्योंकि वैसे तो हम बहुत सारी सैटेलाइट भेजते रहते हैं, इसरो, जक्सा, रॉसकॉस्मॉस, नासा, सब भेजते रहते हैं, लेकिन ये ओनली नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक है, मून। इसका हाईएस्ट पॉइंट है लेबनिट्स पॉइंट, लेबनिट्स माउंटेन है यहाँ पे, पूछता नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, और ज़्यादा मतलब पूछता नहीं, अगर पूछ ले तो लेबनिट्स पॉइंट है। ठीक है, और मून की अगर बात करें तो इसका सिर्फ हमें एक ही साइड विजिबल होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो रोटेशन का टाइम होता है वो इसके रेवोल्यूशन के टाइम के बराबर होता है, और वो कितना होता है? 27 डेज़ का होता है ये। और ये एक नॉन ल्यूमिनस बॉडी है। नॉन ल्यूमिनस का मतलब इसके खुद की लाइट नहीं है, ये जो सन की जो लाइट है उसको रिफ्लेक्ट करने का काम करता है। अब मार्स के बारे में आप समझ गए, और मार्स में निक्स ओलंपिया करके आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, निक्स ओलंपिया करके माउंटेन है जो यहाँ पे हाईएस्ट माउंटेन है। अब मार्स के बाद क्या है, कुछ हमें चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। मार्स के बाद कोई एकदम अब मेजर प्लैनेट नहीं आएगा। अब क्या आएगा? ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो एक आएगा एस्टेरॉयड बेल्ट, जिसको यहाँ पे दिखाया नहीं गया, लेकिन यहाँ पे मैं येलो कलर से आपको डिनोट करता हूँ। इस तरह से बहुत सारे हमारे क्या छोटे बड़े क्या एस्टेरॉयड हैं। एस्टेरॉयड क्या होते हैं? पत्थर, ऐसे समझ लो, बड़े बड़े पत्थर जो प्लैनेट नहीं बन पाए, ऐसे समझ लो, जो प्लैनेट नहीं बन पाए, ऐसे बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो भी सन के अराउंड ऐसे घूम रहे हैं। उनमें से ही एक सिरस है। ठीक है, सिरस, इसको ये मतलब ऐसे समझ लो इनमें से सबसे बड़ा है, एस्टेरॉयड है, और ये एक ड्वार्फ प्लैनेट है। ठीक है, ये एक ड्वार्फ प्लैनेट है, एंड इट इज़ सिरस की अगर बात करें, इट इज़ क्लोजेस्ट एस्टेरॉइड टू अर्थ। ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ ले क्लोजेस्ट ड्वार्फ प्लैनेट कौन सा है, ड्वार्फ प्लैनेट जो छोटे प्लैनेट होते हैं, जो ट्रू प्लैनेट नहीं होते हैं, क्योंकि प्लैनेट कहलाने के लिए कुछ सर्टेन क्राइटेरिया होते हैं, वो फुलफिल करने होते हैं, तो ये सिरस वो फुलफिल नहीं करता है। ऐसे प्लूटो भी पहले हुआ करता था प्लैनेट, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा प्लूटो, लेकिन अब वो 2006 के बाद नहीं रहा। तो ये ध्यान रखना है कि अर्थ के नियरेस्ट सबसे नज़दीकी कौन सा ड्वार्फ प्लैनेट है? सिरस। इसके बाद तो ये आप, और दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? एस्टेरॉयड बेल्ट किन दो प्लैनेट्स के बीच में है? एस्टेरॉयड बेल्ट, तो ये साफ साफ आपको दिख रहा है ना यहाँ पे कि एस्टेरॉयड बेल्ट किसके बीच में है? एस्टेरॉयड बेल्ट है मार्स और जुपिटर के बीच में, मंगल और बृहस्पति के बीच में, क्योंकि यहाँ से ख़त्म हो रहा है और यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है जुपिटर। एस्टेरॉयड बेल्ट इस मायने में भी इम्पॉर्टेंट है कि ये प्लैनेट्स का डिवीजन करता है दो पार्ट्स में। कैसा? ये जो हमारे प्लैनेट हैं, जो लेफ्ट साइड में जो अभी हम देख चुके हैं, कौन से? मरकरी से लेके मार्स तक, ये कहलाते हैं इंटीरियर प्लैनेट या फिर आंतरिक ग्रह, इंटीरियर प्लैनेट कहलाते हैं। और एस्टेरॉयड बेल्ट के राइट साइड के जो प्लैनेट हैं, इनको हम एक्सटीरियर यानी कि बाहरी ग्रह बोलते हैं, एक्सटीरियर प्लैनेट बोल देते हैं, या फिर इन्हीं को ही हम जोवियन प्लैनेट के नाम से जानते हैं, या फिर इन्हीं को ही गैसियस प्लैनेट के नाम से जानते हैं, बिकॉज ये गैस से बने हुए हैं। लेकिन वहीं इंटीरियर प्लैनेट की अगर बात करेंगे तो ये जो है, इनको हम टेरेस्ट्रियल यानी कि स्थलीय ग्रह के नाम से जानते हैं, बिकॉज ये रॉक्स यानी चट्टानों से बने हुए हैं। ठीक है, इंटीरियर वालों को टेरेस्ट्रियल बोलते हैं, यानी ये अंदर वाले हैं और ये बाहर वाले हैं। ये छोटे होते हैं साइज़ में, दिख रहा होगा आपको, और ये बहुत बड़े होते हैं, बाहर वाले एक्सटीरियर बहुत बड़े होते हैं इंटीरियर के कंपैरिजन में। ठीक है, अब आते हैं जुपिटर। जुपिटर इज़ दी लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि जो जुपिटर है हमारा, जो जुपिटर है वो लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा ग्रह है, और इसमें हमें इसकी सबसे बड़ी सैटेलाइट है, जो पूरे सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी सैटेलाइट है। जब भी मैं सैटेलाइट बोलूं तो सैटेलाइट बोल दूं या फिर मून बोलूं, बात एक ही है। ठीक है, तो गैनीमेड इसका सबसे बड़ा सैटेलाइट या फिर मून है, लार्जेस्ट सैटेलाइट है इसका। ना सिर्फ इसका बल्कि पूरे सोलर सिस्टम का है। इसके 4 मून्स या फिर सैटेलाइट, जिनका नाम है लो, यूरोपा, कलिस्टो और ये गैनीमेड जो अभी ऊपर लिखा, इन चारों को गैलीलियन मून्स के नाम से जानते हैं, बिकॉज गैलीलियो गैलीलाई ने इनके अपने टेलीस्कोप से डिस्कवरी करी थी। अच्छा, पहले बताएंगे सबसे पहला रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप किसने डिस्कवर किया था?
तो गैलीलियन मून्स के नाम से जानते हैं इनको, ठीक है। और अभी कलिस्तो में ही ओजोन के ट्रेसेस भी डिस्कवर किए गए हैं। अब आते हैं सैटर्न पे। सैटर्न जो है शनि ग्रह, इसकी खासियत ये है कि ये सबसे इसकी लीस्ट डेंसिटी है, सबसे कम घनत्व है इसका। सैटर्न की लीस्ट डेंसिटी है, सबसे कम घनत्व है। सबसे ज़्यादा किसका भी बताया था? अर्थ का। इसकी डेंसिटी वाटर से भी यानी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से भी कम है। और सैटर्न की बात करेंगे तो यहाँ पे सैटेलाइट हमारा सबसे इसका खुद का पर्सनल सबसे बड़ा है टाइटन, ठीक है। टाइटन है और एक और, मतलब टाइटन तो सबसे बड़ा है, लेकिन एक और सैटेलाइट है जिसका नाम ध्यान रखना है, एनक्लियाडस, ठीक है, एनक्लियाडस। इन दोनों में लाइफ पॉसिबल है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस पे क्वेश्चन अभी रिसेंट में बना है, तो इन दोनों पे लाइफ पॉसिबल है। सैटर्न में रिंग्स देखने को मिलते हैं, इसके अराउंड हमें रिंग्स, छल्ले देखने को मिलते हैं। और ये रिंग सबसे पहले डिस्कवर किसने किए थे? गैलीलियो ने देख लिए थे अपने टेलीस्कोप से, लेकिन सबसे पहले उस पर क्लियरली बता पाना कि ये जो रिंग्स हैं ये सैटर्न से अलग हैं, जो सैटर्न को छू नहीं रही हैं, टच नहीं कर रही हैं, ये सबसे पहले बोला था हाइजेंस ने। और इनके बीच में, रिंग्स के बीच में गैप है, ये किसने बोला था? कसीनी ने। तो ये ध्यान रखना, कसीनी ने क्या बोला था कि गैप है ब्लैक कलर का इन रिंग्स के बीच में भी। और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप पहले सबसे पहले न्यूटन ने डिस्कवर किया था। यूरेनस की बात करेंगे तो यूरेनस, वैसे तो ध्यान से सुनना, ये इनको एक्सियर प्लैनेट को हम गैसियस बोल देते हैं, बट पर्टिकुलरली इन दोनों को गैसियस बोलते हैं, इन दोनों को आइस जाइंट्स बोलते हैं, क्योंकि ये एकदम बर्फ के बने हुए, कि बहुत दूर हैं सन से। अब इसका जो है, जैसे कि मरकरी सबसे जल्दी रेवोल्यूशन कर लेता है, सबसे जल्दी रेवोल्यूशन कर लेता है क्योंकि सबसे पास है। सबसे दूर कौन सा है? नेपच्यून है। तो इसका स्लोवेस्ट रेवोल्यूशन होता है। इसका क्या होता है? स्लोवेस्ट होता है, सबसे धीमे धीमे धीमे। इसका 1 साल यानी एक रेवोल्यूशन हमारे अर्थ से कंपेयर करें तो 165 साल में कंप्लीट होता है। यूरेनस को हम ग्रीन प्लैनेट के नाम से जानते हैं बिकॉज यहाँ पे हमें ट्रेसेस ऑफ मेथेन गैस, जिसको कि हम मार्श गैस के नाम से जानते हैं, जिसको, ठीक है, तो इस मेथेन गैस जिसको मार्स गैस के नाम से जानते हैं, उसके हमें ट्रेसेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक। अब ये तो हो गया कि फास्टेस्ट रेवोल्यूशन मरकरी, स्लोवेस्ट रेवोल्यूशन नेपच्यून, स्लोवेस्ट रोटेशन वीनस, फास्टेस्ट रोटेशन किसका है? तो फास्टेस्ट रोटेशन जुपिटर जी का है, ठीक है। इनका फास्टेस्ट रोटेशन यानी इनका एक दिन सबसे जल्दी कंप्लीट हो जाता है, रफली 10 घंटे में ही, या फिर अगर मैं बोलूँ 9 घंटे 55 मिनट टू बी वेरी प्रिसाइज, लेकिन अब 10 घंटे याद कर लीजिएगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं ये रिंग्स हैं सैटर्न के अराउंड, और इनके बीच में एक काला काला आपको गैप दिख रहा होगा, ठीक है। तो हाइजेंस और कसीनी का नाम याद रखिएगा। यहाँ पे हमारे ख़त्म नहीं होते, इक्का दुक्का और चीज़, जैसे नेपच्यून के बाद आप ये प्लूटो, चैरॉन और 2003 यूबी देख पा रहे होंगे। एक्चुअल में क्या है कि नेपच्यून के बाद भी यहाँ पे एक बेल्ट देखने को मिलती है, जैसे यहाँ पे एस्टेरॉइड बेल्ट है, यहाँ पे इस बेल्ट को बोलते हैं क्यूपर बेल्ट। क्या बोलते हैं? क्यूपर बेल्ट, ठीक है। क्यूपर बेल्ट क्या होती है? क्यूपर बेल्ट होती है बियॉन्ड नेपच्यून, ये आपको समझ में आती है बात, बियॉन्ड नेपच्यून है। और क्यूपर बेल्ट में आपको 3-4 एक बड़े बड़े यहाँ पे ड्वार्फ प्लैनेट देखने को मिलेंगे। एक तो हम जानते हैं प्लूटो, जो कि पहले प्लैनेट हुआ करता था, लेकिन 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने इसको हटा दिया, ठीक है, प्लूटो। देन एक ध्यान रखिएगा हॉमिया, एक है आपका मेकमेक, और एक है आपका एरेस। तो इन 4 को ध्यान रखिएगा। मेक के रिगार्डिंग एक चीज़ ध्यान में आपको रखनी है कि ये इट ऑर्बिट्स सन इन 310 साल। जब हमारे 310 साल हो जाते हैं तब ये अपना एक ऑर्बिट या फिर एक रेवोल्यूशन इसका पूरा होता है मेक का, ख़त्म। किसी को डाउट हो तो पूछ लें, नहीं तो हम शेप ऑफ अर्थ पे आते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा था कि हमारी अर्थ का शेप एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है? हाँ, एकदम स्मूथ नहीं होता है, एक्चुअल में ऐसा होता है। एक्चुअल में आपकी अर्थ की शेप का ऐसा होता है, ठीक है। यानी कि कहीं पे, क्योंकि हमारे यहाँ पे हमारी अर्थ पे कहीं पे माउंटेन्स हैं, कहीं पे ट्रेंचेस यानी गड्ढे हैं, तो एकदम जो स्मूथ सरफेस हमें देखने को मिलती, एकदम स्मूथ सरफेस नहीं है, ये कुछ ऐसा शेप है। तो ये फिर ऐसा हम स्मूथ क्यों ड्रॉ करते हैं? ठीक है, हाँ, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर आप लगा सकते हो। चलो मैं यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में बता देता हूँ प्लैनेट्स का डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है साइज़ का, ठीक है। तो साइज़ का डिक्रीजिंग ऑर्डर ये है कि सबसे पहले तो यहाँ पे मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ, सबसे पहले तो जुपिटर आएगा, ठीक है, जुपिटर, बृहस्पति। हम जेसन से इसको याद कर सकते हैं, जे से जुपिटर, SUN, और EVM
EVM मरकरी, ठीक है। जेसन, एस एस सैटर्न हो जाएगा। मैंने आपको बताया जो जोवियन वाले हैं, जो एक्सटीरियर प्लैनेट हैं वो बड़े हैं, तो सैटर्न हो गया, यूरेनस हो गया, नेपच्यून हो गया, देन अर्थ हो गई, देन वीनस हो गया, देन मार्स हो गया, देन मरकरी हो गया, ठीक है। तो ये ऑर्डर है डिक्रीजिंग। एक बार मैं और देख लेता हूँ, कुछ और तो ऐसा रिमेनिंग नहीं है यहाँ पे। कोल्डेस्ट अगर पूछेगा तो वार्मेस्ट तो वीनस है, कोल्डेस्ट पूछेगा तो नेपच्यून ही हो जाएगा, सबसे दूर है। अगर नेपच्यून ऑप्शन में नहीं होगा तो यूरेनस होगा फिर, ठीक है। और तो और कुछ ऐसा नहीं है। अर्थ के बारे में मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है। और सबसे ज़्यादा सैटेलाइट किसकी हैं, तो जो कभी जुपिटर की रहती है, कभी सैटर्न की। तो अभी इसने क्वेश्चन ही पूछना एग्जाम में छोड़ दिया है, ठीक है। लेकिन अगर पूछ लेगा तो मैक्सिमम अभी इसी की चल रही है, जुपिटर की, ठीक है। सबसे ज़्यादा सैटेलाइट वो होता है डिस्कवर किसकी कर ली गई, कभी सैटर्न की मिल जाती है तो सैटर्न आ जाता है टॉप पे, देखो। तो ये एक्चुअल में मतलब शेप होता है, बट हम इसको कुछ इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। कुछ ऐसा मतलब इस तरह से स्मूथ ड्रॉ कर देते हैं, वो हम एवरेज लेते हैं। जैसे मैथ्स में आप पढ़ते होगे, एवरेज में क्या पढ़ते हो आप, कि जैसे मैथ्स से अगर मैं बोलूँ कि 14 है, एक 19 है, एक 4 है, एक 10 है, ठीक है, और एक 20 है, तो जब वो इनका एवरेज आएगा, ये बात होता है कि मतलब इससे तो ज़्यादा आएगा और इससे कम ही आएगा, जो भी एवरेज होगा, है ना। तो ज़्यादा वाली वैल्यू कम हो जाती, कम वैल्यू वाली ज़्यादा हो जाती। तो यहाँ पे उठा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा कम हो जाएगा, जो कम है वो थोड़ा सा उठ जाएगा, जो उठा हुआ है वो कम हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ऐसा सरफेस बन जाता है। अब हमारी जो अर्थ का शेप है ना, वो कुछ ऐसा निकल के आता है, जो यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होगे कि ये सेंटर पे तो बल्ज है, फूली हुई है, लेकिन पोल्स पे ये फ्लैट होती है। इस शेप को हम बोलते हैं जियोइड या फिर ऑब्लेट स्फीरॉइड। तो ये जो आपको शेप देखने को मिलता है, ये कुछ ऐसा होता है कि जहाँ पे हमारी जो अर्थ होती है वो सेंटर पे बल्ज्ड होती है, सेंटर पे बल्जिंग होती है, इसमें फूली हुई होती है। और पोल्स पे कैसी होती है, पोल्स पे ये फ्लैट होती है, एकदम फ्लैट होती है। क्यों होती है ऐसा, ध्यान रखिएगा। इसके पीछे का जो रीज़न होता है वो रोटेशन होता है, अर्थ का रोटेशन। जो पृथ्वी का घूर्णन होता है, घूमती है। अब जैसे तुम एक काम करो, जैसे नहीं होता है कि जैसे पानी है, कहीं पानी भरा हुआ है और पानी जैसे तुम घुमाओ तो बीच से वो क्या खुद को फैलाता है, क्योंकि उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, उसमें अभिकेंद्रीय बल लगता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से क्या होता है, सेंटर से चीज़ें बाहर निकलना स्टार्ट होती है, तो सेंटर में बल्जिंग होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यही चीज़ रिस्पॉन्सिबल होगी, जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे ये जो ग्रेविटी होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, वो पोल्स पे ज़्यादा होती है, पोल्स पे हाईएस्ट होती है, पोल्स पे हाईएस्ट होती है। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे देखिए, ये सेंटर है अर्थ का, तो इसकी ये एक रेडियस होगी जिसको इक्वेटोरियल रेडियस बोलेंगे, और ये एक रेडियस होगी जिसको पोलर रेडियस बोलेंगे। तो बताइए कौन सी रेडियस ज़्यादा होगी, क्योंकि सेंटर पे बल्ज है हमारी अर्थ, तो यहाँ ये वाली जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा निकल के आएगी एज़ कम्पेयर टू ये वाली डिस्टेंस, यानी इक्वेटोरियल वाली ज़्यादा होगी एज टू कम्पेयर टू पोलर। तो क्योंकि जो जी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, यानी जी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस और टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। तो इसी वजह से पोल्स पे क्योंकि कम है तो पोल्स पे ग्रेविटी ज़्यादा होती है। क्लियर। तो कैसा शेप है, एक्चुअल में स्फेरिकल हम नहीं बोलते हैं इसको, ऑब्लेट स्फीरॉइड या फिर जियोइड बोलते हैं, ठीक है। और जो हमारी अर्थ है उसमें टिल्ट देखने को मिलता है हमें, टिल्ट है अर्थ। कितना टिल्ट है, अपनी एक्सिस पे, ये अपनी इसकी एक्सिस है जिसके अराउंड ये ऐसे ऐसे करके घूमती है, रोटेशन करती है, घूर्णन करती है 23.5 डिग्री, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, वैसे तो आपसे ये एक्सिस वाला ही पूछेगा, लेकिन कभी कभी पूछ लेता है कि अपने ऑर्बिटल प्लेन, ये इक्वेटर है, अभी हम पढ़ेंगे इक्वेटर क्या होता है, तो ये इसका ऑर्बिटल प्लेन है जिसके अराउंड ये रेवोल्यूशन करती है, तो उससे कितना झुका हुआ है, तो उससे 66.5 डिग्री झुका हुआ है, ठीक है। कितना झुका हुआ है, 66.5 डिग्री। यहाँ से आप इसको ऐसे करके देख सकते हैं, तो ये आपको 66.5 डिग्री झुका हुआ प्रतीत होगा अपने ऑर्बिटल प्लेन से, ठीक है। यानी आपकी जो अर्थ है उसका टिल्ट 23.5 डिग्री है फ्रॉम इट्स एक्सिस। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ अगर आपको डाउट हो तो, एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ, ठीक है। 23.5 डिग्री अपनी एक्सिस पे एंड 66.5 डिग्री अपने ऑर्बिटल प्लेन पे, ठीक है। अपने ऑर्बिटल प्लेन पे ये इतना झुका हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे ये आपका ऑर्बिटल प्लेन है, ये ऑर्बिटल प्लेन है जो यहाँ पे डॉटेड से दिखाया गया है। अब ये टोटल अगर 90 डिग्री है और ये 23.5 है, तो 90 में 23.5 घटाएंगे तो आपको 66.5 मिलेगा, ठीक है। अब काफ़ी लोगों का क्वेश्चन आता है सर टिल्ट क्यों है अर्थ,
हाँ, तो ये माना जाता है, किसी को नहीं पता, ये माना जाता है कि एस्टेरॉइड यहाँ पे इम्पैक्ट किया होगा, एस्टेरॉइड टकराया होगा जिसकी वजह से टिल्ट हो गई। समझ में आता तो ठीक, नहीं तो मान लो हनुमान जी ने टिल्ट करवा दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये हम पढ़ेंगे यहाँ पे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ये लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड क्या होती हैं? तो ये होती हैं एक तरह की हमारी इमेजिनरी लाइंस। अब बहुत सारी चीज़ें इमेजिन करते हो, है कि नहीं? अभी पिछली रात ही आपने बहुत सारी चीज़ें इमेजिन करी होंगी, ये हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा तो 3 सितारे लग जाएंगे, है ना, नहीं होगा तो क्या हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें आप इमेजिन करते हो। तो ऐसे 2 लाइन्स को इमेजिन करिए, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, जो हमारी अर्थ को डिवाइड कर रही हैं। ठीक है, इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं इनको हम बोलते हैं लैटिट्यूड। लेटी हुई है ना, इसलिए लेटी हुई लाइंस है तो लेटिट्यूड हो गई हॉरिजॉन्टल। और लॉन्गिट्यूड क्या होती हैं? ये वर्टिकल लाइंस होती हैं। ये समझ में आती है बात? इनको हम पैरेलल्स बोलते हैं। आप साफ साफ देख सकते हैं ये आपस में पैरेलल हैं, इनको हम पैरेलल्स भी बोलते हैं। और ये एक्चुअल में लाइंस ना होके ये सर्कल्स होती हैं। क्यों? क्योंकि अर्थ हमारा 2D स्ट्रक्चर तो है नहीं, ऐसे ही जैसे यहाँ से लाइन गई होगी ऐसे पीछे भी तो होगा। अर्थ 3D स्ट्रक्चर है पूरा, इमेजिन करिए, और पीछे ऐसे ये गया होगा, पीछे ऐसे ये लैटिट्यूड गया होगा, तो ये लैटिट्यूडनल सर्कल्स होते हैं। ठीक, क्लियर? इतनी चीज़ ऐसे हमारी लॉन्गिट्यूड्स होती हैं। अब इनके बारे में हम फैक्ट समझेंगे। सबसे पहले लैटिट्यूड को लेके कुछ फैक्ट देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स कितने होते हैं। तो लैटिट्यूड की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है 0 डिग्री लैटिट्यूड। ये 0 डिग्री रेफरेंस जो कि अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। ऊपर वाले पार्ट को हम बोल देते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाले को बोल देते हैं सदर्न हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध। अब ऊपर यहाँ कहाँ तक जाते हैं? 0 डिग्री, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके यहाँ तक हम जाते हैं 90 डिग्री तक। ऐसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे नीचे जाते हैं 90 डिग्री तक। अब हमें पता कैसे चलेगा? जैसे मान लो मैं बोल दूँ मैं 10 डिग्री पे खड़ा हुआ हूँ, 10 डिग्री लैटिट्यूड पे, तो 10 डिग्री यहाँ वाला या यहाँ वाला, ये कैसे पता चलेगा? तो इसीलिए जो भी ऊपर के लैटिट्यूड होते हैं 0 डिग्री से, उनको हम एन से डिनोट करते हैं। जैसे 90 डिग्री ये नॉर्थ होगा, ये 90 डिग्री साउथ होगा, नीचे वालों को साउथ से डिनोट करते हैं एस से। ठीक, तो 0 से लेकर 90 तक है। तो टोटल कितने हुए? ऊपर लैटिट्यूड 90 संख्या हुई, नीचे कितनी संख्या हुई? 90। तो 1 2 3 4 ऐसे करके 90, 1 2 3 4 ऐसे करके 90। लेकिन 0 डिग्री भी तो एक लैटिट्यूड है जिसको कि हमने गिना ही नहीं, तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड कितने निकल के आते हैं? 90 ऊपर, 90 नीचे, प्लस एक जो हमारा सेंटर वाला है, बीच वाला है, जिसको हम इक्वेटर के नाम से जानते हैं। ये टोटल कितने हो जाएंगे? 90 90 180 और 181। कभी कभी पूछ लेता है कि लैटिट्यूडनल सर्कल्स कितने होते हैं। अगर कभी पूछ ले तो ये 179 होते हैं। वैसे तो आपसे लैटिट्यूड ही पूछता है, लेकिन अगर कभी पूछ ले ये इसका मतलब क्या है 179 क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री जो नॉर्थ एंड साउथ है ये सिर्फ एक पॉइंट में बन जाते हैं। कैसे? अभी मैंने बताया सर्कल है, जैसे हमारी पूरी अर्थ है तो ये 0 डिग्री लैटिट्यूड होगा, फिर ये आपका और ऊपर गए, ऊपर गए, ऊपर गए, ऊपर गए, ऊपर गए, तो ऊपर जाते 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 ये 90 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, ऐसे ऐसे नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे, ऐसे 90 डिग्री साउथ मिलेगा। तो ये सर्कल ना होकर पॉइंट में रिड्यूस हो जाते हैं, तो इनको दोनों को हटा देते हैं तो 179 हो जाते हैं। ठीक, अब लॉन्गिट्यूड पे आते हैं, इसके क्या फैक्ट्स हैं। तो ये वर्टिकल लाइन से साफ साफ समझ में आ रहा है, और आप अगर ध्यान से देखें तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे ख़त्म हो रही है। सारे के सारे लॉन्गिट्यूड, ऑल लॉन्गिट्यूड्स सारे यहाँ पे भी मिलते हैं और यहाँ पे मिलते हैं। आप कुछ भी इमेजिन कर लो, कुछ भी बोल लो कि नॉर्थ पोल से निकलते हैं, साउथ पोल में जाके मिल जाते हैं। जैसे हमारे मैग्नेट में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकलती हैं साउथ पोल में, लेकिन एक्चुअल वो कहीं से नहीं निकलती हैं। हम ये मानते हैं फिजिक्स में भी कि अभी वो जब फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि नॉर्थ, ऐसा मान लो कि नॉर्थ से निकल रही हैं साउथ में जा रही हैं, तो ऐसे यहाँ पे भी मान लो, मानने को क्या है। वैसे तो किसको पता, क्या कोई रेडिएशन थोड़ी ना कहीं से कहाँ से निकल रही हो, तो हमने अपनी सहूलियत के लिए ड्रॉ किया सो दैट हम किसी जगह का पोजीशन बता सकें। ठीक है, तो ये यहाँ पे सारी मिलती है और यहाँ पे सारी मिलती है, नॉर्दर्न पोल और साउथ पोल में। तो कुछ अगर मैं इनकी अगर बात करूँ तो टॉप व्यू कैसा दिखेगा इनका? टॉप व्यू कुछ इस तरह का दिखेगा लॉन्गिट्यूड का, है कि नहीं? टॉप व्यू इस तरह से, और ये बॉटम व्यू भी होगा। और लॉन्गिट्यूड के अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ इस तरह से दिख रही हैं। लॉन्गिट्यूड में होता क्या है कि इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है दो लॉन्गिट्यूड के बीच में, वो मैक्सिमम होती है इक्वेटर पे, और ये डिस्टेंस घटती चली जाती, घटती चली जाती, घटती चली जाती, घटती चली जाती है, 0 हो जाती है। बताना मत किसी को, ठीक है? तो ये 0 हो जाती है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो लैटिट्यूड के बीच की जो डिस्टेंस है वो सेम रहती है, वो डिक्रीज़ नहीं होती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा इसके रिगार्डिंग कि डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड्स डिक्रीजेस।
डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स। क्लियर इतनी चीज़? इक्वेटर से पोल तक जाने में घटती रहती है डिस्टेंस। पोल्स पे डिस्टेंस 0 हो जाती है, 0, और इक्वेटर पे मैक्सिमम होती है कितनी? 111.32 किलोमीटर्स। और 1 डिग्री, क्योंकि हर लैटिट्यूड के बीच में डिस्टेंस सेम है, तो वो डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे तो समझ में आ गया। यहाँ पे 1 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में 111, ठीक है, किलोमीटर्स। हाँ किसी को चलो ये तो 111 किलोमीटर। ये ASMR क्या होता है भाई? ASMR परमार से क्या? ASMR सुना सुना तो लग रहा है, कुछ होता है ये शायद, पता नहीं, कुछ जो भी होता हो। तो ये 111 किलोमीटर्स होता है 1 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में जो डिस्टेंस होती है, ठीक। अच्छा लॉन्गिट्यूड कितने होते हैं टोटल? तो लॉन्गिट्यूड होते हैं टोटल 360, ठीक है, टोटल 360 होते हैं। कैसे? या तो ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो कि जब ये पूरा 360 डिग्री है तो 1 डिग्री तो 3 4 5 360, या फिर जैसे कि हमारा ये लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड को क्या है, ये जैसे लॉन्गिट्यूड है, अब होता क्या है यार उसके केस में, लैटिट्यूड के केस में तो यार हम बीच वाले को मान लेते हैं रेफरेंस, लेकिन इनमें से किसको रेफरेंस माने, ये बड़ा कन्फ्यूज़न हुआ। तो ग्रीनविच से एक लॉन्गिट्यूड जो पास हुआ, जिसको कि हमने प्राइम मेरिडियन बोल दिया, इसी को हम ग्रीनविच मीन टाइम के नाम से जानते हैं, या फिर प्राइम मेरिडियन के नाम से बोल दिया, क्योंकि लंदन का उस समय दबदबा हुआ करता था, तो जो लंदन की लैबोरेटरी ग्रीनविच से पास हुआ उसी को ही रेफरेंस मान लिया गया। तो इस प्राइम मेरिडियन जिसको 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड बोल सकते हैं, तो इसको इसके इधर पे जाएंगे इतना, ठीक है, तो यहाँ पे एक 180 डिग्री करके आपको मिलेगा, 180 डिग्री लाइन मिलेगी, ठीक है। तो 180 यहाँ पे हो गए, 180 यहाँ पे हो गए, 360। अब तुम बोलोगे सर इसको तो जोड़ा ही नहीं हमने, बिल्कुल, तो एक और जोड़ दो, 361 हो गया। लेकिन बेटा तुमने इसको भी तो 2 बार जोड़ लिया 180 को, तो एक और घटा दो, तो घुमा फिरा के 360 लॉन्गिट्यूड निकल के आएंगे। ये जो 180 डिग्री वाला है इसको इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं। ज़्यादा सवाल इससे आते नहीं हैं, लेकिन अगर कभी पूछ ले कि इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री का लॉन्गिट्यूड है और ये एक जिग जैग लाइन है, इसके अलावा और तो ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। जिग जैग लाइन है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। प्राइम मेरिडियन जो है ये एक स्ट्रेट लाइन है। अब इसके पीछे के रीज़न में मैं नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, कि क्यों, क्योंकि उसका रीज़न ये होता है कि यहाँ से आपकी डेट चेंज होती है। आइडियल से, इंटरनेशनल डेट लाइन से डेट चेंज का कॉन्सेप्ट आता है, और वो अभी यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा बिकॉज क्वेश्चन नहीं आते हैं उस पर। तो डेट चेंज ध्यान रखिएगा कि किस तरह से इंटरनेशनल डेट लाइन को अगर हम क्रॉस करते हैं कहाँ से कहाँ, अगर हम उसको क्रॉस करते हैं वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से अगर हम ईस्ट जाते हैं तो वी गेन अ डे, और ईस्ट से वेस्ट में आते हैं तो वी लूज़ अ डे। तो इस तरह से, मतलब जैसे ये इंटरनेशनल डेट लाइन है कुछ इस तरह से, ठीक है। जैसे ये मतलब रशिया है, ये है आपका यहाँ पे USA, ठीक है, अलास्का है, तो यहाँ से यहाँ पे आप जाएंगे ऐसे ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, मैंने उल्टा तो नहीं बोल दिया ना, ईस्ट टू वेस्ट यू विल गेन अ डे, और यहाँ पे आएंगे तो यू विल लूज़ अ डे। तो इस तरह से यहाँ पे कॉन्सेप्ट काम करता है, लेकिन इस पर क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछता है, ठीक। अब फैक्ट अबाउट लॉन्गिट्यूड देख लीजिए, इनको हम मेरिडियंस के नाम से जानते हैं, जैसे लैटिट्यूड्स को हम पैरेलल्स के नाम से जानते हैं। नॉर्थ साउथ रन होते हैं, नॉर्थ से साउथ पोल, मेजर डिस्टेंस ईस्ट वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन, और ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये सब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आर हाफ्स ऑफ ग्रेट सर्कल, ये भी सब कुछ भी आपको याद करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, जो मैंने आपको बताया सिर्फ उतना याद करने की ज़रूरत है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि लैटिट्यूड यार सर्कल होते हैं, ठीक है, तो इनमें से सबसे बड़ा सर्कल कौन सा होगा? बीच वाला, इक्वेटर। तो इक्वेटर ही ध्यान रखना, इस ये सबसे ग्रेटर सर्कल कभी अगर पूछ ले ग्रेटर सर्कल क्या होता है, तो ग्रेटर सर्कल या फिर ग्रेट सर्कल वो होता है वृत्त वो होता है जो पूरी अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। तो इक्वेटर वही तो लैटिट्यूड है जो पूरे अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता है, ये तो नहीं करेगा। हाँ, यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, वहाँ पे कम हो जाएगा, तो इक्वेटर ही ग्रेट सर्कल होगा। और लॉन्गिट्यूड की जब बात करते हैं तो सारे ही लॉन्गिट्यूड ग्रेट सर्कल होते हैं, क्योंकि किसी को भी ले लो तुम, किसी को भी ले लो, सारे ग्रेट सर्कल निकल के आते हैं। समझ में आता तो ठीक, नहीं रट्टा मारो जिंदाबाद, क्योंकि अगर अब यहाँ पे समझाने को तो क्योंकि उतना फिर ठीक है, फालतू में ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब वो मत सोचना कि यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करें, एक्सप्लेन करने को मैं कर सकता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक सेव को लो और एक चाकू लो, चाकू से मतलब मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि आपका चाकू सिर्फ सेंटर से पास होना चाहिए उस जो एप्पल है उसके,
तो वो एप्पल हमेशा 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, ठीक है। तो कुछ वही यहाँ पे कॉन्सेप्ट करता है, लेकिन मैं जानबूझ के उस चीज़ पर उतना फोकस नहीं डालता हूँ जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो अभी इंपॉर्टेंट आएंगे तब तक आपका जो एनर्जी लेवल है वो एग्जॉस्ट ना होना चाहिए। जैसे कि अभी रिवर्स आएगा टॉपिक और भी हमारे को ओपन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, तो इस वजह से, ठीक है, जितना नीड है उतना ही मैं बता रहा हूँ, तो उतना ही सिर्फ आप करते चलिए, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे आते हैं, ये इंपॉर्टेंट हमारे लैटिट्यूड्स हैं जिनको हम देख लेते हैं। तो ये हमारा एक तो इक्वेटर मैंने आपको बता दिया 0 डिग्री है, जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करा, नदर्न और सदर्न हेमिस्फीयर। इसी तरह जो प्राइम मेरिडियन है ये अपने ईस्ट वाले साइड को ईस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड कर देता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और इसको डिवाइड कर देता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। हमारा जो इंडिया है वो इक्वेटर से ऊपर आता है और प्राइम मेरिडियन के ईस्ट साइड में आता है, यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है हमारा इंडिया। अच्छा, ये जो प्राइम मेरिडियन का कॉन्सेप्ट है, ये इससे टाइम भी कैलकुलेट किया जाता है, क्या आपको पता है? प्राइम मेरिडियन से टाइम को भी कैलकुलेट किया जाता है। और जो हमारा चलो मैं आपको जब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे इस चीज़ को बता दूंगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट हमारे लैटिट्यूड कौन से हैं? ये 0 डिग्री तो मैंने बता दिया, 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जिसको कर्क रेखा बोलते हैं। ऐसे 23.5 डिग्री साउथ में इसको मकर रेखा बोलते हैं। ये है आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक वृत्त जो है 66.5 डिग्री नॉर्थ, और ये है अंटार्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री साउथ। और नॉर्थ और साउथ बोलते हुए मैंने बता दिया। अब इस 23.5 में ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है, अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म होता है। तो इन ए नटशेल इमेजिनरी लाइंस होती हैं, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। घुमा फिरा के तरह से देखें तो सर्कल ही निकल के आते हैं वो। लैटिट्यूड 181 है नंबर में, सर्कल लैटिट्यूडनल सर्कल 179 179, लॉन्गिट्यूड 360 एंड 360। हर लैटिट्यूड के बीच की डिस्टेंस सेम होती है और हर लॉन्गिट्यूड के बीच की डिस्टेंस सेम नहीं होती है। मैक्सिमम होती है इक्वेटर पे और घटती जाती है पोल्स पे जाके 0 हो जाती है। एक ही लैटिट्यूड है जो ग्रेट सर्कल है, बीच वाला इक्वेटर। सारे ही लॉन्गिट्यूड ग्रेट सर्कल होते हैं, ठीक है। और 0 डिग्री जो है इक्वेटर अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। और इसी तरह जो स्ट्रेट, ये हमारी प्राइम मेरिडियन है जो कि एक स्ट्रेट लाइन होती है, इसको हम रेफरेंस लॉन्गिट्यूड मानते हैं, जो ग्रीनविच लेबोरेटरी से पास होती है। इसको ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं। अभी हम देखेंगे कि किस तरह से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हमारे भारतीय समय मानक से ये 5.5 घंटे पीछे है, या फिर हमारा समय मानक इनसे 5.5 घंटे आगे है, ठीक है। अभी आते हैं रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ पे। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इससे क्वेश्चंस ठीक ठाक बनते हैं। क्लियर? चलो अभी आते हैं रोटेशन एंड रेवोल्यूशन होता क्या है। तो रोटेशन मैंने आपको बता दिया, जो अपनी एक्सिस पे ऐसे हमारी अर्थ रोटेट कर रही है। जैसे नहीं, दीपिका पादुकोण का आपने घूमर सॉन्ग देखा होगा। तो दीपिका पादुकोण क्या करती है, एक तो ऐसे अपने पोजीशन पे खड़े घूमते रहती है, और फिर ऐसे भी घूमती है। तो जो अपने पोजीशन पे खड़े घूम रही है वो रोटेशन है, और जो ऐसे चक्कर लगा रही है उसको रेवोल्यूशन बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब रोटेशन की वजह से ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जो हमारा पृथ्वी घूर्णन करती है, इसकी वजह से डे एंड नाइट होता है, दिन और रात इसी की वजह से होता है। और कितने टाइम लगाती है हमारी अर्थ? 23 आवर्स एंड 56 मिनट का टाइम एग्जैक्टली लगाती है एक रोटेशन को कंप्लीट करने में। जो रेवोल्यूशन है इसमें कितना टाइम लगता है? रेवोल्यूशन की वजह से सीजन्स, अभी वो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, अभी तो ये सिर्फ समझो कि रेवोल्यूशन का टाइम कितना है। 365 दिन, 365 डेज का, और 6 घंटे और 9 मिनट यहाँ से एग्जैक्टली इसका टाइम निकल के आता है परिक्रमण का। अब जो हमारा ये रेवोल्यूशन है ये सीजन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। रेवोल्यूशन जो है ये सीज़न यानी ऋतुएं करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन सिर्फ एकमात्र फैक्टर ये नहीं है जो सीजन्स करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो फिर अब जैसे सन है हमारा सेंटर पे, इसके अराउंड हमारी अर्थ रेवोल्यूशन कर रही है, ठीक है। क्योंकि अर्थ टिल्टेड है सर, स्ट्रेट तो है नहीं, तो अर्थ का टिल्ट यहाँ पे साफ देखा जा सकता है कि झुकी हुई है ये, ठीक है। कैसे? अभी इसमें ऐसा तो मान लो कि ये जो एक ऐसा करके ये लाइन है, इस पे किसी आदमी को बांध दिया, जैसे जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया गया था, बांध दिया गया था। तो ऐसे मान लो किसी आदमी को बांध दिया गया। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि इस आदमी के मुंह सन की तरफ है, फिर पैर सर की तरफ है, सन की तरफ है, तो बोलोगे इसका माउथ यानी मुंह है। तो इस वजह से नदर्न हेमिस्फीयर में, यानी कि इक्वेटर के ऊपर वाला जो पार्ट है, यहाँ गर्मी पड़ेगी, ठीक। अब बताओ, अब इसको बांध दिया, अब इसके पैर सन की तरफ हैं, यानी कि इसका जो सदर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है, ये जो सदर्न हेमिस्फीयर इक्वेटर के नीचे वाला, अब यहाँ पे गर्मी पड़ेगी, और जहाँ गर्मी पड़ेगी उसके उल्टे हेमिस्फीयर में, दूसरे हेमिस्फीयर में सर्दी पड़ेगी। तो जो गर्मी और सर्दी हो रही किस वजह से हो रही है? ये हो रही है सर,
ये जो हो रही है सीजन्स, ये रेवोल्यूशन प्लस टिल्ट दोनों की वजह से हो रही है, ध्यान रखिएगा। कैसे? सोचो अगर ये टिल्ट ना हो तो ये ऐसे ये आदमी का पेट का हिस्सा रहेगा और वो हमेशा रहेगा। आप यहाँ पे ये देख पा रहे हैं कि ऐसे ऐसे जब रेवोल्यूशन करता है तो इसका ये वाला हिस्सा सन की तरफ आ जाता है। अगर हमारी अर्थ टिल्टेड नहीं होगी सीधी तो उसकी ओवरहेड रेज यानी डायरेक्ट रेज सिर्फ और सिर्फ इक्वेटर पे ही पड़ रही होंगी ऑल थ्रू आउट द ईयर। तो कहीं पे भी आपको सीजन्स जैसा कुछ फिनोमिना देखने को नहीं मिलेगा। और सोचो कि अगर ये अर्थ रेवोल्यूशन ना करे, यहीं पे खड़ी रहे, किसी भी एक पोजीशन पे तुम ले लो और वहीं पे खड़ा कर दो, उसको रेवोल्यूशन मत करो, यहीं पे गर्मी पड़ती रहेगी, यहाँ पे तो कभी से गर्मी पड़ेगी नहीं। ठीक है। अब होता क्या है कि इस वाले केस में ये एक हमने पढ़ा था कि 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। अब उसकी इंपॉर्टेंस यहीं पे, एक्चुअल में सन की जो डायरेक्ट रेज हैं वो कभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा के ऊपर पड़ती ही नहीं है, कभी नहीं पड़ती हैं। स्लैंटिंग रेज पड़ती हैं, तिरछी रेज पड़ती हैं, जिसकी वजह से इसके ऊपर वाले हिस्से में उतनी गर्मी नहीं होती है। और ये क्या है? ठीक है, अभी इतना समझ गया ना? ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, जहाँ पे डायरेक्ट रेस पड़ रही है। इसको बोलते हैं समर सॉलिस्टिस यानी फिर ग्रीष्मकालीन अयनांत, हिंदी में ग्रीष्मकालीन अयनांत। और ये डेट क्या होती है? 21 जून, जिस दिन हम योग दिवस सेलिब्रेट करते हैं। अब जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा पे डायरेक्ट रेज पड़ती हैं तो उसको हम विंटर सॉलिस्टिस यानी कि शीतकालीन अयनांत बोलते हैं। 22 दिसंबर को होता है। तो अभी समझ में आ गया 23.5 क्यों इंपॉर्टेंट थे? क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे कभी डायरेक्ट रेज नहीं पड़ती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर कभी डायरेक्ट रेज सन के नहीं पड़ती हैं, स्लैंटिंग रेज पड़ती हैं। क्लियर इतनी चीज़? अब ये क्या है? वर्नल इक्विनॉक्स और ऑटमनल इक्विनॉक्स। तो इक्विनॉक्स वो पोजीशन है जब इक्वेटर पे सन की डायरेक्ट रेज पड़ रही होती हैं, इक्वेटर पे। तो इक्वेटर पे साल में 2 दिन ऐसे आते हैं जब डायरेक्ट रेज पड़ती हैं। एक तो होता है ये वर्नल इक्विनॉक्स जिसको कि 21 मार्च का दिन होता है, जिसको वसंत विषुव बोलते हैं, और ऑटमनल इक्विनॉक्स जिसको शरद विषुव बोलते हैं। ये होता है 23 सितंबर को। इक्वेटर पे डायरेक्ट रेज पड़ रही है, मतलब कि ये 2 दिन ऐसे होंगे जहां पे एंटायर अर्थ में, पूरी पृथ्वी पे एंटायर अर्थ में इक्वल डेज एंड नाइट देखने को मिलेगा। ठीक, किसी को यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? समर सॉलिस्टिस की डेट रटी होनी चाहिए, विंटर सॉलिस्टिस की, वर्नल इक्विनॉक्स, ऑटमनल इक्विनॉक्स, और क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब आते हैं सर ये एपीहीलियन और पेरीहीलियन क्या होता है? उपसौर और अपसौर। पेरीहीलियन को बोलते हैं अपसौर, इसको बोलते हैं सॉरी उपसौर, और इसको बोलते हैं अपसौर। ये सर होता क्या है कि जब हमारे सन के अराउंड हमारी अर्थ रेवोल्यूशन करती है तो एक ऐसा पोजीशन आता है, क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में यानी दीर्घवृत्ताकार पथ में घूर्णन करती है, घूमती है सन के अराउंड। तो ये इलिप्टिकल पाथ में एक ऐसा पॉइंट आता है जब वो सबसे नियरेस्ट होती है अर्थ सन के, और सबसे दूर होती है एक ऐसा पॉइंट आता है जो सबसे नियरेस्ट होती है उसको पेरीहीलियन बोलते हैं, यानी सबसे पास में, पी से पास और पी से पेरीहीलियन, और एपीहीलियन जब सबसे फारदेस्ट होती है। ये डेट कौन सी होती हैं? सबसे दूर होती है रफली 4-5 जुलाई के टाइम पे, एग्जैक्ट नहीं होता, कभी किसी साल 4 जुलाई को पड़ता है, किसी साल 5 जुलाई को। जनवरी की अगर बात करें तो ये 2 या 3 जनवरी को रफली ये आपको देखने को मिलता है पेरीहीलियन। ये जो आपको किलोमीटर्स लिख रखे हैं ये रटने की ज़रूरत, आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, नो डाउट, ऑल क्लियर। ठीक है, अब आ जाते हैं सर इक्लिप्स क्या होता है। तो जब हमारे ये सन है, जो हमारी अर्थ सन का अराउंड रेवोल्यूशन कर रहा है, इसी तरह जो हमारा मून है ना, चंद्रमा, वो भी अर्थ के अराउंड रेवोल्यूशन कर रहा है। जैसे जैसे हम सन के अराउंड कर रहे हैं, ये मून हमारे अराउंड कर रहा है। जैसे कि तुम हो सकता है किसी के अराउंड घूम रहे हो, चक्कर लगा रहे हो, है ना, तुम्हें कोई चाहिए, लेकिन तुम भी हो सकता है किसी को चाहिए होते हो। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ समझ लो। तो कुछ ऐसा होता है, पोजीशन की वजह से इक्लिप्स होते हैं, जिनको कि हम क्या बोलते हैं? ग्रहण बोलते हैं। ये है चंद्र ग्रहण और ये है सूर्य ग्रहण। ठीक है, ये है सूर्य ग्रहण और ऊपर वाला है चंद्र ग्रहण। अब आप एक चीज़ को ऑब्जर्व करो, सन अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, सन तो सेंटर पे ही है। अगर अर्थ बीच में आ रहा है सन और मून के तो उसको ल्यूनर इक्लिप्स बोलते हैं, ल्यूनर नहीं, ठीक है, ल्यूनर इक्लिप्स बोलते हैं उसको, चंद्र ग्रहण। और अगर मून बीच में आ जाता है सन और अर्थ के तो उसको सोलर इक्लिप्स बोल देते हैं। खत्म बात। ठीक है, तो आप एक याद कर लो ल्यूनर और सोलर में, ठीक है, और दूसरा वाला अपने आप आपको याद हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है सन तो बीच में आना नहीं है। ठीक है, अब ल्यूनर इक्लिप्स में क्या होता है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि सन की पूरी लाइट जो है इस पे गिर रही है, मून पे। सर कहाँ गिर रही है? अर्थ बीच में आ रहा है? नहीं, ये तीनों एक प्लेन पे नहीं है,
कि ऐसा नहीं है कि एकदम यहीं पे इसी के बस साइड में लगा हुआ है सर, वो पीछे होगा बहुत। ये आप अर्थ आपके साइड ले लो, उसको अपने तरफ ले लो, और ये बहुत पीछे होगा, तो पूरी लाइट जा रही है। हमें एक स्ट्रेट लाइन में तो ऑब्जर्व हो रहे हैं बिकॉज हम 2D में ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन अगर हम यूनिवर्स में अगर पूरा टॉप ऊपर से देखेंगे तो ये देखे ये बहुत आगे, वो पीछे है, ये बहुत आगे, तो पूरी की पूरी लाइट जा रही होगी। मतलब कि ये हो जाएगा आपका कि हमें पूरा का पूरा मून जितना विजिबल हो सकता है, मैंने अभी आपको बताया था मून हमें कभी पूरा विजिबल होता ही नहीं है। पहली बात तो उसका 59 to 60% पार्ट ही हमें सिर्फ विजिबल होता है फ्रॉम आवर अर्थ सरफेस, ठीक है, क्योंकि उसका रोटेशन और रेवोल्यूशन का टाइम सेम होता है। तो जितना भी विजिबल हो सकता है पूरा मून लिट पार्ट जो है, इसी को हम बोल देते हैं पूर्णिमा या फिर फुल मून बोल देते हैं, क्योंकि पूरा मून दिख रहा है ना, इसी को हम बोल देते हैं पूर्णिमा। और हमारे जितने भी ज़्यादातर त्यौहार होते हैं, चाहे ये हो गया हमारा रक्षाबंधन या फिर होली हो गया, ये सब पूर्णिमा में सेलिब्रेट किए जाते हैं। एक हमारा है जो कि अमावस में सेलिब्रेट किया जाता है, वो कौन सा है ज़रा बताएंगे? अब ये अमावस वाला कॉन्सेप्ट यहीं पे है। अमावस क्या होती है? अमावस वो होती है जहाँ पे काली रात एकदम, हमें मून विजिबल नहीं। अभी सन की लाइट मून पे पड़ तो रही है, लेकिन हम मून के पीछे हैं, कहाँ से दिखेगा हमें? ये अंधेला वाला यहाँ पे तो हमें, यहाँ पे तो लाइट ही नहीं पड़ रही है सन की, कैसे हमें दिख जाएगा ये पार्ट? तो ये है कि हमें मून का जरा सा भी पार्ट विजिबल नहीं है, यानी कि इसको बोलते हैं न्यू मून। यानी अब यहाँ से नया चंद्रमा आना स्टार्ट होगा। अब धीरे धीरे इसके बाद कौन सा फेज आएगा? इसके बाद ल्यूनर, ल्यूनर के बाद धीरे धीरे कौन सा फेज आएगा? सोलर। तो अगर फुल मून है, कभी कभी सवाल पूछ लेता है कि फुल मून के बाद मून लिट पार्ट इंक्रीज होता है कि डिक्रीज? तो सर डिक्रीज होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा तो अब दिख ही नहीं सकता है। अब ये अमावस की तरफ जाना स्टार्ट हुआ होगा, तो अब धीरे धीरे कम होगा। न्यू मून के बाद मून लिट पार्ट इंक्रीज होने लगता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं अमावस या फिर न्यू मून बोलते हैं, सोलर इक्लिप्स में जो होता है। ये बात समझ में आ गई। और ये कुछ इक्लिप्स के टाइप हैं। कभी कभी क्या होता है कि तीनों एक प्लेन पे भी आ जाते हैं, जैसे अभी तीनों एक यूजुअली एक प्लेन पे नहीं होते, लेकिन जब एक प्लेन पे आ जाता है तो सन क्या करता है, मून क्या करता है, ये सन से आने वाली पूरी लाइट को ब्लॉक कर लेता है, पूरी लाइट को ब्लॉक कर लेता है अगर एक प्लेन पे आ गया तीनों। और इसलिए अगर अर्थ पे जहाँ पे उजाला है, जहाँ पे दिन का समय है, वहाँ पे अंधेला हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, सॉरी, ठीक है। तो आपने कहीं कहीं पे देखा होगा, कभी कभी, है ना, कभी कभी देखने को मिलता है कि भाई दिन में एकदम अंधेरा छा गया। हो सकता है आपने कभी देखा ना हो, क्योंकि बहुत मतलब कभी कभी होता है। जैसे मान लो कि कभी ऑब्जर्व भी हुआ तो पता चला इंडिया में रात हो रखी है उस समय, तो वो कहीं यूएसए में दिख रहा है वो, है ना। तो पार्शियल इक्लिप्स, एन्यूलर और टोटल इक्लिप्स ही होता है, ठीक है, ध्यान रखना। अगर पूरा ढक ले तो टोटल, और साइड से दिखे तो रिंग टाइप में तो एन्यूलर, और आधा ढके तो पार्शियल बोलते हैं उसको। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। वाटर टाइड्स। टाइड क्या होते हैं? तो टाइड क्या होते हैं? जनरल, एक्चुअल में क्योंकि इनका लेना देना इसी से है ना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो जनरल या फिर जो हमारा राइज एंड फॉल होता है सी वाटर का पीरियोडिक बेसिस पे, क्योंकि राइज और फॉल तो किसी की वजह से भी हो सकता है। हवा चली तो पानी में लहर दिखी, लेकिन अगर वो पीरियोडिक बेसिस पे हो रहा है, पीरियोडिकली, तो उसको हम बोलते हैं टाइड्स। यानी हमें पता है कि अब टाइड आने वाली, अब हाई टाइड आएगी, अब लो टाइड आएगी। अब हाई टाइड लो टाइड आती कैसे और क्यों आती है? तो अगर हम बात करें तो ये आती हैं, जैसे सन है हमारा, वही सेम चीज़ ऑब्जर्व करो यहाँ पे, ये आपका मून हो गया और ये अर्थ हो गया, ठीक है। दूसरा केस ले लिया, सन ले लिया, यहाँ पे मैंने अर्थ ले लिया, और यहाँ पे मैंने मून ले लिया, ठीक है। अब होता क्या है कि ये जो मून है, मून का अपना ग्रेविटेशनल पुल लगाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे एकदम पानी उछाल मारेगा, हाई टाइड, और यहाँ पे भी हाई टाइड होगी, यहाँ पे लो टाइड होगी, और यहाँ पे लो टाइड होगी, ठीक है। अब दूसरा केस आपने एक देखे, ये पहला केस आपने देखा, ये पहला केस आपने देखा था, ठीक है। ये दूसरा केस है जो मैंने नीचे ड्रॉ किया है, ठीक है। ये आपका दूसरा केस है जो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? सन, अर्थ और मून तीनों 90 डिग्री में है। यहाँ पे क्या है कि मून उधर को लगा रहा है अपना ग्रेविटेशनल पुल, और सन इधर को लगा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हाई टाइड आएगी, ठीक है। यहाँ पे मतलब हाई टाइड आएगी जहाँ पे अपना मून लगा रहा है, क्योंकि मून का ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा स्ट्रांग होता है एज़ कम्पेयर टू सन के। ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं स्प्रिंग टाइड, इसको बोलते हैं, टाइड को हिंदी में बोलते हैं ज्वार भाटा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्प्रिंग टाइड, और इसको बोलते हैं नीप टाइड। इसका हिंदी अगर कोई लिख सके कमेंट में, क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा इसका भी। तो ये स्प्रिंग टाइड होता है, नीप टाइड। अंतर क्या होता है इनमें? क्योंकि तीनों स्ट्रेट लाइन में है, तो मून ग्रेविटेशनल पुल लगा रहा है और सन हेल्प कर रहा है उसकी, यानी पे यहाँ पे जो हाई टाइड आएगी वो बहुत हाई होगी,
और लो टाइड बहुत लो होगी। नीप टाइड में हाई टाइड उतनी हाई नहीं होगी, लो टाइड उतनी लो नहीं होगी, कि मून इधर को लगा रहा है, सन इधर को लगा रहा है। और एक चीज़ को ध्यान रखिएगा कि इसमें कौन सा फोर्स काम करता है, ग्रेविटेशनल पुल। किसका, मून का और सन का, दोनों का, लेकिन मून का ज़्यादा काम करता है एज कंपेयर टू सन। और ये तो हाई टाइड का रीज़न होता है। लो टाइड आती है सेंट्रीफ्यूगल, अभिकेंद्रीय बल की वजह से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो किसी चीज़ के रोटेशन की वजह से लगता है। अब यहाँ से हम एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं और वो है डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ। ये जो अभी तक था वो उसको एक साइड रख दीजिए, वो ख़त्म हो गया। अब यहाँ से एक्चुअल में चीज़ें स्टार्ट होंगी। आपको पता चलेगा अर्थक्वेक क्यों आते हैं, क्यों सुनामी आती है, क्यों वोल्केनो बनते हैं, और जब वोल्केनो से हम फिर उसको रॉक बनाएंगे। ठीक है, तो डिफरेंट लेयर्स क्यों आपके माउंटेन्स बनते हैं, तो वो अब यहाँ से आप समझेंगे। डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ, हमारी जो पृथ्वी है उसमें बहुत सारी लेयर्स, बहुत सारी नहीं लेकिन हाँ कुछ लेयर्स देखने को मिलती हैं। तो ये हमारी अर्थ का मैंने एक टुकड़ा निकाल लिया, एक पीस निकाल लिया, और इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया ऐसे। ठीक है, ये ऊपर वाले को मैंने बोल दिया क्रस्ट, भूपर्पटी हिंदी में बोलते हैं इसको। ये बीच वाले को मैंने बोल दिया मैंटल, मैंटल ही बोलते हैं हिंदी में इसको, और कोर, हिंदी में भी इसको कोर बोलते हैं। अब क्रस्ट, मैंटल, कोर को मैंने इस तरह से डिवाइड कर दिया। अब ये क्रस्ट क्या है, भूपर्पटी, जो इसकी टॉप लेयर है अर्थ की, जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं। अब हम लोग रह रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ज़मीन है यहाँ पे जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, लेकिन ज़मीन से ज़्यादा तो पानी है, ज़मीन से ज़्यादा तो पानी है, ऐसे करके। तो जो पानी वाला हिस्सा है, जो पानी वाली आपकी परत है, क्योंकि जो पानी वाली परत है, जैसे कि ये हमारा, ये जहाँ पे हम रह रहे हैं, ये जहाँ पे हम रह रहे हैं, ठीक है, और ये समुद्र है, तो समुद्र ये ऐसा कुछ होगा, यहाँ पानी भरा होगा, और उसके नीचे की जो ज़मीन है उसको ओशनिक क्रस्ट बोलते हैं, समुद्रीय या फिर महासागरीय भूपर्पटी। और ये क्या है, महाद्वीपीय भूपर्पटी, ये महाद्वीपीय और ये महासागरीय। तो पानी, समुद्र के नीचे जो टॉप लेयर है उसको हम क्रस्ट, ओशनिक क्रस्ट बोलेंगे। ठीक है, और ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होगी। तो यानी कि हमारी जो क्रस्ट है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कॉन्टिनेंटल और ओशनिक। ठीक है, कॉन्टिनेंटल और ओशनिक क्रस्ट में डिवाइड करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछेगा, 2 क्वेश्चन। कॉन्टिनेंटल जो होती है वो थिक होती है, मोटी होती है, और वो किसकी बनी होती है, ग्रेनाइट की बनी होती है, ग्रेनाइटिक रॉक की बनी होती है, ग्रेनाइट की। और ओशनिक जो होती है वो थिन होती है, और ये बसाल्ट रॉक की बनी होती है। याद कैसे रखोगे, ओशियन में सॉल्ट देखने को मिलते हैं तो बसाल्ट रॉक, और ओशनिक वाली डेंसर होती है, भारी होती है, बस। ठीक, जो क्रस्ट होता है उसका कुछ कॉम्पोजिशन हमें पढ़ना होता है। जो हमारी अर्थ की जो क्रस्ट होती है भूपर्पटी, उसका कॉम्पोजिशन कुछ इस तरह से होता है। उसमें ऑक्सीजन 46% होती है, सिलिका 28% और एल्यूमिनियम 8%। आपको अगर ये परसेंटेज ना भी याद रहे, कोई नहीं, आप ऐसे याद करो, ओ सियाल, सीजीएल मेंस में पिछली बार सवाल इससे बना है, जो आपका 2023 का सीजीएल मेंस हुआ था, परसेंटेज मैच करवाने थे। लेकिन अगर आपको नहीं भी रटे हुए थे तो मैंने ऐसे ही याद करवाया था, तब भी ऐसे ज्योग्राफी का 1 शॉट लिया था, और वहाँ पे मैंने ऐसे ही याद करवाया था। ओ सियाल याद करो, ओ सियाल। तो ओ सियाल से आपको याद हो गया कि ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है, देन सिलिका है, देन एल्यूमिनियम है। तो इस तरह से ऑर्डर है, तो मैचिंग में आप कर पाएंगे कि ऑक्सीजन का परसेंटेज सबसे ज़्यादा होगा, देन सिलिका का, देन एल्यूमिनियम का। ठीक है, तो ये क्रस्ट हो गया। अब मैंटल पे आ जाता है। अब मैंटल में क्या होता है, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये छोड़ो उसको अभी। मैंटल में क्या है कि मैंटल का जो अपर पार्ट, एकदम अपर पार्ट, ये एकदम सॉलिड है, बहुत भयंकर सॉलिड है। ये जो एकदम से पार्ट है ना, बहुत सॉलिड है ये बहुत सॉलिड, बहुत सॉलिड, बहुत सॉलिड, बहुत 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 बहुत। ठीक है, और इसको, किसको, क्रस्ट को, और ये अपर सॉलिड पार्ट को हम मिला के बोल देते हैं लिथोस्फियर, यानी स्थलमंडल बोल देते हैं। ठीक है, स्थलमंडल बोल देते हैं, जो कि लगभग 200 किलोमीटर डेप्थ तक जाती है ये। ठीक है, वैसे तो क्रस्ट की एवरेज अगर हम थिकनेस बात करेंगे तो अराउंड 60 to 80 रफली ऐसा किलोमीटर होता है। कॉन्टिनेंटल में ज़्यादा मोटी होगी, जैसे कि अगर हिमालय में चले जाओगे तो सबसे थिक, अगर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट देखनी है आपको तो हिमालय में चली जाइए, सबसे थिक होगी वहाँ पे। ठीक है, तो 200 किलोमीटर्स यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लिथोस्फीयर थिकनेस है। अब ये लिथोस्फीयर के जस्ट नीचे, इसके जस्ट नीचे पता है एक सेमी मोल्टन लेयर होती है, सेमी मोल्टन लेयर होती है, जिसको कि हम प्लास्टिक भी बोलते हैं, प्लास्टिक लेयर। इसको ही बोलते हैं क्या, इसको ही हम बोलते हैं एस्थीनोस्फीयर, सॉरी हाँ एस्थीनोस्फीयर। समझ गए, यही मैग्मा होता है, यही लावा होता है जो अंदर से निकलता है। समझ गए आप बात। कोर को जो है हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, कोर को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं,
बाहर वाले को बोलते हैं आउटर कोर और अंदर वाले को इनर। ये जो आउटर होता है ये लिक्विड फॉर्म में होता है, ये जो आउटर वाला होता है ये लिक्विड फॉर्म में होता है, और ये इनर वाला सॉलिड अंदर है ना, दबा हुआ है, बहुत ज़्यादा प्रेशर लग रहा है इस पर। लिक्विड जो है ये जो लिक्विड है, इसी की वजह से ही अर्थ को उसकी मैग्नेटिक फील्ड मिलती है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड आती है अर्थ की, ये प्रिवेंट करती है हमें फ्रॉम दी हार्मफुल सोलर रेडिएशंस। ये मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की हमें सोलर जो फ्लेयर्स आती हैं उनसे प्रोटेक्ट करती है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब क्रस्ट को हम प्यार से सियाल बोल देते हैं क्योंकि ये सिलिका और एल्यूमिनियम की बनी हुई है। इसको हम मैंटल को प्यार से सीमा बोल देते हैं क्योंकि सिलिका और मैग्नीशियम की बनी हुई है। और कोर को हम नीफे या फिर फेनी बोल देते हैं बिकॉज निकल और आयरन की बनी हुई है, क्योंकि आयरन का सिंबल क्या होता है, Fe, हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। और किस ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल से बिलोंग करता है ये भी जरा कमेंट में बताएंगे। 11 मत लिख देना, 11 से हमारा कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है। लेफ्ट साइड में 10 से प्लैटिनम, राइट साइड में 12 से मरकरी। आयरन किस में आता है, 8 में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमारा ये चीज़ ध्यान हो गया, याद हो गया, ठीक है, क्या इनका कॉम्पोजिशन होता है। अब और क्या क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, क्वेश्चन आपसे एकदम अभी आया तो था, वो क्या एकदम से जा रहा है क्वेश्चन, डिस्कॉन्टिन्यूटी से तो बनेगा ही बनेगा। और कुछ, हाँ, कि ये बाई परसेंट और बाई वॉल्यूम कितने होते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, जो मैंने यहाँ पे बनाया है वही यहाँ पे बना बनाया आपको दिख रहा है। चाहता तो मैं इससे पढ़ा सकता था आपको, लेकिन ऐसे में आपको ज़्यादा समझ में आ गया होगा अभी, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको मैंने बता दिया क्रस्ट की रफली 100 किलोमीटर होती है, लिथोस्फेयर लगभग 200 किलोमीटर होता है, और मैंटल आपका रफली 2900 किलोमीटर तक जाता है। और अर्थ की ये रेडियस होती है 6378 किलोमीटर। तो अर्थ के सेंटर नहीं, अर्थ की रेडियस हो गई है। अब जो क्रस्ट होता है ये 1%, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने लिखा क्रस्ट, एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने लिखा क्रस्ट, यहाँ पे मैंने लिखा मैंटल, और यहाँ पे मैंने लिखा कोर, ठीक है। क्रस्ट, मैंटल, कोर। यहाँ पे मैंने लिखा बाई वॉल्यूम और यहाँ लिखा बाई मास। कितना क्या परसेंटेज होता है, तो बाई 1%, 1%, ठीक है। 84%, बचा कितना, 15%। बाई मास 68%, बचा कितना, 68 एक 69, तो यानी कि 31%। बाई वॉल्यूम और बाई मास परसेंट याद होना चाहिए। ये डिस्कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, जिसको कि विसंगति या फिर असमानता बोलते हैं। तो जहाँ से एक लेयर ख़त्म होती है और दूसरी शुरू होती है उसको विसंगति बोलते हैं। ऐसे याद रखेंगे, इसको याद करने की जो ट्रिक होती है वो ये है कि कोई से कोनराड, मुझे से हो जाएगा मोह, रेड से रेपेटी, गुलाब से हो जाएगा गुलाब जल नहीं गुटेनबर्ग, और लादो से हो जाएगा लेहमैन्स डिस्कॉन्टिन्यूटी। अब वहाँ पे मत देखो, फिगर मत देखो, जो मैं बता रहा हूँ वो देखो। कोनोरॉड, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट। होता क्या है, क्रस्ट को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, अपर और लोअर। सबको तुम ऐसे याद कर लो, सबको डिवाइड कर देते हैं, क्रस्ट को भी, मैंटल को भी, और कोर को तो मैंने डिवाइड करके दिखाया ही था आपको, आउटर कोर और इनर कोर। तो ये अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, ठीक है। तो कोनोरॉड, अब कितनी डिस्कॉन्टिन्यूटी है खुद ही देखो, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को डिवाइड कर रहा है, ये क्रस्ट और मैंटल को डिवाइड कर रहा है, ये अपर मैंटल और लोअर मैंटल को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। और ये मैंटल और कोर को डिवाइड कर रहा है, ये आउटर कोर और इनर कोर को डिवाइड कर रहा है। सिंपल। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं ये प्लेट पढ़ते हैं। प्लेटें ये क्या होती हैं सर, प्लेटें? तो एक्चुअल में जो मैंने आपको लिथोस्फीयर अभी बताया ना, ये लिथोस्फीयर, ये प्लेट्स होती हैं, ये इसी को ही प्लेट बोलते हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट, जो कि मूव कर रही हैं इस एस्थेनोस्फीयर के ऊपर। एस्थेनोस्फीयर क्योंकि सेमी मोल्टेन फॉर्म में, प्लास्टिक फॉर्म में है, तो उसके ऊपर स्लाइड कर रही हैं, ग्लाइड कर रही हैं लिथोस्फेरिक प्लेट, ठीक। पहला सवाल, कितनी प्लेट हैं? तो सर जिस तरह हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कमिटीज़ बनी थी 2 तरह की, मेजर और माइनर, वैसे यहाँ प्लेटें हैं 2 तरह की, मेजर और माइनर। तो मेजर अगर पूछ लेगा कितनी प्लेट है, तो वहाँ पे मेजर कमिटीज़ कितनी बनी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, बताना जरा। यहाँ पे 7 हैं, वहाँ पे कितनी मेजर कमिटीज़ बनी थी, 8, ठीक है। तो 7 यहाँ पे मेजर प्लेट हैं। कौन कौन सी, कैसे याद रहेगा? कैरेबियन ये माइनर है, अफ्रीकन ये मेजर है, नाज़का ये माइनर है, कोकोज ये भी माइनर है। कैसे याद रहेगा? तो बड़े आसानी से याद रहेगा। मेजर वाली मैं आपको बताता हूँ, अपने आप आपको पता चल जाएगा। अफ्रीकन मेजर है,
नॉर्थ अमेरिकन मेजर है, साउथ अमेरिकन मेजर है, पैसिफिक मेजर है, यूरेशियन मेजर है, ऑस्ट्रेलियन मेजर है, एंटार्क्टिक मेजर है। कितने हो गए, कितने डब्बे मैंने ड्रॉ किए, 2 2 4 2 6 7, 7 हो गए प्लेट। यानी कि जो किसी महासागर यानी ओशन या फिर कॉन्टिनेंट के नाम पे है। नॉर्थ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, पैसिफिक सबसे बड़ा ओशन है, लास्ट में सबसे मैंने टॉपिक रखा है ओशन का, एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, यूरेशिया यूरोप और एशिया तो बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है। तो समझ रहे हैं, तो जो किसी कॉन्टिनेंट है फिर उसके नाम पे है तो वो आपकी मेजर, और बाकी जुआन दे फुका, कोकोस, नास्का, कैरेबियन, इंडियन, अरेबियन, फिलिपीन, ये सब छोटी छोटी होंगी, माइनर, ख़त्म। अब ये प्लेट का कॉन्सेप्ट सबसे पहले दिया किसने, तो ये अल्फ्रेड वेगनर जी ने दिया। अल्फ्रेड वेगनर ने एक दिन बोला कि पूरा लैंड मास कभी एक हुआ करता था एक साथ, जो आप अभी देखते हो कि अफ्रीका यहाँ है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है, यूरोप वहाँ है, नॉर्थ में, सब एक साथ रहा करते थे पहले। जैसे कि आप अपने अगर ओरिजिन्स ट्रेस करें, जैसे अपने गांव में जाएं तो आपको पता चलेगा ये हमारे बाबा के भाई थे और ये एक साथ रहा करते थे पहले, है ना। ऐसे आपने सुना होगा कि मतलब हमारे पापा लोग, मतलब समझ रहे हो आप, कि हमारे जो बाबा के भाई हैं वो सब लोग एक साथ रहते थे, फिर अलग अलग हो गए, फिर अब उनके बेटे भी अलग अलग हो गए, तो ऐसे ऐसे टाइप हो रहा है। तो ये सब लोग एक साथ पहले रहा करते थे सारे कॉन्टिनेंट, उसको पैंजिया बोला गया, और जो पानी था उसको पैंथालासा इन्होंने बोला, ठीक है। और ये धीरे 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 ऐसे अलग होता चला गया। ये थ्योरी किसने दी थी, ये थ्योरी दी थी अल्फ्रेड वेगनर ने थ्योरी दी थी, ठीक है, अल्फ्रेड वेगनर ने। कब इन्होंने ये थ्योरी दी थी, तो ये इन्होंने 1912 में दी थी इन्होंने थ्योरी, ठीक है, 1912 में। अब पूछता तो नहीं है ज़्यादा, लेकिन एक बार पूछा था कि कैसे पता चला इनको, कैसे पता चला, तो उसके एविडेंस ऐसे मिले कि जो यहाँ पे फॉसिल्स मिले, जीवाश्म मिले, वही जीवाश्म यहाँ पे भी मिले, उनकी एज सेम मिली। जिग सॉ फिट देखने को मिलता है, जिग सॉ फिट, ये कैसा फिट है, अगर आप एक चीज़ ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे ये जो साउथ अमेरिका है, ऐसा लग रहा है कि इसको यहाँ पे लेके जाएंगे तो एकदम फिट बैठ जाएगा इसमें। ये जो ऊपर उभरा हुआ पार्ट है, अगर इसको यहाँ पे लेके जाएंगे तो एकदम फिट बैठ जाएगा इसमें। तो इस वजह से हमें, जैसे ये है, ये पहले चपका हुआ करता होगा अरेबियन प्लेट ये, तो ये जिग सॉ फिट इसी को बोलते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे, ये साउथ अमेरिका, इसको अगर फिट करेंगे तो अफ्रीका में पूरा फिट हो जाएगा, ये पूरा यहाँ फिट हो जाएगा, जिग सॉ फिट बोलते हैं। एज सेम मिली, गोल्ड वेन्स मिली। गोल्ड वेन्स क्या होता है, तो गोल्ड की जो माइनिंग होती है वो वेन्स देखने को मिलती है नीचे, ऐसे 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 वेन्स। तो जो गोल्ड वेन्स यहाँ पे ख़त्म हो रही थी ऐसे, वो यहाँ पे ऐसे करके शुरू हो रही हैं। तो ये कुछ हमारे रीजंस इन्होंने दिए थे अल्फ्रेड वेगनर ने। फिर इनसे पूछा क्या, ये बताना जरा, इधर आओ, कहाँ भाग रहे हो इधर, ये बताओ प्लेट मूव क्या मूव करी। तो अल्फ्रेड वेगनर बता नहीं पा रहे थे। बताया फिर पता है किसने था, तो अल्फ्रेड वेगनर तो बोल रहे थे कि यहाँ पे रेडियो एक्टिव जो डिके हो, मतलब सॉरी, यहाँ पे जो टाइडल फोर्स बता रहे थे, पोलर फ्लिंग फोर्स बता रहे थे ये, तो वो रीज़न नहीं थे। जो एक्चुअल में रीज़न दिए थे वो आर्थर होम्स ने दिए थे, सही, आर्थर होम्स। इन्होंने जो रीज़न दिया था दैट वाज कि यहाँ पे ये जो आपका एस्थेनोस्फीयर है, यहाँ पे कन्वेक्शन सेल डेवलप हो रहे हैं रेडियो एक्टिव डीके की वजह से। यहाँ पे बहुत सारे मेटल्स वगैरह हैं तो उनका रेडियो एक्टिव डीके हो रहा है, जिसकी वजह से कन्वेक्शन करंट ऐसे 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 लावा मूव कर रहा है, जिसकी वजह से उसके ऊपर की प्लेट मूव कर रही है वो, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। तो ये आर्थर होम्स ने बताया था कि यहाँ पे कन्वेक्शन करंट डेवलप हो रहे हैं, किसकी वजह से, क्योंकि रेडियो एक्टिव डिके हो रही है उसकी वजह से, ठीक। अब फिर बहुत बाद में जाके हैरी हेस जी ने बताया कि ऐसे समुद्र में स्प्रेडिंग हो रही है, कि आपको जो रिलीफ फीचर्स देखने को मिल रहे हैं कॉन्टिनेंट में, उससे ज़्यादा तो आप समुद्र के अंदर जाइए, वहाँ पे देखने को मिलेगा माहौल आपको। तो क्या ही माहौल है भाई, एक बार मतलब ये गए होंगे तो बोले वाह अंदर तो क्या ही माहौल, एकदम मज़े आ गए। क्या इनको देखने को मिला, तो उन्होंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि सी फ्लोर में स्प्रेडिंग हो रही है, सी फ्लोर में प्लेटें दूर दूर भाग रही हैं। दूर भागने की वजह से अंदर का जो मैग्मा है बाहर निकल रहा है, सॉलिडिफाई हो रहा है, जम रहा है। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्रिएट हो रही है क्या, यहाँ पे क्रिएट हो रही है एक रिज, ठीक है, रिज जिसको बोल रहे हैं। और रिज के जैसे हम दूर जाएंगे तो एज जो है रॉक्स की वो डिक्रीज़ हो रही है। यहाँ की एज जो रॉक है और जो यहाँ की रॉक है, उन दोनों की सेम एज निकल के आ रही है, इसकी एज और इसकी एज सेम निकल के आ रही है। मतलब ये सेम टाइम पे ऐसे एक पार्ट इधर बह गया होगा, एक पार्ट इधर बह गया होगा, और जितना दूर जाते जाएंगे उतनी एज बढ़ती जाएगी। क्योंकि जैसे अब नया मैग्मा निकलेगा तो ये इधर वाले को पुश करेगा ना, ये इधर वाले को पुश करेगा, इधर वाले को पुश करेगा। तो इस तरह हैरी हेस जी ने अपनी थ्योरी के सपोर्ट में चीज़ें बताई। आपने नाम सुना होगा
द ग्रेट एटलांटिक रिज या फिर मिड एटलांटिक रिज, ठीक है, ग्रेट एटलांटिक रिज। तो एटलांटिक ओशन के बीचों बीच एक रिज है ऐसे पहाड़ की, जो कि लॉन्गेस्ट लैंड फॉर्म है पूरी अर्थ में। तो वो ऐसे ही सी फ्लोर स्प्रेडिंग से बना। तो ये किसने थ्योरी दी थी? हैरी हेस ने दी थी। क्लियर। अब हमारा जो ओशन फ्लोर है बहुत डाइवर्स है, जैसे अभी मैंने बताया। तो ओशन फ्लोर में क्या क्या देखने को मिलता है? तो जैसे ही हमारा ये कॉन्टिनेंट ख़त्म होता है तो उसके बाद ध्यान समझना, हमारा जो ओशन होता है इसमें दो तरह के रिलीफ फीचर्स होते हैं, दो तरह की राहत विशेषताएं होती हैं ओशन में। एक को बोलते हैं मेजर रिलीफ फीचर। ओशन रिलीफ फीचर्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक को बोलते हैं मेजर और दूसरे को बोलते हैं माइनर, मुख्य और लघु। मेजर में सिर्फ आते हैं चार, क्या क्या आते हैं? कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज और एबिसल या फिर डीप सी प्लेन्स। क्लियर। अब ये है क्या? जब ज़मीन ख़त्म होती है जहाँ हम लोग रहते हैं तो उसके बाद जो समुद्र का हिस्सा शुरू होता है वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ ही कहलाता है। वो यहीं पे ही हमें ग्रेट बहुत सारे पेट्रोलियम वगैरह के, नेचुरल गैस के रिजर्व्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो भी रिवर्स वगैरह लाती हैं सब यहाँ पे डिपॉजिट होता रहता है, धीरे धीरे वो सड़ता रहता है, एनारोबिक कंडीशन में उसका डिकम्पोजिशन होता रहता है। तो वो यहीं पर हमें पेट्रोलियम वगैरह के रिजर्व्स देखने को मिलते हैं। मुंबई हाई वगैरह आप देखो तो कोस्ट में तो देखने को मिलते हैं। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है, ध्यान रखिएगा, इसका जो स्लोप होता है, स्लोप या फिर टिल्ट बोल लीजिए, वो 1 डिग्री और लेस होता है, 1 डिग्री या फिर उससे कम। और ये सबसे वाइड होता है कहाँ पे? साइबेरिया में। साइबेरिया में जो है ये सबसे आपको देखने को मिलेगा क्या? सबसे बहुत ज़्यादा चौड़ा देखने को मिलेगा ये आपको, ठीक है। वहीं पे अगर आप ये जो साउथ अमेरिका के हमारे बॉर्डर नहीं होते, चिली, अर्जेंटीना, जहाँ पे अभी हम हम्बोल्ट करंट वगैरह पढ़ेंगे, तो वहाँ पे ये सबसे नैरो होता है। अब यहाँ पे यहाँ पे ये है हमारा चिली, अर्जेंटीना, तो यहाँ पे सबसे नैरो है। और यहाँ पे साइबेरिया में जो है सबसे वाइडेस्ट है ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ। इसके बाद एकदम से ढलान शुरू होगी तो उसको स्लोप बोल देते हैं। बहुत ज़्यादा टिल्ट होता है इसका 5 से 10 डिग्री। देन ये राइज होगा, थोड़ा सा कॉन्टिनेंटल राइज होगा, और देन ये डीप सी प्लेन होंगे जिसको एबिसल प्लेन बोलते हैं। अब इस डीप सी प्लेन में जो हमें कुछ कुछ फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे पहाड़ ये देखने को मिलते हैं, इनको सी माउंट बोल देते हैं। समुद्र के पहाड़ों को सी माउंट बोलते हैं। तो एक हमारा माइनर रिलीफ फीचर क्या हो जाएगा? माइनर हो जाएगा सी माउंट। अब ये जो समुद्र का माउंटेन है इसमें क्या होगा? लहरें चलेंगी, लहरों की वजह से इसका टॉप उड़ जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इस तरह से, यानी इसका जो टॉप है वो फ्लैट हो जाएगा। तो इसी को ग्योट बोल देंगे। इसी को क्या बोल देंगे? ग्योट, विच इज फ्लैट टॉप्ड सी माउंट। ठीक, बस खत्म। रिंग ऑफ फायर क्या होती है? तो जहाँ जहाँ ये हमारे वोल्केनिक या फिर हमारी जो अर्थक्वेक की एक्टिविटी ज़्यादा होती है, बहुत भूकंप आते हैं, उसको हम रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। जहाँ पे वोल्केनिक और एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है और जहाँ बहुत ज़्यादा मतलब अर्थक्वेक्स वगैरह आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ पे आपकी प्लेट बाउंड्री है, इसलिए। यहाँ पे क्या है? ये पूरे आपका प्लेट बाउंड्री है, इसलिए। ठीक है, तो इसको रिंग ऑफ फायर बोलते हैं, जो कि कहाँ पे देखने को मिलती है? पैसिफिक ओशन में। तो इसीलिए इसको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं। तो ध्यान रखना, कहाँ पे? पैसिफिक ओशन में, प्रशांत महासागर में। भूकंप भी इसी वजह से आता है। जो हमारी जो प्लेट है, प्लेट आपस में ऐसा क्या होता है? प्लेट आपस में क्या होता है ना, प्लेट आपस में क्या होता है? प्लेट आपस में 3 तरीके से बिहेव कर सकती हैं। या तो दूर दूर जा सकती हैं, या पास पास आ सकती हैं, या फिसल सकती हैं आपस में। तो अगर ये दूर जाएंगी, आपस में भागेंगे, तो खुद ही सोचो, अभी मैंने सी फ्लोर स्प्रेडिंग आपको बताया था कि अगर प्लेट दूर जाएंगी तो किसके ऊपर सर स्लाइड कर रही हैं? ये मैग्मा के ऊपर। तो अंदर से मैग्मा को पोजीशन, जगह मिल जाएगी बाहर निकलने के लिए, बाहर निकलेगा, जम जाएगा। तो जो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है उसमें नया जो क्रस्ट है वो कंस्ट्रक्ट हो रहा है सर, समझे? ये दूर गई तो मैग्मा बाहर, अंदर से बाहर निकला, जम गया, तो नई क्रस्ट कंस्ट्रक्ट हो गई। तो इसको डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री को कंस्ट्रक्टिव बोलते हैं। कन्वर्जेंट में क्या होता है? कन्वर्जेंट में मतलब आपस में मिल रही हैं, पास पास आ रही हैं। जब पास पास आ रही हैं तो कुछ तो होगा। तो जो भारी वाली है, जो डेंसर है, वो धंस जाएगी नीचे, जो हल्की वाली। अब तो मुझे बताओ, अगर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट आपस में आ रही है पास में, तो कौन धंसेगी, कौन नीचे जाएगी? बताओ जल्दी से। तो जो डेंसर वाली वो नीचे चली जाएगी। अब वो जब नीचे जाएगी तो नीचे क्या है? मैग्मा भरा हुआ है,
पिघल जाएगी, इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है। तो यानी क्रस्ट जो था, जो एग्जिस्ट कर रहा था पहले, वो डिस्ट्रक्ट हो गया, ख़राब हो गया, मर गया, वो जो क्रस्ट था टूट गया। ओशनिक क्रस्ट नीचे जाए, क्यों? क्योंकि ओशनिक क्रस्ट में ना क्या होता है, तो थिन होती है लेकिन डेंसर होती है। और यहाँ पे कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में सबडक्शन जोन क्रिएट होता है। ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये जो एक प्लेट दूसरे में सबडक्ट करी, इसी को सबडक्शन जोन बोलते हैं। और तीसरा होता है कि ये ना तो दूर जा रही ना पास, एक जा रही है इधर तो एक दूसरी जा रही उधर, यानी दे आर स्लाइडिंग पास्ट ईच अदर, इसको बोलते हैं, दे स्लाइड पास्ट ईच अदर, लेटरल स्लाइडिंग हो रही है। ना तो क्रस्ट कंस्ट्रक्ट होगा ना डिस्ट्रॉय होगा, नीदर कंस्ट्रक्टिव नॉट डिस्ट्रक्टिव, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। अब होता क्या, जैसे मतलब यहाँ पे ऐसा ऐसा स्लाइड कर रही है, मतलब बहुत जोर का स्लाइड कर रही हैं, तो बीच में क्या होगा, यहाँ पे टेंशन क्रिएट हो जाएगा, फंस जाएंगी, लॉक हो जाएंगी। इतनी स्मूथ नहीं होती जितनी यहाँ दिखाया गया है, ऐसे बहुत ही ऐसे रफ ऐसे ऐसे टाइप की प्लेट्स होती हैं। तो ऐसे मान लो लॉक हो गई सा, और वो इधर जाना चाह रही, वो उधर जाना चाहिए, एक खट से फिर एकदम से लॉक हटा, और फिर भट्ट से क्या हुआ, आ गया भूकंप, और भट्ट से बिल्डिंग विल्डिंग गिर गई। तो ये भूकंप, अब जब भूकंप जहाँ पे आता है तो वो तरंगों के रूप में आता है, अर्थक्वेक वेव्स के फॉर्म में आता है। और वो जहाँ ओरिजिनेट होता है उसको हाइपोसेंटर या फिर फोकस बोलते हैं, उसको हाइपोसेंटर फिर फोकस या फिर हिंदी में बोले तो अवकेंद्र बोलते हैं। और ये भूकंप की तरंगें चारों दिशाओं में चलना स्टार्ट होती हैं, और जहाँ पे सबसे पहले मीट करेंगी, कहाँ मीट करेंगी, जो सबसे नियरेस्ट पॉइंट है। कौन सा सबसे नियरेस्ट पॉइंट है? जो इसके जस्ट ऊपर है, एपिसेंटर, जिसको कि जिसको कि आई थिंक ऊपरी केंद्र बोलते हैं इसको, ठीक है, ऊपरी केंद्र बोलते हैं। यानी इसके जो ऊपर होगा हाइपोसेंटर के, हाइपोसेंटर को फोकस भी बोलते हैं, जहाँ पे अर्थक्वेक एक्चुअल में ओरिजिनेट हुआ है, और जहाँ पे अर्थक्वेक की वेव्स अर्थ की सरफेस में सबसे पहली मिली हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा, उसको बोलते हैं एपिसेंटर। भूकंप की जो तरंगें होती हैं, जो अर्थक्वेक वेव्स होती हैं, उनको सीस्मोग्राफ से मापा जाता है। सीस्मोग्राफ से क्या किया जाता है? अर्थक्वेक की वेव्स को मेजर किया जाता है। और आपने सुना होगा मर्कैली स्केल और रिक्टर स्केल के बारे में, ठीक है। तो मर्कैली से हम इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक को मेजर करते हैं, इसकी वैल्यू 1 से 12 तक है, रटना मत क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन इस पे पूछे गए नहीं इस स्केल पे। लेकिन रिक्टर को ध्यान रखना, रिक्टर को हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड स्केल, मैग्नीट्यूड मापता है और इसकी कोई लिमिट नहीं होती, ध्यान रखना। हम 0 to 10 बोल देते हैं लेकिन इसकी लिमिट होती नहीं है, ठीक है। अब जो हमारी अर्थक्वेक वेव्स होती हैं, इस पर भी ज़्यादा सवाल नहीं पूछे गए हैं, लेकिन अगर पूछ ले, क्योंकि एक में भी मैं देख रहा था पिछले साल CHSL के एग्जाम में पूछा गया था शायद। तो अर्थक्वेक वेव्स दो तरह की होती हैं, एक तो होती हैं बॉडी वाली और एक होती हैं सरफेस वाली। होता क्या है, जब हमारी अर्थक्वेक मैंने बताया कि अब आता है तो वो वेव्स के फॉर्म में आता है, तो वो एक्चुअली बॉडी वेव्स ही होती हैं। जब बीच में पत्थर होगा, अर्थ सरफेस होगा, जब वो बॉडी वेव उनसे मिल जाएंगी तो वो सरफेस वेव बन जाती हैं। ये ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं। बॉडी दो तरह की होती हैं, पी वेव्स और एस वेव। पी वेव्स जो होती हैं ये सबसे पहले पहुंचती हैं, फास्टेस्ट टू रीच, हाथ में चप्पल लेके एकदम जल्दी से भागती हैं और एकदम फास्टेस्ट टू रीच हैं, ये सबसे जल्दी पहुंचेंगी, यानी कि दे हैव द हाईएस्ट स्पीड। और पी वेव्स तीनों मीडियम में ट्रैवल कर सकती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और स्पीड का रेशियो कुछ इस तरह से होता है। अब जो फैक्ट बता रहा हूँ समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो छोड़ना इसको। एस वेव का शैडो जोन बड़ा होता है, एस वेव्स का शैडो जोन रफली 40% ऑफ अर्थ होता है। बात समझ में आई तो ठीक है, नहीं तो जाने दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अभी। अब हम आएंगे टाइप्स ऑफ माउंटेन में। यहाँ तक किसी कोई डाउट होगा तो जल्दी से पूछेगा, किसी कोई डाउट नहीं तो फिर हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ माउंटेन्स। क्यों भाई, बफरिंग वगैरह हुई है क्या? बफरिंग वगैरह हुई है क्या?
को आउटर कोर में ट्रैवल नहीं कर सकती हैं बिल्कुल, क्योंकि जो एस वेव्स होती हैं हमारी, जो एस वेव्स होती हैं ये ओनली सॉलिड में ट्रैवल कर सकती हैं, लिक्विड में वगैरह में ट्रैवल नहीं कर सकती हैं, ठीक है। इसीलिए बताओ जल्दी से, आवाज़ एकदम से रहना जैसी है समय। अच्छा चलो भाई, तो टाइप्स ऑफ माउंटेन स्टार्ट करते हैं। बफरिंग तो नहीं होनी चाहिए, नो बफरिंग। तो भाई जिसको हो रही है तो आपके साइड से हो रही है और बाकी लोगों को बफरिंग नहीं हो रही तो अपना कनेक्शन चेक करिए, ठीक है। टाइप्स ऑफ माउंटेन्स 3 तरह के होते हैं, फोल्ड, ब्लॉक और वॉल्केनिक। कैसे इनका डिवीजन होता है? तो फोल्ड एक्चुअल में तब बनते हैं जब 2 प्लेटें पास में आती हैं, तो एक प्लेट जो है ऊपर, मतलब जब कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री होती है तो हमें फोल्ड माउंटेन देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि आप इसको ऐसे इमेजिन करिए, जैसे एक पेपर लीजिए, पेपर को दोनों साइड से पुश करिए, जब पुश करेंगे तो बीच का हिस्सा उठ जाएगा, बस ऐसे ही फोल्ड माउंटेन बनते हैं आपके। फोल्ड माउंटेन 2 तरह के होते हैं, एक तो होते हैं यंग और एक होते हैं ओल्ड। इनको बोलते हैं नवीन वलित पर्वत और इनको बोलते हैं ओल्ड, ठीक है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन। यंग में अगर मैं बात करूँगा तो आपका आ जाता है जो हमारे हिमालयाज़ हैं, तो जो हमारे हिमालयाज़ हैं ये यंग फोल्ड माउंटेन्स ही हैं। यंग में और एग्जांपल मैं आपको दूं तो एंडीज़ माउंटेन रेंज, ये आपको साउथ अमेरिका में देखने को मिलेगी और ये लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। ओल्ड की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें हमारे देश, जो हमारे इंडिया की अरावलीज़ हैं, ये फोल्ड तो हैं लेकिन यंग नहीं है, ठीक है। यंग में आपके आल्प्स भी आ जाएंगे। अच्छा, यूराल माउंटेन रेंजेस भी आपके फोल्ड माउंटेन रेंजेस होते हैं, लेकिन वो यंग होते हैं या फिर ओल्ड। आल्प्स कहाँ पे हैं? आल्प्स आपको देखने को मिलेंगे यूरोप में, ठीक है। और आपको जो हाईएस्ट पीक भी हैं वो भी फोल्ड माउंटेन में ही यूजुअली देखने को मिलती हैं, जैसे कि वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट, वो कहाँ पे है? हिमालयाज़ पे ही है, ठीक है। एंडीज़ माउंटेन रेंज में सिचुएटेड है माउंट एकोनकागुआ, जो कि साउथ अमेरिका की हाईएस्ट पीक है। ध्यान से सुनते रहना, माउंट एकोनकागुआ, ठीक है। तो माउंट एकोनकागुआ जो है वो साउथ अमेरिका की हाईएस्ट पीक है। क्या कोई बता सकता है नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पीक कौन सी है? जो कि रॉकीज़ माउंटेन, जो कि अगेन यंग फोल्ड माउंटेन्स है, उनमें सिचुएटेड है। नॉर्थ अमेरिका के, जो कि मैं बात कर रहा हूँ आपका यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे रॉकीज़ हैं, इसमें माउंट देनाली हाईएस्ट पीक है, जिसको माउंट मैककिनले के नाम से जानते हो, हाईएस्ट पीक है। उसी तरह ही जैसे यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में एपेलेशियंस जो हैं ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं। यूराल जो किसको अलग करते हैं? ये एशिया और यूरोप को अलग करते हैं, ये माउंटेन रेंजेस ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं, ठीक है। रशिया में सिचुएटेड है। ब्लॉक क्या होता है? तो होता क्या है, जब टेंशन इस तरह से क्रिएट होता है लैंड के पार्ट में, तो दोनों आपस में दूर जाते हैं, तो दूर जाने की वजह से बीच का हिस्सा गिर जाता है। तो ये जो हिस्सा है जो गिर जाता है उसको हम बोलते हैं ग्रेबन। गिर गया ना तो इसलिए ग्रेबन, या फिर गिरेबान में झांक के देखो, झांक के कहाँ देखते हो? नीचे देखते हो, तो नीचे किसको देखोगे? जो ग्रेबन नीचे होगा, और जो पार्ट ऊपर उठ जाता है उसको हॉर्स्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ ब्लॉक माउंटेन, तो वॉस्जेस माउंटेन है, हर्ज माउंटेन है, कहाँ पे जरा बताइए? इंडिया में अगर बात करेंगे तो विंध्या और सतपुरा हो जाएंगे, वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट हो जाएंगे। तो विंध्या सतपुरा क्या है? ये हमारे ब्लॉक माउंटेन्स इंडिया में। वॉस्जेस आपका फ्रांस में है, हर्ज आपका जर्मनी में है। ये क्या आपके ब्लॉक माउंटेन है। ब्लॉक माउंटेन में होता क्या है कि रिफ्ट क्रिएट हो जाता है। ये जो गड्ढा, ये ग्रेबन हुआ ना, ग्रेबन रिफ्ट है, यानी कि जब आपका ब्लॉक माउंटेन बनता है तो उसके साथ साथ आपको रिफ्ट भी देखने को मिलती है। तभी तो हम पढ़ते हैं कि विंध्या और सतपुड़ा के बीच में एक रिफ्ट है, जिसमें कौन सी नदी फ्लो करती है? बताइए जरा, हम अभी रिवर्स में पढ़ेंगे। और वोल्केनिक, जो वोल्केनो से के अंदर से जो मैग्मा निकलता है, जिसको कि हम लावा बोलते हैं, तो वो जब बाहर आके सॉलिडिफाई हो जाता है तो उसे वोल्केनिक माउंटेन बोलते हैं। जैसे कि ये हमारा है एक किलीमंजारो, ये हाईएस्ट फ्रीली स्टैंडिंग माउंटेन है पूरे वर्ल्ड का। हाईएस्ट फ्रीली स्टैंडिंग कहाँ पे है, किस देश में है? तंजानिया, जो कहाँ पड़ता है? जो अफ्रीका में पड़ता है, तंजानिया। ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे कि इक्वेडोर है, ठीक है। जैसे कि आपका माउंट स्ट्रॉम्बोली है, जिसको लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन सी के नाम से जानते हैं। माउंट एटना है, ठीक है। इक्वेडोर बोल रहा हूँ, माउंट कोटोपैक्सी बोलना था तो यहाँ पे इक्वेडोर बोल दिया, क्योंकि कोटोपैक्सी आपका इक्वेडोर पे सिचुएटेड है। कोटोपैक्सी है, कोटोपैक्सी कहाँ पे? इक्वेडोर पे। ओजस डेल सेलाडो है, जो कि सबसे हाईएस्ट वोल्केनिक माउंटेन है। ओजस डेल सेलाडो कहाँ पे? चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पे है ये ओजस डेल सेलाडो। तो कोटोपैक्सी इक्वेडोर में है, साउथ अमेरिका में। स्ट्रॉम्बोली और एटना दोनों आपके यूरोप में है। इसको लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन के नाम से जानते हैं। और ओजस डेल सेलाडो सबसे हाईएस्ट है।
क्लियर। तो ये टाइप्स ऑफ माउंटेन हमने देख लिया। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रॉक। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये कुछ ज़्यादा अच्छे पत्थर नहीं लग रहे हैं यार, ये काफ़ी क्यूट से पत्थर लग रहे हैं ये तो, है ना। रॉक की स्टडी को क्या बोलते हैं और रॉक की एज कैसे निकालते हैं, क्योंकि द रॉक इज हियर। तो स्टडी की अगर बात करें तो इसको बोलते हैं पेट्रोलॉजी, और एज जो इसकी निकालते हैं वो निकालते हैं कार्बन डेटिंग मेथड से। कार्बन के किस आइसोटोप का यूज़ करते हैं यहाँ पे, अब ध्यान से समझिएगा रॉक्स को। रॉक्स बनती कैसे हैं, तो जब ये अंदर से गीला गीला लावा निकलता है तो ये गीला तो रहेगा नहीं, हमेशा सॉलिडिफाई हो जाएगा। तो जब सॉलिडिफाई होगा तो ये चट्टान बन जाएगा, रॉक बन जाएगी, ठीक। और ये जो ये वोल्केनो का मुंह होता है इसको क्या बोलते हैं, वेंट बोलते हैं। इससे और भी बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, डस्ट, गैसेस, ये सब भी निकलती हैं। तो ये इग्नियस रॉक सबसे पहले बनेगी, ठीक है। यानी कि जब अंदर से मैग्मा या फिर लावा निकलेगा तो सबसे पहले जो सॉलिडिफाई होकर जो रॉक बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे इग्नियस रॉक। और क्योंकि सबसे पहले बन रही है इसीलिए इसको हम और किस नाम से जानते हैं, प्राइमरी रॉक के नाम से। इसी को हम बोल देते हैं प्राइमरी रॉक। अब होगा क्या, इस रॉक के साथ कुछ होगा, वो ये होगा कि इसमें एक्सोजिनस एजेंट्स काम करेंगे। एक्सोजिनस एजेंट्स क्या होते हैं, वो एजेंट जो इसको तोड़ेंगे फोड़ेंगे, वो एक्सोजेनस एजेंट्स के बारे में भी हम देखेंगे। तो वो इसको तोड़ेंगे फोड़ेंगे और इसको छोटे छोटे पत्थर में डिवाइड कर देंगे। फिर हवा चलेगी, फिर पानी चलेगा, जिसकी वजह से इसको एक जगह ये इकट्ठा कर देगा ये एक्सोजेनस एजेंट्स, और इसको क्या कर देगा, इकट्ठा करके इसका लिथीफैक्शन करवा देगा। लिथीफैक्शन मतलब आपस में इनको जोड़ देगा इन सबको, उसी को बोलते हैं लिथीफैक्शन, ठीक है। और जब इनका लिथीफैक्शन होगा तो क्या होगा, सेडिमेंट्री रॉक बन जाएगी, जिसको कि अवसादी चट्टान, इसको आग्नेय चट्टान बोलते हैं प्राइमरी रॉक, और इसको बोलते हैं अवसादी। क्यों, क्योंकि अवसादों यानी सेडिमेंट्स से बन रही है उनका लिथीफैक्शन से। तो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा लिथीफैक्शन जो टर्म है किससे एसोसिएटेड है, सेडिमेंट्री रॉक से। अब या तो इग्नियस में या तो सेडिमेंट्री में बहुत सारे तुम पीवीटी चेंजेस कर दो, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर नहीं, बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर दो या फिर वॉल्यूम चेंज कर दो, टेम्परेचर दे दो, तो इसका फॉर्म हो जाए, इसका चेंज हो जाएगा। क्या फॉर्म, इसका फॉर्म चेंज हो जाएगा, यानी चेंज इन फॉर्म हो जाएगा, जिसको कि हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस मीन्स चेंज इन फॉर्म। तो उससे जो रॉक बनेगी उसको मेटामॉर्फिक रॉक या फिर रूपांतरित या कायांतरित चट्टान बोलेंगे। इसकी काया बदल गई, इसकी रूप बदल गया, इसका मेटामॉर्फिक रॉक। ये रॉक साइकिल क्या लिखा हुआ है, रॉक साइकिल का मतलब ये होता है कि एक रॉक दूसरी रॉक से बन सकती है। जैसे इग्नियस से मैंने सेडिमेंट्री बनाई, इग्नियस और सेडिमेंट्री से मैंने मेटामॉर्फिक बना दी। क्या ये पॉसिबल है सेडिमेंट्री से इग्नियस बन जाए या फिर मेटामॉर्फिक से इग्नियस बन जाए, क्या ये भी पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। अभी सबडक्शन जोन पढ़ाया था जहाँ पे एक प्लेट दूसरे में सबडक्ट कर रही थी, तो मान लेते हैं ये आपकी सेडिमेंट्री या फिर मेटामॉर्फिक रॉक थी। जब ये सबडक्ट करेगी तो पिघल जाएगी, पिघल के मैग्मा बन जाएगा, मैग्मा फिर कभी बाहर निकलेगा, फिर कभी वो चट्टान बन जाएगा, नहीं फिर से वो इग्नियस रॉक बन जाएगी। तो इसी को रॉक साइकिल बोलते हैं। अब क्या क्वेश्चन पूछेगा, अब क्वेश्चन ये पूछेगा कि इनके एग्जाम्पल बता दो, इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल, मेटामॉर्फिक के और सेडिमेंट्री के। तो इसका है गबरू ग्रेनाइट, ऐसे इसको याद रखना है, गबरू ग्रेनाइट, बसाल्ट प्यूमाइस, गबरू ग्रेनाइट और बसाल्ट प्यूमाइस, इसको ऐसे याद रखना है। 4-5 बार ऐसे बोलो, गबरू ग्रेनाइट, बसाल्ट प्यूमाइस, याद हो जाएगा, ठीक है। मेटामॉर्फिक की अगर बात करें, सेडिमेंट्री की पहले बताते हैं तुम्हें, फिर मेटामॉर्फिक को भी हम बताते हैं, ठीक है। सेडिमेंट्री जो रॉक्स होती हैं वो 3 तरह की होती हैं। कैसी कैसी? केमिकली फॉर्म्ड, मैकेनिकली फॉर्म्ड और ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड। ये 3 तरह की होती हैं ये रॉक। इसके एग्जाम्पल्स की अगर बात करेंगे तो जैसे लाइमस्टोन, जो कि तीनों में आती है, केमिकली, मैकेनिकल और ऑर्गेनिकली तीनों में आती है। सैंडस्टोन, शेल हो गया, चिस्ट हो गया, कोल हो गया, ये सब क्या होते हैं? सेडिमेंट्री रॉक के एग्जाम्पल्स होते हैं। अब मैंने आपको बताया इग्नियस और सेडिमेंट्री से ही मेटामॉर्फिक बनती है। तो कैसे? जैसे ग्रेनाइट क्या है? इग्नियस रॉक, यही बाद में जाके बनती ग्नाइस। शेल क्या है?
शेल अभी बताया मैंने आपको, ये सेडिमेंट्री है, ठीक है। यही बाद में जाके स्लेट बन जाती है, जो कि अगेन मेटामॉर्फिक रॉक है। सैंडस्टोन क्या है? सेडिमेंट्री है, यही बाद में इसका रूप बदल के क्वार्ट्जाइट बन जाता है। इसी तरह ही लाइम स्टोन जो होता है हमारा सेडिमेंट्री रॉक, यही चेंज होके मार्बल बन जाता है। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या हो गया मेटामॉर्फिक के? मार्बल हो गया, स्लेट हो गया, ग्नाइस हो गया, क्वार्ट्जाइट हो गया। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। क्वार्ट्ज मेटामॉर्फिक नहीं है, ध्यान रखिएगा। क्वार्ट्जाइट आपके मेटामॉर्फिक रॉक है, ठीक है। और ध्यान रखना है कि एल्यूमिनियम और सिलिका के जो सिलिकेट्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा हमें मिलते हैं रॉक्स में। सबसे ज़्यादा किसके सिलिकेट्स मिलते हैं रॉक में? एल्यूमिनियम और सिलिका के। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखेंगे, मैं शायद मैंने नाश्ता PDF में भी दिया था। अब फाइनल एक चीज़ और, एंड दैट इज़ हमें किसी रॉक में लीनिएशन देखने को मिलता है। लीनिएशन क्या होता है? ऐसे लाइंस देखने को मिलती हैं, या फिर फोलिएशन बोलते हैं उसको, लीनिएशन या फिर फोलिएशन। या फिर हमें कहीं किसी रॉक में बैंडिंग देखने को मिलती है। बैंडिंग का मतलब होता है ऑल्टरनेट लाइट और डार्क शेड, डार्क शेड लाइट शेड, डार्क शेड लाइट शेड। तो ये बैंडिंग बोलते हैं उसको, और ये लीनिएशन। ये दोनों जो टर्म है ये एसोसिएटेड हैं मेटामॉर्फिक रॉक से। आपसे पूछेगा लीनिएशन और बैंडिंग किससे एसोसिएटेड है, तो मेटामॉर्फिक यानी कि रूपांतरित या फिर कायांतरित चट्टानों से। खत्म हो गया सर टॉपिक। अब कभी कभी पूछ लेता है, ये जो मैं अभी टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ रॉक में ही है, लेकिन ये सबसे मतलब उतना क्वेश्चन इससे नहीं आता है, ठीक है। तो इसको 1-2 मिनट में ख़त्म करेंगे। पहला, अंदर से अगर मैग्मा निकल के बाहर गिर रहा है, सॉलिडिफाई हो रहा है, तब चट्टान बन रही है, रॉक बन रही है। तो क्या हो अंदर ही सॉलिडिफाई हो जाए? तो बिल्कुल हो सकता है। ऐसा तो है नहीं पाइप पड़ा है कि पाइप से सीधे एक पाइप पड़ा है, पाइप से निकला है, अरे बीच में ये भी तो होंगे ऐसे गैप्स वगैरह, तो वहाँ पे फिल हो जाएगा, तो डिफरेंट तरह के लैंडफॉर्म क्रिएट कर देगा। वर्टिकल लाइन लैंडफॉर्म होता है डाइक, हॉरिजॉन्टल लैंडफॉर्म होता है सिल। ये 2 याद कर लीजिएगा प्लीज़, ठीक है, डाइक और सिल। अगर अंदर ही अंदर ये जम जाएगा। और एक चीज़ कि जो अंदर ही रॉक बन जाती है उसको प्लूटॉन, अब क्योंकि सर ये मैग्मा के सॉलिडिफिकेशन से बन रही तो इग्नियस ही होगी ना, तो इस ऐसी रॉक को हम बोलते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक या फिर प्लूटोनिक रॉक। और जो बाहर निकल आती है तो इसको एक्सट्रूसिव रॉक बोल देते हैं, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। अगर जहाँ से मैग्मा निकल रहा है, मैग्मा चैम्बर होगा, वो चैम्बर में ही जम गया और बड़ा सा डोम बन गया, तो बैथोलिथ बोलते हैं। चैम्बर से निकला तो लेकिन कहीं ऊपर जाके डोम छोटा सा बन गया, लैकोलिथ। और ऐसे फैकोलिथ क्या होता है, उसमें एंटीक्लाइन और सिनक्लाइन देखने को मिलते हैं। ऐसे उठा हुआ भाग एंटीक्लाइन और ऐसे सिनक्लाइन, ऐसे लेंस शेप के होते हैं ये, जैसे नहीं कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, जैसे लेंस शेप के होते हैं एंटीक्लाइन और सिनक्लाइन, तो इसको फैकोलिथ बोलते हैं। समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो अभी के लिए जाने दो इसको। लेकिन सिल और डाइक थोड़ा सा ध्यान रखना। और प्लूटोनिक रॉक किसको बोलते हैं? जो अंदर ही अंदर जम जाती है रॉक, उसको, ठीक है। अब यहाँ पे एटमॉस्फेयर स्टार्ट करने से पहले एटमॉस्फेयर करेंगे, क्लाइमेट करेंगे, और उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी में आ जाएंगे, हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी। इसको करवाने से पहले एक चीज़ मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, एंड दैट इज़, कभी हो सकता है इससे क्वेश्चन आपसे पूछ ले, एंड दैट इज़ कि ये वेदरिंग क्या होती है। अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई, एक्सोजिनस एजेंट्स मैंने बताया ना, देखो। और एक चीज़ मैंने आपको और बताई, और जो हमारे फोल्ड माउंटेन्स होते हैं, फोल्ड वाले, वो 2 तरह के होते हैं, यंग और ओल्ड। मतलब क्या है इनका यंग और ओल्ड का? अरे यंग और ओल्ड का क्या मतलब होगा? जैसे आदमियों के साथ मतलब होता है कि हम बोले ये यंग है तो इसका मतलब है कि ये बाद में इसका जन्म हुआ, ओल्ड है तो मतलब उसका बाद मतलब पहले जन्म हो गया था। इसमें क्या वो बड़ी बात? लेकिन ज्योग्राफी में बड़ी बात है क्या? यंग जो होते हैं इनकी हाइट अभी भी इंक्रीज़ हो रही है, ओल्ड वालों की हाइट डिक्रीज़ हो रही है। जैसे हिमालय की हाइट अभी भी इंक्रीज़ हो रही है रफली 2-3 सेंटीमीटर हर साल, और फोल्ड जैसे अरावली हमारे, उनकी हाइट डिक्रीज़। क्यों? क्योंकि इसमें जो है जो एंडोजेनिक यानी अंतर्जात बल, एंटोजेनिक फोर्सेस जो हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं, और इसमें बाहर जात ऑपरेट कर रहे हैं, एक्सोजेनस फोर्सेस। लेकिन ये कहना कि सिर्फ यही फोर्स ऑपरेट कर रहे हैं गलत है। एक्चुअल में यंग में एंडो ऑपरेट कर रहा है और एक्सो भी ऑपरेट कर रहा है, ओल्ड में एक्सो ऑपरेट कर रहा है, एंडो भी ऑपरेट कर रहा है। बस अंतर ये है कि एंडो एक्सो से बड़ा है और यहाँ एक्सो एंडो से बड़ा है। एंडो कहाँ से आ रहा है? जो प्लेट मूव कर रही है ना, अंदर से आ रहा है ना, एंडो अंदर से, यंग अंदर से आ रहा है, अंतर्जात बल। और एक्सोजेनस फोर्स ये क्या है? एक्सोजेनस फोर्स जो हमारा पानी मूव कर रहा है, विंड, हवा, मतलब हवा चल रही, विंड जो पानी मूव कर रहा है, रिवर वाटर, ये सब क्या है? एक्सोजेनस। सनलाइट पड़ रही है, धूप पड़ रही है, ये सब क्या है? ये बाहर से काम कर रहे हैं, ये चीज़ों को तोड़ते हैं, एंडोजेनिक बनाते हैं, एंडोजेनिक बनाते हैं। इनको हम बोलते हैं कि ये चीज़ों को बनाते हैं, यानी कि ये
माउंटेन बना सकते हैं या फिर कॉन्टिनेंटल। इनको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ओरोजेनिक, अगर माउंटेन बिल्डिंग है, माउंटेन बना रहे हैं तो ओरोजेनिक, और अगर कॉन्टिनेंट बिल्ड कर रहे हैं तो एपीरोजेनिक। इनको हम एंडोजेनिक फोर्सेस को डाइस्ट्रोफिज्म भी बोल देते हैं, ठीक है। जो माउंटेन बिल्डिंग या फिर कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग प्रोसेसेस होते हैं इनको हम डाइस्ट्रोफिज्म भी बोल देते हैं प्यार से, ठीक है। और जो एक्सोजेनस होते हैं इनको हम डेन्यूडेशन भी बोल देते हैं प्यार से। डेन्यूडेशन का मतलब होता है किसी चीज़ की क्षरण हो रहा है, कोई चीज़ डिस्ट्रॉय हो रही है। एंडोजेनिक कोई चीज़ बन रही है, एक्सोजेनिक चीज़ कोई बिगड़ रही है, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल इसी में एक टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं वेदरिंग। वेदरिंग जो होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये एक इन सितु प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस होता है? इन सितु। इन सितु का मतलब जहाँ पे कोई है वहीं पे। एक चीज़ ध्यान रखना, कुछ चीज़ें हैं, चलो मैं बाद में बताऊंगा, जैसे नेशनल पार्क वगैरह, वो यहाँ पे मैं नहीं पढ़ाऊंगा, वो एनवायरनमेंट का एक क्लास होगा। मैं इसलिए मुझे याद आ गया क्योंकि इन सितु एक्स सितु वहाँ भी पढ़ेंगे, एक्स सितु ये सब इन सितु क्या होता है, इसलिए मैंने आपको बताया। तो इन सितु जैसे ये कोई चट्टान है, ठीक। अब इस चट्टान में हो सकता है कि बहुत जोर की गर्मी पड़ रही हो, हीट पड़ रहा हो, जिसकी वजह से टूट जाए। हो सकता है बीच में ये रोडेंट्स वगैरह, जो चूहे और ये कीड़े वगैरह ये हैं सब, ये सब अपना काम कर रहे हो अंदर, धीरे धीरे तोड़ दें। सिर्फ चूहे तोड़ दें चट्टान को? जी हाँ, धीरे धीरे ना, करत करत अभ्यास जड़मत होए सुजान, सुना होगा तुमने, है ना। तो वही चीज़ कुछ है। तो ये है यहाँ पे कि धीरे धीरे वो काम करेंगे तो उस चीज़ को तोड़ सकते हैं। या फिर हो सकता है कि मान लो गैप था और गैप में पानी भर गया, और पानी क्या है कि पानी वो एक्सपैंड करेगा, ठीक है, फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जमेगा तो पिघलेगा, तो इस तरह से धीरे धीरे क्या रॉक में असर पड़ेगा और रॉक के टूटने के चांसेस रहते हैं। तो वेदरिंग एक इन सितु प्रोसेस है जहाँ पे कोई चट्टान अपनी ही जगह पर टूट जाए, ठीक है। वेदरिंग इसको बोलते हैं। और जब इरोजन क्या होता है? इरोजन मतलब क्षरण। इरोजन का मतलब है जैसे वेदरिंग से जो चीज़ टूटी, अब वो चीज़ जो है क्या होगी, उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा, वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, इरोजन उसको बोलते हैं, ठीक है। वेदरिंग किसी की वजह से हो सकती है, केमिकल की वजह से हो सकती है तो केमिकल वेदरिंग बोलेंगे, ठीक है। मैकेनिकल यानी कि अगर हीट वगैरह पड़ रही तो उसको मैकेनिकल वेदरिंग बोलते हैं। तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदरिंग भी होते हैं। तो वेदरिंग आपको थोड़ा समझ में आ गया, इन सितु प्रोसेस होता है कोई चीज़ का टूटना। इरोजन फिर वो चीज़ जो मूव करेगी वहाँ से, उसको इरोजन बोलेंगे, ठीक है। डेन्यूडेशन, डाइस्ट्रोफिज्म, बस इतना सा। अब आते हैं एटमॉस्फियर पे, वायुमंडल पे। अब ये जो एटमॉस्फियर है यानी कि जो वायुमंडल है, इसका एवोल्यूशन सबसे पहले हमें पढ़ना है। बायोलॉजिकल भी होता है, दीवाने कोई माउंटेन दी माझी। आपका ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल कौन सा है? पर दो हैं, पर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, ठीक है। परमार SSC और एक SSC GK क्विज ग्रुप है। वाओ, वेरी नाइस वीडियो सर जी, थैंक यू हंटर जी। सर विच इज़ मेन फैक्टर फॉर एक्स सितु? एक्स सितु के लिए मेन फैक्टर या फिर इन जनरल अगर मैं एक्सोजेनस फोर्सेस के लिए एक जो मेन फोर्स है वो है सन। सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल एक्सोजेनिक मूवमेंट्स, एक्सोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक अंदर से जो वो मूव कर रही हैं, क्यों मूव कर रही हैं? एस्ट्रोनोस्फेयर के ऊपर मूव कर रही हैं, उतनी देर से वही तो कर रहे हैं, तो वो उनका तो पावर वहाँ से मिल रहा है। ये हवा क्यों चल रही है अभी तुम्हें पता चलेगा, वो भी सन की वजह से ही हवा चल रही है। पानी क्यों बरस रहा है? सन की वजह से ही कहीं ना कहीं एक कॉज है वो। तो सब ये इनका रीज़न क्या है? सन ही है, ठीक है। तो सन इज़ द प्राइमरी सोर्स। अब आते हैं एटमॉस्फेयर का। इसका सीधे ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर में नहीं घुस जाएंगे, हम पहले इसको करेंगे कि इसका एवोल्यूशन क्या हुआ था। 3 फेजेस में इसका एवोल्यूशन हुआ था, मतलब ये एटमॉस्फेयर बना कैसे है। तो एटमॉस्फेयर का जैसे मैंने बताया 3 फेजेस में पहला फेज था लॉस ऑफ प्रीमॉर्डियल एटमॉस्फेयर। लॉस ऑफ प्रीमॉर्डियल एटमॉस्फेयर यानी कि जो पहले से एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट कर रहा था हमारी अर्थ पे, जिसमें कि हाइड्रोजन और हीलियम बहुत ज़्यादा था, तो वो सोलर जो हमारे फ्लेयर्स थे, सोलर विंड्स थे, उन्होंने इसको स्ट्राइप ऑफ कर दिया इसको। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है जिसको हम बोलते हैं डी गैसिंग। डी गैसिंग क्या होता है? डी गैसिंग होता है आउट पोरिंग ऑफ गैसेस। जो अंदर से मैग्मा और लावा निकलता था तो उसमें गैसेस भी निकलती थी, तो आउट पोरिंग ऑफ गैसेस हुआ। फिर तीसरा क्या है? तीसरा है जो हमारे अर्थ में जो हमारे लिविंग बींग्स थे, उन्होंने थ्रू दी प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रेजेंट फॉर्म जो है हमारा एटमॉस्फेयर का, उसको इवॉल्व किया। ये 3 फेज याद करने हैं आपको, ठीक। और हमारी अर्थ में जो जीवन है वो सबसे पहले बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में आया था। और कमेंट में बताइए अगर आप बता सकते हैं, तो मैंने PYQ सीरीज बताया था कितने पार्ट ऑफ अर्थ हमारी जो अर्थ है, मैंने नहीं बताया पीछे, इंपॉर्टेंट है, CGL मेंस पे सवाल बना था, प्लीज़ उसको वहाँ पे ऐड करिएगा कि हमारी अर्थ की एज कितनी है।
PYQ सीरीज़ पे तो n नंबर ऑफ टाइम बता चुका हूँ, यहाँ पे मैं अभी बताना भूल गया, एंड दैट इज़ 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। इतनी हमारी अर्थ की एज है। अब ये अर्थ की जितनी भी हमारी एज है, इसमें लाइफ कितने से पॉसिबल, मतलब कब से कब तक है, तो लाइफ ध्यान रखना पिछले 3.8 बिलियन ईयर से है, विच इज़ रफली 80% ऑफ अर्थ का टोटल लाइफ। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। अब आते हैं ये ट्रोपोस्फीयर स्ट्रेटोस्फीयर जो हमारी डिफरेंट एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं। अब एटमॉस्फेयर टिका क्यों हुआ है, क्यों एटमॉस्फेयर टिका हुआ है? ये अर्थ की ग्रेविटी की वजह से, जो पृथ्वी का हमारा गुरुत्वीय बल है उसकी वजह से यहाँ पे ये टिका हुआ है। कितनी लेयर्स हैं तो अभी देखते हैं। ट्रोपोस्फियर जिसको क्षोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फियर समताप मंडल, मेसोस्फियर मध्य मंडल, थर्मोस्फियर को ही हम आयन मंडल बोलते हैं, आयनोस्फियर बोलते हैं, एक्सोस्फियर यानी कि बाह्यमंडल। ठीक, अब सबसे पहले ट्रोपोस्फियर से स्टार्ट करेंगे, क्षोभ मंडल से स्टार्ट करेंगे। क्षोभ मंडल में ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है जो हमें पढ़ना है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो ट्रोपोस्फियर जो है ट्रोपोस वर्ड से आता है, जिसका मतलब होता है रीजन ऑफ मिक्सिंग। इसका मतलब क्या होता है? रीजन ऑफ मिक्सिंग होता है इसका मतलब, जहाँ पे गैसेस मिक्स होती हैं, इसीलिए इसको रीजन ऑफ मिक्सिंग बोलते हैं। सबसे निचली लेयर होती है, यहीं पे ही हम लोग रहते हैं, यहीं पे ही सारे वेदर फिनोमिना होते हैं। तो जितने भी वेदर फिनोमिना होते हैं, जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं, वो सब यहीं पे ही होते हैं। वेदर फिनोमिना सारे यहीं पे होते हैं ट्रोपोस्फियर में, क्षोभ मंडल पे। ट्रोपोस्फियर में ऊपर जाने में टेम्परेचर घटता है। ट्रोपोस्फियर में क्या होता है, एक तो मैंने बता दिया रीजन ऑफ मिक्सिंग है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नोट्स तो आपको वैसे भी मिल ही जाएंगे लेकिन फिर भी ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या बताया, और जितने भी वेदर फिनोमिना होते हैं यानी कि मौसमी घटनाएं होती हैं, वो सब यहीं पे होते हैं। तो वेदर फिनोमिनन जितने होते हैं वो सब यहीं पे होते हैं। बाकी ट्रोपोस्फियर में टेम्परेचर डिक्रीज़ करता है, टेम्परेचर डिक्रीजेस विथ हाइट। कितना डिक्रीज होता है? तो 1 किलोमीटर ऊपर जाने पे 6.5 डिग्री सेल्सियस, या फिर 165 मीटर ऊपर जाने में 1 डिग्री सेल्सियस। इसी चीज़ को हम बोलते हैं लैप्स रेट, गिरावट की दर। अब ट्रोपोस्फियर में इसकी थिकनेस पूछ लेता है कि थिकनेस कितनी होती है। तो सर ये वैरी करती है मतलब ये इक्वेटर पे तो मैक्सिमम होती है, 18 किलोमीटर की इसकी थिकनेस होती है, यानी 18 किलोमीटर तक जाती है। और पोल्स पे, ध्रुवों पे ये सिर्फ 8 किलोमीटर तक जाती है। यानी इसका जो एवरेज निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, ज़रा कमेंट में आप बताएंगे तो ये वो एवरेज हो जाएगा। तो ये ट्रोपोस्फियर वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, और जहाँ पे ट्रोपोस्फियर ख़त्म होगी और स्ट्रेटोस्फियर शुरू होगी उसको हम ट्रोपोपॉज बोलेंगे। ट्रोपोपॉज, जहाँ से ट्रोपोस्फियर ख़त्म और स्ट्रेटोस्फियर शुरू। आ जाते हैं दूसरी लेयर पे, समताप मंडल पे। अब समताप मंडल में क्या है, तो इसका एवरेज निकल के आएगा 13 किलोमीटर। अब दोनों याद रखना, कितना इक्वेटर पे कितना पोल्स पे, ये भी आपसे अलग अलग भी पूछता है। स्ट्रैटोस पे आते हैं। स्ट्रैटोस में ये है कि यहाँ पे आपको टेम्परेचर की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। टेम्परेचर इंक्रीजेज विद हाइट, यहाँ पे विद हाइट ही हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपको क्यों टेम्परेचर इंक्रीज देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ओजोन लेयर देखने को मिलेगी। ओजोन लेयर रफली कहाँ देखने को मिलेगी, तो 35 किलोमीटर की हाइट में, 35 किलोमीटर में। वैसे तो स्ट्रेटोस्फेयर की टोटल थिकनेस की अगर हम बात करें कहाँ तक जाती है, तो 50 किलोमीटर तक जाती है ये। और जहाँ पे ये ख़त्म होगी और मेसोस्फेयर शुरू होगी उसको हम स्ट्रेटोपॉज बोलेंगे, स्ट्रेटोपॉज, ठीक है। और यहीं पर जो हमारे जेट्स वगैरह होते हैं यहीं पर फ्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मौसमी घटनाएँ नहीं होती हैं, वेदर फिनोमिना नहीं होते, इसलिए वो सारे कहाँ पे होते हैं, ट्रोपोस्फियर में होते हैं। और ओजोन डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, ओजोन की थिकनेस किससे मेजर करते हैं। और ओजोन को लेके प्रोटोकॉल नहीं पूछूंगा, मॉन्ट्रियल की गाली वगैरह, वियना वगैरह, वो सब एनवायरनमेंट वाली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब आते हैं मेसोस्फियर में, मध्य मंडल में। मध्य मंडल जो है, मेसोस्फियर की अगर हम बात करें तो मेसोस्फियर ये सबसे कोल्डेस्ट लेयर है, सबसे ठंडी है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये आग के गोले आ रहे हैं, तो ये मेटियोराइट्स हैं, यानी उल्का पिंड है जो यहाँ पे आके ख़त्म हो जाते हैं, यानी मेटियोराइट्स बर्न अप हियर और एंड है, ठीक है। और मेसोस्फियर में ऊपर जाने में टेम्परेचर घटता है, इसीलिए सबसे ये ठंडी भी है, ध्यान रखना, टेम्परेचर डिक्रीज़ करता है ऊपर जाने पे। इसके ऊपर थर्मोस्फियर, यहाँ पे क्योंकि आयंस देखने को मिलते हैं तो इसी वजह से इसको आयनोस्फियर बोलते हैं। और ये जो आयंस होते हैं ये रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करने का काम करते हैं, जो हम सिग्नल्स यहाँ से भेजते हैं अर्थ से, तो रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करते हैं
और आयंस के फॉर्म में होते हैं, तो यहाँ पे हम इसको आयोनोस्फीयर भी बोलते हैं, थर्मोस्फीयर को, ठीक है। और ये जो होती है इसमें ऊपर जाने में टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है, तो बड़ा आसान इसको याद करना, पहले डिक्रीज़ देन इंक्रीज़, फिर डिक्रीज़ फिर इंक्रीज़, और ये सबसे हॉटेस्ट लेयर होती है, सबसे गर्म लेयर होती है। इसके बियॉन्ड बाह्य मंडल होता है जिसको हम एग्जॉस्फियर बोलते हैं। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। ट्रोपोस्फियर में गैसेस का कॉम्पोजिशन क्या होता है वो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो गैसेस का कॉम्पोजिशन क्या होता है ट्रोपोस्फियर में, तो ध्यान ये रखना, यहाँ पे मैं लेफ्ट साइड में लिख रहा हूँ गैसेस का कॉम्पोजिशन इन दी ट्रोपोस्फियर, जहाँ पे हम रहते हैं क्या होता है क्षोभ मंडल में। तो आपको पता है नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होती है, और नाइट्रोजन ज़रा कॉमेंट में बताइए हम कहाँ पर भरते हैं नाइट्रोजन, क्या हमारी एक रिएक्टिव गैस होती है फिर अनरिएक्टिव टाइप गैस होती है। ऑक्सीजन कितना होता है 21%, और नाइट्रोजन की एटॉमिसिटी ज़रा बताइएगा, ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी बताइएगा। इसके बाद ऑर्गन होती है, और ऑर्गन को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, ग्लास बल्ब मत लिख देना बस, ठीक है, बल्ब मत लिख देना और कुछ बताना, ठीक है। 0.9%। CO2 कितनी होती है 0.036% होती है। नाइट्रोजन डायटोमिक, ऑक्सीजन डायटोमिक, ऑर्गन मोनोएटोमिक, और कार्बन डाइऑक्साइड ट्राई एटोमिक, एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन के एटम मिलके CO2 का मॉलिक्यूल बनाएं, इसलिए ट्राई एटॉमिक होगा, ये साफ साफ दिख रहा है। H2O भी ट्राई एटॉमिक। अब ऑर्गन कहाँ पे यूज़ करते हैं मैंने आपको बताया भी है, और मैंने क्विज़ भी डाला था परमार SSC वाले पे, कि जो ग्लास पेन्स होते हैं, जो डबल ग्लास पेन होते हैं, तो उसके बीच में यूज़ करते हैं, बिकॉज काफ़ी अच्छा इंसुलेटर होता है ये, ठीक है। और नाइट्रोजन की अगर बात करें तो इसको हम टायर्स वगैरह में और चिप्स पैकेट में यूज़ करते हैं, बिकॉज ये अनरिएक्टिव होती है, और अगर हम ऑक्सीजन भर देंगे तो ऑक्सीजन की वजह से रैंसिडिटी हो जाती है, जो कि एक किस तरह की रिएक्शन होती है। अब यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि हमारी ये जो, इसको छोड़ो अभी आगे पढ़ेंगे, अल्बीडो लिखा हुआ है, अल्बीडो में आगे पढ़ेंगे, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हम पढ़ेंगे अर्थ सरफेस में कितना वाटर कहाँ पे है। हमने अभी पढ़ा था कि अर्थ में हमारी 71% वाटर है, अर्थ हमारा 71% वाटर है, 21% लैंड है। इस 70% वाटर में क्या हो, मैं आपको बोलूँ कि 92% रफली, या फिर हाँ ऐसे ही मान लो 92.4% लगभग, ठीक है। आपका क्या है 92.8% रफली, आपका कितना बचेगा, रुको 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 एक सेकेंड रुको। आपका रफली जो 2.8% वाटर है रफली, ये फ्रेश वाटर है। क्या है फ्रेश वाटर, जो पीने योग्य है। अब बच गया कितना, तो बच गया ये 97.2%, है ना, अभी सही है मैथ्स। तो ये है आपका सॉल्ट वाटर, जो कि मोस्टली आपको ओशंस में देखने को मिलता है। यानी 71% जो अर्थ में वाटर है उसका सिर्फ 2.8% ही फ्रेश है, बाकी का पीने योग्य नहीं है। और ये जो 2.8 जिसको यहाँ पे 2.5 दिखाया है, ठीक है, कहीं कहीं पे आपको 2.8, कहीं कहीं पे 2.6, कहीं कहीं 2.5 दिखाते हैं, बट 2.8 याद रखना है, मैं SSC का डेटा कोट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो फ्रेश वाटर जितना है उसका 68%, फ्रेश वाटर का 68.7% ग्लेशियर और आइस कैप्स में रखा हुआ है। उसके बाद ग्राउंड वाटर में 30% वाटर है, और उसके बाद जो है आपको ये लेक्स वगैरह में देखने को मिलेगा। तो सर ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सा डेटा लग रहा है, याद क्या करना है इसमें। पहली बात तो ये जो मैंने ये डेटा लिखा लाल लाल से, ये याद करना है। फिर आपको ये याद करना है कि जो भी 2.8% वाटर है उसमें सबसे ज़्यादा ग्लेशियर और आइस कैप में है, उसके बाद ग्राउंड वाटर में है, उसके बाद ग्राउंड वाटर के फॉर्म में है, एंड उसके बाद वो आपका किसके फॉर्म में, लेक्स वगैरह में, सरफेस वाटर, ठीक। अब परसेंटेज इसमें भी याद कर लेना, ग्लेशियर का 68.7%, बाकी और कुछ याद नहीं करना है। ग्राउंड वाटर का 30% याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये बस ऑर्डर याद कर लेना, ग्लेशियर और आइस कैप में सबसे ज़्यादा, देन ग्राउंड वाटर, देन लेक्स वगैरह में, और परसेंटेज इन ग्लेशियर, बस इतना याद करना है। अब ये सर क्या है, कुछ नहीं है, बस एक फैक्ट याद करना, ये एक्वीफर। एक्वीफर क्या होता है, वाटर स्टोर्ड इन हार्ड रॉक्स। वाटर कंजर्वेशन जो हमारी डिफरेंट टेक्निक्स होती है वो एनवायरनमेंट वाले में हम पढ़ेंगे, ठीक है। जो हम हिमालयाज़ में, जो हमारे हिमालयन जो रीजन होते हैं वहाँ पे इसको कुल्स के नाम से जानते हैं, कुल्स, KUHLs, तो वो हम वहाँ पे देखेंगे इसको, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे, अरे यार यहाँ पे मैंने एक हेडिंग डाली थी, हाँ ये है आपका। अभी हम स्टार्ट करेंगे क्लाइमेट एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं, जल्दी से बताएंगे।
किसी को यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? जल्दी से। सर ये परसेंटेज किसने निकाला? अरे जिसने भी निकाला यार, निकालने दो, तुमको एग्ज़ाम निकालने से मतलब, निकालने दो परसेंटेज, इसको निकालना है। वेर इज़ कार्बन लाइन? कार्बन लाइन आपका एग्जोस्फीयर के बियॉन्ड होता है, कार्बन लाइन एग्जोस्फीयर के बियॉन्ड होता है, ठीक है रोहन? नो सर, ठीक है। अब यहाँ से हम देखेंगे, हमारा लास्ट टॉपिक है ये इन दिस वर्ल्ड ज्योग्राफी, और वो है क्लाइमेट एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। ध्यान से सुनिएगा इसको। क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंस क्या होता है? तो वेदर हम शॉर्ट टर्म चेंजेस को लेते हैं, क्लाइमेट में हम लॉन्ग टर्म चेंजेस को लेते हैं। जैसे कि मेरे भी कानपुर में बारिश हो रही है, ठीक है, तो मैं ये नहीं बोल दूंगा कानपुर का जो क्लाइमेट है वो रेनी क्लाइमेट है, नहीं, वो गलत होगा। वहाँ का वेदर रेनी है। क्लाइमेट हम लेते हैं 30 साल का डेटा, 30 साल का डेटा लेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, तब हम डिसाइड करेंगे कि यहाँ ड्राई क्लाइमेट है, रेनी है, या फिर कैसा विंटर टाइप का क्लाइमेट है यहाँ पे। तो 30 साल का डेटा लेते हैं। कितने फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट किसी भी जगह का इफेक्ट करते हैं? टोटल 6 फैक्टर होते हैं, ध्यान रखिएगा। पहला फैक्टर लैटिट्यूड, अक्षांश। अब सर हमें पता है कि ये इक्वेटर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, यहाँ पे कम गर्मी पड़ेगी, यहाँ पे एकदम भयंकर बर्फबारी पड़ रही होगी। तो लैटिट्यूड जैसे इक्वेटर से दूर जाओगे तुम ऊपर या नीचे, तो तुम्हें क्लाइमेट में डिफरेंस देखने को मिलेगा। दूसरा, लॉन्गिट्यूड मत लिख देना, लॉन्गिट्यूड इफेक्ट नहीं करता है, ना ना ना, ठीक है। जैसे कि मतलब ये लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, लॉन्गिट्यूड इफेक्ट नहीं करता कि ये एक लॉन्गिट्यूड है और ये एक लॉन्गिट्यूड है, तो इस लॉन्गिट्यूड पे कुछ और क्लाइमेट होगा, इस लॉन्गिट्यूड पे कुछ और क्लाइमेट होगा, क्योंकि इस लॉन्गिट्यूड पे ना जाने कितनी सारी नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक जगह आ रही होंगी। उसी तरह इस लॉन्गिट्यूड पे भी नॉर्थ पोल से लेके, क्योंकि वो जो हमारे लॉन्गिट्यूड है वो नॉर्थ से साउथ पोल चल रहे हैं, ना जाने कितनी जगह वहाँ आ रही होंगी, तो लैटिट्यूड होता है ये, ठीक है। ऑल्टीट्यूड, अब कई सारी जगह होती हैं, जैसे मतलब राजस्थान है आपका, और नॉर्थ ईस्ट का मतलब अरुणाचल ले लो, सिक्किम ले लो, सिक्किम और राजस्थान एक ही उसमें है, लेकिन सिक्किम में बहुत ठंडा टेम्परेचर होता है, राजस्थान में भयंकर गर्मी, जबकि सेम लैटिट्यूड पे। ऐसा क्यों? क्योंकि सिक्किम ऑल्टीट्यूड पे है ना, हाइट पे है, वहाँ पे हिमालय है, तो बहुत ऊंचाई पे, वो हिमालय पे स्थित है, इसलिए तो ऑल्टीट्यूड आ जाता है यहाँ पे। तीसरा फैक्टर क्या होता है? तीसरा फैक्टर होता है कॉन्टिनेंटैलिटी फैक्टर, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जिसको बोलते हैं महाद्वीपीयता, हिंदी में महाद्वीपीयता बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसे रिपीटेडली आता है, ध्यान से इसको समझिएगा। क्या होता है कॉन्टिनेंटैलिटी? देखो होता क्या है कि आपको भी पता है कि जैसे हमारा ये प्यारा भारत है, ठीक है, तो इस प्यारे भारत में काफ़ी सारी जगह हैं, जैसे अगर आप चले जाओ बेंगलोर चले जाओ, ठीक है, मुंबई चले जाओ, ठीक है, या फिर उड़ीसा में आप चले जाओ, ठीक है, चेन्नई चले जाओ, तो यहाँ गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी और सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती बैंगलोर वगैरह में। लेकिन वही कानपुर में आ जाओ, दिल्ली में आ जाओ, ठीक है, हमारे पंजाब के कुछ जगहों में जैसे जैसलमेर वगैरह में आ जाओ, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर ऑब्जर्व होते हैं। क्या देखने को मिलता है? एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर। एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर का मतलब ये है कि कभी तो टेम्परेचर बहुत कम, कभी तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा। इसी को बोलते हैं डायरनल यानी डेली, या फिर एनुअल यानी एनुअली रेंज ऑफ टेम्परेचर। रेंज ऑफ टेम्परेचर यानी तापमान की जो रेंज है वो बहुत भयंकर है, कभी बहुत कम कभी बहुत ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे काफ़ी रेंज, यहाँ पे लो रेंज है, चाहे वो डायरनल डेली की बात कर लो, डेली टेम्परेचर, या फिर एनुअल की बात कर लो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे समुद्र है, ओशन है, और समुद्र का एक होता है मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस। समुद्र का क्या होता है? मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस होता है, और इस मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस की वजह से ये क्या करता है, जितनी भी कोस्टल जगह होती हैं वहाँ पे अपने इस मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस को लाता है, और यहाँ पे टेम्परेचर को नॉर्मल कर देता है, ठीक है, जो साइड की हमारी जगह होती है यहाँ पे। और जो अंदर की जगह होती हैं, ठीक है, जो यहाँ की अंदर की जगह होती हैं आपकी, जो समुद्र से काफ़ी दूर है, तो यहाँ पे क्या फैक्टर ऑब्जर्व होता है? कॉन्टिनेंटैलिटी इसी को बोलते हैं, जिसकी वजह से जो रेंज होती है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। क्लियर है यहाँ तक कॉन्टिनेंटैलिटी वाला फैक्टर? चौथा फैक्टर पे आते हैं। फोर्थ फैक्टर क्या होता है? फोर्थ होता है हमारा ओशन करंट, ठीक है, फोर्थ होता है हमारा ओशन करंट, जिसको हम बोलते हैं महासागरीय जलधाराएं। अब इसके बारे में भी पढ़ेंगे। और पांचवा होता है आपका ये हो गया, पांचवा होता है आपका प्रेशर और विंड सिस्टम, ठीक है, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, इसको भी पढ़ते हैं, ठीक है।
तो ओशन करंट हो गया, लैटिट्यूड हो गया, ऑल्टीट्यूड हो गया, ऑल्टीट्यूड लिख दिया, कॉन्टिनेंटलिटी लिख दी, प्रेशर विंड सिस्टम लिख दिया। एक कौन सा मिस हो रहा है, कोई तो मिस हो रहा है यहाँ पे, इंसोलेशन होगा, ठीक है, इंसोलेशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। अब ये इंसोलेशन से एक चीज़ मुझे यहाँ पे याद आई है, एंड दैट इज़ कि ट्रोपोस्फियर में मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर ऊपर जाने में घटता है, दैट इज़ टेम्परेचर डिक्रीजेज ऑन मूविंग अबव। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का थोड़ा सा जल्दी से रीज़न समझ लीजिए, ज़्यादा हमें डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है इसके रीज़न के पीछे में। क्योंकि होता क्या, जो हमारे अर्थ में जो इंसोलेशन आता है, जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन आता है, ये हीट आती है, तो ये शॉर्ट वेवलेंथ के फॉर्म में होता है, शॉर्ट वेवलेंथ। इसकी वजह से हमारा एटमॉस्फेयर हीट नहीं होता है। हमारा हीट, जो एटमॉस्फेयर हीट होता है, वो इन लॉन्ग वेवलेंथ के फॉर्म में जो रेडिएशन होता है, जिसको कि हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोलते हैं, क्योंकि ये स्ट्राइक होने के बाद, हमारी अर्थ से स्ट्राइक होने के बाद जो रेडिएशन हो रहा है, इसको लॉन्ग वेव या फिर टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोलते हैं, जो कि लॉन्ग वेवलेंथ के फॉर्म में होता है। यहाँ पे हमारी कुछ गैसेज होती हैं, CO2, मीथेन, वाटर वेपर। इन सब की खासियत होती है कि शॉर्ट वेवलेंथ वाली लाइट के लिए तो ट्रांसपेरेंट होती हैं, यानी उसको आने देती हैं, पूरा क्रॉस होने देती हैं खुद को, लेकिन लॉन्ग वेवलेंथ के लिए ट्रांसपेरेंट नहीं होती हैं, ओपेक होती हैं, मतलब उसको कैप्चर कर लेती हैं, और यहीं से एक ग्रीन हाउस का इफेक्ट निकल के आता है। मोर अबाउट दिस ऑन दी आर नेक्स्ट वीडियो, जो हमारा एनवायरनमेंट पे होने वाला है। अभी एनवायरनमेंट का क्लास नहीं हो रहा है, अभी तो हमारा अगला सेशन परसों करंट अफेयर्स का होगा, उसके बाद हिस्ट्री का होगा, उसके बाद बैक टू बैक विदाउट एनी गैप इकोनॉमिक्स होगा, देन एंशिएंट इकोनॉमिक्स होगा, देन आपका एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी होगा, देन उसके बाद आई थिंक फिर से करंट अफेयर्स है, उसके बाद फिर से करंट अफेयर्स है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के बाद उसके बाद फिजिक्स लगा हुआ है, एंड उसके बाद ख़त्म। उसके बाद देखेंगे कुछ छोटे छोटे जो टॉपिक्स बचे हुए हैं, हाँ बायोलॉजी तो बचा ही हुआ है, तो बायोलॉजी का करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे इस तरह से लाइन बाई लाइन लगे हुए हैं। क्लियर इतनी चीज़। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट इसी को बोलते हैं, जो हमारी ये CO2 और वाटर वेपर और मेथेन जैसी गैसेज होती हैं, ये इसी वजह से इस एटमॉस्फेयर को हीटअप करती हैं। तो एटमॉस्फेयर हमारा हीटअप होता है लॉन्ग वेवलेंथ रेडिएशन या फिर टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की वजह से, ना कि इंसोलेशन की वजह से। तो 6 फैक्टर्स हो गए। अब यहाँ पर मैंने आपको शुरू के 3 समझा दिए कैसे इफेक्ट करते हैं, अब बाकी के 3 देखते हैं, नीचे के 3 के। तो सबसे पहला कौन सा देखें, इंसोलेशन तो मैंने अब ये भी अभी आपको समझा दिया। अब ओशन करंट और प्रेशर और विंड सिस्टम समझते हैं। अब इंसोलेशन आपको ये पता है सर कि इंसोलेशन जो है इक्वेटर पे इक्वेटर्स वगैरह जो हमारी ये इधर की ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जो बीच के रीजन, यहाँ पे इंसोलेशन ज़्यादा रिसीव होता है। यहाँ पे स्लैंटिंग रेस पड़ती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बियॉन्ड, तो उतनी गर्मी नहीं पड़ेगी वहाँ पर। और जो हमारे ये होते हैं जिसको कि हम फ्रिजिड जोन बोलते हैं, फ्रिजिड जोन क्या होता है हमारे 66.5 डिग्री आर्कटिक सर्कल के बियॉन्ड और 66.5 डिग्री साउथ एंड एंटार्क्टिक के बियॉन्ड, इनको बोलते हैं फ्रिजिड जोन। यहाँ पे 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहती है फ्रिजिड जोन पे, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब आते हैं प्रेशर और विंड सिस्टम समझते हैं। विंड क्यों चलती है वो अब हम यहाँ पे समझेंगे। विंड चलती है प्रेशर डिफरेंस की वजह से, जब दाब में अंतर होता है, और विंड हमेशा चलती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, यानी उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है, ठीक। अब जो हमारी कोल्ड विंड होती है, ठंडी, उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो भारी होती है, डेंस होती है, और वो सिंक करती है, नीचे की तरफ बैठती है। इसका उल्टा हमारी जो लो प्रेशर क्यों क्रिएट होता है, जहाँ पे वार्म विंड होती है। और वार्म विंड की प्रॉपर्टी होती है कि ये लाइट होती है और ये राइज करती है, ऊपर उठती है, तो वार्म एयर राइज करती है। अब जब मान लो ये ज़मीन है, यहाँ पे गर्म हवा है, राइज करेगी, यहाँ पे तो सर कोई प्रेशर लगाने वाला ही नहीं है, लो प्रेशर। ठंडी हवा है, नीचे बैठेगी, जबकि जम के प्रेशर लगाएगी तो हाई प्रेशर, ठीक। अब यहाँ से क्या हुआ, ये विंड सिस्टम क्रिएट हुआ। देखो हमें पता है कि इक्वेटर से ज़्यादा तो गर्मी कहीं पड़ नहीं सकती, इसको थोड़ा सा ध्यान समझना, काफ़ी लोगों को यहाँ पे दिक्कत हो जाती है। बहुत ज़्यादा तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप समझ पाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट, ITCZ डोल्ड्रम जो मैं आपको बताऊंगा, वो चीज़ें तो इंपॉर्टेंट है नो डाउट, लेकिन ये फिर आपको काफ़ी लोगों को समझ नहीं आती। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैं खुद ड्रॉ करता हूँ, ये हुआ हमारी अर्थ। इक्वेटर से ज़्यादा तो गर्मी कहीं नहीं पड़ेगी, और पोल से ज़्यादा ठंडी कहीं नहीं पड़ेगी। अभी बताया जहाँ गर्मी पड़ती है वहाँ लो प्रेशर, जहाँ ठंडी पड़ती है वहाँ हाई प्रेशर। ये बात तो क्लियर है। विंड चलती है हाई से लो, तो ऐसे चला दोगे सीधे, अरे ऐसे कहीं चला दोगे, बीच में भी तो कुछ है, बीच में तो कुछ नहीं है। तो हाई से क्या है, जब लो प्रेशर है, वार्म विंड है, वार्म विंड क्या करती है, राइज करती, उठेगी, कब तक उठेगी,
जब तक कि ठंडी नहीं हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है ऊपर जाने में टेम्परेचर ठंडा होता है ना ट्रोपोस्फियर में, तो ठंडी हो जाएगी। अब ठंडी वाली ऐसे ऐसे मूव करेगी ट्रोपोपॉज में और गिर जाएगी, क्योंकि ठंडी हो गई है तो वो गिर जाएगी। जब गिर जाएगी तो यहाँ ठंडा ठंडा माहौल क्रिएट कर देगी। यहाँ जहाँ ठंडा ठंडा माहौल क्रिएट कर देगी, इसी को बोल देते हैं सब ट्रॉपिकल हाई। हाई क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ठंडा है मतलब यहाँ पे वो विंड सिंक कर रही है, इसलिए सब ट्रॉपिकल हाई। ये पूछा नहीं है कभी सब ट्रॉपिकल हाई, लेकिन ठीक है अभी सुन लो। ऐसे यहाँ पे भी आपका ये भी ऐसे यहाँ पे भी सब ट्रॉपिकल हाई बन जाएगा, यहाँ पे हाई, ठीक है। अब होता क्या है, क्योंकि ये ठंडी हवा है, ठंडी हवा की मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी काफ़ी कम होती है, तो बारिश नहीं कर पाती है ये। तो इसी वजह से यहाँ के जो लैटिट्यूड हैं, ये 30 डिग्री नॉर्थ और जो 30 डिग्री साउथ, इनको हम बोलते हैं अश्व अक्षांश, ठीक है। हॉर्स लैटिट्यूड यानी अश्व अक्षांश, इसको भी क्या बोलेंगे? हॉर्स लैटिट्यूड यानी कि अश्व अक्षांश। समझ में आ गया? अब हॉर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे सेलिंग करते थे, तस्करी होती, मतलब या फिर इनकी ट्रेडिंग होती थी हॉर्सेस की, तो शिप्स आते थे यहाँ पे, शिप्स मूव नहीं कर पाते थे क्योंकि यहाँ पे हवा नहीं चलती थी, तो हॉर्सेस को यहीं पे फेंक दिया जाता था, ऐसी मान्यता है, तो इसलिए हॉर्स लैटिट्यूड, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हाई प्रेशर है, तो हाई से विंड तो लो की तरफ चलती है, यहाँ भी हाई है, यहाँ पे भी हाई है ना, तो हाई से लो की तरफ ऐसे चलेगी, हाई से लो की तरफ चलेगी। लेकिन होता क्या है, तुम यहाँ पे देखो, ये से लहर रही है। लहर क्यों रही है सर? क्योंकि एक फोर्स होता है कॉरियोलिस फोर्स। ये कॉरियोलिस फोर्स क्या करता है? चीज़ों को उत्तरी गोलार्ध में, नदर्न हेमिस्फीयर में राइट यानी कि दाएं ओर डिफ्लेक्ट कर देता है, और सदर्न हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्ट की ओर डिफ्लेक्ट कर देता है। तो ये ऐसे ना सीधे ना जाके ऐसे मूव करेंगे, ये लेफ्ट की ओर, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर की बात हो रही तो ऐसे ऐसे मूव करेंगी। यानी कि मैं इनको हटा सकता हूँ, ये, ठीक है। यानी कि एक्चुअल में इनका कुछ ऐसे मूवमेंट होगा। ये कॉरियोलिस फोर्स सर आता क्यों है? ये कॉरियोलिस फोर्स का जो रीज़न होता है वो अर्थ का रोटेशन होता है, जो पृथ्वी घूर्णन करती है, रोटेट करती है, उसकी वजह से। कॉरियोलिस फोर्स इक्वेटर पे ज़ीरो होता है, और पोल्स पे मैक्सिमम होता है। पोल्स पे कितना होता है? मैक्सिमम होता है, ये ध्यान रखना है आपको, पोल्स पे मैक्सिमम होगा। और जितनी ज़्यादा विंड की स्पीड होगी उतना ही ज़्यादा कॉरियोलिस फोर्स लगेगा। जैसे मान लो ये बॉल जा रही है, ठीक है, ये कोई बॉल है, जा रही है एक स्पीड से, मैंने हल्का से इसमें फोर्स लगाया, डिफ्लेक्ट हो गई। ये बहुत भयंकर स्पीड से जा रही है, मैंने उतना ही फोर्स लगाया तो बहुत भयंकर डिफ्लेक्ट हो गई है, ठीक। ये यहाँ पे क्या है, इनको क्या बोलेंगे? ये हो गई हमारी नॉर्थ ईस्टर्ली विंड, और ये साउथ ईस्टर्ली। किसी विंड का नाम उसके डायरेक्शन ऑफ ओरिजिन पे पड़ता है, तो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन है। तो नॉर्थ ईस्टर्ली, साउथ ईस्टर्लीज जहाँ पे मिलती हैं उसी जोन को हम बोलते हैं EITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, अंतः उष्णकटिबंध अभिसरण क्षेत्र, जहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्लीज और साउथ ईस्टर्लीज आके मिल रही हैं, ठीक। अब ऐसे ही यहाँ पे हाई प्रेशर है, तो हाई से यहाँ पे लो की तरफ विंड चलेगी, तो हाई। अब होता क्या है यहाँ पे, अब मैं समझाऊँ या ना समझाऊँ मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, चलो मैं समझा देता हूँ, लेकिन अगर समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो लोड मत लेना ज़्यादा। अब यहाँ पे हाई प्रेशर है, तो यहाँ पे विंड हाई, मतलब ऑब्वियस सी बात है, ठंडी होगी तो नीचे नीचे चलेगी, तो उसकी वजह से वो वार्म हो जाएगी, और जब वार्म हो जाएगी तो राइज हो जाएगी यहाँ पे आके। तो यहाँ पे तो ये पोलर हाई है, ये भी पोलर हाई है क्योंकि यहाँ पे ठंडी हवा है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे विंड राइज कर गई तो इसको हम सब पोलर लो बोल देते हैं। सब पोलर लो क्यों? क्योंकि यहाँ पे विंड राइज कर गई है। अब यहाँ से हाई से लो की तरफ विंड चलेगी, हाई से लो, और वही डिफ्लेक्शन होगा कॉरियोलिस फोर्स की वजह से, तो इनको ईस्टर्लीज बोल देते हैं, इनको भी पोलर ईस्टर्लीज। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लो प्रेशर है, यहाँ पे हाई है, ध्यान समझना। अब हाई से लो की तरफ विंड चलती है तो ऐसे चलेगी, लेकिन नदर्न हेमिस्फीयर में चीज़ें राइट की ओर डिफ्लेक्ट करेंगी, ऐसे ऐसे विंड मूव करेगी। वेस्टर्न साइड से मूव कर रही है तो इसलिए इसको वेस्टर्ली बोलेंगे, और यहाँ पे ज़्यादा ही डिफ्लेक्शन होगा। ऐसा ज़्यादा डिफ्लेक्शन क्यों होगा? क्योंकि मैंने अभी बताया कॉरियोलिस फोर्स पोल्स की तरफ जाने पे बहुत ज़्यादा पड़ता है, पोल्स पे मैक्सिमम होता है, इसलिए और ज़्यादा डिफ्लेक्ट करेंगे, और ऐसा लगेगा वेस्ट साइड से चल रही हैं, इसलिए इनका नाम वेस्टर्ली पड़ जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ईस्टर्ली और वेस्टर्ली क्या होती हैं? ये परमानेंट विंड होती हैं, ईस्टर्ली और वेस्टर्ली।
सदर्न हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में लैंड मास यानी भूभाग कम होने की वजह से इनको कोई अवरोध नहीं मिलता है, इसकी वजह से बहुत ही भयंकर स्पीड में ट्रैवल करती हैं, इसलिए यहाँ की वेस्टर्लीज को हम बोलते हैं फ्यूरियस 50s, ठीक है, फ्यूरियस 50s और श्रीकिंग 60s, रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s और श्रीकिंग 60s, ये दहाड़ रही हैं एकदम फ्यूरियस तरह से एकदम चल रही हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लैंड मास कम है, भूभाग कम है सदर्न हेमिस्फीयर में, इसलिए। क्लियर इतनी चीज़? ये हेडली सेल, ये है फेरल सेल, इसको बोलते हैं। सर ये क्या आ गया? तो सुनो लो यार, ठीक है। अब मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना चाहता हूँ उसमें। अगर आ जाए हेडली फेरल तो पता होना चाहिए हेडली इक्वेटर के पास होता है और फेरल ऊपर होता है, उसके बस बात खत्म, ठीक है। अब यहाँ पे जहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जहाँ पे आपकी ये विंड्स मीट करती हैं, ITCZ बोलते हैं, और इसी क्षेत्र को डोल्ड्रम बोलते हैं, डोल्ड्रम, ठीक। और यही जो एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जो बीच का क्षेत्र होता है, इसी को टॉरिड जोन बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत पड़ती है, और ये 66.5 और 23.5 डिग्री के बीच में इसको बोलते हैं टेम्परेट, शीतोष्ण, क्योंकि ठंडी पड़ती, शीतोष्ण क्षेत्र। ये भी आपका टेम्परेट शीतोष्ण क्षेत्र हो जाएगा, वो नॉर्थ टेम्परेट और ये साउथ टेम्परेट, ठीक है। और ये बता चुका हूँ, ये फ्रिजिड जोन है, ये भी फ्रिजिड जोन है। अब किसी कोई डाउट हो तो पूछ लो, मुझे पता है कि यहाँ पे काफ़ी डाउट हो, लेकिन अगर थोड़ा सा लगा मुझे कि ITCZ इज़ नॉट फिक्स्ड, यस शर्मा जी अभी उसी में टॉपिक पे आ रहा था, लेकिन अगर डाउट हो तो पहले बताइए। ये 60s का मतलब डिग्री से है क्या? यस, उसी से मतलब है। रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s, श्रीकिंग 60s, वो डिग्री ऑफ लैटिट्यूड से मतलब है। जो 40 डिग्री पे वेस्टर्लीज बहती हैं उनको फ्यूरियस बोलते हैं, ठीक है, सॉरी रोरिंग बोलते हैं। तो जो 50 डिग्री पे वो उनको फ्यूरियस, और जो 60 डिग्री पे उनको श्रीकिंग बोलते हैं, ठीक है। तो आपको अगर कुछ भी समझ ना आया हो, अगर मान लेते हैं, वैसे तो आया होगा, लेकिन अगर कुछ भी ना हो तो डोल्ड्रम और ITCZ ध्यान रखना, कहाँ पे? इक्वेटर के पास। और हॉर्स लैटिट्यूड 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ पे हॉर्स लैटिट्यूड। टॉरिड जोन और टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन पता होना चाहिए। ईस्टर्ली और वेस्टर्ली परमानेंट विंड होती हैं, ये पता होना चाहिए। और ITCZ वो जोन होता है जहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्लीज और साउथ ईस्टर्लीज मीट करती हैं। और कॉरियोलिस फोर्स क्या होता है? तो एक तरह से सभी याद करना है, मैंने आपको बताया, वही चीज़ है जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब ये ITCZ ऐसा नहीं कि ये बस यहीं 0 डिग्री पे ही सीधे आकर एकदम भड़ाम से मीट करेगा। 0 डिग्री वो नॉर्थ ईस्टर्लीज आ रहे हैं, साउथ ईस्टर्लीज दोनों बोल रही हैं भैया 0 डिग्री पे ही आना, ना ऊपर ना नीचे, ऐसा नहीं होता है। ये सन के एपरेंट मूवमेंट पे ITCZ का पोजीशन शिफ्ट होता जाता है। 23.5 डिग्री है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, समर सोलिस्टिस यानी 21 जून को यहाँ पे होगा सन की डायरेक्ट रेस, तो ITCZ उस समय ऊपर होगा कहीं पे, यहाँ पे गंगा वैली के आसपास। ये गंगा है ना, ये भारत है, ये गंगा वैली है, ये गंगा यहीं पे बहती है, तो इसके अराउंड कहीं पे देखने को मिलेगा ITCZ। जब 22 दिसंबर यानी यहाँ पे होगा, यानी कि वो ITCZ जो होता है वो सन के एपरेंट मूवमेंट के हिसाब से ऊपर नीचे होता है। क्लियर है? वो फिक्स्ड नहीं रहता है। गर्मियों में ऊपर, जब हमारे लिए गर्मी है तो ऊपर, और सर्दियों के टाइम पे नीचे शिफ्ट हो जाता है इक्वेटर के, ठीक। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब इसी तरह हमारी कुछ लोकल विंड होती हैं, ये तो परमानेंट है कि पूरे ग्लोब में चल रही हैं, वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज। लेकिन कुछ होती हैं जो सिर्फ एक पर्टिकुलर क्षेत्र में ब्लो होती हैं, जैसे लू हो गई। तो लू यहाँ पे बस हमारे इंडिया में तो चलती, इंडिया पाकिस्तान में, और तो कहीं चलती नहीं है। और लू जो होती है, ध्यान रखना, ये एडवेक्शन की वजह से चलती है। एडवेक्शन क्या होता है? हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र ऑफ हीट को एडवेक्शन बोलते हैं। तो एडवेक्शन कैसे चलती है, इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ अमेरिका में ऐसे चिनूक चलती है, गर्म हवा। जैसे लू हमारे यहाँ गर्म हवा है, तो उनके यहाँ नॉर्थ अमेरिका में चिनूक गर्म हवा है। इसको स्नो ईटर के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको स्नो ईटर के नाम से जानते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ की स्नो को खा जाता है ये चिनूक, यहाँ की स्नो को मेल्ट कर देता है। सेंटा आना यहाँ पे चलती है आपकी, ठीक है। ब्लिजार्ड यहाँ के ठंडी हवा है, ठंडे थंडर स्टॉर्म्स टाइप आते हैं ब्लिजार्ड। पैम्पेरो है, जोंडा मत याद करो, पैम्पेरो अर्जेंटीना में चलती है। हरमट्टन, खमसिन और सिरोक्को। हरमट्टन को डॉक्टर विंड के नाम से जानते हैं, गिनिया का कोस्ट है, गिनिया का तट है, तो ये गल्फ ऑफ गिनिया में ब्लो होती है, डॉक्टर विंड बोलते हैं इसको, हरमट्टन को। खमसिन इजिप्ट में ब्लो हो रही है, और सिरोक्को ब्लड रेन, यहाँ पे सहारा डेजर्ट है, और इसे सहारा डेजर्ट की वजह से क्या होता है, सहारा डेजर्ट के यहाँ पे धूल उठाएगा सिरोक्को, और यहाँ पे पानी लेगा मेडिटेरेनियन सी का, भूमध्य सागर का, और यहाँ पे बारिश कर देगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को? यहाँ तक क्लियर है? थोड़ा सा वॉल्यूम लगा लेते हैं,
कभी गर्दन में हल्का सा दर्द है, किसी को डाउट हो तो बताइए। अब यहाँ तक आई थिंक डाउट नहीं होगा। हम आएंगे लैंड ब्रीज और सी ब्रीज। अभी लैंड ब्रीज सी ब्रीज क्या होता है, तो ध्यान रखना, लैंड की प्रॉपर्टी होती है कि वो जल्दी वार्म हो जाती है और जल्दी ही कूल हो जाती है। तो गर्मियों में जब ज़मीन पे और पानी पे जब गर्मी पड़ेगी, इंसोलेशन पड़ेगा, तो जल्दी कौन गर्म होगा, लैंड गर्म होगी, है ना, क्योंकि लैंड जल्दी गर्म होती है, जल्दी हीटअप होती है। तो यानी यहाँ पे लो प्रेशर, यहाँ पे हाई प्रेशर। विंड कैसे चलती है, हाई से लो। तो दिन के टाइम पे समुद्र से, पानी से ज़मीन की ओर हवा चलेगी, और हवा जहाँ से चलती है वहाँ से उसका नाम पड़ता है, तो ये हो जाएगी सी ब्रीज। ठीक। रात में क्या माहौल होगा, रात में तो बड़ा अच्छा माहौल होता है सुनने में। ठीक है, तो रात में ये होता है कि क्योंकि लैंड जल्दी से वार्म होती है तो जल्दी से कूल डाउन भी होती है, तो रात में हीट लूज़ करता है जो अर्थ सरफेस होता है, तो जल्दी लूज़ भी कर देगा। यानी यहाँ पे ठंडी करिए, ये धीरे धीरे लूज़ करेगा, तो यानी यहाँ पे हीट अभी भी होगी, यानी लो प्रेशर, और यहाँ पे हाई प्रेशर। हाई से विंड चलेगी, हाई से लो, यानी कि ज़मीन से समुद्र की ओर, और जहाँ से विंड चलती है वहाँ से इसका नाम पड़ता है, यानी रात में चलेगी लैंड ब्रीज। समझ में आ गई। तो ये भी एक तरह की लोकल विंड है। ठीक है, चलिए ये टॉपिक होते हैं ख़त्म, और अभी हम आते हैं ओशन करंट, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था 6 फैक्टर्स होते हैं, सब आप समझ चुके। अभी हम आएंगे ओशन करंट पे, यानी महासागरीय जलधाराओं, और यहाँ से हमारा टॉपिक ख़त्म, यहाँ से हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाएगा इंडियन ज्योग्राफी, एक नया अध्याय। सर 1 तारीख को सीडीएस का एग्ज़ाम है, उसका क्या इंतज़ाम है? अच्छा, एग्ज़ाम तो हम ही ने लगा के राइम करवा दिया गलती से। तो भाई सीडीएस का एग्ज़ाम है, इंतज़ाम तो कुछ ऐसा सच नहीं है, लेकिन हाँ ये मैं आपको बोल सकता हूँ, जो मैंने पॉलिटी पढ़ाई, जो यहाँ पे ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ मैं, जो आगे हिस्ट्री पढ़ाऊँगा, उसका रिस्पांस आपको खुद ही 1 सितंबर को देखने को मिल जाएगा। पढ़ा यहाँ पे मैं एसएससी के लिए ही रहा हूँ, ठीक है, ये मैं सोच रहा कि मैं कुछ सीडीएस का अलग, सिर्फ एसएससी के लिए ही फोकस्ड है ये, लेकिन आप देखिएगा सीडीएस में कितने के आते हैं। ठीक है, चलो, तो आप में से काफ़ी लोग जो देने जाने वाले हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे। सिर्फ मैं एसएससी के लिए पढ़ा रहा हूँ, जैसे सीडीएस के लिए अगर मैं पढ़ाऊँगा तो ये जो चीज़ें हैं, इसको थोड़ा सा डेप्थ में मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा वहाँ पर क्लाइमेटोलॉजी से थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन इतने से ही आप देखिएगा, अगर कोई एक नॉर्मल बच्चा, ठीक है, मैं आपसे बोल रहा हूँ, अगर कोई एक नॉर्मल बच्चा, ठीक है, अगर वो 60 क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है, वो सीडीएस का पूरा पढ़ने के बाद, मैं आपसे ये बोल सकता हूँ कि आप 50 क्वेश्चन तो करके आएंगे ही। ठीक है, करंट अफेयर्स को अगर एक्सक्लूड करते हैं, बिकॉज करंट अफेयर्स वहाँ लेटेस्ट आता है, एसएससी की तरह इतना पुराना नहीं पूछता है। ठीक है, अगर आप करंट अफेयर्स में सीडीएस के लिए पढ़ा रहा था तो वैसे बात है, लेटेस्ट पढ़ाता मैं पिछले 6-7 महीने का, लेकिन पिछले 6-7 महीने का कोई रोल ही नहीं होता है एसएससी में। तो ठीक है, तो करंट अफेयर्स को छोड़ दें, तो अगर वो 60 बना रहा होगा तो आप 50 से नीचे बना के नहीं आएंगे, ये मैं आपसे बोल सकता हूँ। ठीक है, तो सारी चीज़ें रिलेटिव होती हैं। खैर, ओशन करंट, करंट क्या होता है? करंट होता है, जैसे हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स जब चलते हैं तो उसको हम करंट बोलते हैं। अब इसी तरह अगर हमारा ओशन मूव करता है, जैसे ब्रेक दे देंगे अभी, ठीक है, इसके बाद इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट हो रही है, तो इसके बाद हम 2 मिनट का ब्रेक दे देंगे आपको। तो अभी इसको समझ लो, तो होगा क्या, ये जब वाटर मूव करेगा, तो जब वाटर मूव करेगा तो इसको हम ओशन मूव करेगा तो इसको ओशन करंट बोलेंगे हम। अब इसमें 3 तरह के सवाल बनते हैं। पहला सवाल बनता है, मूव क्यों करता है? तो हवा की वजह से एक तो मूव करेगा, हवा चलती है तो उसकी वजह से सरफेस वाटर मूव करता है। दूसरा कारण क्या होता है? दूसरा कारण होता है कि डेंसिटी डिफरेंस हो जाता है, घनत्व का अंतर हो जाता है थोड़ा सा। इक्वेटर के पानी और वहाँ के पोल्स के पानी में डेंसिटी डिफरेंस होता है, और डेंसिटी डिफरेंस की वजह से एक ग्रेडियंट यानी कि स्लोप क्रिएट हो जाता है, और स्लोप की वजह से वाटर मूव करने लगता है। तो ये कुछ कारण होते हैं, और जो हमारी कोस्ट लाइन होती हैं उसकी वजह से भी ये सब डिफ्लेक्ट होता है। अब एक चीज़ यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे ये ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, घूम क्यों रहे हैं? तो जैसे ये यहाँ पे आया था, टकरा के बेचारा यहाँ चला गया, लेकिन यहाँ पे तो कुछ नहीं था जो ये ऐसे घूम गया। हाँ, क्यों घूम गया? कुछ तो ऐसे घूम रहे हैं, यहाँ पे तो कुछ नहीं था, अपने आप ही घूम रहे हैं, बिना कोस्ट नहीं है फिर भी घूम रहे हैं। तो उसके घूमने का पीछे का रीज़न क्या है? अभी मैंने आपको बताया था, एंड दैट इज़ कॉरियोलिस फोर्स। कॉरियोलिस फोर्स भी यहाँ पे रोल में आता है, जो चीज़ों को राइट की ओर डिफ्लेक्ट करता है, नदर्न और लेफ्ट की ओर इन दी सदर्न हेमिस्फीयर। ये चीज़ आप समझ गए कि क्यों ओरिजिनेट होता है। अब यहाँ से दूसरा सवाल क्या बनेगा? दूसरा सवाल बनता है, कौन सा वार्म और कौन सा कोल्ड इक्वेटोरियल करंट है? आई अगेन रिपीट, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि कौन सा वार्म और कौन सा कोल्ड ओशनिक करंट है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे कि
या तो चलो मैं आपको ट्रिक ही सीधे याद करवा देता हूँ, जिसको याद है तो उसको तो याद होगा ही, और जिसको नहीं याद है तो अब इतनी जल्दी तो याद नहीं हो जाएगा। तो सीधा से है कि नहीं याद है तो एक ट्रिक बता रहे हैं वो याद कर लो कि BP कंपनी थी एक, और BP कंपनी का एक, ठीक है, BP कंपनी, रुको यार यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस और बचाते हैं बिकॉज और भी चीज़ें नोट करनी होंगी हमें, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, ऐसे करके। एक BP कंपनी है, BP कंपनी है, उसका गोल्फ का वर्ल्ड कप जो है, गोल्फ का वर्ल्ड कप जो है, छोटे में लिख रहा हूँ जिसका कोई मतलब नहीं है, उसका गोल्फ का वर्ल्ड कप कैलिफोर्निया में हुआ था और वो हार गई कंपनी, तो उसको ठंडे करंट में डाल दिया गया, एकदम झुलस गया वो। तो B से हो गया बेंगोला, P से हो गया पेरू जिसको कि हमबोल्ट के नाम से जानते हैं, G से हो गया गल्फ स्ट्रीम, मत कर देना ग्रीनलैंड है ये, गल्फ स्ट्रीम गर्म होता है, ऐसे याद करो, गल्फ गर्म, ठीक है, गल्फ वाला गर्म होता है। O से ओयाशियो, L से लैब्राडोर, F से फाकलैंड जो कि साउथ अमेरिका में आपको देखने को मिलेगा, फाकलैंड, और कैलिफोर्निया से कैलिफोर्निया। अब सर वार्म के लिए ट्रिक क्या है, तो भैया अगर कोल्ड वाले आपको याद हो गए तो जो बच गए वो वार्म ही हो जाएंगे अपने आप, उसके लिए क्या ही ट्रिक आपको याद करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देख लीजिए सारे जो मैंने लिखवाए हैं वो मैं आपको मार्क करवा देता हूँ यहाँ पे। कैलिफोर्निया कोल्ड था, C से कैलिफोर्निया, C से कोल्ड। कैनरी मैंने लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था, कैनरी नहीं लिखवाया क्या, कंपनी से कैनरी कर लो, ठीक है, कंपनी से कैनरी कर लो। कैनरी कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, आपको नॉर्थ अफ्रीका में देखने को मिलेगा। बेंगोला मैंने आपको लिखवाया था, ठीक, ओयाशियो मैंने आपको लिखवाया था। वेस्ट ऑस्ट्रेलियन ड्रिफ्ट नहीं लिखवाया था तो इसको याद कर लो। पेरू, इसको हमबोल्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ग्रीनलैंड लिखवाया था, लैब्राडोर लिखवाया था, सारे लिखवा दिए, बाकी सब वार्म हो जाएंगे। अब इसके इफेक्ट क्या होते हैं, तो देखो जहाँ पे वार्म एंड कोल्ड करंट मीट करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे ये मीट करते हैं वहाँ पे बेस्ट फिशिंग जोन क्रिएट होते हैं, यानी कि अगर मछली पकड़ना हो तो बहुत अच्छा जोन होता है, और वर्स्ट हार्बरिंग साइट होती है, यानी शिप्स वगैरह के डॉक करने के लिए, रुकने के लिए बड़ी गंदी जगह होती है, क्योंकि यहाँ पे फॉगी कंडीशंस डेवलप हो जाती हैं, और उन फॉगी कंडीशंस की वजह से शिप्स को दिखता नहीं है, इस वजह से इनको ग्रेव यार्ड ऑफ शिप्स भी बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से गल्फ स्ट्रीम आ रहा है, नीचे से आप देख पा रहे होंगे, ग्रीन से ड्रॉ करता हूँ, ये गल्फ स्ट्रीम आ रहा है यहाँ से, और लैब्राडोर। और एक चीज़, बहुत बेसिक से क्वेश्चन इसमें बन जाएंगे तो यार कर लेना उनको, क्या, जैसे मैं बोल दूँ कोल्ड इक्वेटोरियल करंट, कोल्ड ओशन करंट मूव्स फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स। अब बोलोगे सर ने बताया नहीं, भैया नॉर्मल सी एकदम बेसिक सी कॉमन सेंस वाली बात है कि ठंडा करंट तो ठंडी जगहों से मूव करेगा ना, ठंडी जगह तो ये है ना पोल्स, तो जो कोल्ड करंट होगा वो पोल्स से इक्वेटर की तरफ आएगा, और जो गर्म करंट होगा वो इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएगा। बेसिक सी चीज़ है ये तो, ठीक। तो ये है न्यू फाउंडलैंड नाम की जगह कनाडा में, यहाँ पे मीट कर रहे हैं, बेस्ट फिशिंग जोन है। ये ओयाशियो क्यूरोशियो ऑफ द कोस्ट ऑफ जापान मीट कर रहे हैं, बेस्ट फिशिंग जोन्स हैं। एंड द फाइनल थिंग इन दिस इज़ कि जो हमारे वेस्ट कोल्ड करंट होते हैं, ठीक है, जो हमारे कोल्ड करंट होते हैं ये आपको यूजुअली वेस्टर्न साइड में देखने को मिलेंगे, खासकर जो हमारे ट्रॉपिक्स वाली जगह होते हैं वहाँ पे, और इन्हीं की वजह से डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान क्रिएट होता है। क्या बात कर रहे हो सर, बिल्कुल, देखो यहाँ पे अभी दिखाते हैं तुम्हें, यहाँ पे तुम इसको मैं हटा दूँ सबको, चलो अब यहाँ पे देखना, ये ठंडा करंट है पेरू, वेस्टर्न कोस्ट है कि नहीं है नॉर्थ अमेरिका की, ठीक। कैलिफोर्निया, ये वेस्टर्न कोस्ट है कि नहीं नॉर्थ अमेरिका की। अफ्रीका की वेस्टर्न कोस्ट है कि नहीं है कैनरी कोल्ड करंट। ये अफ्रीका की वेस्टर्न कोस्ट है कि नहीं बेंगोला कोल्ड करंट। ये ऑस्ट्रेलिया की वेस्टर्न कोस्ट है कि नहीं कोल्ड करंट। लैब्राडोर को अगर छोड़ दें तो, ओयाशियो को छोड़ दें तो, क्योंकि ये बहुत ऊपर हैं, ये हम ट्रॉपिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लैब्राडोर ओयाशियो तो बहुत ऊपर है, लेकिन सब ज़्यादातर देखो तो सब वेस्टर्न कोस्ट में है। और दूसरा क्या बोला, इनके जैसे डेजर्ट बनता है। वर्ल्ड का ड्राइएस्ट डेजर्ट कौन सा है, कौन सा है, क्या नाम है उसका, एटाकामा डेजर्ट, वो यहीं पे है, यहीं पे ही है, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका में। यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे मोजावे और सोनोरन डेजर्ट। कहाँ पे हैं, वेस्टर्न कोस्ट में है मोजावे, और यहीं पे सोनोरन भी है नॉर्थ अमेरिका में, तो मैक्सिको हो गया। मोजावे और सोनोरन कहाँ पे हैं, वेस्टर्न कोस्ट में। यहीं पे तुमको सबसे बड़ा वार्म डेजर्ट देखने को मिलेगा, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा वार्म डेजर्ट, सहारा डेजर्ट। वैसे तो एंटार्क्टिका सबसे बड़ा डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट है, लेकिन वो, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा कालाहारी डेजर्ट और
नामीब डेजर्ट, यहाँ पे ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, डेजर्ट ही डेजर्ट देखने को मिलेगा, डेजर्ट के थोक विक्रेता हैं ये। यहाँ पे एक देखने को मिलेगा गिब्सन डेजर्ट। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जब यहाँ पे ठंडा पानी है तो हवा भी ठंडी, और ठंडी हवा की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी तो होती नहीं है, तो बारिश क्या घुइयाँ करेगा? तो पानी तो करेगा नहीं, घुइयाँ से तो गीला होगा नहीं, तो डेजर्ट हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे डेजर्ट सिर्फ ऐसा नहीं कि ठंडा होता है तो इसी वजह से डेजर्ट, डेजर्ट कोल्ड ओशन करंट के अलावा साथ साथ कॉन्टिनेंटैलिटी जो भी बता रहा था, महाद्वीपीयता, उसकी वजह से भी डेजर्ट क्रिएट होता है। जैसे सहारा डेजर्ट है तो ये सी के मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस इतना दूर है कि यहाँ से जब पानी आएगा तो यहीं पे बारिश हो जाएगी, यहाँ तो सूखी हवाएं चलेंगी। यहाँ पे है हमारे इंडिया का डेजर्ट, लद्दाख डेजर्ट। क्यों है डेजर्ट? कॉन्टिनेंटैलिटी की वजह से, क्योंकि पानी आएगा यहाँ, तुमको लगता है पानी पहुँचेगा कानपुर तक, थोड़ा पहुँचेगा, थोड़ा और ऊपर तक जाएगा, कोशिश करेगा हिमाचल तक, वहाँ तक जाते जाते लद्दाख तक ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे हमारा कौन सा? गोबी डेजर्ट, चाइना और मंगोलिया के बॉर्डर पे, ये भी कॉन्टिनेंटैलिटी की वजह से ही है। ख़त्म। अब आ जाते हैं फाइनल थिंग, एंड दैट इज़ कोयपन का क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लेक्स लगता है लेकिन बहुत आसान है, और एक नंबर जो सब कोई गलत करके आएगा लेकिन आप सही करके आएंगे, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, हंसी मुझे इसलिए आई क्योंकि अब तुम लोग बोलोगे कि सारे ही तो यहीं से पढ़ रहे हैं तो सारे लोग ही सही कराएंगे, और बात तो सही, अब करें तो करें क्या, बताइए। तो ये क्लासिफिकेशन कब दिया गया है? 1884 में क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन दिया गया था। ये एक तरह का एम्पिरिकल क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन होता है। कैसा? एम्पिरिकल होता है। ठीक है, उसके अंदर डेप्थ में नहीं जाना, बस ये 2 फैक्ट याद करना है। अब कोयपन जी ने बोला कि हम कुछ लेटर्स का यूज़ करके क्लाइमेट को दर्शा सकते हैं, कुछ हम लेटर्स का यूज़ करेंगे और उससे हम क्लाइमेट को दर्शा सकते हैं, कहीं का क्लाइमेट कैसा है। ठीक है, अब वो कौन से हैं? हाँ सर, थोड़ा सा CDS को प्लीज़ याद रखिए। CDS को यार वही है, दिक्कत ये हो गई, CGL और CDS दोनों साथ में आ गए, दिक्कत बस इस बात की हो गई थोड़ा सा। तो A, B, C, D, E और H, ये क्या है? H को गुइया के खेत में फेंकाओ। ठीक है, सिर्फ हमें E तक याद करना है। A का मतलब होता है ट्रॉपिकल, B का मतलब होता है ड्राई, C का मतलब होता है वार्म टेम्परेट, D का मतलब होता है कोल्ड स्नो फॉरेस्ट, और C का मतलब होता है कोल्ड क्लाइमेट। बहुत आहिस्ते से समझना क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं जल्दी में भी नहीं भागूंगा। A, C, D और E ये सब टेम्परेचर के बेसिस पे हैं। टेम्परेचर लिखा हुआ है सर यहाँ पे कोई टेम्परेचर है क्या? ना, यहाँ तो प्रेसिपिटेशन की बात हो रही है, रेनफॉल की बात हो रही है कि रेनफॉल अगर जहाँ पे ना हो, पोटेंशियल इवापोरेशन एक्सीड्स प्रेसिपिटेशन। इसका मतलब क्या? इवापोरेशन का मतलब वाष्पीकरण, प्रेसिपिटेशन का मतलब पानी गिरना। वाष्पीकरण ज़्यादा हो रहा है, पानी ऊपर ज़्यादा जा रहा है, पानी नीचे कम आ रहा है, मतलब वहाँ पे कैसा क्लाइमेट होगा? ड्राई, सूखा। राजस्थान में ड्राई होगा। ठीक, तो यानी इसको छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे टेम्परेचर पे बेस हैं। कितना टेम्परेचर? ट्रॉपिकल, ध्यान रखना, एवरेज टेम्परेचर ऑफ कोल्डेस्ट मंथ इज 18 डिग्री सेल्सियस और हाइयर, 18 डिग्री सेल्सियस या फिर ऊपर उससे। अभी ट्रॉपिक्स की बात हो रही है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की, तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, 18 डिग्री सेल्सियस से फिर उससे ज़्यादा। वार्म टेम्परेट, सर वार्म टेम्परेट क्या होता है? तो ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसको टॉरिड जोन बोलते हैं। इसके ऊपर टेम्परेट है ये पूरा, इसके ऊपर ही पूरा टेम्परेट है, यानी यहाँ पे ठंडा होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जैसे ही तुमने इधर पाँव रखा नहीं कि आहा क्या ठंडक लग रही भाई ऐसा तो होगा नहीं। तो क्यों नहीं होगा? क्योंकि इमेजिनरी लाइंस हैं, ऐसी कोई लाइंस तो है नहीं। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे स्लैंटिंग रेज पड़ती हैं, लेकिन धीरे 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 ठंडी स्टार्ट होगी ना, यानी कि ऐसा तो नहीं है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इक्वेटर, ऐसा तो नहीं है कि इसको क्रॉस करते एकदम ठंडक स्टार्ट हो जाएगी, धीरे 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 जो है ठंडक स्टार्ट होगी। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो जस्ट में पास है तो टेम्परेट, इसको वार्म टेम्परेट, यानी टेम्परेट तो है लेकिन हल्का सा गर्म टेम्परेट है, समझ रहे हो? तो यहाँ पे टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन 3 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी नहीं होगा। और कोल्ड स्नो फॉरेस्ट में कोल्डेस्ट मंथ का 3 डिग्री -3 से नीचे होगा, और कोल्ड में फॉर ऑल मंथ इज़ बिलो 10 डिग्री सेल्सियस। कोल्ड में देखो वार्म टेम्परेट तो 18 से नीचे और 3 तक रहेगा, ठीक है, 3 से नीचे भी नहीं रहेगा, ठीक है। और कोल्ड में क्या ठंडा है तो 18 तक तो नहीं जाएगा, ठीक है, 10 से नीचे ही हमेशा रहेगा। 10 यहाँ पे क्या है सर, 16 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है। ई वाले में
वो 10 के नीचे ही रहेगा, 10 के ऊपर नहीं जाएगा वो। और कोल्ड स्नो फॉरेस्ट में -3 डिग्री सेल्सियस से नीचे, ये सर याद रखिएगा। ये आपको देखने की ज़रूरत नहीं है वाला चार्ट, ठीक है। अब यहीं पे मैं आपको स्मॉल लेटर भी लिखवा देता हूँ, ठीक है। वो वाला चार्ट आपको नहीं देखना है बिल्कुल भी, ठीक है। MFWS ये स्मॉल लेटर्स होते हैं। ये कैपिटल का मतलब तो आप समझिए। M का मतलब होता है मॉनसून टाइप, F का मतलब होता है फुल बारिश टाइप, यानी कि बहुत बारिश जहाँ पे होती है। W का मतलब होता है विंटर ड्राई, यानी कि सर्दियों में बारिश नहीं होती है। S का मतलब होगा समर ड्राई, गर्मियों में बारिश नहीं होती है जहाँ पे, तो वहाँ पे स्मॉल s यूज़ करेंगे। स्मॉल w को कैपिटल W से कंफ्यूज मत कर देना। कैपिटल W को यूज़ डेजर्ट दिखाने के लिए होता है, ठीक। भारत का नक्शा बना देते हैं, ठीक है। भारत का नक्शा बना देते हैं, नक्शा बना देते हैं यहाँ पे। और चलो इतना अच्छा नक्शा नहीं बनाएंगे, नहीं तुम लोग इम्प्रेस हो जाओगे तो फिर बोलोगे लो सर फालतू में डिमोटिवेट कर दिया। तो ये कोई ऐसा ही सही बना देते हैं नक्शा, ठीक है, ठीक है। इसीलिए अच्छा नहीं बनाते, सोचा तुम लोग का मनोबल न टूट जाए, बस और कोई कारण नहीं है। तो यहाँ पे अरावलीज़ हैं और ये है राजस्थान, ठीक है। ये राजस्थान, यहाँ पे क्या होगा, ये कोरोमंडल को, अभी कोरोमंडल के आस क्या होता है नहीं पढ़ा, इतना तो पता है ना, तमिलनाडु है ये, ठीक है। इतना तो पता है तमिलनाडु है ये। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश वगैरह, यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। ये हमारा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हमारे बीचों बीच से जाती इंडिया का, तो इसके नीचे के क्या होगा, इसके ऊपर क्या होगा। ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर इस तरह से है कि नहीं, यहाँ पे जम्मू कश्मीर लद्दाख, तो यहाँ पे किस तरह का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे राजस्थान में डेजर्ट है, क्योंकि यहाँ पे बारिश नहीं होती है, तो कैपिटल B याद है, इवेपोरेशन एक्सीड प्रेसिपिटेशन, और क्योंकि डेजर्ट है तो कैपिटल W, ठीक। सर ये यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे, क्योंकि ट्रॉपिकल जोन है ना, इसको ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं ना, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में। तो ये कुछ हमारा इंडिया लोकेटेड है यहाँ पे, ऐसे करके इक्वेटर टच नहीं कर रहा, इक्वेटर तो नीचे है इंडिया के, तो इंडिया की बड़ा खास अच्छी पोजीशन है। आधा हिस्सा नीचे वाला ट्रॉपिक्स में आएगा और ऊपर वाला वार्म टेम्परेट में आएगा, है कि नहीं। तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, ट्रॉपिकल के लिए A, और यहाँ क्या रहता है, यहाँ पे आपका विंटर ड्राई रहती हैं। अच्छा, ऊपर वाला ये वार्म टेम्परेट में आ जाएंगे, ऐसा तो नहीं एकदम ठंडी आ जाएगी, वार्म टेम्परेट कैपिटल C। विंटर ड्राई यहाँ भी रहती है, और ये गंगा वैली है तो इसको ये बोल देते हैं G से गंगा वैली, ठीक। अरुणाचल प्रदेश में स्नो पड़ेगी, ठंडक पड़ेगी, ठंडा रहेगी, क्यों रहेगी, क्योंकि यहाँ पे हिमालय वाला माहौल है, हिमालय में ठंडा रहता है और बड़े जंगल है यहाँ पे अरुणाचल में। तो अरुणाचल दूसरे नंबर पे आता है, चाहे तुम परसेंटेज टर्म्स की बात कर लो या तुम एब्सोल्यूट टर्म्स की बात कर लो, अरुणाचल दूसरे नंबर पर आता है। अभी पढ़ेंगे फॉरेस्ट के टाइप वहाँ पर भी, ठीक है। तो यहाँ पे कोल्ड स्नो फॉरेस्ट D, यानी कि सारे मंथ का जो टेम्परेचर है वो -3 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है, DFC। यहाँ पे टुंड्रा टाइप होता है, कहाँ पे, जम्मू कश्मीर लद्दाख में, तो ET। और यहाँ पे ये जो मालाबार कोस्ट है केरल वाला, ट्रॉपिक्स में ही है, लेकिन मानसून का बड़ा तगड़ा इन्फ्लुएंस रहता है, तो कैपिटल A स्मॉल m, ठीक है। तो पूरा प्रायद्वीपी पठार जो है ये पेनिनसुलर प्लेट्यू, इसका कैपिटल A स्मॉल W और इसका कैपिटल A स्मॉल m। और इसका क्या है, ये अभी हम पढ़ेंगे कि तमिलनाडु में, बस यही पढ़ने ही जा रहे हैं बस अभी, ठीक है। तो ये क्या है, ट्रॉपिकल है, और यहाँ पे सर्दियों में बारिश अभी नहीं बताते हैं इसको, जब बताएंगे ना तब तुमसे पूछेंगे, और ना बता पाए तो भगा के मारेंगे तुमको, ना बता पाए तो, ठीक है। तो समझ लेना इक्विपमेंट क्लासिफिकेशन ढंग से। अभी पढ़ाएंगे इंडिया का क्लाइमेट, और वहाँ बताएंगे यहाँ पे कोरोमंडल कोस्ट में कब बारिश वगैरह होती है, तब बताना, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ ध्यान रखना, अभी हम स्टार्ट करेंगे क्लाइमेट इन इंडिया। ब्रेक लेना है, कोई आ गया, हाँ कोई आया था एक्चुअल में, आंटी जी आई थी, एक झाड़ू लगाने आती हैं, तो बाजू काफ़ी लेट आई, तो हमने कहा झाड़ू वाड़ू रहने तो क्या ही होगा, वैसे अपने को गंदगी से कोई ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है, वो तो मम्मी है ठीक है। मम्मी अभी होती, मम्मी आज है नहीं, मम्मी होती तो बोलती लगवा लो, क्लास लेते रहो लगवा लो, लेकिन
अभी स्टार्ट करें क्लाइमेट इन इंडिया। आइस दर्द हो गई। बिस्किट लेके आऊँ सर, ब्रेक ले लो। तीस मिनट का ब्रेक क्यों नहीं? हाँ एसी नहीं चल रहा है। एलिश यादव भी पढ़ रहे हैं क्या? सर 5 मिनट से रोटी बना ले। पैसा हो तो हाँ, पैसा हो तो क्या, पैसा हो तो क्या, पैसा हो तो है? अच्छा कि मतलब झाड़ू लगाने के लिए हुई तो हाँ। मम्मी को मतलब साइटिका हो रखा है, ठीक है, तो उनके कमर से नीचे तक पूरा दर्द होता है, तो इसलिए मतलब डॉक्टर ने मना किया है ऐसा झाड़ू पोछा वगैरह करने के लिए, तो इसलिए। चलो भैया तो स्टार्ट करें यार, क्या ब्रेक ले रहे हैं? ब्रेक लेना, चलो फिर हम भी कुछ खा पी लेते हैं। रखा तो था कुछ यार यहाँ पे, शेव वेव खाते हैं, ठीक है। धुल लाएंगे ना इनको, धुल के लाते हैं और फिर तुम्हें शेव की कड़ाहट का आवाज़। टेक अ लॉन्ग ब्रीथ, बिल्कुल लेते रहो लॉन्ग ब्रीथ जिसको लेना है। सांस शुरू करते हैं, पहला ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब जितना टाइम लगे उससे काफ़ी कम ही टाइम लगने वाला है। क्लाइमेट पढ़ेंगे और वो फिजियोग्राफिक डिवीजन बस ख़त्म है ना। पारिवारिक माहौल है आज तो। इसलिए नहीं म्यूट किए ना, काफ़ी लोग भाग जाते हैं कि सर तो चले गया लगता है, इसलिए म्यूट नहीं कर रहे हैं। चलो स्टार्ट करें फिर। अकेले अकेले एक और रखा है, आ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको याद करो जरा अभी बैठ के, ठीक है। जो सीजन्स होते हैं, स्प्रिंग, समर, रेन, ऑटम, विंटर, कोल्ड, क्या है जरा इस चार्ट को पढ़ो पहले। लैंड फॉर्म्स भी करेंगे ना। चलिए तो शुरू करते हैं फिर। वैक्यूम क्लीनर ले लो।
पोछा कौन लगाएगा? वो भी वही लगा देगा, वैक्यूम क्लीनर ही है। चलो, तो स्प्रिंग सीज़न को हम क्या बोलते हैं? स्प्रिंग जो समर से पहले का होता है उसको वसंत बोलते हैं, समर्स को ग्रीष्म बोलते हैं, ठीक है। रेन्स जो होती हैं, बारिश होती है, तो उसको वर्षा ऋतु बोलते हैं, और बारिश के बाद जो अभी स्टार्ट होगा उसको शरद ऋतु बोलते हैं। विंटर्स को हेमंत बोलते हैं और कोल्ड को शिशिर बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, पूछता है ये, ठीक है। विंटर और कोल्ड में क्या डिफरेंस है? तो मतलब जो विंटर के बाद आता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब इनको हिंदी मन से ये ध्यान रखना, ये पूछता है, ठीक है। ये आपको काम करेंगे जो स्टैटिक जीके में जो डिफरेंट तरह के फेस्टिवल्स पूछे जाते हैं, तो उसमें क्वेश्चंस बनते हैं फेस्टिवल से, ठीक है। फेस्टिवल से क्वेश्चंस बनते हैं कि कौन सा फेस्टिवल किस मंथ में होता है, जैसे चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ जो है, इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं आपसे, ठीक है। तो अभी विंटर सीज़न स्टार्ट करते हैं। बस एक थोड़ा सा रखिएगा, बस गिनती के 5 सेकंड आप गिनिए, बस मैं आया तो। जी, कितने सेकंड हो गए? चलिए, तो विंटर सीज़न स्टार्ट करते हैं। जिसको कि हम शीत ऋतु बोलते हैं। तो अब विंटर सीज़न में क्या क्या होता है वो देखते हैं। देखो, विंटर सीज़न में सर्दी पड़ती है। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन सिर्फ आपसे बनेंगे, और वो क्वेश्चन क्या है वो समझिए। विंटर सीज़न में एक तो पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि इंडिया जो कि टेम्परेट रीजन में आता है, जो ऊपर का हिस्सा है, हमने अभी देखा कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो बीचों बीच से गुजरती है। अभी देखेंगे कि कहाँ से, कितने स्टेट से, और वो सारी चीज़ें अभी देखेंगे। तो ये पार्ट हमारा टेम्परेट रीजन में आता है। तो बट फिर भी यहाँ पे इतना ज़्यादा क्यों चिलिंग इन्फ्लुएंस नहीं रहता है? तो उसका रीज़न ये रहता है कि जो हिमालयाज़ है हमारे, जो हिमालयाज़ हैं वो सेंट्रल एशिया से आने वाली चिलिंग विंड्स को रोक देते हैं। जैसे कि ये है हमारा, ठीक है, ये इंडिया है। तो ये इंडिया जो यहाँ से आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, तो ये तो पूरा टेम्परेट एरिया हुआ। तो होता क्या है कि यहाँ पे जो हमारे हिमालयाज़ हैं, सेंट्रल एशिया से आने वाली जो चिलिंग विंड्स हैं उनको रोक देते हैं, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा यहाँ पे इन्फ्लुएंस नहीं रहता है जिसका, इन चिलिंग विंड्स का, और इतना ज़्यादा यहाँ पे सर्दी नहीं पड़ती हमारे नदर्न पार्ट में भी, ठीक है। पहली चीज़ ये आपसे पूछेगा। दूसरा आपसे पूछेगा कि विंटर्स में रेनफॉल क्यों होती है, ठीक है। विंटर्स में पूछेगा कि रेनफॉल क्यों होती है। विंटर्स में रेनफॉल का जो रीज़न होता है वो होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। होता क्या है कि मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर के पास, अभी मैंने आपको दिखाया था, जो भूमध्य सागर कहाँ पे है, ये हमारा अफ्रीका है और ये यूरोप है। तो अफ्रीका और यूरोप के बीच में जो हमारा सी पड़ता है, इसको हम बोलते हैं मेडिटेरेनियन सी। यहाँ पे डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होते हैं। उस डिस्टर्बेंसेस की वजह से यहाँ पे क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है। जब क्लाउड्स यहाँ पे फॉर्म होते हैं तो ऊपर से क्या चल रही होती हैं, बहुत ही हाई स्पीड पे जेट स्ट्रीम्स चल रही होती हैं, जेट धाराएं चल रही होती हैं। ये जेट स्ट्रीम्स क्या करती हैं, ये जेट धाराएं इन वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को, इन क्लाउड्स को यहाँ पे लेके चली आती हैं। कहाँ पे? इंडिया के नदर्न पार्ट में। और उसकी वजह से सर्दियों के टाइम पे, जैन फेब के टाइम पे यहाँ पे बारिश होती है। कहाँ पे? नदर्न पार्ट में। और राजस्थान में इसको हम स्पेशल नेम से जानते हैं। वो नाम क्या है? राजस्थान में इसको हम महावत के नाम से जानते हैं, ठीक है। राजस्थान में इसको हम महावत के नाम से जानते हैं। जो विंटर्स की रेनफॉल होती है इन द नदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया ड्यू टू द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कैरीड ऑन बाय द जेट स्ट्रीम्स, इसको हम महावत बोलते हैं। जेट स्ट्रीम्स कहाँ ब्लो होती हैं? अपर ट्रोपोस्फेयर में, ऊपरी जो क्षोभ मंडल होता है वहाँ पे, बहुत ही तेज स्पीड में, ठीक। ये चीज़ आप समझ गए? अगर समझ गए तो बस अब समझने के लिए कुछ बचा नहीं है। अभी आते हैं मॉनसून पे, ठीक है। हम पढ़ क्या रहे हैं? क्लाइमेट इन इंडिया पढ़ रहे हैं। तो हमने विंटर पढ़ लिया, विंटर या फिर सीजन से इन इंडिया आप बोल सकते हैं, तो विंटर पढ़ लिया। और अभी हम देखने वाले हैं मॉनसून। समर्स में तो क्या ही बताना, समर में तो एकदम भयंकर भयंकर गर्मी होती है।
और क्यों गर्मी होती है, इंसोलेशन की वजह से होती है, और लू चलती है, और क्यों चलती है, एडवेक्शन की वजह से चलती है, मैं आपको बता चुका हूँ। बाकी अभी प्री मानसून शावर्स वगैरह सब देखते हैं। तो मानसून क्या होता है? मानसून जो है ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मतलब इसे फोकस हटा बिल्कुल मत लेना, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इससे क्या क्वेश्चन बन जाए आपकी शिफ्ट में पता नहीं, लेकिन क्वेश्चन ज़रूर बनेगा, ये बात पक्की है। मानसून जो है ये अरबिक टर्म मौसम से आया है, ये अरबिक टर्म मौसम से आया है ये आपका। और ये जो मानसून है इसका मतलब होता है सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स। मैं फिर से आपसे वही सेम चीज़ बोलूँगा कि इस पे फोकस बिल्कुल मत खोना पूरे मानसून टॉपिक में। कहाँ से आपके शिफ्ट में क्या क्वेश्चन बन जाए पता नहीं, लेकिन क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। तो सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड। अब होता क्या है? होता ये है कि यहाँ पे मैं आपको पहले समझाता हूँ। जैसे कि ये भारत है, ये भारत है, ठीक है, ये इक्वेटर है, इंडिया के नीचे से पास होती है। यहाँ पे अभी बताया था साउथ ईस्टर्लीज आती हैं, यहाँ जहाँ नॉर्थ ईस्टर्लीज साउथ ईस्टर्लीज मिलती हैं वो उसको माइटी से बोलते हैं, साउथ ईस्टर्लीज आती हैं। जब इक्वेटर को ये क्रॉस करती हैं, होता क्या है कि गर्मियों के टाइम पे तो ITCZ ऊपर शिफ्ट हो रखा होता है। ITCZ अब यहाँ थोड़ी ना होगा 0 डिग्री पे, वो तो ऊपर होगा, तो नॉर्थ ईस्टर्लीज कुछ यहाँ पे होंगे ऐसे करके। तो इस साउथ ईस्टर्ली को क्रॉस करना पड़ेगा इक्वेटर को। लेकिन जब ये क्रॉस करेगी तो कॉरियोलिस फोर्स बोलेगा अब तुम, ये हमारा इलाका है, ठीक है। और ये इस इलाके में, मतलब इलाका तो कॉरियोलिस फोर्स का सारा इलाका है, लेकिन इक्वेटर पे तो कॉरियोलिस फोर्स 0 होता है। और सदर्न हेमिस्फीयर में कॉरियोलिस फोर्स चीज़ों को लेफ्ट की ओर डिफ्लेक्ट करता है। तो जब ये विंड यहाँ पे आएगी तो कॉरियोलिस फोर्स बोलेगा कि ये नदर्न हेमिस्फीयर है, और यहाँ पे हम चीज़ों को राइट की ओर डिफ्लेक्ट करते हैं। ये जो है विंड अब यहाँ पे राइट की ओर डिफ्लेक्ट होने लगेंगी। ये सिर्फ एक कारण नहीं है, दूसरा कारण क्या है कि भारत की तरफ भाग रही हैं। यहाँ पे ये इंडिया है, इंडिया के यहाँ पे ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका के ईस्ट में मेडागास्कर करके एक आइलैंड है, मेडागास्कर करके एक आइलैंड है, जिसको यहाँ पे एक जगह एक और छोटा सा आइलैंड है, मैस्करीन बोलते हैं। तो यहाँ पे हाई प्रेशर बनता है कुछ कंडीशंस की वजह से, जिसको मैस्करीन हाई बोलते हैं, ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ मेडागास्कर। और हमें पता है कि विंड तेजी से चलती है हाई से लो की तरफ, दूसरा कारण। तीसरा कारण, क्योंकि चमक के गर्मी पड़ रही है इसके ऊपर, ये जो है तिब्बत का पठार है, तिब्बतन प्लेट्यू, काफ़ी इंटेंस हीटिंग होती है, इतनी ज़्यादा इंटेंस होती है, इसको हम रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जानते हैं, कि इसके इन्फ्लुएंस की वजह से यहाँ पे भी ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम चलने लगती हैं। ये भी जेट स्ट्रीम है लेकिन ईस्ट से चल रही हैं, तो इनको ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम बोलते हैं। और ये एकदम यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, क्रिएट कर देते हैं। इन सारे कंडीशंस की वजह से विंड भागती 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 आ जाती है इंडिया की तरफ। इन विंड्स को ही हम बोलते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स। क्यों? क्योंकि ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन ऐसे आ रही हैं। ये कौन सा डायरेक्शन होता है? साउथ वेस्ट। विंड का नाम कहाँ से पड़ता है? उसके डायरेक्शन ऑफ ओरिजिन से पड़ता है। तो ये हो गया आपका साउथ वेस्ट मॉनसून, ठीक है। अभी आ गया, ये दो प्राइमरी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा। ये है अरेबियन सी, तो ये अरेबियन सी ब्रांच कहलाएगा, और ये है बे ऑफ बंगाल, बंगाली खाड़ी, तो ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच कहलाएगा। क्लियर? अब ये जो अरेबियन सी ब्रांच है इसकी खुद की 3 ब्रांचेस बन जाएंगी। एक तो केरल में झमाझम जो बारिश कर देंगी, ठीक है। तो ये इस पहली ब्रांच की जरा हम बात कर लेते हैं। तो ये जो ब्रांच है जो केरल में झमाझम बारिश करेगी, ये कब करेगी सर? तो ये 1 जून को, जून के पहले हफ्ते में केरल में पहुंच जाएगा मॉनसून। यहाँ पे है हमारे माउंटेन्स, जिनको हम वेस्टर्न घाट बोलते हैं, पश्चिमी घाट, गुजरात से लेकर केरल तमिलनाडु तक, ठीक है। तो वो वेस्टर्न घाट क्या करते हैं? खूब जम के बारिश करवाते हैं यहाँ पे। कौन सी टाइप ऑफ रेनफॉल करवाते हैं? ओरोग्राफिक रेनफॉल यहाँ पे करवाते हैं, ठीक है। ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होता है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। तो ये क्या है, 1st वीक ऑफ जून में अराइवल हुआ मानसून का। तो अराइवल कब हुआ? अराइवल हुआ मानसून का 1st वीक ऑफ जून में। ओरोग्राफिक रेनफॉल हुई कहाँ पे? ओरोग्राफिक, जिसको पर्वतीय वर्षा बोलते हैं। वर्षा 3 कारणों की वजह से हो सकती है, पर्वत की वजह से, दूसरा चक्रवात साइक्लोन की वजह से जिसको हम पढ़ेंगे, और तीसरा सिंपल जो बारिश होती है जिसको कन्वेक्शनल रेनफॉल बोलते हैं, कि इवेपोरेशन हुआ, बादल बना, बारिश हो गई। ओरोग्राफिक रेनफॉल माउंटेन्स की वजह से होती है, जैसे कि वेस्टर्न घाट है,
यहाँ पे विंड आएगी, मॉनसून विंड राइज करेगी, राइज करेगी, राइज करेगी, राइज करेगी, राइज करने के बाद ये इतना राइज करवा देगा, एकदम से राइज करवा देगा कि इसका सैचुरेशन पॉइंट रीच हो जाएगा। अब ये मॉइस्चर को और होल्ड नहीं कर सकती है, तो ये पूरे मॉइस्चर को यहीं पे डाल देगा। कौन? ये वेस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट, जिसको कि हम बोल देते हैं विंडवर्ड साइड। ठीक है, विंडवर्ड साइड। और अब ये जो हवा है, क्योंकि इसने पूरी बारिश तो यहीं पे कर दी, क्यों? क्योंकि इसका अभी मैंने बताया क्योंकि सैचुरेशन पॉइंट एकदम से रीच हो गया ऊपर जाने पे, अब वो मॉइस्चर को होल्ड नहीं कर पा रहा था, तो उसने बारिश कर दी। ठीक है, तो बारिश करने के, और क्योंकि बहुत सारे बादल आएंगे, बहुत सारे बादल आएंगे, आपस में मिल जाएंगे, तो और बारिश के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो विंडवर्ड साइड हो जाएगा। और यहाँ पे जहाँ बारिश नहीं होगी, इसको लीवर्ड साइड बोल देंगे या फिर ऑफ शोर साइड बोल देंगे। ठीक है, तो इसी वजह से वेस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट में मैंने एक रील भी डाली थी कि क्यों अभी वायनाड वगैरह में, केरल के काफ़ी पार्ट्स में फ्लड आए। और केरल में सिर्फ ऐसा नहीं, पूरे केरल में फ्लड आते हैं, जैसे वायनाड वगैरह में ज़्यादा फ्लड आते हैं क्योंकि वो वेस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट में लोकेटेड है। वो मैंने रील डाली थी, उसमें वो पूरा समझाया था मैंने, पूरा ग्राफिक्स के साथ उसको। तो इस वजह से यहाँ पर बहुत रेनफॉल होती है। ठीक, ये पहली ब्रांच हो गई। दूसरी ब्रांच जो है ये हमारी जो सतपुड़ा वैली है, या फिर नर्मदा वैली, नर्मदा वैली के अलॉन्ग ये निकल जाएगी दूसरी ब्रांच, यहाँ थोड़ी बारिश कर देगी। और तीसरी ब्रांच ऐसे आएगी, ये अरावलीज़ हैं। अरावली को मैं ब्लैक से ड्रॉ करता हूँ, ये अरावलीज़ माउंटेन रेंजेस हैं। तो अरावली के साइड से निकल जाएगी ये वाली ब्रांच और यहाँ पे पहुँचेगी, रुक जाएगी अब वहाँ पे। ठीक है, उसको रुकाते हैं यहाँ पे। अब बे ऑफ बंगाल ब्रांच को आगे बढ़ाते हैं सेम टाइम पे। ऐसा नहीं कि पूरा सिलसिला यहाँ पे हो जाएगा, बे ऑफ बंगाल यहाँ पे खड़ी इंतजार करेगी, मतलब सब साथ ही में होता है। तो ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच यहाँ पे जाएगी। ये कहाँ बारिश करेगी? एक तो ये हमारे सदर्न वेस्ट बंगाल में बारिश करेगी, सदर्न पार्ट ऑफ बांग्लादेश में बारिश करेगी, मोहम्मद यूनुस को नहला के आएगी। और उसके बाद यहाँ पे गारो, खासी और जैंतिया है, पक्की पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी और जैंतिया हिल्स। तो यहाँ पे बारिश करेगी, जिसको कि हम अभी देखेंगे, हम मेघालय प्लेट्यू या फिर कर्बी एंगलोंग प्लेट्यू के नाम से जानते हैं। खासी की हिल्स हैं ये, यहीं पे लोकेटेड है मौसिन राम, इंडिया का, जहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेनफॉल रिकॉर्ड होती है पूरे इंडिया में। गारो, खासी, जैंतिया। खासी हिल्स में मेघालय कैपिटल शिलोंग भी है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होगी। इसके बाद ये डिफ्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हिमालयाज हैं यहाँ पे आगे, तो ठीक है, तो ये इसको यहाँ पे डिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा यहाँ पे। तो ये यहाँ पे आएंगे और दोनों यहाँ पे पंजाब प्लेन्स पे मीट करेंगे। दोनों का मिलन कहाँ पे होगा? बे ऑफ बंगाल ब्रांच और अरेबियन सी का मीट कहाँ पे करेंगी? पंजाब प्लेन्स में दोनों मीट करेंगे। इस तरह से नोट्स में ऐड करेंगे कि ये मीट कहाँ पे करती हैं। और ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि 15 जुलाई तक पूरे भारत में मानसून आ जाता है। 15 जुलाई तक एंटायर इंडिया जो है वो मानसून के गिरफ्त में होता है। फिर ये ब्रेक इन मानसून क्या होता है आपसे पूछेगा, व्हाट इज़ ब्रेक इन मानसून? तो ब्रेक ये होता है कि जब बहुत बारिश होती है, जैसे मतलब एकदम से अराइवल हुआ मानसून का, और अराइवल के बाद यानी बारिश हुई, उसके 1-2 हफ्ते तक बारिश नहीं होती है, आने के बाद 1-2 हफ्ते तक रुक जाती है, उसको ब्रेक इन मानसून बोलते हैं। ठीक, अब इस मानसून को लौटाने का टाइम आ चुका है। मानसून कब लौटना शुरू करता है? सितंबर में लौटना शुरू करता है। कहाँ से लौटना शुरू करता है? नॉर्थ वेस्टर्न साइड से लौटना शुरू करता है। बहुत लोगों को लगता है नॉर्थ ईस्ट से, ठीक है नॉर्थ ईस्ट, लेकिन मैं बोल रहा हूँ सितंबर से। अर्लीस्ट विथड्रॉल कहाँ से होता है? तो नॉर्थ वेस्टर्न साइड से होता है। तो नॉर्थ वेस्टर्न साइड से ऐसे आएगा और इस तरह से अब इस तरह से विंड चलेंगे यहाँ पे। क्यों? क्योंकि अब सितंबर का टाइम है। खुद ही सोचिए, मैंने आपको बताया था 21 मार्च, याद करो, ऑटमनल इक्विनॉक्स, 2 इक्विनॉक्स बताए थे, 21 मार्च और 23 सितंबर, जहाँ पे इक्वेटर पे डायरेक्ट रेस पड़ती हैं। तो 23 सितंबर के बाद तो वो जो हमारा सन है वो अब नीचे जाना स्टार्ट होगा। ऑस्ट्रेलिया वालों को अब वो गर्मी देगा जाके, अब हमारे यहाँ पे सर्दी आना स्टार्ट होगी। तो क्योंकि वो नीचे जा चुका है सन, और ITCZ का जो पोजीशन है जो सन के अपरेंट मूवमेंट के हिसाब से चलता है, तो अब यहाँ पे ठंडी कंडीशन हो जाएंगी, हाई प्रेशर, और नीचे लो प्रेशर, तो अब हाई से लो विंड चलेंगी। तो विंड क्या है? हाई से लो ऐसे चलना स्टार्ट होंगी, ऐसे लो चलना स्टार्ट होंगी, क्योंकि ये ज़मीन से चल रही, ज़मीन में पानी तो है नहीं, तो यहाँ पे बारिश वारिश कुछ नहीं करेंगी। लेकिन जो यहाँ से ऐसे उठ के आएंगी ये विंड्स, ये समुद्र से पानी उठा लेंगी और यहाँ बारिश कर देंगी तमिलनाडु में। कब? अक्टूबर नवंबर के टाइम पे। ये जो मानसून लौटा, रिट्रीटिंग मानसून हुआ, ये जो मानसून रिट्रीट किया, रिट्रीटिंग मानसून, ठीक है,
ये मानसून जो रिट्रीट किया कैसे किया, इधर से किया ना, ऐसे ऐसे, किस जगह से किया, नॉर्थ ईस्टर्न, इसको नॉर्थ ईस्ट मानसून बोल देते हैं इसीलिए। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ, अर्लीस्ट पार्ट ऑफ सितंबर में कहाँ से रिट्रीट करता है, वो नॉर्थ वेस्टर्न साइड से। तो रिट्रीटिंग मानसून को क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट मानसून के नाम से जानते हैं। जैसे कि अराइवल वाले को साउथ वेस्ट बोलते हैं, इसको लौटते वाले को नॉर्थ ईस्ट। कहाँ बारिश करता है, ये तमिलनाडु और सदर्न आंध्र प्रदेश में बारिश करता है, जिसको कि अभी हम देखेंगे कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जानते हैं। तो अब जरा बता दो इसका क्या होगा कोएप्पन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, क्या होगा कोएप्पन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन। तो क्योंकि यहाँ पे सर्दियों में बारिश हो रही है, गर्मियों में नहीं हो रही है। गर्मियों में क्यों नहीं हो रही है सर, क्योंकि रेन शैडो जोन में है। ये जो यहाँ से मानसून आया था वो पूरा बारिश यहीं पे हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा सर, ये तो आई थी ना यहाँ से, एक बे ऑफ बंगाल ब्रांच है, तो सर वो पैरेलल निकल गई। जैसे कि ये अरावली है, ये मानसून विंड आई, ये पैरेलल निकल गई, क्या ही बारिश करेंगी। और जो यहाँ से आ रही थी उसको अरावलीज ने रोक लिया, तो अरावली का ये रेन शैडो हो गया। तभी यहाँ पे डेजर्ट तुम्हें देखने को मिलता था, डेजर्ट। तभी तो कैपिटल B कैपिटल W यहाँ पे बनाए थे कोएप्पन। और यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे समर ड्राई रहती है, तो कैपिटल एक एस का यूज़ कर, स्मॉल एस का यूज़ कर लें, कैपिटल ए क्योंकि ट्रॉपिकल है, और स्मॉल एस क्यों, क्योंकि समर ड्राई है। ऐसे ही ध्यान रखना, अभी जो मैं आपको बता रहा था मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर जो होता है वहाँ पे भी गर्मियों में बारिश नहीं होती है। मेडिटेरेनियन सी में विंटर्स में रेनफॉल होती है, समर्स में नहीं होती है। विंटर्स में रेनफॉल होती है, समर में नहीं होती है, ठीक है। इसलिए इसका जो कोएप्पन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन होता है वो कैपिटल C स्मॉल एस होता है। क्यों, क्योंकि ट्रॉपिक्स में नहीं है, ये वार्म टेम्परेट में है, और वार्म टेम्परेट के लिए हम कैपिटल C यूज़ करते हैं, और समर ड्राई है तो स्मॉल एस, ठीक है। और ये जो मेडिटेरेनियन जहाँ पे सर्दियों में बारिश होती है, वेस्टर्न साइड में बारिश होती है कॉन्टिनेंट की, तो उस तरह के क्लाइमेट को मेडिटेरेनियन क्लाइमेट कहा जाता है। तो व्हाट इज मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, वेस्टर्न साइड ऑफ कॉन्टिनेंट में हमें क्लाइमेट देखने को मिलता है जहाँ विंटर्स में बारिश होती है। अच्छा, ये टुंड्रा क्या होता है, चलो अभी वो आगे देखेंगे, टाइप ऑफ फॉरेस्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर। अब लास्ट चीज़ है इस पूरे मानसून टॉपिक पर, वो एल नीनो और ला नीना। इसका मतलब क्या होता है, तो एल नीनो ला नीना का नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा। तो होता क्या है, कभी कभी 3 से 7 सालों के बीच में एकदम से मानसून डिले हो जाता है। जुलाई में आना चाहिए होता है पूरे भारत में, आता ही नहीं है, ठीक है। अगस्त तक में आता है, और आता भी तो बहुत 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 कम बारिश करता है। इसी को बोलते हैं अल नीनो। होता क्या है, हमने पढ़ा था यहाँ पेरू ठंडा करंट होता है, कोल्ड ओशन करंट होता है। कोल्ड ओशन करंट की वजह से क्या होता है, जब ठंडा पानी क्या होता है कि यहाँ पे होता कुछ यूँ है कि यहाँ पे गर्म पानी होता है पहले, ठीक है, गर्म पानी होता है। यहाँ पे हमें पता है नॉर्थ ईस्टर्लीज आती हैं, ठीक है, आती हैं कि नहीं वो विंड्स, वो उस गर्म पानी को बहा के यहाँ पे ले जाती हैं ऑस्ट्रेलिया। तो उसकी वजह से ठंडा पानी नीचे से बाहर निकल के आता है। उस ठंडे पानी के पीछे उस ठंडे पानी से क्या होता है, जो मछलियों का खाना है वो भी ऊपर आ जाता है, और मछलियाँ भी उसके पीछे आ जाती हैं, और यहाँ पे मछलियों का अच्छा खासा खाना बन जाता है। अब मैं जानबूझ के फाइटोप्लैंक्टन, ज़ूप्लैंक्टन वर्ड को यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वो हम एनवायरनमेंट में यूज़ करेंगे उन टर्म्स को। फाइटोप्लैंक्टन बोलते हैं उसको हम खाने को, उनको मछलियों को, और जो उनको खाते हैं उनको ज़ूप्लैंक्टन बोलते हैं, उनको खाते हैं उनको स्मॉल फिशेस, उनको खाती हैं बिग फिशेस। तो सब यहाँ पे मछली मार्केट काफ़ी बढ़िया डेवलप होता है, ठीक है। हमारी स्कूल की मैडम होती थी, थोड़ा शोर मचाने लगे वजह, तो बस उनका यही एक डायलॉग होता था, डोंट मेक इट अ फिश मार्केट बॉयज़, ठीक है। तो फिश मार्केट वाला ही ताना मारती रहती थी। खैर, तो ये यहाँ पे फ़िश मार्केट काफ़ी अच्छी डेवलप होती है। अब होता क्या है, तो नॉर्मल ईयर्स है, लेकिन अल नीनो वाले ईयर्स में क्या होता है, ये जो गर्म पानी है ये डिस्प्लेस नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे होता क्या है, ये जो ईस्टर्लीज हैं ये वीक हो जाती हैं। क्यों वीक होती हैं किसी को नहीं पता अभी तक, ठीक है, एग्जैक्टली। तो ये पानी बैक मार जाता है और यहाँ पे हो जाता है, तो मछली मार्केट क्या होता है, यहाँ पे ख़राब हो जाता है। तो मछली में क्या कर रहा हूँ एक्चुअल में, ठीक है, वहाँ तक तो ठीक है। अब होता क्या है कि ये गर्म पानी यहाँ पे जब गया था, जो नॉर्मल ईयर था, तो ऑस्ट्रेलिया में खूब बारिश होगी, क्योंकि गर्म पानी बारिश करता है। भारत में भी अच्छा खासा, ठीक है, नॉर्मल ईयर में भारत में भी, इंडिया में भी अच्छा मानसून होगा, ठीक है, अच्छा मानसून होगा। ये नॉर्मल ईयर की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन अल नीनो वाले साल में क्या होगा, वाटर बैक मार गया क्योंकि, तो अब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में बारिश होगी नहीं, और हमारे यहाँ भी बारिश नहीं होगी। तो अल नीनो वाले साल में भी हमारे यहाँ बारिश नहीं होती है। तो अल नीनो है क्या, तुमसे पूछ ले, तो ये आपका वार्म करंट है, वार्म इक्वेटोरियल करंट है। कहाँ पे, पैसिफिक ओशन में, नहीं, ये प्रशांत महासागर में, ठीक है,
पैसिफिक ओशन का वार्म इक्वेटोरियल करंट है। और ला नीना क्या है? ला नीना इसी का जुड़वा भाई है, ऐसे समझ लो। ला नीना में क्या होता है? ला नीना में क्या होता है? ला नीना में मॉनसून जल्दी आता है और नॉर्मल से ज़्यादा बारिश होती है ला नीना में। ये अल नीनो ला नीना में डिफरेंस होता है। ये स्पेनिश टर्म होते हैं। इसका मतलब होता है स्मॉल गर्ल और ला नीना का मतलब होता है स्मॉल बॉय। ऐसे करके आपको याद कर लेना है, ठीक है। और क्या चीज़, और ये ध्यान रखना कि यहाँ पे एक जगह पड़ती है डार्विन और यहाँ पे जगह पड़ती है तहीती, ठीक है। तो तहीती और डार्विन के बीच का अगर प्रेशर डिफरेंस नेगेटिव होता है तो आता है आपका, ठीक है। इनके बीच का अगर प्रेशर डिफरेंस, जो दाब में अंतर है, अगर वो नेगेटिव होगा तो वो अल नीनो वाला ईयर होता है, और अगर पॉजिटिव होगा तो वो ला नीना वाला ईयर होता है, ठीक है। तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव देखना होता है तहीती और डार्विन का बीच का जो प्रेशर होता है। क्लियर? यहाँ तक अल नीनो और ला नीना में मतलब सभी को क्लियर, ठीक है। अच्छा सॉरी, शायद मैंने यहाँ पे उल्टा लिख दिया ना। स्मॉल बॉय होता है इसका मतलब, चाइल्ड क्राइस्ट होता है। अल नीनो का मतलब होता है चाइल्ड क्राइस्ट, यूजुअली क्रिसमस के टाइम पे देखने को मिलता है ये, ठीक है। और स्मॉल बॉय उसको बोलते हैं। और ये क्या है? ये स्मॉल गर्ल है, फिर लिटिल गर्ल है। लिटिल गर्ल वो कौन है? लिटिल बॉय है वो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक हमारा प्री मानसून शावर, उसके बाद हम इंडिया और उसकी लोकेशन चालू करेंगे। प्री मानसून शावर, मानसून आने से पहले जो गर्मियों के टाइम पे, शाम के टाइम पे, मई जून के टाइम पे, शाम के टाइम पे जो हल्की सी बारिश हो जाती है बिजली कड़क के, ठीक है, थंडर स्टॉर्म्स आ जाते हैं, उसकी वजह से हल्की सी ठंडक आ जाती है, तो उसको प्री मानसून शावर्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में इनको हम नॉर वेस्टर्स के नाम से जानते हैं। और साउथ इंडिया में इनको या तो हम ब्लॉसम शावर्स बोलते हैं या फिर मैंगो शावर्स बोलते हैं। ब्लॉसम या फिर मैंगो शावर्स। नॉर वेस्टर कहाँ बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट मतलब नॉर्थ ईस्ट में तो बहुत जगह है हमारे, जैसे वेस्ट बंगाल में इनको बोलते हैं काल बैसाखी, ठीक है, काल बैसाखी। असम और बांग्लादेश में क्या बोलते हैं इनको? बांग्ला और असम में क्या बोलते हैं? बरदौली चीरहा बोलते हैं इनको, ठीक है। यहाँ पे क्या बोलते हैं? बरदौली चीरहा बोलते हैं, ठीक है, चीरहा, ठीक। और ये किस में हेल्प करते हैं? ये जूट की जो फसल होती है उसमें हेल्प करते हैं ये बहुत ज़्यादा। ब्लॉसम और मैंगो शावर्स की अगर हम बात करें तो साउथ इंडिया में ब्लॉसम यानी जो कॉफ़ी का फूल होता है उसकी ब्लॉसम, अर्ली ब्लॉसमिंग में हेल्प करते हैं, और मैंगो की राइपनिंग में हेल्प करते हैं। ये कहाँ पे बोले जाते हैं इनको? केरल और कर्नाटक के रीजन में। ख़त्म। स्टार्ट करते हैं इंडिया एंड इट्स लोकेशन। कमेंट में जल्दी से बताइए इंडिया में कितने स्टेट, कितने यूटीज़ हैं, बेसिक सी चीज़। भारत का नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट कौन सा है, सदर्न मोस्ट स्टेट कौन सा है, ईस्टर्न मोस्ट कौन सा है और वेस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन सा है, ये आपको जल्दी से बताना है, ठीक। चलो तो अब यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं? इंडिया के लैटिट्यूड्स देखने वाले हैं कि इंडिया का सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड कौन सा है, नदर्न मोस्ट लैटिट्यूड कौन सा है, वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड कौन सा है और ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड कौन सा है। तो इंडिया का सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड है 8 डिग्री 4 मिनट मेन लैंड की अगर बात करें तो, और इसमें 29 ऐड कर दीजिए तो रफली 37 डिग्री 6 मिनट, ये नदर्न मोस्ट है। वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड कौन सा है? आप देख सकते हैं यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है। इसमें 29 ऐड कर दीजिए 97 डिग्री 25 मिनट, यानी कि एक याद कर लो सदर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट, और उसमें 29 ऐड कर देना, फिर रफली 30 डिग्रीज, यानी कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बीच में हमारे नदर्न मोस्ट, सदर्न मोस्ट और ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट के बीच में 30 डिग्रीज का अंतर है, ठीक है। लेकिन 30 डिग्रीज का तो अंतर है, लेकिन नॉर्थ से साउथ तक अगर हम डिस्टेंस मापेंगे तो भारत की डिस्टेंस निकल के आती है नॉर्थ साउथ 3214, मैं लिख देता हूँ 3214 किलोमीटर, और अगर हम वेस्ट से ईस्ट मेजर करते हैं तो 2933 किलोमीटर निकल के आती है। इसके पीछे का एक रीज़न होता है, रीज़न अगर पूछ ले, ठीक है, रीज़न ये होता है इसका कि हर लॉन्गिट्यूड के बीच की डिस्टेंस घटती जाती है इक्वेटर से पोल्स की तरफ। अगर तुम्हें नहीं पता है, ठीक है, वैसे तो मैंने बैच में समझाया था,
नहीं पता तो एकदम से अभी समझ में आएगा भी नहीं वो, लेकिन मैं बता इसलिए दिया कि अगर पूछ लेगा पेपर में तो तुम कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें पता है ये चीज़, तो तुम्हें पता ही है कि हर लॉन्गिट्यूड के बीच की डिस्टेंस जो है वो कम होती रहती है, लेकिन तुम यहाँ पे उस लॉजिक को फिट नहीं बिठा पा रहे हो। कोई बात नहीं है, बिठाओ भी अभी मत, ठीक है, रट्टा मारो जिंदाबाद। कहीं कहीं पे तो लॉन्गिट्यूड के बीच की डिस्टेंस घटती जाती है। आगे बढ़ते हैं, टॉपिक ऑफ कैंसर और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम देखते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं डॉटेड लाइन, ये टॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, और ये जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डॉटेड लाइन, ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, भारतीय समय मानक है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के 7 राज्यों से 7 स्टेट से पास होती है। वो 7 स्टेट्स को हम कैसे याद करते हैं, वो 7 स्टेट को याद करते हैं। तो अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको पता है कौन सा लैटिट्यूड होता है, ज़रा बताइए जल्दी से। गुजराती राजा मेड, मैं ट्रिक नहीं लिख रहा हूँ यार, ठीक है, सिंपल स्टेट लिख रहा हूँ, ट्रिक तो आपको पता ही होगी मेरे हिसाब से। गुजराती, राजस्थान राजा, मेड से एमपी, चीफ जस्टिस, चीफ से छत्तीसगढ़, जस्टिस से झारखंड, मेड चीफ जस्टिस विन, विन से वेस्ट बंगाल, द से त्रिपुरा, टी से त्रिपुरा, और मीटिंग एम मीटिंग से मिजोरम, ठीक है। तो गुजराती राजा मेड चीफ जस्टिस विन द मीटिंग, और वो मित्र पर गमछा झार करके ट्रिक होती है हिंदी में, ठीक है। तो ये 7 स्टेट से पास होती है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 7 राज्यों से। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात करेंगे, भारतीय समय मानक, ये क्या है, ये इसका हमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो पता है 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड होता है, बट इंडियन स्टैंडर्ड टाइम तो अभी तक हमने देखा ही नहीं है। ये क्या होता है, ये होता है 82.5 डिग्री ईस्ट, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है, जिसको कि हम मौका से याद करते हैं, MOUCA। ये क्या है, MP है मध्य प्रदेश, ये क्या है उड़ीसा है, ये क्या है उत्तर प्रदेश है, ये क्या है छत्तीसगढ़ है, ये क्या है आंध्र प्रदेश है। छत्तीसगढ़ में ही, छत्तीसगढ़ का कोरिया जगह पड़ती है, वहाँ पे बैकुंठपुर डिवीजन में आती है, वहीं पे ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का मिलन होता है, वहीं पे दोनों मीट करती हैं। और आपका यूपी में ही है आपका मिर्ज़ापुर जगह, वहाँ से पास होता है, जहाँ पे क्लॉक टावर भी बना हुआ है, जिसको मिर्ज़ापुर क्लॉक टावर के नाम से जानते हैं इसको। क्लियर। क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय समय मानक ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है, तो इंडियन IST इज़ 5.5 घंटे, 5 hours and 30 minutes अहेड, यानी आगे है, ऑफ GMT दैट इज़ ग्रीनविच मीन टाइम। ये कैसे निकलता है, तो ये भी नहीं बता देते हैं आपको, ठीक है। ग्रीनविच मीन टाइम जिसका कि कितना है, इसका वैल्यू कितना होता है, 0 डिग्री होता है, इसको रेफरेंस मानते हैं। भारतीय समय मानक कितना, 82.5 डिग्री। तो होता क्या है कि लॉन्गिट्यूड से हम टाइम कैलकुलेट करते हैं, 1 डिग्री का मतलब होता है 4 मिनट, यानी 15 डिग्री का मतलब होता है 60 मिनट। तो भारतीय समय मानक और ग्रीनविच समय मानक के बीच में कितना अंतर है, तो भारत का 82.5 डिग्री, उनका 0 डिग्री, तो 82.5 में 0 घटाओगे कितना आएगा, 82.5 आएगा, 82.5 आएगा। अच्छा, 15 डिग्री का मतलब 1 घंटा होता है, तो 75 डिग्री का मतलब कितना होगा, हाँ 5 मल्टीप्लाई किया ना, तो 5 यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, ये 1 घंटा लिखा है ना, 5 घंटे। 75 डिग्री का अंतर मतलब 5 घंटे, हमें 82.5 तक पहुँचना है। 82.5 और 7.5 में अब कितने का अंतर, 82.5 और 75 में कितने का अंतर बचा, 7.5 डिग्री का, 7.5 डिग्री और बचा हुआ है। तो भैया 15 डिग्री का मतलब 60 मिनट होता है, तो 7.5 यानी आधा, 15 का आधा 7.5, उसका यहाँ पे टाइम का आधा कर दो 30 मिनट, तो 5 घंटे और 30 मिनट ऐसे निकल के आए, आगे हैं हम लोग, ठीक है। इस तरह से टाइम कैलकुलेट करते हैं। बिफोर मूविंग आगे हम पहले ये देख लेते हैं इंडिया के नदर्न मोस्ट सदर्न मोस्ट ये सब पॉइंट क्या है। स्टेट तो आई थिंक पता होगा सबको कि हिमाचल सबसे नदर्न मोस्ट स्टेट है, क्योंकि जम्मू कश्मीर यूटी है जहाँ पे चुनाव के अभी इलेक्शंस की अनाउंसमेंट भी हो गए। सदर्न मोस्ट स्टेट तमिलनाडु है, वेस्टर्न मोस्ट गुजरात और ईस्टर्न मोस्ट अरुणाचल है। नदर्न मोस्ट अगर पॉइंट की बात करेंगे, नदर्न मोस्ट अगर पॉइंट, ये तो पीओके वाला हिस्सा हो गया, तो यहाँ पे इंदिरा कोल पड़ता है, इंदिरा कोल, ठीक है। और सदर्न मोस्ट की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे केप कैमोरिन या फिर कन्याकुमारी जिसको बोलते हैं, तो केप कैमोरिन या फिर कन्याकुमारी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। या फिर अगर ये नहीं ऑप्शन में होता है, तो क्योंकि हमारा अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड है, यहाँ नीचे तक जाता है वो और नीचे तक, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इंदिरा पॉइंट, ठीक है। इंदिरा पॉइंट देखने को मिलेगा कहाँ पे, ये आपको अंडमान निकोबार का एकदम से सदर्न मोस्ट टिप होगा वहाँ पे। यहाँ पे अगर बात करेंगे तो यहाँ पे गुजरात में गुहार मोती,
ठीक है। और अरुणाचल में है यहाँ पे किबितू, किबितू यहाँ पे आपको पॉइंट देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अभी इंटरनेशनल लैंड बाउंड्री देखते हैं इंडिया की। तो भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय जो तटीय सीमा है वो 15,000, अंतर्राष्ट्रीय जो है वो 15,200 किलोमीटर की है, ठीक है। 15,200 किलोमीटर की हमारा लैंड फ्रंटियर है, इंटरनेशनल बाउंड्री है, जो हम कितने कंट्रीज़ के साथ शेयर करते हैं जल्दी से कमेंट में लिखेंगे। और उसको हम याद कैसे करते हैं, बचपन में MBA करके हमारी ट्रिक होती है, उससे हम याद करते हैं इसको। B से है बांग्लादेश, CH से है चाइना, P से है पाकिस्तान, N से है नेपाल, M से है म्यांमार, B से है भूटान और A से है अफ़गान, दैट इज़ अफ़गानिस्तान, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो बांग्लादेश के साथ हम सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री, तो टोटल कितने कंट्रीज़ हो गए, टोटल 7 कंट्रीज़, 8 राज्यों से, यहाँ पे ना 7 लिख दिया था क्या गलती से, सॉरी 8 होगा वो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 अब गिन सकते हैं, 8 है, ठीक है। गलती से मैंने 7 लिख दिया शायद वहाँ पे। तो 8 कंट्री, 8 स्टेट से हमारा टॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, और 7 कंट्रीज से, ठीक है, 7 कंट्रीज से हम अपना इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते हैं। सबसे लॉन्गेस्ट हम शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ, और सबसे शॉर्टेस्ट शेयर करते हैं किसके साथ, अफ़गानिस्तान के साथ। बांग्लादेश के साथ कितनी लंबी हमारी बाउंड्री है, 4096 किलोमीटर की, और अफ़गानिस्तान के साथ सबसे शॉर्टेस्ट है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बांग्लादेश के साथ हमारी सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री है 4096 किलोमीटर की। उसके बाद चाइना के साथ है। क्या सर ये हमें किलोमीटर्स याद करने हैं, बांग्लादेश और चाइना का याद कर लो, बाकी सबका याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कभी पूछ ले क्वेश्चन इस तरह से, पहले तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना कि कौन सी बाउंड्री है जो सेपरेट करती है इंडिया बांग्लादेश को, इंडिया चाइना को, इंडिया पाकिस्तान को, इस तरह से क्वेश्चन बनता है। तो बाउंड्री अगर पूछेगा तो यहाँ पे बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ हम सीमा बनाते हैं रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। रेड क्लिफ है, सर साहिल रेड क्लिफ ने इस लाइन को खींचा था, रेड क्लिफ लाइन है। और चाइना के साथ है हमारी मैकमोहन लाइन, मैकमोहन लाइन, ठीक है। और अफ़गानिस्तान के साथ डूरंड लाइन है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में भी डूरंड लाइन है। अच्छा, सबसे लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री किन 2 कंट्रीज़ के बीच में, और उसको हम किस नाम से जानते हैं ज़रा बताइए, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, रेड क्लिफ लाइन। अब क्या मैं बताने वाला था यार, भूल गया मैं, एक सेकंड। हाँ, ये जो इंडिया और चाइना का बॉर्डर है, इसको हम 3 सेक्टर में डिवाइड करते हैं। इसको बोलते हैं वेस्टर्न सेक्टर, इसको मतलब इतने को, और इसको बोलते हैं सेंट्रल सेक्टर, और इसको बोलते हैं ईस्टर्न सेक्टर। ध्यान रहेगा इतना चीज़। इंडिया चाइना को जो नोट्स बना रहे हैं तो इस चीज़ को वहाँ पे वो कर देंगे बना के कि 3 सेक्टर में डिवाइड करते हैं इंडिया चाइना को, वेस्टर्न, मिडिल और ईस्टर्न सेक्टर में। इंडिया चाइना बॉर्डर को हम नॉर्दर्न बॉर्डर्स भी के नाम से भी जानते हैं। और यहीं पे अभी हमने चला रखा है क्या, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम यहीं पे अभी हमने चला रखा है, यहाँ के विलेजेस को डेवलप करने के लिए, ठीक है। हमने पिछले करंट अफेयर्स में देखा था, और जो परसों करंट अफेयर्स का लेक्चर होने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो उसको मिस नहीं करना है चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। क्लियर हो गई इतनी चीज़ें यहाँ तक, किसी कोई डाउट तो नहीं है किसी को, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कभी अगर क्वेश्चन पूछ ले कि कौन कौन से स्टेट हैं जो बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, तो उसकी ट्रिक है मैम टेक वाटर, मैम टेक वाटर। M से हो जाएगा हमारा मणिपुर, A से हो जाएगा असम, M से हो जाएगा मणिपुर लिख दिया मैंने वहाँ पे, मिज़ोरम लिख लो या फिर मेघालय लिख लो, कुछ भी लिख लो, ठीक है। M से यहाँ पे मेघालय, जो इसकी एकदम गोद पे बैठा हुआ है, ये देख सकते हैं, ये आपका मेघालय है, ठीक है। मेघालय, असम, मिज़ोरम, T से है त्रिपुरा, और W से है वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ये हमारे 5 स्टेट्स बाउंड्री शेयर करते हैं। नेपाल के साथ अगर कभी पूछ ले कि नेपाल के साथ कौन कौन से बाउंड्री शेयर करते हैं, तो उसको हम याद करते हैं सुब्बू से, सुब्बू। S से सिक्किम, ठीक है, सिक्किम। U से उत्तर प्रदेश, B से बिहार, B से बंगाल दैट इज़ वेस्ट बंगाल, और U से उत्तराखंड, ठीक है।
उत्तराखंड। और अगर भूटान से पूछ ले तो भूटान से हम याद करते हैं बासा, भूटान से हम याद करते हैं BASA बासा। बी से अगेन आपका हो जाएगा भूटान से बंगाल, ठीक है। ए से अरुणाचल, अरुणाचल। एस से सिक्किम और ए से असम, ठीक है। तो ये हमारे भूटान के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। म्यांमार के साथ कौन बाउंड्री शेयर करते हैं, ये याद करना बड़ा आसान है। तो जैसे कि ये म्यांमार है हमारा, ठीक है, ये म्यांमार है पूरा। म्यांमार के साथ कौन शेयर करता है, अरु ना मा मी, अरुणा मामी। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम, ये बाउंड्री शेयर करते हैं अरुणा मामी। किसके साथ, म्यांमार के साथ। ये भी आसानी से याद हो गया। अब हम आएंगे कोस्टल बाउंड्री में। इंडिया की कोस्टल बाउंड्री कितनी है, तो इंडिया की टोटल जो कोस्टल बाउंड्री है वो है 7516 किलोमीटर ओवरऑल। और अगर हम आइलैंड्स को हटा दें, मतलब बाकी चीज़ें भी हटा दें यहाँ पे, तो 6100 किलोमीटर आती है, ठीक है। ये है मेन लैंड की, ठीक है, मेन लैंड की है। और ये टोटल है 7516 किलोमीटर। क्लियर। अब यहाँ पे कोस्टल बाउंड्री, यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ कोस्ट लाइन, ठीक है। तो ये आपकी इतनी है। अब यहाँ पे कौन कौन से स्टेट हैं जो हमारे कोस्टल बाउंड्री बनाते हैं, तो हमारे टोटल ध्यान रखिएगा 9 स्टेट, 9 राज्य और 4 यूटी यानी 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि कोस्टल बाउंड्री बनाते हैं। इसमें सबसे लॉन्गेस्ट कौन बनाता है, तो सबसे लंबी जो तटीय सीमा बनाता है हमारा, वो बनाता है गुजरात। अगर स्टेट बात करेगा, अगर ओवरऑल बात करेगा, गुजरात की कितनी है, 1600 किलोमीटर की है। लेकिन अगर ओवरऑल बात करेगा तो अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, ये जो अंडमान और निकोबार आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये सबसे गुजरात से भी लंबी तटीय सीमा बनाते हैं। लेकिन ये स्टेट तो है नहीं, तो अगर स्टेट पूछेगा तो गुजरात, लेकिन अगर ओवरऑल पूछेगा तो अंडमान निकोबार है। इसकी लेंथ है 1962 किलोमीटर। ऐसे याद कर लो, जब हमारा चाइना के साथ वॉर हुआ था उतनी ही लंबी इसकी बाउंड्री है, ठीक। और कुछ यहाँ पे नहीं। बाकी ये ध्यान रखना, गुजरात के बात किसकी आएगी, तो गुजरात के बाद यहाँ पे 1600 किलोमीटर ऊपर लिख देते हैं। गुजरात के बाद आपकी आएगी यहाँ पे आंध्रा की, एंड देन आएगी तमिलनाडु की। गैट करके याद करेंगे, ठीक है। गुजरात, आंध्रा और तमिलनाडु। और सबसे शॉर्टेस्ट किसकी है, गोवा की शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन है। शॉर्टेस्ट किसकी है, गोवा की, ठीक। तो लॉन्गेस्ट किसकी है वैसे, अंडमान और निकोबार की। टोटल 9 स्टेट्स हैं। आगे बढ़ते हैं अभी। फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया, भारत के भौगोलिक क्षेत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से एक नया सेक्शन शुरू हो रहा है जहाँ पे आप हिमालय, पेनिनसुला प्लेट्यू, गंगा प्लेन्स, मतलब आप ये मान लीजिए कि इस टॉपिक के बाद ज्योग्राफी आपकी मतलब इंडियन ज्योग्राफी है ही यही, फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया। और आप ये मान लीजिए कि ये टॉपिक ख़त्म होने के बाद आपका 95% ख़त्म। उसके बाद सिर्फ 5% बचेगा, जिसमें कि क्या बचेगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी तो हो ही चुका है, फॉरेस्ट बचेगा और वो जो ग्रासलैंड वगैरह होते हैं, बस, ठीक। EEZ अनुष्का सिंह लिख रही हैं 200 नॉटिकल माइल। अब क्योंकि अनुष्का जी ने बात छेड़ दी है तो बता देते हैं। होता क्या है, UN क्लॉज करके एक संस्था है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज करके एक संस्था है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज। इसने कोस्टल बाउंड्री का निर्धारण कर रखा है, जिसमें कि हमारा काफ़ी जैसे टेरिटोरियल वाटर होते हैं, जो हमारे जो ज़मीन के अंदर पानी है, लेक्स वगैरह हैं, रिवर्स, तो उनको टेरिटोरियल वाटर बोलते हैं, ठीक है। देन इनलैंड वाटर बोलते हैं। देन आता है आपका टेरिटोरियल जोन, ठीक है। टेरिटोरियल जोन आता है जो कि 12 नॉटिकल माइल तक होता है। नॉटिकल माइल क्या होता है, समुद्री डिस्टेंस को मेजर करते हैं। फिर कॉन्टीजुअस जोन आता है 24 नॉटिकल माइल तक। देन आता है EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये 200 नॉटिकल माइल तक जाता है। टेरिटोरियल जो जोन है आपका 12 नॉटिकल माइल, 12 नॉटिकल माइल का मतलब लगभग 22 किलोमीटर होता है। तो मतलब यहाँ तक आप कुछ भी कर सकते हो, कोई आपके बिना परमिशन के बिना कोई सी कंट्री का शिप नहीं आ सकता है। जो एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वहाँ पे कोई भी आ जा सकता है। आपकी थोड़ी बहुत ही है कि आप एक्सप्लोरेशन मिनरल एक्सप्लोरेशन कर सकते हो, लेकिन कोई भी आ जा सकता है। ये जो है आपका टेरिटोरियल जोन 12 नॉटिकल माइल यानी 22 किलोमीटर रफली, वो फिर वहाँ पे आपकी पूरी सॉवरेनिटी है। तो ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज करता है। अब स्टार्ट करते हैं।
एक डीप ब्रीथ लेंगे और उसके बाद स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा पानी वानी पी के, बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इसमें एनर्जी लगने वाली है, ठीक है। कितना टाइम हो गया? 12:30, 3 घंटे हो गए ना, लगभग 3.25 घंटे हो गए। कोई नहीं, बस आधा 1 घंटा और फिर ख़त्म, ठीक है। गर्दन तोड़ कर अब इसके ऊपर एमसीक्यू नहीं करवाएंगे। देखो, इसके ऊपर एमसीक्यू अगर किसी को करने हो, मैं आपको ओवर बर्डन नहीं करना चाहता हूँ, करवाने को मैं करवा सकता हूँ। किसी को भी करने हो, अभी जस्ट मैंने 1 महीने पहले ही 1 शॉट लिए थे, PYQs के 1 शॉट लिए थे, यानी सिर्फ MCQs के 1 शॉट थे। वो सिर्फ MCQs करवाए थे, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, पॉलिटी के, सब के करवाए थे। प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके देख सकते हैं। वो MCQ बेस्ड ही पूरे 1 शॉट है, आराम से वहाँ पे, ठीक है। सर ये वीडियो एंड नहीं हो रहा है और किस लिए 1 शॉट है? आपका 1 घंटा 3 कब हो जाएगा पता? अब क्या लगता है 3 होगा क्या? पागल वागल हो क्या एकदम? पॉलिटी से तो बहुत ही कम टाइम लगता है यार ज्योग्राफी में, पुराना एक्सपीरियंस है हमारा। गर्दन वर्दन घुमा लो भाई सब, है ना, नहीं तो रिजिड हो जाएगी, स्टैटिक हो जाएगी, दर्द करने लगेगी, फिर एग्ज़ाम में दर्द करेगी, दिक्कत होगी, है ना। और आंखों को भी ब्लिंक कर लिया करो, नहीं तो फिर वो क्या होता है ना, दर्द करने लगती है ना आंखें भी। और इसी वजह से मैं ब्लैक का भी स्क्रीन का यूज़ कर रहा हूँ, सो दैट आपकी और मेरी दोनों लोग क्या स्क्रीन पे मतलब मैं तो चलो सह लूँगा आपके लिए, अगर आप वाइट बोलोगे तो मैं वाइट में ही लेता था क्लास, लेकिन ब्लैक में मैंने इसीलिए शिफ्ट कर दिया सो दैट आपकी आंखों पे जोर ना पड़े, लास्ट का टाइम है। फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया। भारत को हम टोटल 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटते हैं। जैसे 6 फैक्टर्स होते हैं जो क्लाइमेट को डिटरमाइन करते हैं, वैसे 6 भौगोलिक भागों में भारत को बांटते हैं। 6 भाग कौन से हैं? पहला है नदर्न माउंटेन्स, या फिर उन्हीं को ही हम हिमालय के नाम से जानते हैं। ये रहे आपके ब्राउन से जिनको दिखाया गया है, हिमालयास। दूसरे नदर्न प्लेन्स, उत्तर के मैदान, जिसको ग्रीन से दिखाया गया है। तीसरा पेनिनसुलर प्लेट्यू, प्रायद्वीपीय पठार, जिसको कि ये आपका रहा, ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है, ठीक। चौथा कोस्टल प्लेन्स, तटीय मैदान, जिसको कि आपका ये डार्क ग्रीन से दिखाया गया है। पांचवा ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, यानी कि द्वीप समूह, लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार। एंड छठवां ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ये येलो वाला ग्रेट इंडियन डेजर्ट। तो 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं। स्टार्ट करते हैं विद द हिमालयास। ठंडा ठंडा फील नहीं आ रहा तुम लोगों को कुछ ऐसा कि क्या ठंडा ठंडा लग रहा है? मतलब देख गई है ना चिंता मत करो, सिलेक्शन लो, फिर साथ में चलेंगे यहाँ पे, ठीक है। चढ़ाई करेंगे सीधे माउंट एवरेस्ट की, चिंता ना करो, बड़ा मज़ा आ जाएगा एकदम। क्लियर करो अभी, ठीक है। फिर जनवरी के टाइम पे, दिसंबर या लास्ट दिसंबर जनवरी के टाइम पे हो जाएगा मेंस, और फिर उसी टाइम पे जो है रिजल्ट भी आ जाएगा। एकदम स्नोफॉल हो रही होगी, साथ में चलेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन वही चलेगा जो साथ जिसका सिलेक्शन होगा, ठीक है। चलो हिमालयास। और एक काफ़ी तुम लोग बोलते रहते हो सर फेस रिवील है ना, भाई एक चीज़ तो मैं तुमसे पक्का प्रॉमिस कर सकता हूँ, बाकी तो मुझे नहीं पता फेस रिवील का क्या कैसा क्या। पिछली बार मैंने बोला था कि भाई जिनका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन भाई जिसका AIR अगर 1 आएगा, ठीक है, मतलब सीजल में AIR 1 चलो टॉप 10 में भी फेस रिवील, मतलब ये पक्की बात है, जुबान दे रहा हूँ मैं तुम्हें, ठीक है, जुबान दे रहा हूँ सिलेक्शन होगा तो वैसे तो मैं करता ही हूँ सिलेक्शन वालों को, लेकिन कुछ कहीं पे कुछ सर्टेन मुझे अगर लगता है, शक लगता है कि ये बंदा जो है कुछ कर सकता है, तो वैसे तो नहीं, लेकिन जो अगर टॉप 10 में आएगा तो भाई मैं जुबान दे रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। पक्का फेस रिवील होगा, पक्का, सिर्फ उन्हीं को होगा पर्सनली ठीक है। तो ये मतलब प्रॉमिस कर रहा हूँ मैं आपसे बस, ठीक है। हिमालयास पे आते हैं। फर्स्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन है, हिमालय का फॉर्मेशन हुआ कैसे था?
तो अभी हम लोग प्लेट बाउंड्री पढ़ रहे थे। तो प्लेट बाउंड्री जो है हमारी, जैसे ये हिमालय है, ठीक है, ये इंडियन प्लेट है। इंडियन प्लेट जो है हमारी, या फिर इंडिया है हमारा, ये पहले इक्वेटर के काफ़ी नीचे एग्जिस्ट करता था, ठीक है। यहाँ पे थी यूरेशियन प्लेट, ये इसका धीरे धीरे नॉर्थवर्ड मूवमेंट स्टार्ट हुआ। यहाँ पे था टेथीज सी, ठीक है, यहाँ पे था टेथीज सी यानी टेथीज सागर। जब ये इंडियन प्लेट इस यूरेशियन या फिर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इस यूरेशियन प्लेट से टकराई, इसी वजह से ही हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। टेथीज सी के सेडिमेंट्स, टेथीज सागर के सेडिमेंट आज भी हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पे। ये माना जाता है कि टेथीज सी के सेडिमेंट्स से इसकी पहली रेंज तैयार हो गई हिमालय की, जिसको कि हम बोलते हैं ट्रांस हिमालय। इसको क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय बोलते हैं इसको हम। ट्रांस हिमालय में हमें यह पढ़ना होता है कि इसकी 3 रेंजेस होती हैं। काराकोरम, बारिश स्टार्ट हो गई हमारे यहाँ पे, लद्दाख और जंस्कार, ये 3 रेंजेस होती हैं। जैसे ट्रांस हिमालय रेंज मतलब सीरीज ऑफ माउंटेन, पर्वत की श्रृंखला। तो ऐसे काराकोरम है, फिर लद्दाख है, फिर जंस्कार है, ऐसे लाइन पे है, ठीक। इसके नीचे है ग्रेट हिमालय, इसको बोलते हैं महान हिमालय, ठीक है। ग्रेट हिमालय या फिर महान हिमालय या फिर ग्रेट हिमालय को ही हम क्या बोलते हैं? इनर हिमालय या फिर हिमाद्री के नाम से जानते हैं, ठीक। यहाँ पे हमें हाई पीक्स देखने को मिलती हैं, ऊंची चोटी देखने को मिलती है, बहुत ऊंची ऊंची चोटी देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल माउंट एवरेस्ट को ही ले लीजिए, खाने में बेस्ट मम्मी और एवरेस्ट है ना। माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर, ये माउंट एवरेस्ट यहीं पे सिचुएटेड है। इंडिया की, ये पूरे वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है। इंडिया की हाईएस्ट पीक कंचनजंगा, इसकी हाइट कितनी है? 8598 मीटर, ठीक है। कहाँ पे? सिक्किम में, ये भी इसके इंडिया की हाईएस्ट पीक है। वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक K2 इसमें सिचुएटेड नहीं है, वो है आपकी काराकोरम रेंज में, जो कि कहाँ पड़ती है? अभी बताया ट्रांस हिमालय में पड़ती है, ठीक है, काराकोरम रेंज, ठीक है। इसको हम गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? गॉडविन ऑस्टिन के नाम से। और इसकी हाइट कितनी है K2 की? 8611 मीटर। सेकंड हाईएस्ट, वर्ल्ड की फर्स्ट हाईएस्ट, वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट, वर्ल्ड की थर्ड हाईएस्ट, इंडिया की हाईएस्ट, और अगर कंचनजंगा ना हो ऑप्शन में, वर्ल्ड इंडिया की हाईएस्ट में तो K2, लेकिन ये पीओके वाले हिस्से में पड़ती है इसलिए हम कंचनजंगा को बोल देते हैं, ठीक है। फोर्थ हाईएस्ट में अगर बात करेंगे लॉत्से, ये तिब्बत में है। तिब्बत में लॉत्से कितनी है? 8576 मीटर। कभी कभी मैचिंग पूछ लेता है इसलिए मैंने लिखा। देन अगर बात करेंगे उत्तराखंड की हाईएस्ट पीक है नंदा देवी, ये भी यहीं पे सिचुएटेड है। नंदा देवी ये उत्तराखंड की हाईएस्ट पीक है, ठीक है। इसकी हाइट कितनी है? इसकी है 7816 मीटर। ये 5वां हटा देना, ये 5th हाईएस्ट नहीं है, मतलब उत्तराखंड की हाईएस्ट है, ठीक। ग्रेट हिमालय के बारे में सब कुछ समझ गए। ग्रेट हिमालय जो रन करते हैं, इसकी वेस्टर्न मोस्ट पीक है नंगा पर्वत, और इसकी जो ईस्टर्न मोस्ट पीक है यहाँ पे वो है नामचा बरवा। अब इसके नीचे जो है वो लेसर हिमालय है, जिसको कि हम मिडिल हिमालय या फिर हिमाचल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है हमारा लेसर हिमालय। लेसर बोल लो या फिर मिडिल हिमालय बोल लो इसको, ठीक है। और इसी को ही हम बोलते हैं क्या? हिमाचल के नाम से। इसके डिफरेंट नाम हैं डिफरेंट जगहों में, जैसे इसको कश्मीर जो रीजन होता है, कश्मीर जो रीजन होता है वहाँ पे इसको हम जानते हैं पीर पंजाल के नाम से, पीर पंजाल रेंज के नाम से जानते हैं। देन और नीचे आएंगे आप, हिमाचल प्रदेश में इसको जानते हैं धौलाधर। धौलागिरी एक माउंटेन पीक का नाम है जो ग्रेट हिमालय में स्थित है नेपाल में, लेकिन ये धौलाधर रेंज है, ये धौलाधर, ठीक है, धौलाधर रेंज। उत्तराखंड में इसको जानते हैं नाग तिब्बा के नाम से, और नेपाल में इसको महाभारत रेंज के नाम से जानते हैं, ठीक है। ज़्यादा पूछता नहीं इसलिए लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, इतना याद रखो बस, ठीक है। ये लेसर हिमालय हो गया। लेसर हिमालय
के बाद आएगा शिवालिक। शिवालिक को हम जानते हैं, शिवालिक को हम जानते हैं आउटर हिमालय के नाम से, ठीक है, आउटर हिमालयास के नाम से। ग्रेट हिमालय की जो एवरेज हाइट है वो कितनी है? ग्रेट हिमालय की 6000 मीटर, मतलब सारी ऊंची बड़ी का सबका एवरेज मिला लूँ तो 6000 निकल के आएगा। इसका 4000 मीटर निकल के आएगा। इसका लगभग 1000-1500 मीटर निकल के आता है। इसका एवरेज हाइट की बात कर रहा हूँ। सबसे ब्रॉड भी कौन से हैं? ग्रेटर हिमालय है। अब कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें, लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में ऐसी ऐसी लॉन्गिट्यूडनल वैलीज मिलती हैं, घाटियाँ। वैली क्या होती हैं? दो माउंटेन्स के बीच के जो बीच का एरिया होता है, घाटी बोलते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वैलीज मिलती हैं और इनको बोलते हैं दून्स। इसमें से सबसे लार्जेस्ट कौन सा, सबसे बड़ा दून कौन सा है? सबसे बड़ा है देहरादून। और बाकी दून कौन से हैं? कोटली दून, पाटली दून, ये सब दून्स हैं, ठीक है। जो कश्मीर वैली है, कश्मीर घाटी, वो ग्रेट और लेसर के बीच में है। ग्रेट और लेसर के बीच में है क्या? कश्मीर घाटी। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। और ये है कि शिवालिक जब जाता है, ठीक है, शिवालिक एब्सेंट हो जाता है। शिवालिक एब्सेंट इन नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में जाता है, शिवालिक की जगह पे दुआर्स ले लेते हैं। दुआर्स, ये दुआर्स जो होते हैं टी कल्टीवेशन के लिए बड़े अच्छे माने जाते हैं। ये दुआर्स का फॉर्मेशन हो जाता है शिवालिक की जगह यहाँ पे, यानी यहाँ पे शिवालिक नहीं होंगे, दुआर्स होंगे। ये जो काराकोरम रेंज आप देख पा रहे हैं, ये काराकोरम रेंज, इसमें कुछ हमें 4 ग्लेशियर्स इंपॉर्टेंट देखने को मिलते हैं। वो कौन कौन से ग्लेशियर्स हैं? सियाचिन, हेस्पर, बाल्टोरो और डाइफो, ठीक है, ये फिर बाइफो। तो ये हमारे ग्लेशियर्स हैं। कहाँ पे? ये हमारे ग्लेशियर्स हैं काराकोरम रेंजेस में। सियाचिन में ही हमने 1984 में ऑपरेशन मेघदूत जो है रन किया था सियाचिन में, जो कि हाईएस्ट बैटलफील्ड है, जो कि यहाँ पे आपको सक्शिगाम वैली है। ये एक्साइचिन है, आपको पता है ना, ये एक्साइचिन वाला रीजन है जो चाइना ने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है। एक्साइचिन है जो पाकिस्तान ने दे रखा है चाइना को, तो यहीं पे आपको लोकेटेड है वो सियाचिन, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक? ये आपको यहाँ पे हिल्स दिखाई गई हैं, यहाँ पे ये नॉर्थ ईस्ट तक जाती हैं। तो ये पटकाई बम, नागा, मणिपुर और मिज़ोरम हिल्स, जिनको कि लुशाई हिल्स के नाम से जानते हैं, वो यहाँ पे देखने को मिलती हैं। यानी कि अगर मैं इंडिया के मैप पे ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे पटकाई बम, नागा, ठीक है, अरुणा, ठीक है, मणिपुर हिल्स, मिज़ो हिल्स, जिनको कि लुशाई हिल्स के नाम से जानते हैं। तो ये सब हिमालय का ही हिस्सा है। नीचे जब और जाएंगे तो यहाँ पर अराकान योमा लिखा हुआ दिख रहा होगा। ये अराकान योमा कहाँ है? म्यांमार में है। जो हमारे अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं वो एक्चुअल में अराकान योमा का ही एक्सटेंशन है। नीचे अभी हम दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो अराकान योमा ये सब क्या है? ये हिमालय हमारा यहाँ से पूरा ये जा रहा है। ये गारो खासी जयंतिया, इसको हिमालय का हिस्सा मत मान लेना, इसका हिमालय से कोई लेना देना नहीं है। एक्चुअल में गलत है जो यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है, ये इसका हिस्सा होती ही नहीं है। ये है हमारी, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, डाफला, मीरी, अबोर, मिशमी। यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ तो तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन ड्राइंग तुम्हें पता ही है हमें, ठीक है। लेकिन थोड़ा तुम समय दो हमें, थोड़ा हम कोशिश करते हैं ड्रॉ करने की, लेकिन हो नहीं पाएगा हमसे। अरे कोशिश तो काफ़ी करते हैं यार, अब कहा नहीं हुआ था, पता नहीं यार, छोड़ो। हम बनाते हैं अपना वाला मैप बनाते हैं, वही सबसे बढ़िया है, ठीक है। ऐसे करके बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे करके हम नॉर्थ ईस्ट का ही सिर्फ बना लेते हैं, वो ज़्यादा सही है, ठीक है। ये नॉर्थ ईस्ट का है। तो यहाँ पे आपका ये अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है। डाफला, मीरी, अबोर, मिशमी, निशी, ठीक है, पटकाई बम, मणि, मिज़ो, जिनको कि नागा हिल्स बोलते हैं, ठीक है। तो वैसे तो कभी पूछा नहीं है क्वेश्चन, लेकिन अगर कभी पूछ ले कि वेस्ट से ईस्ट ऑर्डर में लगा इस तरह से, तो पूछा नहीं है, लेकिन तो ज़्यादा लोड मत लेना। डाफला, मीरी, लेकिन है कहाँ पे? अरुणाचल में सब, ठीक है। डाफला, मीरी, अबोर, मिशमी और पटकाई बम यहाँ पे होंगी। पटकाई बम, नागा, मणिपुर, मिज़ो, जिनको कि हम लुशाई हिल्स के नाम से जानते हैं, और यही अराकान योमा म्यांमार में आ जाएंगी, ठीक है। चलो
क्लियर यहाँ तक सभी को? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर दिक्कत नहीं है तो हमारा हिमालय यहाँ से ख़त्म होता है, बस रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालय और पढ़ लेते हैं। बट उससे पहले हम पासेस दर्रे जो यहाँ पे लोकेटेड है उनको लोकेट कर लेते हैं, ठीक है। मेरी हाथ की रोटी ट्राई रीच द स्काई, किसी दिन तो आज ज़रूर बनेगा, चिंता मत करो, ये मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, ठीक है। जो अगला बैच होगा ना उसमें जब मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊँगा भाई साहब, ना परफेक्ट मैप बने इंडिया का, देख लेना तुमसे प्रॉमिस है मेरा, आ जाना तुम, ठीक है। अब यहाँ क्या बारिश हो रही है यार, लेकिन तुम लोगों को पढ़ाना नहीं तो अभी सच बता रहा हूँ, बारिश के मज़ा ले रहा था मैं ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि होती नहीं है ना यार कानपुर, यहाँ पे हो ही नहीं इस बार बिल्कुल, राजस्थान वगैरह में खूब हुई है इस बार। चलो तो यहाँ पे अब हम पासेस लोकेट करते हैं दर्रे। तो यहाँ पे है बनिहाल पास। पास क्या होता है? जो एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प करता है। तो बनिहाल, पीर पंजाल, ये आपको अगर जम्मू से श्रीनगर जाना है तो हेल्प करेगा बनिहाल या पीर पंजाल, ठीक है। नीचे वाला बनिहाल, नीचे वाला ऊपर वाला पीर पंजाल, ठीक है। जम्मू से श्रीनगर आपको जाना है तो पंजाल, ठीक है, पीर पंजाल। तो अगर आपको जम्मू से कश्मीर ये आपका जम्मू वाला एरिया, ये श्रीनगर वाला एरिया, तो यहाँ जाना है। श्रीनगर से अगर आपको फिर गिलगिट बाल्टिस्तान है ना, ये पीओके में गिलगिट बाल्टिस्तान पड़ता है, तो ये बुर्जिल आप इस्तेमाल करो। यहाँ पे बुर्जे टाइप के लोग रहते हैं ना, थोड़ा सा बुर्जिल लोग रहते हैं, तो इस तरह से बुर्जिल पास। श्रीनगर से अगर यहाँ पे आपको शिफ्ट होना राइट साइड में, लेह वाला जो इलाका होता है, तो यहाँ रीच करने के लिए एक पास होता है जिसको हम बोलते हैं जोजिला पास, जोजिला दर्रा होता है, ठीक है। इसमें आ जाओ हिमाचल प्रदेश पे। तो हिमाचल प्रदेश में एक रोहतांग दर्रा है, ये रोहतांग पास है। ये अलाउ करता है आपको कुल्लू से लाहौल स्पीति वैली में जाने के लिए, लाहौल स्पीति वैली में। और जब एक बार आप वहाँ पहुँच जाएंगे तो सिर्फ वहाँ से ले शिफ्ट होने के लिए आप यूज़ करेंगे बारालाचला पास को, ठीक है। रोहतांग में ही आपका एसोसिएटेड है, लोकेटेड है अटल टनल, जो कि हाईएस्ट टनल है इंडिया की। कितनी लेंथ है? 9 किलोमीटर है रफली, ठीक है, अटल टनल। और यहीं पे ही आपका एक पास है, ये है आपका शिपकीला पास। यहाँ से कौन सी नदी एंटर करती है ज़रा बताओ, देखने वाले इसको हम थोड़ी देर में। यहाँ पे उमलिंगला पास, जहाँ पे हाईएस्ट मोटरेबल पास है अभी, लेकिन अभी एक नया बन रहा है यहीं पे ही, ठीक है, ईस्टर्न लद्दाख में दमचौक में। यहाँ पे दमचौक है, वहीं पे एक इससे भी ऊंचा बन रहा है। यहाँ पे मिंटका है, यहाँ अघिल है, यहाँ काराकोरम है, लेकिन पूछता नहीं है वो, इसलिए लिख नहीं रहे हैं, बता दे रहे हैं। अघिल यहाँ पे लद्दाख में पड़ता है, अघिल। यहाँ काराकोरम है उसके बगल में, यहाँ मिंटका पास है, ठीक है। तो बाकी की ये ध्यान रखना जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। शिपकीला से सतलज एंटर करती इंडिया में, सतलज रिवर। उत्तराखंड में यहाँ पे इस तरह से नीति है, यहाँ पे लिपू लेक है, ध्यान रखना, नीति पास है, लिपू लेक। और लिपू लेक, लिम्पियाधुरा और काला पानी को नेपाल ने अपनी करेंसी नोट में दिखाया था, जो भारत की टेरिटरी है लेकिन उसने अपनी करेंसी में दिखाया था, क्योंकि चाइना की संगत का असर हो गया है ना। तो लिपू लेक यहाँ पे ट्राई जंक्शन पे, तो नीति, माना और लिपू लेक ध्यान रखना, ठीक है। नीति पास, माना पास, लिपू लेक पास, ये सब उत्तराखंड में है। सिक्किम में आ जाओ। सिक्किम में 2 देखने को मिलेंगे, कौन कौन से? नाथू ला और जेलेप ला, ठीक है। ला का मतलब पास होता है वहाँ पर, ठीक है। देन अरुणाचल में आएंगे, ये भूटान है, ठीक है, और ये नेपाल है। देन यहाँ पे आओ, यहाँ पे होगा बूम ला, ठीक है, बूम ला। और यहाँ होगा बूम डिला नीचे उसके, बूम ला, बूम डिला। और आगे बढ़ो, देन यहाँ होगा यंग यप, यंग यप। यहाँ पे होगा ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया, चाइना एंड म्यांमार। यहाँ पे ये ट्राई जंक्शन पे लोकेटेड है, ये है आपका दीफू पास, ठीक है। जैसे ये भी ट्राई जंक्शन पे है इंडिया नेपाल और चाइना के, है कि नहीं, इंडिया चाइना नेपाल। ये इंडिया चाइना म्यांमार के ट्राई जंक्शन पे है। ये बात करेंगे जो नाथुला जेलेपला है, ये इंडिया, भूटान और चाइना के ट्राई जंक्शन पे है, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं कौन सा कॉरिडोर, जरा बताओ ये कौन सा कॉरिडोर होता है हमारा, ये जो देख पा रहे हो ये कौन सा कॉरिडोर बोलते हैं इसको? ये जो कॉरिडोर आप देख पा रहे हैं इसको बोलते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर। अब हम आखिरी चीज़ पढ़ेंगे, हमारा एक फिजियोग्राफिक डिवीजन जो सबसे बड़ा है वो ख़त्म हो जाएगा, वो है रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयाज। तो हम इसको रीजन वाइज डिवाइड करते हैं। जो हिमालय का हिस्सा इंडस और सतलज नदी के बीच का होता है उसको हम पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। याद कैसे रखोगे? IPS ऑफिसर।
तो इंडस और सतलज के बीच में पंजाब हिमालय, सतलज और काली के बीच में कुमाऊं जो उत्तराखंड का हिमालय, काली और तीस्ता के बीच में नेपाल का हिमालय, और तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा के बीच में असम हिमालय। रट लेना, इसको पूछता ही है, ठीक है, किसके बीच में कौन सा, वेस्टर्न से ईस्ट और ईस्ट से वेस्ट में लगाने को पूछ सकता है वो आपसे, ठीक है। अगले उसमें बढ़े, उससे पहले ये जैसे हमारा कश्मीर हिमालय भी होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो कश्मीर का हिमालय होता है उसको हम कश्मीर हिमालय ही बोल देते हैं। और जो कश्मीर हिमालय है, कश्मीर के जो हिमालय हैं, वहाँ पे आपको लोकल वैरायटी ऑफ सैफ्रॉन, जिसको ज़ैफ़्रॉन बोलते हैं, सैफ़्रॉन का मतलब केसर, तो लोकल वैरायटी होती है सैफ़्रॉन की, वो देखने को मिलती है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये पूछता है कि इसके फॉर्मेशन में क्या हेल्प करता है। यहाँ के ग्लेशियल डिपॉजिट होते हैं, ग्लेशियर की वजह से एक डिपॉजिट होते हैं जिनको हम बोलते हैं करेवा। तो ध्यान रखना, पूछेगा करेवा कहाँ देखने को मिलते हैं, तो करेवा कश्मीर में देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे केसर अच्छी होती है। तो करेवा कश्मीर हिमालय खत्म। अब हम आएंगे दूसरे फिजियोग्राफिक डिवीजन, जो कि सेकंड लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन है, और वो है पेनिनसुलर प्लेटो प्रायद्वीपीय पठार। केसर बेटा वो केसर नहीं है, कानपुर वाले केसर से कुछ अलग ही रिलेट करने लगते हैं, ठीक है। तो उस केसर की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, वो केसर की बात हो रही है जो एक्चुअल केसर होती है। एक और डीप ब्रीथ लेंगे, क्यों, क्योंकि एक और इम्पॉर्टेंट हो रहा है, मतलब इतना बड़ा तो नहीं है उसकी तरह, क्या बोलते हैं, हिमालय की तरह, लेकिन हाँ, हिमालय लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन था हमारा, अब सेकंड लार्जेस्ट। मैं एक बार अपनी दिमाग को घुमाता हूँ और एक बार स्कैन करता हूँ कुछ हिमालय में छूटा तो नहीं है। शिवालिक मैंने आपको बता दिया था ना, आउटर हिमालय बोलते हैं उनको, और पासेस भी हो गए, हिल्स भी हो गई, पटकाई बम वगैरह, ठीक, सब कुछ डन। अब आते हैं प्रायद्वीपीय पठार पे, पेनिनसुला प्लेटो। सबसे पहला सवाल बनेगा इसका शेप क्या है ना। सबसे पहले ये पेनिनसुला क्या होता है, जो पानी से 3 साइड से घिरा होता है उसको पेनिनसुला बोलते हैं। प्लेट्यू क्या होता है, टेबल की तरह होता है, टेबल का जो टॉप होता है वो फ्लैट होता है। तो जैसे नहीं हम ग्योट पढ़े थे, ग्योट का जो फ्लैट था फ्लैट टॉप्ड सी माउंट, तो कुछ उसी तरह इसका टॉप जो होता है वो फ्लैट होता है, और एलिवेटेड पार्ट ऑफ लैंड होता है, उठा हुआ होता है प्लेन से, लेकिन माउंटेन कितना उठा नहीं होता, माउंटेन कितनी हाइट नहीं होती, तो ये प्लेट्यू होता है। अभी प्लेट्यू क्रिएट कैसे हुआ, प्लेट्यू माना जाता है कि वोल्केनिक इरप्शन वगैरह किसकी वजह से क्रिएट हुआ, जब हमारी इंडियन प्लेट मूव कर रही थी टुवर्ड्स द यूरेशियन प्लेट की तरफ, ठीक है। ये इन्वर्टेड ट्रायंगुलर शेप में होता है, ये नोट्स में ऐड करेंगे, ये इन्वर्टेड ट्रायंगुलर शेप का होता है, इन्वर्टेड ट्रायंगुलर शेप का होता है। इसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ झुका हुआ है, इट इज़ टिल्टेड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ऐसे झुका हुआ है, टिल्ट है इसका। और नॉर्थ से साउथ में आने पर, यानी ऊपर से नीचे आने पे इसका हाइट इंक्रीज करता है, ठीक है। तो मैं चीज़ें लिख देता हूँ, नॉर्थ से साउथ में आने पर हाइट इंक्रीज करता है इसका, ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। और मैंने आपको ये बताया, मैंने बताया कि ये इसका जो टिल्ट है, जो ग्रेडियंट है, वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक। यहाँ पे विंध्यन हिल्स हैं, यहाँ पे विंध्यन सतपुरा है, जो मैंने आपको बताया था हमारे किस तरह के माउंटेन्स है, जरा बताएंगे आप कमेंट में। तो विंध्या के ऊपर ये जो पार्ट है पेनिनसुलर प्लेट्यू का, उसको बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड, यानी केंद्रीय उच्च भूमि, और जो नीचे का पार्ट है उसको बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू, यानी कि दक्कन का पठार। तो ऊपर वाला पार्ट है सेंट्रल हाईलैंड और नीचे वाला पार्ट है डेक्कन प्लेट्यू, यानी कि दक्कन का पठार। डेक्कन प्लेट्यू जो है उस पर अभी हम नहीं आएंगे, अभी हम पहले आते हैं सेंट्रल हाईलैंड में। सेंट्रल जो हाईलैंड है, केंद्रीय उच्च भूमि, ये छोटे छोटे आइलैंड से मिलके, छोटे छोटे प्लेट्यू से मिलके बना हुआ है। मारवाड़ प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू जिसके बीचों बीच से आपकी चंबल नदी जाती है, बुंदेलखंड प्लेट्यू, बघेलखंड प्लेट्यू और छोटा नागपुर प्लेट्यू। ऑर्डर में लगाने को पूछ लेता है, मारवा, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड और ये आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है। अब नीचे वाले पे आते हैं डेक्कन प्लेट्यू। जैसे हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू का एकदम इन्वर्टेड ट्रायंगुलर शेप है, वैसे डेक्कन प्लेट्यू का भी इन्वर्टेड ट्रायंगुलर शेप है,
ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, छोटा नागपुर प्लेट्यू को हम रूट स्टेट के नाम से जानते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मिनरल रिच रीजन है, बहुत सारे मिनरल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब दक्कन के पठार पे आते हैं। तो दक्कन का पठार का जो नदर्न मोस्ट बाउंड्री है वो नर्मदा रिवर मान लो, वेस्टर्न मोस्ट है वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट, और ईस्टर्न मोस्ट है पूर्वी घाट यानी कि ईस्टर्न घाट। इस पे अभी आते हैं, अभी रुक जाना, ठीक है, क्लियर। तो अभी यहाँ पे हम आ गए, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट को देखने वाले हैं। तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट काफ़ी सारी हिल्स से मिलके बना हुआ है, लेकिन उससे पहले वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में अंतर क्या होता है, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में क्या अंतर होता है। तो जो हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं ये हायर हैं, आर हायर देन ईस्टर्न घाट, और इनका भी जो जनरल एलिवेशन है वो वैसा ही है जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था पेनिनसुला प्लेट्यू का है। नॉर्थ से साउथ में आएंगे वेस्टर्न घाट में भी तो हाइट इंक्रीज हुई मिलेगी आपको। तो वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन दी ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स आर कॉन्टिन्यूअस, ये कॉन्टिन्यूअस हैं दैन ईस्टर्न घाट्स। क्यों कॉन्टिन्यूअस हैं अभी हम पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम देखेंगे बहुत सारी नदियाँ होती हैं जो यहाँ पे आती हैं तो ईस्टर्न घाट को काट देती हैं, तो ईस्टर्न घाट डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाता है, वेस्टर्न घाट पश्चिमी घाट वो कॉन्टिन्यूअस है। ये क्लियर हो गया। अब हम इसकी हिल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ध्यान रखना जो वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ऐसे समझ लो जैसे ये है हमारा पूर्वी घाट या पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट, दोनों का मिलन कहाँ होता है, दे मीट एट नीलगिरीज, नीलगिरी में ये मीट करते हैं। अभी मैंने बताया वेस्टर्न घाट आर हायर देन ईस्टर्न घाट, तो वेस्टर्न घाट का जो एवरेज हाइट है, एवरेज एलिवेशन है वो 1200 मीटर है, और ईस्टर्न घाट का जनरल एलिवेशन कितना है, 600 मीटर है। वेस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट पीक है वो अनाईमुडी है, जो अनामलाई हिल्स में सिचुएटेड है, 2695 मीटर इसकी हाइट है। सेकेंड हाईएस्ट की अगर बात करेंगे तो वो दौडा बेटा है। अनाईमुडी जो आपकी सिचुएटेड है केरला में सिचुएटेड है, और दौडा बेटा आपका तमिलनाडु में सिचुएटेड है, ठीक है। अनाईमुडी केरल में सिचुएटेड है, ठीक है, और दौडा बेटा आपका तमिलनाडु में सिचुएटेड है, ठीक। अब यहाँ पे ईस्टर्न घाट की अगर बात करेगा तो ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक कहीं कहीं पे तो आपको देखने को मिलेगी महेंद्रगिरी, और कहीं कहीं पे अरमाकोंडा आपको देखने को मिलेगी। तो महेंद्रगिरी ध्यान रखिएगा, इसकी हाइट पूछता है, ठीक है, महेंद्रगिरी इसकी हाइट कितनी है, 1501 मीटर है। ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इतनी चीज़ समझ गया, कहाँ मिल रही है, नीलगिरीज में। अनाईमुडी कौन सी पर्वत श्रृंखलाओं पे सिचुएटेड है, अनामलाई पे, अनामलाई पर्वत श्रृंखलाओं पर स्थित है। दौडा बेटा है नीलगिरी में, जहाँ पे वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन हो रहा है, ठीक है। तो दौडा बेटा हो गया, सॉरी अनामलाई हिल्स हो गए, नीलगिरी हिल्स हो गए, कार्डमम, ये पश्चिमी घाट का पार्ट है वेस्टर्न घाट का। वहीं ये बाकी जो आप लेफ्ट साइड में, सॉरी राइट साइड में देख पा रहे हैं, यहाँ पे ईस्टर्न घाट में ईस्टर्न घाट का पार्ट है। याद कैसे रखना है इनको, जैसे मैं आपको पहले ही आई थिंक कुछ लोगों को पता होगा, मैं बता रखा हूँ कि ऐसे याद करना है कि नल्ला जो है, नल्ला वेणु पाल को ना जा सका तो उसने 5 सिर पाल लिए, ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो नल्ला से नल्ला मल्ला, वेणु मतलब नल्ला वेणु, तो वेणु से वेणुकोंडा, पाल को से पालकोंडा, ना से नागरी हिल्स, जा से जावड़ी हिल्स, शाह से शेवरॉय, 5 से पंचमलाई, और सिर से सिरुमलाई, और पाल से पलनी हिल्स, ठीक है। तो इस तरह से आप सारी हिल्स को याद कर सकते हैं ऑर्डर में। कभी पूछा तो नहीं ऑर्डर में, लेकिन पूछ लेता है कि ये हिल कहाँ पे सिचुएटेड है, तो ईस्टर्न घाट, नल्ला मल्ला जैसे आपके आंध्र प्रदेश में होगी, इस तरह से, ठीक है। ये चीज़ हमारी ख़त्म हो गई। अब वैसे कभी पूछा नहीं, लेकिन ये ध्यान रख लेना जो यहाँ पे लिखा है महादेव, मैकाल और कैमूर, ये क्या पार्ट है, सेंट्रल हाईलैंड के पार्ट है, महादेव, मैकाल, कैमूर। अब ये डेक्कन प्लेट्यू का ही ईस्टर्न मोस्ट ही एक्सटेंशन है, जिसको हम बोलते हैं राजमहल की पहाड़ियाँ, राजमहल हिल्स। ये जो आप देख पा रहे हैं ये राजमहल हिल्स हैं, जो पेनिनसुला प्लेट्यू का, प्रायद्वीपीय पठार का ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंशन है। अब होता क्या है कि जो राजमहल हिल्स हैं यहाँ पे सिचुएटेड, यहाँ पे पेनिनसुला प्लेट्यू नहीं दिखता है। ऐसा नहीं कि दूसरा देश स्टार्ट हो गया है तो इसलिए नहीं देखने को मिलता, बिकॉज यहाँ पे एक गैप है जिसको बोलते हैं मालदा गैप या फिर मालदा फॉल्ट।
इसकी वजह से यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी, फिर से ये यहाँ पे री एमर्ज होता है प्लेट्यू, पेनिनसुलर प्लेट्यू, जिसको कि हम मेघालय प्लेट्यू या फिर कर्बी अंगलोंग प्लेट्यू के नाम से जानते हैं, कर्बी अंगलोंग प्लेट्यू के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे 3 हिल्स देखने को मिलेंगी, गारो, खासी, जयंतिया। ठीक है, तो गारो, खासी, जयंतिया, और आगे और देखने को मिलेगी असम में मिकिर और रेगमा। ठीक है, गारो, खासी, ठीक है, ये हो गई गारो, खासी, जयंतिया मेघालय में, और ये हो गया मिकिर और रेगमा। ठीक है, मिकिर और रेगमा। तो ये पूरा हमारा पार्ट है कर्बी अंगलोंग प्लेट्यू का। ठीक है, जिसको मेघालयन प्लेट्यू भी बोलते हैं। जो हमारी कमेंट बताएंगे, जो कर्बी ट्राइब होती है, कर्बी ट्राइब होती है असम में, ठीक है, ये कौन सा डांस परफॉर्म करती है और कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करती है, मैंने आपको कुछ बताया था। और खासी ही गारो ट्राइब भी है यहाँ पे। ठीक है, ट्राइब के नाम पे हिल का नाम पड़ा है यहाँ पे। तो गारो ट्राइब जो है वो वंगाला फेस्टिवल सेलिब्रेट करती है, खासी जो होती है वो नोंग क्रेम सेलिब्रेट करती है, और जयंतिया जो है बैदिन खलाम सेलिब्रेट करती है, हम देख चुके हैं। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। और जो कर्बी होती है ये कौन सा सेलिब्रेट करती है, आया नहीं अभी किसी का, रोंगकेर फेस्टिवल होता है वो। ठीक है, रोंगकेर होती है। ठीक है, रोंगकेर। चलो ख़त्म हो गया यहाँ पे हमारा। अब कुछ और है, जैसे कभी कभी पूछ लेता है, हमने वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट की तो हाईएस्ट पीक देख ली, विंध्या की हाईएस्ट पीक क्या है और सतपुरा की हाईएस्ट पीक क्या है। तो विंध्या की क्या है, पीक ऑफ गुडविल, जिसको कि सद्भावना शिखर बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, इसी को ही हम सद्भावना शिखर बोल देते हैं। ठीक है, प्यार से। और सतपुरा की कौन सी है, ठीक है, सतपुरा की कौन सी है, सतपुरा की है धूपगढ़। ध्यान रखना, जो पंचमढ़ी है उसको हम, पंचमढ़ी को हम बोलते हैं क्वीन ऑफ सतपुरा। ठीक है, क्वीन ऑफ सतपुरा बोलते हैं, और धूपगढ़ है हाईएस्ट। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। हाइट है इनकी वैसे तो पूछेगा नहीं। ठीक है, इनकी हाइट वगैरह तो पूछता नहीं है, लेकिन लिख लो, अब बात आई है तो। फीट में 2467 फीट होती है इसकी, किसकी, जो विंध्या की हाईएस्ट है, जिसको हम बोलते हैं पीक ऑफ गुडविल के नाम से। ठीक है, और धूपगढ़ की हाइट की बात करेंगे, वाइट से तुम्हें दिख रहा है कि रेड से लिख दें, 2467 फीट। ठीक है, और धूपगढ़ की यहाँ पे होती है लगभग 1350 मीटर होती है इसकी। ठीक है, फीट में लिखना चाहते हो तो लगभग वही 4400 कुछ फीट होती है। ठीक है, 4400 फीट उसमें होती है फीट में, और मीटर में अगर बात करेंगे तो 1350, ये 2460 लगभग फीट होती है, और अगर मीटर में बात करेंगे तो लगभग 750 मीटर। ठीक, आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे हमारे ख़त्म होता है। अब आते हैं तीसरे और सबसे छोटे फिजियोग्राफिक डिवीजन पे, एंड दैट इज़ कोस्टल प्लेन। सबसे छोटा तो नहीं है, सबसे छोटा ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, जिसको पढ़ना ही नहीं है। अब जो हमारे कोस्टल प्लेन्स क्या, तटीय मैदान, तो ये वेस्टर्न घाट और ये अरेबियन सी है इसके बीच में, और ईस्टर्न घाट और ये जो बे ऑफ बंगाल, बंगाल खाड़ी, इसके बीच में जो तटीय मैदान है, इनको हम कोस्टल प्लेन्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से, कोस्टल प्लेन्स बोलते हैं इनको। ठीक है, तो इसके नाम है, कच्छ प्लेन बोलते हैं इसको, काठियावाड़ कोस्ट बोलते हैं, ये कोंकण कोस्ट है आपका महाराष्ट्र और गोवा का, और कर्नाटक के कोस्ट को कन्नड़ कोस्ट बोलते हैं। कोंकणी लैंग्वेज को किस अमेंडमेंट से ऐड किया गया था 8th शेड्यूल में, बताइए ज़रा। मालाबार कोस्ट, जो केरल का कोस्ट है, इसको मालाबार बोलते हैं। तमिलनाडु और सदर्न आंध्र प्रदेश का कोरोमंडल बोलते हैं। आंध्र प्रदेश का जो ऊपर वाला है इसको नॉर्दर्न सरकार बोलते हैं। उड़ीसा का उत्कल बोलते हैं, और वेस्ट बंगाल का बैगा कोस्ट बोलते हैं। ठीक है, बैगा कोस्ट। तो ये कोस्ट के नाम रटे होने चाहिए, नाम रटाने के लिए कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन ऐसे याद करना है, काठियावाड़, कोंकण, कन्नड़, मालाबार, कोरोमंडल। ठीक है, ये याद होने चाहिए। और KNM, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी 71st अमेंडमेंट से जोड़े थे इनको। अब हम आएंगे अपने अगले फिजियोग्राफिक डिविजन्स, एंड दैट इज़ आइलैंड्स ऑफ इंडिया। अब तुम्हें आइलैंड हम घुमाने ले चलेंगे। हमारे 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड है, एक तो जो बे ऑफ बंगाल में सिचुएटेड है, अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। ग्रुप ऑफ आइलैंड को हम कभी कभी आर्चीपेलागो भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड हम बोल रहे हैं, बिकॉज ये एक आइलैंड नहीं है, बहुत सारे आइलैंड से मिलकर बना हुआ है। कैसे बना है, तो यहाँ पे हमने अभी पढ़ा था डाफला, मीरी, अबोर, मिशमी, निशी, पटकाई बम, नागा, मणिपुर, मीज़ो हिल्स, जिनको लोशा हिल्स बोलते हैं। यहाँ पे देन आपकी
यहाँ पे अराकान योमा, और उसी अराकान योमा का एक्सटेंशन मानी जाती है अंडमान निकोबार। ठीक है, अंडमान निकोबार किसका एक्सटेंशन है? अराकान योमा की जो पहाड़ियाँ हैं उसी का ही एक्सटेंशन है। ऐसा नहीं कि कोरल नहीं है, कोरल्स हैं, कोरल भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कि अच्छा मैंने आपको वहाँ पे अटोल नहीं पढ़ाया था ना, सी माउंट होता है, ग्योट होता है, अटोल होता है। अटोल क्या होता है? कोरल जो होते हैं ना, कोरल्स जब ऐसे सर्कुलर फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं, ठीक है, उसके पीछे का भी रीज़न होता है, माउंटेन होता है, माउंटेन के अराउंड अरेंज हो जाते हैं, तो मैं पूरा नहीं जा रहा हूँ, बस ध्यान रख लो, जो सर्कुलर फॉर्म में कोरल्स अरेंज हो जाते हैं उनको हम बोलते हैं क्या? अटोल बोलते हैं। वो भी माइनर सी रिलीफ फीचर होता है हमारा। ठीक है, तो एक्चुअल में कोरल्स के बने होते हैं। अभी क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने जब PYQ सीरीज़ में करवाया था आपको, आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा उस चीज़ को, मैंने बताया था। SSC ने ये गलत मान लिया कि अंडमान निकोबार आर मेड ऑफ कोरल्स। भैया कोरल्स और लक्षद्वीप को उसने मान लिया कोरल्स के बने हुए हैं। नो डाउट लक्षद्वीप कोरल्स के बने हुए हैं, लेकिन लक्षद्वीप सिर्फ कोरल्स के बने हुए हैं, अंडमान कोरल्स और अराकान योमा का एक्सटेंशन है। यहाँ तक कि लक्षद्वीप से ज़्यादा कोरल्स तो अंडमान और निकोबार में आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन उसने ये माना था कि नहीं, ये हम आपको यही मान के चलना है कि अंडमान निकोबार अराकान योमा का ही एक्सटेंशंस हैं। ठीक है, अब ये एक आइलैंड नहीं है, मल्टीपल ग्रुप ऑफ आइलैंड है, 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड है। एक तो अंडमान ग्रुप है ऊपर वाला, और नीचे वाला निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड है। आई अगेन रिपीट, ऊपर वाला अंडमान है, नीचे वाला निकोबार है। अंडमान है नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। नॉर्थ, मिडिल और साउथ, और फिर लिटिल है। इसके बाद कार निकोबार है, एंड देन ग्रेट निकोबार है। ठीक है, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार, बीच में लिटिल निकोबार है। कार, लिटिल और ग्रेट। नॉर्थ, मिडिल, साउथ, लिटिल, ठीक है, कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। ऊपर वाले अंडमान, नीचे वाले निकोबार। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा कि इसकी हाईएस्ट पीक क्या है अंडमान निकोबार की, और वो कहाँ लोकेटेड है? तो नॉर्थ अंडमान में इसकी हाईएस्ट पीक लोकेटेड है, जो कि है सैडल पीक। क्वेश्चन पूछेगा इसकी सेकंड हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो ये सेकंड हाईएस्ट पीक माउंट थ्विलर, जो कि ग्रेट निकोबार में सिचुएटेड है। कौन सा डिग्री चैनल है जो अंडमान और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड को अलग करता है? तो ये 10 डिग्री चैनल है। मैंने थोड़ी देर आपसे पहले पूछा था कि सबसे लंबी इंटरनेशनल बाउंड्री किन 2 कंट्रीज़ के बीच में है, तो ये USA और कनाडा के बीच में है। 49th पैरेलल स्ट्रेट, 49 डिग्री का वो लैटिट्यूड है। इसी तरह 10 डिग्री ये लैटिट्यूड है, 10 डिग्री का लैटिट्यूड है। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है यार, यहाँ पे होगा। ये तो ऊपर जूम करके अब दिखाया गया, नहीं तो आपको ये पता, हमने पढ़ा था ये 8 डिग्री है। ठीक है, तो 8 डिग्री ये के ऊपर ही थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो 10 डिग्री होगा। तो 10 डिग्री है जो अंडमान को निकोबार से अलग कर रहा है। ठीक, या फिर हम बोल सकते हैं लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग कर रहा है। ये होता है आपका डंकन पैसेज, जो कि लोअर अंडमान या फिर साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग कर रहा है। पूछता नहीं है ये ज़्यादा डंकन पैसेज, लेकिन अगर पूछ लिया तो पता होना चाहिए डंकन पैसेज किसको अलग करता है। ठीक, फिर पूछेगा इसकी जो कैपिटल है वो कहाँ पर लोकेटेड है। पोर्ट ब्लेयर इसकी कैपिटल है। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की कैपिटल है, सबको पता है ये चीज़ तो, लेकिन ये यहाँ पे लोकेटेड है। इस पूरे हमारे इंडिया में सिर्फ 2 ही वोल्केनोज हैं, एक बैरन और एक नारकोंडम। यहाँ पे मिडिल और साउथ के बीच में यहाँ पे देखने को मिलेगा बैरन, और यहाँ पे देखने को मिलेगा नारकोंडम। ठीक है, नारकोंडम। बैरन ये एक एक्टिव वोल्केनो है, सक्रिय है, और ये अक्रिय है, ये डॉर्मेंट है। इतनी बात समझ में आती है। लक्षद्वीप पे आ जाते हैं। कुछ डाउट हो तो पूछ लो, फिर किसी को अगर कहीं पे लगे कि सर ये फैक्ट मिस हो गया है हम लोगों से, तो वो भी बता सकता है या फिर बता सकती है। ठीक है, अब आते हैं अंडमान निकोबार लक्षद्वीप पे। ठीक है, जनसंख्या कम होती जा रही है, खाने का टाइम है, कोई नहीं। ठीक है, लेकिन क्लास फिर मिलेगी नहीं, ध्यान रखना। हाँ, तो यहाँ पे भी आते हैं लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड पे। तो लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड में पूछता है ये कौन सा डिग्री चैनल है जो कि ये पूरे लक्षद्वीप को मिनी कॉय से अलग करता है। मिनी कॉय बेचारा अकेला पड़ा हुआ है बेचारा, 9 डिग्री चैनल है ये। ठीक है, अकेला पड़ा हुआ है लक्षद्वीप का हिस्सा, लेकिन अकेला पड़ा हुआ है। देन इसके नीचे मालदीव्स, हाँ वही मालदीव्स, मोहम्मद मुइज़्ज़ू वाला मालदीव्स, मालदीव से स्टार्ट हो जाता है। और मिनी कॉय को मालदीव से जो डिग्री चैनल अलग करता है उसको हम बोलते हैं 8 डिग्री चैनल, या फिर मिनी कॉय को मालदीव से, या फिर लक्षद्वीप को मालदीव से, क्योंकि मिनी कॉय मालदीव का ही, असली लक्षद्वीप का ही हिस्सा है। ठीक है, क्लियर। कावारट्टी यहाँ की कैपिटल है।
कहाँ की, लक्षद्वीप की, और ये कोरल से बने हुए हैं, प्रवाल भित्ति से बने हुए हैं ये, ठीक है, प्रवाल भित्ति से बने हुए हैं। अच्छा, कभी पूछता है 12 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? 12 डिग्री चैनल, 12 डिग्री जो है अलग करता है अम्मी निधि को कैनानोर से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये अम्मी निधि है, ठीक है, और यहीं पे आपको ये कैनानोर आइलैंड देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन बताइए एक, अंडमान निकोबार की एक ट्राइब है, ठीक है, अंडमान निकोबार की एक ट्राइब है जिसने अभी पहली बार जनरल इलेक्शंस में हिस्सा लिया, वोटिंग में हिस्सा लिया, उसका नाम बताना है आपको। तो ध्यान रखना है, अंडमान और निकोबार की जो हमारी ट्राइब्स हैं उसमें कई सारी ट्राइब्स आती हैं, ठीक है, जैसे कि शॉम्पेन, सेंटिनलीज, ठीक है, जरावा, ओंगे, ग्रेट अंडमानीज, निकोबारीज, लेकिन वो क्यों ही पूछेगा जहाँ नाम में ही ग्रेट अंडमानीज निकोबारीज है। ये शॉम्पेन जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, इसी ने ही सबसे पहले वोटिंग में पार्टिसिपेट किया। इसी तरह ही त्रिपुरा की भी एक कम्युनिटी है जो मिज़ोरम से फ्लड करके यहाँ पे आई है एज अ रेफ्यूजी, और उसका नाम है ब्रू रियांग, ठीक है, ब्रू रियांग कम्युनिटी, उसने भी अभी सबसे पहली बार जनरल वोटिंग में हिस्सा लिया। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक एंड्रॉट आइलैंड है, ये एंड्रॉट जो आइलैंड है ये लार्जेस्ट आइलैंड है इसका, ठीक है, इट इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। अच्छा, अंडमान और निकोबार का बताएंगे, और अंडमान निकोबार में ध्यान रखना है कि बाराटांग आइलैंड है यहाँ पे। बारापानी ग्लेशियर कहाँ, बारापानी लेक कहाँ पे पड़ता है जरा बताना, ये बाराटांग आइलैंड कहाँ पड़ता है? यहीं पे पड़ता है, ठीक है, क्लियर। बाराटांग आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, और ग्रेट निकोबार इसका सबसे बड़ा वाला है, मतलब आइलैंड है सबसे बड़ा वाला, ठीक है, लार्जेस्ट आइलैंड, ना सिर्फ ये अंडमान निकोबार का बल्कि पूरे भारत का है, ठीक है, पूरे भारत का ही सबसे बड़ा है। और बाराटांग आइलैंड, बारापानी जो लेक है वो मेघालय में देखने को मिलता है, जिसको हम उमियाम ग्लेशियर के नाम से जानते हैं। एक डीप ब्रीथ और लेंगे क्योंकि अब यहाँ पे हमारे फिजियोग्राफिक डिवीजन हो गए ख़त्म। दो फिजियोग्राफिक डिवीजन अभी नहीं पढ़े, एक तो ठीक है, एक तो ये नॉर्दर्न प्लेन्स नहीं पढ़े हैं, ठीक है, जो भी पढ़ेंगे, और ये कि ग्रेट इंडियन डेजर्ट नहीं पढ़ा है, ये नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि पूछता ही, मतलब इससे क्या ही क्वेश्चन पूछेगा। ग्रेट इंडियन डेजर्ट में बस एक सवाल पूछता है, जो डेजर्ट है ग्रेट इंडियन डेजर्ट में, कि ये नॉर्थ वेस्ट ऑफ अरावली लोकेटेड है। एक तो तुम ये याद कर लो कि नॉर्थ वेस्ट ऑफ अरावली लोकेटेड है, और ये डेंसली पॉपुलेटेड डेजर्ट है पूरे वर्ल्ड का, ठीक है, सबसे ज़्यादा घनत्व है पूरे अगर डेजर्ट को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा यहीं पे डेंसली पॉपुलेटेड। इसके अलावा कोई तीसरा फैक्ट आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। और तीसरा पूछने को ये पूछ सकता है कि ये इंडिया और पाकिस्तान में 2 कंट्रीज़ में है, तो ध्यान रखना मतलब नॉर्थ वेस्ट ऑफ अरावली है, ये चीज़ ध्यान रखना, अरावली के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, और डेंसली पॉपुलेटेड है, ठीक है। अभी हम पोर्ट्स देखते हैं, ठीक है, पोर्ट्स यानी कि बंदरगाह जहाँ पे शिप्स वगैरह डॉक करते हैं। तो टोटल हमारे ध्यान रखना मेजर पोर्ट और माइनर पोर्ट होते हैं। टोटल कितने मेजर पोर्ट हैं भारत में और कितने माइनर हैं? तो मेजर वो होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, माइनर वो जो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में। तो मेजर टोटल 13 हैं और माइनर टोटल 200 हैं, ठीक है। कहीं भी कुछ भी फैक्ट लिखा हो माइनर में या फिर मेजर में, कुछ आपको नहीं देखना है, जो यहाँ पे मैंने लिखा है वो सिर्फ देखना है क्योंकि यही SSC का फैक्ट है, ठीक है। अब आगे आते हैं, तो यहाँ पे 13 हैं। अब स्टार्ट करते हैं, ये कांडला है जिसको कि हम दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है, इसको हम दीनदयाल पोर्ट के नाम से जानते हैं, दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जानते हैं, ठीक है, कांडला पोर्ट को। कांडला पोर्ट से आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको ये एक टाइडल पोर्ट है भारत का, ठीक है, टाइडल पोर्ट है, टाइड से मतलब टाइडल पोर्ट मतलब टाइड की वजह से इसमें वाटर लेवल रेगुलेट होता है। मुंबई पोर्ट है जिसको कि मुंबई पोर्ट है, इसके बगल में JNPT दैट इज़ जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है, जिसको कि हम नाहवा शेवा के नाम से जानते हैं, और ये लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है, नवी मुंबई में सिचुएटेड है, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट। कंटेनर पोर्ट होते हैं जो मतलब एक जैसे ये होता है ना कंटेनर, तो जैसे माल को एक से बड़े वाले में शिफ्ट किया जाएगा तो उनको कंटेनर पोर्ट बोलते हैं वहाँ पे, ठीक है। मुर्मुगांव पोर्ट ट्रस्ट ये गोवा में है, गोवा में एक नदी अभी पढ़ेंगे जुआरी, उसके ईश्वरी जौरबदोन्मुख में सिचुएटेड है, बेंगलुरु कर्नाटक में। कोच्चि को हम बोलते हैं क्वीन ऑफ अरेबियन सी, यानी अरब सागर की रानी बोलते हैं। तमिलनाडु इज़ द स्टेट विद
मोस्ट नंबर ऑफ मेजर पोर्ट्स, तीन मेजर पोर्ट हैं। टूटी सबसे नीचे गिर गया, टूट के सबसे नीचे गिर गया, चेन्नई और एन्नोर, जिसको कि कामराजर पोर्ट के नाम से जानते हैं। ये भारत का पहला कॉरपोरेटाइज्ड पोर्ट है, यानी कि प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों में है, ठीक है। भारत का पहला कॉरपोरेटाइज पोर्ट है और ओनली मेजर कॉरपोरेटाइज पोर्ट भी है। विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में, इट इज़ दी डीपेस्ट लैंड लॉक्ड पोर्ट। और पारादीप जो उड़ीसा में है, ये अभी ध्यान रखना सबसे ज़्यादा कार्गो हैंडल करने वाला पोर्ट बन गया। कोलकाता जो 1870 के टाइम पे बना था, जिसको कि हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट के नाम से जानते हैं, ये आपका यहाँ पर लोकेटेड है। और जो हुगली रिवर है उसका जो वाटर है यहाँ के वाटर लेवल को रेगुलेट करता है, जिसकी वजह से इसको हम रिवराइन पोर्ट के नाम से जानते हैं। इसी वजह से यहाँ पे फरक्का बैरेज भी बनाया गया था 1975 में, 1975 में फरक्का बैरेज भी इसी से बनाया गया था। और यहाँ पे एक डायमंड हार्बर, ठीक है। और यहाँ पे एक और पोर्ट है जिसका नाम आप बता देंगे, हुगली पोर्ट, ठीक है। डायमंड हार्बर के नाम से भी इसको हम जानते हैं, ठीक। सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है? कोलकाता है। खत्म हो गया मेजर पोर्ट, और कुछ यहाँ पे क्वेश्चन नहीं बनेगा। सबसे गहरा स्थलरुद्ध बंदरगाह विशाखापट्टनम में, डीपेस्ट लैंड लॉक गहरा स्थलरुद्ध, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अभी, एंड रिवर सिस्टम पढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले हमने अपने कोस्टल नॉर्दर्न प्लेन्स को छोड़ दिया, उसको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे शिवालिक खत्म है, तो शिवालिक के साउथ से यहाँ से क्या है कि नदियाँ निकलती हैं। जब नदियाँ निकलती हैं तो यहाँ पे क्या है कि डिपॉजिट करते जाती हैं। और वो क्या करती हैं, जब से नदियाँ यहाँ पे आती हैं, जैसे माउंटेन्स वगैरह हैं, ठीक है। माउंटेन्स वगैरह से क्या है, नदियाँ निकलेंगी। और जब यहाँ पे नदियाँ निकलेंगी, ऐसे करके नदियाँ आएंगी, तो क्योंकि नदियाँ मैंने बताया कि ये एक्सोजेनिक एजेंट्स होती हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे तोड़ फोड़ करते हुए आएंगी। जब तोड़ फोड़ करते हुए आएंगी तो यहाँ पे बड़े बड़े पत्थरों का डिपोजिशन करेंगी और उन बड़े पत्थरों में खो जाएंगी। दैट इज स्ट्रीम ऑफ रिवर डिसअपियर इन दिस बेल्ट। और इस बेल्ट को बोलते हैं भाबर, ठीक है। एक वो नहीं आता था शक्तिमान, उसमें एक जो हम लोग बचपन में खेला नहीं करते थे, एक टॉर्च से, छोटी वाली टॉर्च होती थी, लेज़र वाली लाइट, है ना। तो वो लिए रहता था वो एक बंदा शक्तिमान वाले सीरियल में, और उसको जला जला के बोलता था भाबर भाबर। याद है तुम लोग? याद है तुम लोगों की? नहीं याद है? तो ध्यान रखना, ये भाबर बेल्ट है। इसके आगे, और ये किसकी मतलब विड्थ कितनी होती है, तो ये लगभग 8 से 16 किलोमीटर का ये एक नैरो बेल्ट होता है। ये एक नैरो बेल्ट होता है, जो कि आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? शिवालिक के साउथ में देखने को मिलेगा। अब होगा क्या, अब यहाँ पे आपका आएगा दूसरा बेल्ट, जब ये स्ट्रीम्स ऑफ रिवर, अब क्योंकि ये तो ग्रेडियंट यानी स्लोप की वजह से आगे भागते भागते ढुनकते ढुनकते जो बड़े बड़े पत्थर थे, अब स्लोप तो उतना है नहीं, अब तो समतल मैदान है, तो ये वहीं पर रुक जाएंगे। नदी फिर से यहाँ पे आ जाएगी। भाई नदी गायब थोड़ी ना हुई थी, वो दिख नहीं रही थी पत्थरों के बीच में, यानी स्ट्रीम्स ऑफ रिवर रीअपियर। और इस बेल्ट को बोलते हैं तराई बेल्ट। इसकी विड्थ कितनी होती है, तो लगभग 20, आप मान लो कि 15 से 30 किलोमीटर, ठीक है। ये एक वाइड बेल्ट होता है, नैरो बेल्ट होता है हमारा भाबर। साउथ ऑफ शिवालिक भाबर है, साउथ ऑफ भाबर तराई है। और इसके बाद आएंगे हमारा एलुवियल फ्लड प्लेन्स, ठीक है। ये क्या है? एलुवियल फ्लड प्लेन्स, यानी बाढ़ का क्षेत्र है, बाढ़ का मैदान है। यहाँ पे मिट्टी डिपॉजिट होगी, छोटे छोटे कण डिपॉजिट होंगे। एलुवियल फ्लड प्लेन्स बोलते हैं इनको, ठीक है। ये यहाँ पे 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है हमारा सॉरी वापस लेता हूँ मैं। ठीक है, इसको बोलते हैं भांगड़ और इसको बोलते हैं खादर, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, भाबर बेल्ट होती है और भांगड़ आपका ओल्ड एलुवियम को बोलते हैं, ठीक है। पुरानी जलोढ़ को बोलते हैं ओल्ड एलुवियम। और खादर क्या होता है? न्यू एलुवियम होता है, नई जलोढ़ होता है। ये हर साल रिप्लेस होता है, इसलिए बहुत ही फर्टाइल होता है ये खादर। जो है, खाद से याद करो, खाद बहुत अच्छी होती है, फर्टाइल होती है, तो खादर को खाद से याद रखो। तो पुरानी जलोढ़ भांगर, नई जलोढ़ खादर, खत्म होता है। अब स्टार्ट करेंगे रिवर सिस्टम। बस इट इज़ दी ओनली टॉपिक रिमेनिंग। उसके बाद जाओ, घर जाओ, खाना खाओ, मौज करो, ऐश करो, जो करना है करो, ठीक। अरे भगवान, अरे भूख क्या लग रही इतनी। थोड़ा रुकना जरा, बस मुश्किल से 1 मिनट, तुम लोग 1 मिनट का काउंटडाउन लगाओ, बस अभी रुकना, ठीक है। 1 घंटा पका, 1 घंटा नहीं यार, अब बस अब लगेगा लगभग, तुम मान के चलो लगभग
आधा घंटा, रिवर सिस्टम में 20 मिनट लगेगा, और ग्रास लैंड बताने में, और ग्रास लैंड बताना है, और क्या बताना है, बस ख़त्म है उसके बाद तो। हाँ जी, 3 बजे आज भी पता है, 3 बज जाए ना चैनल डिलीट कर दूंगा, नोट कर लो मेरे वर्ड्स को, 3 अगर बज गया ना चैनल डिलीट कर दूंगा। अब इसके बाद तुम बता दो कुछ टॉपिक। लेक्स पढ़ाऊंगा नहीं, क्यों? पढ़ा चुका हूँ, अलग से क्लास ले चुका हूँ। नेशनल पार्क पढ़ाऊंगा नहीं, क्यों? एनवायरनमेंट वाली क्लास में पढ़ाऊंगा। क्या बचा इसके बाद बताओ? सर आई लव योर वॉइस। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है। रिवर सिस्टम को रिवर सिस्टम, ठीक है। नदी तंत्र, नदी तंत्र जो है भारत का, वो पढ़ने से पहले हम टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न पढ़ेंगे कि जो नदी का और उसका तंत्र होता है। तंत्र मतलब जैसे नदी है तो उसकी ट्रिब्यूटरी, ये सब क्या होता है, नदी तंत्र बनाते हैं, ठीक है। तो इसी को ही हम नदी का कैशमेंट एरिया बोल देते हैं, बेसिन बोल देते हैं। तो ये डिफरेंट तरह के पैटर्न्स बन जाते हैं। जैसे कि अगर मान लो ये नदी है, ठीक है, ये नदी है, ये नदी है, उसकी ट्रिब्यूटरीज, फिर उसकी ट्रिब्यूटरीज ऐसे करके ऐसे ये पेड़ की शाखाओं की तरह बन जाती हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे पहले वाले फिगर में, इसको बोलते हैं डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न, डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है, वही डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न, जहाँ पे विच रिजेंबल द ब्रांच ऑफ अ ट्री, जैसे पेड़ की शाखाएं होती हैं उस तरह से ये लगता है, ब्रांच ऑफ अ ट्री, डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न बोलते हैं इसको। दूसरा हमारा ड्रेनेज पैटर्न है जहाँ पे ऐसा लगता है कि नदियाँ एक सेंटर, मतलब रेडिएट कर रही हैं एक सेंट्रल डोम पीक से। तो जहाँ पे नदियाँ, मल्टीपल नदियाँ, एक से ज़्यादा नदियाँ एक सेंट्रल डोम या पीक से निकलती हैं, ये वाला फिगर देखिए, ये वाला, ठीक है, जहाँ पे देख सकते हैं वोल्केनो टाइप है ये, और यहाँ से नदियाँ निकल रही हैं। भारत में इसका एग्जाम्पल है अमरकंटक का पठार, दैट इज़ अमरकंटक का प्लेट्यू। यहाँ से हमारे हम देखेंगे मल्टीपल हमारी नदियाँ निकलेंगे अभी जब देखेंगे तो वहाँ पे। फिर यहाँ पे है ट्रेलिस। ट्रेलिस का आप क्या मतलब क्या होता है? ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न में जो रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज है ना, ट्रिब्यूटरीज, वो मेन रिवर को राइट एंगल यानी 90 डिग्री में ज्वाइन करती हैं। ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न पे ट्रिब्यूटरीज मेन रिवर को 90 डिग्री यानी कि परपेंडिकुलरली ज्वाइन करती हैं ट्रेलिस में, ठीक है, TRELLIS होगा वो। और चौथा है हमारा सेंट्रीपीटल। सेंट्रीपीटल रेडियल का जस्ट उल्टा है। रेडियल में सेंट्रल डोम या पीक से मल्टीपल नदियाँ निकल रही हैं। यहाँ पे क्या है, सेंट्रल लेक या डिप्रेशन, गड्ढे में आके सारी नदियाँ गिर रही हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे है लोकटक लेक। लोकटक लेक कहाँ पे, जरा कमेंट में बताएंगे जल्दी से, और किस लिए फेमस है लोकटक लेक? आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे जितना भी हमारा भी रिवर सिस्टम है इंडिया का, उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, हिमालयन और पेनिनसुलर।
अंतर क्या होता है, तो हिमालय की जो नदियाँ होती हैं इनका जो सोर्स होता है वो ग्लेशियर होता है। और क्योंकि ग्लेशियर होता है तो पानी हमेशा देखने को मिलता है, यानी कि पेरेनियल नेचर की होती हैं। और इनका पेनिनसुला का जो सोर्स होता है वो ग्लेशियर नहीं होता है, इनको अपना पानी जो है सिर्फ मानसून से ही मिलता है। ऐसा नहीं कि मानसून से हिमालय को नहीं मिलता, लेकिन मानसून हिमालय वाले को मेन जो सोर्स होता है वो ग्लेशियर होता है, इसलिए हमेशा पानी है। और इसमें क्या होता है, पेनिनसुला वाली में जब मानसून होता है तब पानी होता है, यानी कि कैसी नेचर की होती है, ये होता है इनका नेचर एफीमेरल नेचर का। ठीक है, देन इनका जो कैशमेंट एरिया होता है वो बड़ा होता है। कैशमेंट एरिया मैंने बताया, जैसे ये नदी है, ठीक है, उसकी ट्रिब्यूटरीज, तो वो ये पूरा जो एरिया उसको कैशमेंट एरिया बोलेंगे। तो कैशमेंट एरिया बड़ा होता है, लार्ज होता है, यहाँ पे स्मॉल होता है। ये एंटीसीडेंट नेचर की होती हैं। एंटीसीडेंट का मतलब है कि काफ़ी कुछ हमारी हिमालयन रिवर्स हैं जो हिमालय के फॉर्मेशन से ही पहले से फ्लो हो रही हैं और वो अपने नेचुरल पाथ को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करती हैं। जहाँ से फ्लो हो रही थी वहीं से फ्लो होती रहती हैं। कोई उनके बीच में पत्थर वत्थर आता है, उसको तोड़ते फोड़ते आगे निकल जाती हैं। एंटीसीडेंट जैसे कि हमारी सतलज नदी एंटीसीडेंट है, सिंधु यानी इंडस, कोसी जो गंगा की ट्रिब्यूटरी अभी देखेंगे वो एंटीसीडेंट है। ठीक है, फिर इनका जो डेप्थ होता है हिमालय नदियों का, यानी कि जो इनका हम बोल सकते हैं टर्म, मुझे वो एकदम से दिमाग से चला गया, कैशमेंट एरिया हो गया, कोर्स। ठीक है, इनका जो कोर्स होता है, जो रास्ता होता है वो काफ़ी लंबा होता है। ठीक है, कोर्स जो होता है लंबा, काफ़ी लंबी नदियाँ होती हैं, ये शॉर्ट नदियाँ होती हैं। ठीक है, और उतनी गहरी भी नहीं होती जितनी कि हिमालयन होती हैं। बस इतने डिफरेंसेस पढ़ना है। और लोकटक लेक मणिपुर में है, और मणिपुर के नीचे मिज़ोरम है। मिज़ोरम को हम किस नाम से जानते हैं ज़रा बताइए। 3 वाटर रिवर सिस्टम हमें पढ़ने होते हैं हिमालय में, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। स्टार्ट करते हैं। इंडस वाटर सिस्टम, ये है इंडस वाटर सिस्टम। ठीक है, इंडस नदी कहाँ से निकल रही है, ये लेक मानसरोवर से, मानसरोवर झील है यहाँ पे, और यहाँ पे ग्लेशियर पड़ता है जिसको हम बोलते हैं भोखार चू ग्लेशियर। भोखार चू ग्लेशियर, भोखार चू हिमनद है ये। यहाँ से निकलती है देमचौक, जहाँ पे भी हाईएस्ट मोटरेबल पास कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। तो यहाँ से ये एंटर करती है इंडिया में लद्दाख। ले इज़ दी ओनली सिटी लोकेटेड इन इंडिया ऑन दी बैंक्स ऑफ इंडस रिवर। देन ये एक रिवर इसको ऊपर से जो ज्वाइन कर रही है इसका नाम है श्योक, इसकी ट्रिब्यूटरी है सहायक नदी। एंड देन ये ऐसे करके सीधे सीधे आप जानते हैं पाकिस्तान में चला जाएगी। पाकिस्तान की नेशनल रिवर है और राष्ट्रीय नदी है, और अरेबियन सी में, अरब सागर में जाके गिर जाएगी। अब इसकी नीचे जो ट्रिब्यूटरीज जो आप देख पा रहे हैं, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज इसकी मानी जाती हैं। इसकी हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी बोलते हैं क्योंकि इसको लेफ्ट साइड से ज्वाइन कर रहे हैं। इंडस का फ्लो इस तरफ से है, तो इस तरफ इंडस का मुंह है, यानी कि तो लेफ्ट इसका ये नीचे वाला हुआ। ठीक है, तो इसकी जो जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं नीचे, जो झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज, ये सब जो नीचे ज्वाइन कर रहे हैं इनको हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। ठीक, तो इंडस रिवर का ओरिजिन मैंने बता दिया है, और कुछ यहाँ पे इंडस बाकी अब समझिए। अब बाकी यहाँ पे देखते हैं उसकी ट्रिब्यूटरीज ये हैं। यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है, अरे इंडस क्यों लिखा है यहाँ पे, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज। इंडस मैंने बता दिया ओरिजिन कहाँ से होता है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, एक सेकेंड रुको। ओरिजिन, एंशिएंट नेम, ये हमें देखना है। ठीक है, ओरिजिन कहाँ से होता है इसका, भोखार चू। ठीक है, एंशिएंट नेम सिंधु। झेलम का वेरीनाग से, एंशिएंट नेम वितास्ता। चेनाब 12 लाचला, चा से चनाब, चा से 12 लाचला। चनाब इस दी, इसका क्या नाम है, इसका नाम है अस्किनी, और ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडस की, सबसे बड़ी सहायक नदी है। रवि, आर से रावी, आर से रोहतांग पास, रोहतांग दर्रा, ब्यास भी रोहतांग से ही निकलती है। ठीक है, और रावी का पुराना नाम क्या है, तो रावी का पुराना नाम है, क्या नाम है यार रावी का, ब्यास का तो बिपाशा है, लगता है न्यूट्रिशन की कमी पड़ रही है दिमाग ब्लैंक हो रहा है। सतलज, सतलज का पुराना नाम शतुद्री है। रा आता है उसके नाम पे, क्या है रावी का, अस्किनी, और रावी का क्या है यार, ये एकदम से दिमाग से जा रहा है।
हे भगवान, क्या हो रहा है ये? पुरुषनी, ठीक है, पुरुषनी। एकदम ही ब्लैंक हो गया यार। ठीक है, सतलज से अगर बात करें तो शतुद्री, और सतलज का निकलती कहाँ से? तो ये निकलती है राकसताल से, ठीक है। राकसताल या फिर राक्षसताल बोलते हैं उसको, जो कि मानसरोवर के पास में ही है। अगर आप देखें तो कैलाश मानसरोवर के पास में ही है। और अगर आप ध्यान से देखें तो कितना लंबा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, सबसे दूर से निकल के आ रही है, तो ये लॉन्गेस्ट होगी, है ना। दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको हम द्वाब बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? द्वाब। जैसे कि यहाँ पे इसके बीच का जो द्वाब होता है इसको हम छेज द्वाब बोलते हैं। छेज, चेनाब और झेलम के बीच का द्वाब है, चेनाब और झेलम, छेज। इसको बोलते हैं क्या? बारी द्वाब। बारी मतलब ब्यास और रावी, ठीक है। ये है बिष्ट द्वाब, ब्यास और सतलज। और ये है आपका रेचना द्वाब, रावी और चेनाब के बीच का, ठीक है, रेचना द्वाब। और ये क्या है? सिंध सागर द्वाब। तो ये द्वाब होते हैं दो नदियों के बीच का क्षेत्र। जैसे पंजाब है, 5 नदियों से मिलके बना हुआ है पंजाब। ये पूरा पंजाब ही तो है। पंजाब यहाँ पे है, पंजाब भारत वाला पंजाब है, और ये आपका कौन सा है? पाकिस्तान वाला पंजाब। तो पहले तो एक ही था ना, तो पंजाब वहीं से नाम पड़ा, 5 नदियों से। 5 नदियाँ कौन है? झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज, ठीक है। इंडस की और नीचे वाली ट्रिब्यूटरीज हैं, ये सारी मिल जाती हैं इंडस को मिठानकोट पाकिस्तान में। ब्यास एकमात्र ट्रिब्यूटरी है जो नहीं जाती है पाकिस्तान में, ये इंडिया में ही सतलज को मिल जाती है, हरिके नामक की जगह पे, जहाँ पे हरिके वेटलैंड बना हुआ है। तो ब्यास जो है डजेंट फ्लो टू पाकिस्तान, डजेंट फ्लो टू पाकिस्तान, ठीक है। एक ट्रीटी हुई थी, पाकिस्तान रोने लगा था कि भाई पानी रोक लेते हैं इंडिया वाले, तो एक ट्रीटी हुई थी, इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में, 1960 में, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जहाँ पे इंडस, झेलम, चेनाब, इसका 80% वाटर पाकिस्तान को जाएगा, 20% इंडिया को जाएगा। रावी, ब्यास, सतलज, इसका 80% वाटर इंडिया को जाएगा और 20% पाकिस्तान को, ठीक है। तो ये बात हुई थी। और अभी हमने कौन सा डैम बनाया? रावी नदी पे। क्या बारिश हो रही भाई! रावी नदी पे कौन सा डैम बनाया है अभी हमने, जो कि पानी को रोकने के लिए बनाया, पाकिस्तान को ना जा सके, बिकॉज उसका 80% हमारे लिए वो बना हुआ है, ठीक है। चलो, तो क्या सर इतनी ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस की, बाकी नहीं है क्या? हैं। श्योक नदी है, जहाँ पे अभी आपने देखा था हमारे 5 आर्मी के जवान शहीद हो गए थे अनफॉर्चुनेटली। इस श्योक की नदी है, चलो श्योक उसको छोड़ दो। यहाँ पे एक नदी है जिसको हम बोलते हैं जंस्कार, नीचे से ज्वाइन करती है। आवाज़ सुनाई दे रही तुम लोगों को बारिश की? क्या मधुर आवाज़ है, ठीक है। यहाँ पे एक नदी है, इसको बोलते हैं गिलगिट नदी, बस, और कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। श्योक, गिलगिट और नीचे से जंस्कार, और कुछ यहाँ पे नहीं पूछेगा। अब आते हैं गंगा रिवर सिस्टम पे। और एक चीज़ और, कि इसका जो नाम होता है तिब्बत में, वो होता है सिंगी खम्बान। सिंगी खम्बान का मतलब होता है शेर का मुंह, लायंस माउथ। ये कहाँ पे? तिब्बत में इसका नाम है, ठीक है। जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, फिर ख़त्म करके बारिश मनाते हैं चल के, ठीक है। गंगा कोई तुम में से कोई है जो बारिश वारिश मनाता है? अभी नहा मत लेना, नहीं समझ लेना बेटा। अभी अगर बीमार हो गया, नहा लिया, बीमार हो गया, तो सब धरा का धरा रह जाएगा, तो इस समय रिस्क नहीं लेना है। हाँ, बिल्कुल सही भूमिका ने बताया है। शाहपुर कंडी बैरेज बनाया पे, शाहपुर कंडी रावी नदी पे, ठीक है। डैम में मैं लिखवा दूंगा लास्ट में, ठीक है। शाहपुर कंडी बैरेज। आज राजस्थान से तुम ले गया ना बादल। अच्छा, हम ले गया बादल, ऐसी भाषा तो नहीं है। राजस्थान में तो काफ़ी प्यार की भाषा है, ऐसे हमने सुना है। ठीक है, गंगा रिवर सिस्टम पे आते हैं अभी। तो गंगा रिवर सिस्टम जो है, इसको पढ़ने से पहले हमें पंच प्रयाग के बारे में पढ़ना पड़ता है। जैसे नहीं, आपने वो एडवर्टाइज सुना होगा, यूँ ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। तो ऐसे ही गंगा भी, यूँ ही नहीं मैं गंगा बन जाती हूँ। तो गंगा क्या है? इस तरह से एक नदी है जो कि है आलकनंदा नदी, ठीक है। वो 7 पंथ से निकलती है। एक नदी उसको यहाँ से भागीरथी ज्वाइन करती है, एक नदी उसको है मंदाकिनी ज्वाइन करती है, एक यहाँ से ज्वाइन करती है उसको धौली गंगा, ठीक है, और एक जो है नंदाकिनी ज्वाइन करती है, ठीक है। कौन कौन सी नदियाँ हैं मैं लिख देता हूँ इनको। किस कलर से लिखूँ? ग्रीन से नहीं, ब्लू से लिखता हूँ, ठीक है। तो ये हो गई हमारी भागीरथी,
ठीक। ये हो गई मंदाकिनी, और ये हो गई है मेन जो नदी आ रही है ऊपर से नीचे, ये है अलकनंदा। और ये कौन सी है? ये है नंदाकिनी। ये कौन सी है? धौली गंगा। धौली गंगा और पिंडर भी यहीं पे, धौली गंगा नीचे है शायद, और ये पिंडर और नीचे से ज्वाइन करेगी, ठीक है। पिंडर भी यहीं पे है, एक्चुअल में ऊपर से ज्वाइन करती है, थोड़ा सा मैंने ज़्यादा नीचे ज्वाइन बना दिया इसको, लेकिन कोई नहीं, हमें प्रयाग से मतलब होने चाहिए, ठीक है। पिंडर रिवर है। अब जहाँ पे ये नदी दो मिलती हैं उसको हम प्रयाग बोलते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट प्रयाग तो वो है जहाँ अलकनंदा और भागीरथी का मिलन होता है, ये प्रयाग है देव प्रयाग, सबसे इम्पॉर्टेंट है। यहीं से ही गंगा बन जाती है, ठीक है। यहीं से ही गंगा बन जाती है जब अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं। जहाँ पे मंदाकिनी मिलती है उसको हम बोलते हैं रुद्रप्रयाग। जहाँ पिंडर मिलती है उसको बोलते हैं कर्णप्रयाग। मैं पूरा प्रयाग नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ कर्ण लिख रहा हूँ। धौली गंगा जहाँ मिलती है उसको बोलते हैं विष्णु प्रयाग, और जहाँ पर नंद प्रयाग मिलती है उसको बोलते हैं नंद प्रयाग। तो ये तो नहीं पूछेगा आपसे कि नंदाकिनी नंद प्रयाग, लेकिन बाकी पूछ सकता है। याद कैसे रखेंगे? देखो, अलकनंदा को ही सारी मिल रही हैं, सारी नदियाँ अलकनंदा को मिल रही है, तो जहाँ भागीरथी मिल रही है देवप्रयाग बीड़ी, ठीक है। और जहाँ आपकी मंदाकिनी मिल रही है रुद्रप्रयाग एम आर, ठीक है, एम आर। जहाँ पे धौली गंगा मिल रही है विष्णु गंगा डीवी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जहाँ पिंडर मिल रही है कर्णप्रयाग, पीके मूवी आई थी, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। अब गंगा बनेगी यहाँ से, ठीक है, देवप्रयाग से। तो अब गंगा के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं और उसकी जो डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज है। और एक चीज़, ये कहाँ से निकलती है अलकनंदा? ये सातों पंथ ग्लेशियर से निकलती है। भागीरथी नाम की जगह पड़ती है वहाँ से, सॉरी क्या बोलते हैं, बद्रीनाथ करके जगह पड़ती है वहाँ पे। और भागीरथी जो निकलती है ये गौमुख ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। गौमुख ग्लेशियर से निकलती है भागीरथी, और सातों पंथ से निकलती है बद्रीनाथ से अलकनंदा। अभी आते हैं गंगा रिवर सिस्टम पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये गंगा रिवर कुछ इस तरह से चल रही है, तो जो ऊपर से ज्वाइंट करेंगी वो उसकी लेफ्ट बैंक होंगी या राइट बैंक होंगी, जरा बताएंगे। तो ये उसकी लेफ्ट बैंक होंगी, जो नीचे से ज्वाइन करेंगे वो उसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज होंगी, ठीक है। तो कौन कौन सी है? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। एकदम ऑर्डर में याद होनी चाहिए, लेफ्ट से राइट के ऑर्डर में। आई अगेन रिपीट, क्या ऑर्डर है? ये है आपका रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ठीक है। ये ऑर्डर एकदम रटा हुआ होना चाहिए। गोमती जो नदी है, जो ब्रह्मपुत्रा पे कहाँ गया अभी, गोमती जो नदी है ये फुलहर झील से निकलती है, और गाजीपुर से में मिलती है जाके, किससे? गंगा नदी से गाजीपुर में मिलती है। इसके बाद आती है घाघरा, ठीक है। घाघरा जो है ये मिलती है गंगा से हमारा छपरा में। गंडक मिलती है सोनपुर, पटना के पास पड़ता है सोनपुर, ठीक है। और ये है कोसी नदी, ठीक है, जो यहाँ पे बिहार में मिल जाती है गंगा से। ये नहीं पूछता है आपसे, ठीक है, क्योंकि इसको लेके मतलब फिक्स भी नहीं कि कौन सी पोजीशन है जहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो ये कोसी है। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट्स, क्योंकि अगली स्लाइड ब्लैंक नहीं है इसलिए मुझे ब्लैंक स्लाइड ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ध्यान रखिएगा। एक शारदा नदी है, इसको कि सरयू बोलते हैं, ये ट्रिब्यूटरी है घाघरा की, ठीक है, ट्रिब्यूटरी ऑफ घाघरा। ये जो निकलती है, तो भाई क्या निकलती है यार मतलब ये निकलती है मिलाम ग्लेशियर से, ठीक है। तो मिलाम ग्लेशियर पूछता है कि कहाँ से निकलती है शारदा और सरयू रिवर। तो ये गोमती नदी हो गई, इसके बाद आ गई घाघरा, और सॉरी घाघरा के बाद आ गई गंडक। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये जो मिलाम ग्लेशियर है ये आपका पड़ता है जो हिमालय का, ये नेपाल हिमालय से आप देख पा रहोगे, ये तो यहीं से निकलती है नेपाल हिमालय से, ठीक है। और मैंने इसलिए बोला क्या निकलती है, क्योंकि ये जब निकलती है ना तो इसको क्योंकि पहली बात तो ये ट्रांस बाउंड्री रिवर है, ठीक है, और काफ़ी सारी, क्योंकि इंडिया और नेपाल के बीच में, और काफ़ी सारी छोटी छोटी नदियाँ इसको ज्वाइन करती हैं, जिनमें कि शारदा या सरयू एक नदी है। और भी नदियाँ मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ क्योंकि उससे क्वेश्चन बनता नहीं है, ठीक है। इसीलिए उन्होंने क्या निकलती है, मतलब बहुत सारी रिवर्स इसको छोटी छोटी ज्वाइन करती हैं, ठीक है। और नेपाल ये हिमालय से निकलती है, ये भी आपसे क्वेश्चन बनता है। फिर अगर हम बात करें कि आगे जब बढ़ेंगे गंडक और उसके बाद कोसी की रिगार्डिंग मैंने आपको क्या फैक्ट बताया था, ये फैक्ट था इसमें कि इसको सॉरो ऑफ
बिहार के नाम से जानते हैं। बिहार की शोक नदी होती है। अभी वेस्ट बंगाल की शोक नदी कौन सी होती है उसको पढ़ेंगे जब पेनिनसुलर रिवर्स देख रहे होंगे प्रायद्वीपीय पठार की, तो वहाँ पे देखेंगे। ठीक है, क्लियर। और अब ये नदन मोस्ट हमारी ट्रिब्यूटरीज हो गई। ठीक है, तो लेफ्ट से राइट में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लेफ्ट से राइट में ध्यान रखना है। रिपीट करेंगे आंख बंद करके, रामगंगा, घाघरा, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। ठीक है, क्लियर। राम मंदिर ऑन इट्स बैंक, बिल्कुल इसी राम मंदिर यहीं पे ही है, बिल्कुल सही है। क्या राखी बांधते, अच्छा काफ़ी लोगों को डर होगा कि कल राखी ना बांध दी जाए। हाँ तो देख लेना भाई, अपना आराम से घर वर में रहना, पढ़ाई करना, निकलने की ज़रूरत नहीं है ऐसा। अगर आपको ऐसा डर है कि जो आपकी उम्मीदें हैं उन पर पानी फेर सकता है है ना। चलो तो आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड रुकिएगा जरा, इसको चार्जिंग पे लगा लेते। तो यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं। अब नीचे वाली ट्रिब्यूटरीज देखते हैं जो राइट बैंक की ट्रिब्यूटरीज हैं। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखते हैं। चलिए तो अभी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज पे आते हैं। तो राइट बैंक सिर्फ मेजर 2 ट्रिब्यूटरीज हैं, सिर्फ 2 नहीं है लेकिन सिर्फ हमें 2 पढ़नी है। एक तो यमुना जिसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, सबसे लॉन्गेस्ट भी है, और दूसरी सोन। ठीक है, यमुना नदी जो निकलती है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, लेकिन अगर आपसे पूछेगा तो वो यमुनोत्री नहीं देगा, वो आपको देगा बंदरपुंछ रेंज। ठीक है, वो आपको देगा बंदरपुंछ रेंज। यहाँ पे पड़ता है यमुनोत्री ग्लेशियर, वहाँ पे बंदरपुंछ रेंज से निकलता है, तो बंदरपुंछ देगा वो आपको, ना कोई यमुनोत्री। इट इज़ द लॉन्गेस्ट एंड द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी। ठीक है, और ये जब निकलेगी तो मिलेगी कहाँ से गंगा में? प्रयागराज में। तो ये भी एक प्रयाग हो गया। यमुना की क्या ट्रिब्यूटरीज होती हैं? तो यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। और ऊपर से ज्वाइन करेंगे हिंडन और टॉन्स। हिंडन और टॉन्स इसको ऊपर से ज्वाइन करेंगी। ठीक है, ये हिंडन ज्वाइन कर रही है और ये टॉन्स ज्वाइन कर रही है। ये यहाँ से ज्वाइन करेंगे, यमुना की लेफ्ट बैंक होंगी, और यमुना की राइट बैंक चंबल, सिंध, बेतवा, केन। और ये जो आप देख पा रहे हैं बानस, बानस जो आप देख पा रहे हैं ये अरावली से निकली है, बानस अरावली से निकली है, चंबल को मिल रही है। काली सिंध, पार्वती, ये किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं? और शिप्रा के बैंक्स पे उज्जैन लोकेटेड है। ये सब चंबल की ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक, चंबल यमुना की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी, और चंबल निकलती कहाँ से? चंबल इसकी ट्रिब्यूटरी है, और चंबल कहाँ से निकलती है? ये मऊ प्लेट्यू से निकलती है। और जो चंबल नदी है ये जानी जाती है गली इरोजन क्रिएट करने के लिए। गली इरोजन करती है, और गली इरोजन करके रेवाइंस क्रिएट करती है, और इन रेवाइंस की वजह से क्या बनता है? बैड लैंड टोपोग्राफी। ठीक है, बैड लैंड टोपोग्राफी, यानी कि इतना गंदा लैंड बन जाता है वो कि वो इट इज़ बैड फॉर दी एग्रीकल्चर करने के लिए सूटेबल रह नहीं जाता है। तो ये गली इरोजन, रेवाइंस और बैड लैंड टोपोग्राफी याद रखेंगे। जो यमुना की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी चंबल करती है, और इसकी ट्रिब्यूटरियाँ बानस, काली सिंध, पार्वती और छिप्रा, और बानस अरावली के ईस्टर्न साइड से निकलती है। अब आते हैं अगली नदी पे, सोन है ये। सोन जो निकलती है, यहाँ पे मैं वहीं पे लिख देता हूँ आगे। सोन जो निकलती है ये निकलती है अमरकंटक प्लाट्यू से। जो भी मैंने बताया था किस तरह का ड्रेनेज पैटर्न दिखाती है जरा बताएंगे? तो अमरकंटक पठार, अमरकंटक प्लाट्यू से निकलती है ये। इसकी ट्रिब्यूटरी होती है रिहांद, जिसमें कि डैम बना हुआ है रिहांद डैम, रिहांद बांध। ठीक है, और रिहांद डैम की वजह से ही सबसे बड़ा आर्टिफिशियल लेक भी बनता है इंडिया का, उसका नाम जरा कमेंट में बताएंगे। गंगा नदी अब यहाँ पे आएगी, और उसकी एक ट्रिब्यूटरी वो होती है जो नदी को ज्वाइन करती है, डिस्ट्रीब्यूटरी वो होती है जो उस नदी से हट जाती है, नीचे चली जाती है। ये है हुगली। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फरक्का बना है। यहाँ पे एक बांध बनाया गया था, बैरेज बनाया गया था 1975 में। यहाँ पे पानी हुगली को पानी देने के लिए, सो दैट यहाँ पे कोलकाता का पोर्ट फंक्शन कर सके। तो हुगली इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटरी, इसको भागीरथी हुगली के नाम से भी जानते हैं। और बाकी गंगा नदी हमारी चली जाती है बांग्लादेश में, जहाँ पे इसका नाम पड़ जाता है पद्मा। ठीक है, वहाँ पे इसका नाम पद्मा पड़ जाता है। इतनी चीज़ क्लियर होगी। दामोदर अभी नहीं देखना है, अभी हम देखेंगे जब पेनिनसुलर रिवर देखेंगे, प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ देखेंगे। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर यहाँ पे बनता है डैम। गोविंद बल्लभ पंत सागर जो कि पहले यूपी के चीफ मिनिस्टर थे,
तो उन्हीं के नाम पे है। सबसे बड़ा आर्टिफिशियल लेक है और इसकी ट्रिब्यूटरीज है, सोन की ट्रिब्यूटरी है, रिहान मैंने बता दिया, और एक और ट्रिब्यूटरी है नॉर्थ कोयल। साउथ कोयल नहीं है, नॉर्थ कोयल है। ख़त्म हो गया यहाँ पे। अब किसी को कुछ डाउट हो, कुछ लग रहा है कि सर ये चीज़ स्किप हो गई, तो आप बताओ या फिर पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम पे, जो कि हमारा लास्ट हिमालयन रिवर में रिवर सिस्टम है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की अगर बात करेंगे तो ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है? ब्रह्मपुत्र भी वहीं से निकलती है जहाँ से इंडस और सतलज निकलती हैं। ये है हमारी कैलाश मानसरोवर में, कैलाश मानसरोवर में है चेमा युंग दुंग ग्लेशियर, चेमा युंग दुंग ग्लेशियर हिमनद। इसी को ही हम अंगसी ग्लेशियर के नाम से जानते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना है। जब निकलती है तो यहाँ पे तिब्बत में इसको सांगपो या फिर यारलंग सांगपो के नाम से जानते हैं, ठीक है। सर इज़ दिस लास्ट टॉपिक? यस प्रिया, दिस इज़ द लास्ट टॉपिक, ये लास्ट टॉपिक ही चल रहा है, ठीक है। जब निकलती तो सांगपो बोलते हैं। देन ये नामचा बरवा हमने पढ़ा था, ग्रेट हिमालय की जो ईस्टर्न मोस्ट पीक है। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से इसका यहाँ से साउथ या फिर यू टर्न मार लेता है। क्यों? क्योंकि नामचा बरवा पे सिंटैक्सियल बेंडिंग है। एक चीज़ जो यहाँ पे लिख रहा हूँ नोट्स में, उस चीज़ को हिमालय वाले पार्ट में ऐड करेंगे, एंड दैट इज़ कि जो ग्रेट हिमालय हैं, ग्रेट हिमालय हैं, ध्यान रखना, दो फैक्ट हैं, ये एसिमेट्रिकल नेचर के होते हैं, और ग्रेट हिमालय आपके, इनका जो कोर है वो ग्रेनाइट का बना हुआ है, इनका कोर ग्रेनाइट का बना हुआ है। प्लीज़ इस दो फैक्ट को वहाँ पे आप नोट करेंगे, ठीक है। तो ये सिंटैक्सियल बेंडिंग यहाँ पे होती है ग्रेट हिमालय में, जिसकी वजह से ये यू टर्न मार के यहाँ पे असम में एंटर करती है, सॉरी अरुणाचल में एंटर करती है। अरुणाचल में जो इसका नाम पड़ता है, ठीक है, जो इसका नाम, अरे चलो यार, तो अरुणाचल में इसका नाम पड़ता है दिहांग। पहले तो नाम पड़ेगा इसका अरुणाचल में। तिब्बत में क्या नाम पड़ा? सांगपो या फिर यारलंग सांगपो। अरुणाचल प्रदेश में क्या नाम पड़ेगा इसका? पहले तो नाम पड़ेगा सियांग, फिर नाम पड़ेगा दिहांग, दिबांग नहीं, दिबांग इसकी ट्रिब्यूटरी है। देन असम में जाके नाम इसका ब्रह्मपुत्रा पड़ता है। और असम में यहाँ पे जो जगह है जहाँ से ये साउथ वर्ड टर्न मार के बांग्लादेश में घुस रही है, ये जो जगह है जो मैं रेड से डॉट बना रहा हूँ, ये ढुबरी नाम की जगह है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ उस चीज़ को, ठीक है। फ्रॉम ढुबरी असम ये चली जाती है बांग्लादेश में। लेकिन जाने से पहले इंडिया में ही वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड बनाती है। एम से नाम शुरू होता है अगर आप बता सकें तो, ठीक है। और इसका नाम और इसका ग्लेशियर कौन सा है? अंगसी या फिर चेमा युंगदुंग, ठीक है, जहाँ से निकलती है। अब इसकी हम ट्रिब्यूटरीज पढ़ लेते हैं। तो ये है मजूली, ठीक है। मजूली आइलैंड वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है। अभी सुधा मूर्ति जी ने इसको कोट भी किया था, है ना, जो अपनी पहली पार्लियामेंट्री स्पीच पे। तो अब ये बांग्लादेश में चली जाएगी और बांग्लादेश में इसका नाम क्या पड़ जाएगा? बांग्लादेश में इसका नाम पड़ जाएगा जमुना। और ये क्या करेगी जमुना? ये पद्मा जो कि गंगा है हमारी इन बांग्लादेश, ये दोनों मिलके क्या बना देंगे? मेघना। और ये दोनों मिलके वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा बना देंगे, जिसको हम बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा, जो कि सुंदरी ट्री के नाम पे इसका नाम पड़ा है सुंदरबन डेल्टा का। क्लियर है? तो बाकी ट्रिब्यूटरीज हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो ट्रिब्यूटरीज यानी कि इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो जो इसको लेफ्ट साइड से यानी नीचे से ज्वाइन कर रही हैं, एक तो लोहित है और यहाँ पे धानसारी है सर, ठीक है। तो ध्यान रखना, लोहित और धानसारी, लोधा करके ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। तो लोधा मतलब एक साइड है, लोहित और धानसारी, और बाकी जितने भी हैं सुबानसारी, कामेंग, तीस्ता, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। कौन कौन सी? ये हैं इसकी जो ऊपर से ज्वाइन कर रही है राइट साइड से। लेफ्ट साइड से कौन ज्वाइन कर रही है? लोधा, ऐसे करके याद कर सकते हो, लोहित, धानसारी, और एक है दिबांग, ठीक है। दिबांग, दिहांग उसका नाम है अरुणाचल में, ठीक। खत्म हो गया ये। अब आते हैं नेशनल वाटरवेज। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ 3 वाटरवेज पढ़ने हैं, नेशनल वाटरवे 1, नेशनल वाटरवे 2 और नेशनल वाटरवे 3। सिर्फ 3 वाटरवे पढ़ने में। तो नेशनल वाटरवे जो 1 है, इसको हम प्रयागराज से हल्दिया वाटरवे भी बोलते हैं। प्रयागराज से ये हल्दिया में रन होता है वेस्ट बंगाल तक, ठीक है, प्रयागराज से हल्दिया। और ये आपका भागीरथी हुगली, गंगा भागीरथी हुगली सिस्टम में, गंगा और हुगली को ही हम भागीरथी हुगली बोलते हैं। तो गंगा भागीरथी हुगली सिस्टम में ये, ठीक है।
और जो नेशनल वाटरवे 2 है ये इसको हम ब्रह्मपुत्रा रिवर पे है, तो ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम बोलते हैं। और नेशनल वाटरवे जो 3 है ये आपका लोकेटेड है केरल में, साउथ इंडिया में है। ये केरल का जो आपका कोल्लम पड़ता है, कोल्लम से कोट्टापुरम, इनके बीच में ये, ठीक है, कोल्लम से कोट्टापुरम, ठीक है। चलो ऐसे वाटरवे से हाईवे भी आप रिकॉल कर सकते हैं, लेकिन ठीक है कर लेते हैं एक दो रिकॉल, ठीक है। NH1 जो है नेशनल हाईवे 1 जो कि शेरशाह सूरी, एक्चुअल में जो नेशनल हाईवे 1 है वो आपका वो GT रोड ही है, ठीक है, GT रोड। तो इसके 2 हिस्से हैं, एक तो जो दिल्ली से अमृतसर है, ठीक है, इसी को हम एक्चुअल में शेरशाह सूरी मार्ग बोलते हैं, शेर शाह सूरी मार्ग बोलते हैं इसी को, ठीक है। तो दिल्ली से अमृतसर है एक, और एक दिल्ली से वेस्ट बंगाल मतलब कलकत्ता है, ठीक है। सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा है नेशनल हाईवे? सबसे लॉन्गेस्ट है आपका नेशनल हाईवे 44 NH44 जो कि रन करता है श्रीनगर से कन्याकुमारी, ठीक है। और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या है? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इम्पॉर्टेंट है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की लेंथ बताओ, खासकर जो लोग PY की सीरीज अटेंड कर चुके हैं, मैं बता चुका हूँ वहाँ पे। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या है तो ध्यान रखना है, ये हमारे जो 4 इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं, दिल्ली हो गई, मुंबई हो गई, चेन्नई हो गई और वेस्ट बंगाल, तो इसको जो लोग कनेक्ट करता है इसको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। इसकी जो लेंथ है 5846 किलोमीटर्स है, ठीक है, खत्म होता है। अभी आते हैं पेनिनसुलर रिवर सिस्टम पे, यानी प्रायद्वीपी पठार की नदियाँ। प्रायद्वीपी पठार की जो नदियाँ उनको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो जो ईस्ट की तरफ यानी पूर्व की तरफ बहती हैं दैट इज़ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, और दूसरी जो पश्चिम की ओर बहती हैं दैट इज़ वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ईस्ट फ्लोइंग ज़्यादातर नदियाँ हमारी पूर्व की ओर ही बहती हैं, क्यों बहती हैं आप कमेंट में बताएंगे। वो पूर्व की ओर बह के डेल्टा का निर्माण करती हैं, और वेस्ट फ्लोइंग जो है पूर्व की तरफ बह के वो ईस्चुरी यानी ज्वारबद्ध उन्मुख का निर्माण करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्यों? क्योंकि ईस्ट फ्लोइंग जो है वो ज़्यादा लंबा डिस्टेंस को ट्रैवल करती हैं, इसलिए वो काफ़ी सेडिमेंट कैरी करके ले जाती हैं, इसलिए ईस्ट फ्लोइंग डेल्टा बनाती हैं। और ये ईस्चुरी को बोलते हैं ESTUARY, हिंदी में बोलते हैं ज्वारबद्ध उन्मुख, ठीक है, तो ये बोलते हैं इनको, ठीक है। तो ईस्ट फ्लोइंग डेल्टा बनाती हैं, क्यों बनाती हैं? क्योंकि जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू का है, पेनिनसुलर जो प्लेट्यू है वो टिल्टेड है, ठीक है, वो टिल्टेड है टूवर्ड्स ईस्ट, इसलिए ज़्यादातर नदियाँ पूर्व की तरफ बहती हैं। अब यहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ हैं तो आप ये देख पा रहे हो कि दामोदर नदी है एक छोटी सी, ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? हुगली की है। हुगली किसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है? गंगा की। और दामोदर को ही हम सौर ऑफ बंगाल बोलते हैं। सौर ऑफ बिहार किसको बोल रहे थे जरा बताइए? ये ब्राह्मणी है, और यहाँ पे एक बैतरानी करके है, ठीक है, बैतरानी है ऊपर, ब्राह्मणी है नीचे। देन महानदी है। महानदी कहाँ से निकलती है? ये सिहावा की जो पहाड़ियाँ हैं, सिहावा हिल्स से निकलती है, और इसी में ही सबसे लॉन्गेस्ट डैम बना हुआ है हमारा। उस डैम का नाम बताएंगे ज़रा, तो उस डैम का नाम है हीराकुद डैम, जो कि भारत का लॉन्गेस्ट डैम है। देन नीचे चिल्का लेक है, जो कि एक लगून लेक है, हमें पता है भारत का सबसे बड़ा लेक है, और सबसे बड़ा ब्रैकिश वाटर लेक भी है। देन यहाँ पे एक छोटी सी नदी जो उड़ीसा से निकलती है और आंध्र प्रदेश में चली जाती है, इसको हम बोलते हैं वंशधारा, ठीक है, ठीक है। वंशधारा यहाँ पे एक आपकी जो नदी है वो निकल के उड़ीसा से निकलती है, लेकिन फाइनली आंध्र प्रदेश में जाके वो अपना डेल्टा बना देती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे है हमारा, ठीक है, चलो आगे हमारी तो ये वंशधारा भी देख लिया आपने। अब आगे यहाँ से इंपॉर्टेंट रिवर स्टार्ट होंगी। यहाँ से ऐसे जो मैं रेड से ड्रॉ कर रहा हूँ सिर्फ उस पर फोकस करना। ये गोदावरी निकलेगी, यहाँ से ऐसे कृष्णा निकलेगी, वो तो उसके सब बाकी ट्रिब्यूटरीज हैं, कृष्णा निकलेगी, और यहाँ से निकलेगी कावेरी, ठीक है। और कृष्णा और कावेरी के बीच में ये एक नदी होगी पेन्नर। तो ये 4 नदियाँ हमें पढ़नी है, कौन कहाँ से निकलती हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो गोदावरी और उनकी ट्रिब्यूटरीज यानी कि उनकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो गोदावरी ये दक्षिण भारत की यानी कि साउथ इंडिया की लार्जेस्ट रिवर है, यह लार्जेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया, और इसीलिए इसको हम दक्षिण गंगा या फिर दक्षिण गंगोत्री के नाम से भी जानते हैं। दक्षिण गंगा या फिर दक्षिण गंगोत्री या फिर वृद्ध गंगा भी बोलते हैं, यानी बूढ़ी गंगा भी बोलते हैं, ठीक है।
निकलती कहाँ से है, ओरिजिन कहाँ से होता है? तो नासिक के पास जगह पड़ती है त्र्यंबकेश्वर प्लेट्यू, त्र्यंबकेश्वर के पठार से इसका ओरिजिन होता है। और इसकी ट्रिब्यूटरीज़ को कैसे याद करते हैं? तो MS स्वामीनाथन याद कर लीजिए, ठीक है। पर पौआ पर्सन है कि नहीं, और वर्ल्ड वॉर 1। तो M से हो जाएगा मांजरा, क्या मांजरा है? S से हो जाएगा सबरी, P से हो जाएगा पूर्णा, P से हो जाएगा प्राणहिता, P से हो जाएगा पेनगंगा, W से हो जाएगा वेनगंगा। और W शेप का कौन सा कॉन्स्टिलेशन होता है ज़रा बताइए? W से हो जाएगा वर्धा और I से हो जाएगा इंद्रवती, ठीक है, इंद्रवती। तो ये इसकी हमारी क्या ट्रिब्यूटरीज हैं गोदावरी की सारी। अब आगे बढ़ते हैं, नीचे है कृष्णा। कृष्णा भी महाराष्ट्र से ही निकलती है, महाराष्ट्र में जगह पड़ती है नासिक के पास ही, महाबलेश्वर, महाबलेश्वर। ये भी कहाँ पे? महाराष्ट्र में। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि गोदावरी नदी तो ठीक है यार महाराष्ट्र से निकल रही है और ऐसे जा रही है, आपका डेल्टा वगैरह बना रही है, लेकिन जब कैशमेंट एरिया या फिर जब बेसिन लिख देगा तो उसका मतलब सिर्फ वो रिवर नहीं बल्कि उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं। जैसे गोदावरी का अगर मैं बोलूँ, गोदावरी मध्य प्रदेश में नहीं जाती है लेकिन उसका बेसिन मध्य प्रदेश तक है। क्या है? काहे से जो वेनगंगा आती है, जो जैसे ये ऊपर से जो नदी आ रही वेनगंगा, ये MP से ही निकल के आ रही हैं, MP के थोड़े से पार्ट में है ये। तो अगर थोड़े से पार्ट में भी होंगी तो मतलब इनका बेसिन वहाँ तक एक्सटेंड हो जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी भावनाओं को कि बेसिन बड़ा होगा वो काफ़ी। वो रिवर तो ठीक है वो MP में नहीं जा रही गोदावरी, लेकिन उसका बेसिन MP में भी है थोड़ा सा। कृष्णा पे आते हैं। कृष्णा की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? तो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं तू, भीम, भीम से क्या बोला तुमने कि भीम तू मौसी को घाट पे ले जाके क्या कर, माल रिसीव करके, घाट, घाट मतलब कोस्ट, कोस्ट में क्या आता है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, तो माल आता है वहाँ पे। तो इस तरह से, ठीक है। तो भीम से भीम रिवर याद कर लिया, तू से तुमने तुंगभद्रा याद कर लिया, मूसी से मूसी, मौसी से मूसी नदी याद हो गया, को से कोयना जो महाराष्ट्र में है, घाट से घाट प्रभा और माल से हो जाएगा मालप्रभा। ये ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगी कृष्णा की। देन कृष्णा और कावेरी के बीच में पेन्नर नदी है। पेन्नर जो है ना, पेन्नर, ये है आंध्र प्रदेश की एक इंडिपेंडेंट रिवर। काफ़ी लोग इसको कंफ्यूज कर देते हैं पेरियार से, लेकिन ये पेन्नर अलग है, पेरियार अलग है, ध्यान रखना। पुलिकट लेक किन दो स्टेट के बीच में, ज़रा बताइए? कोल्लेरू देखिए यहाँ पे, गोदावरी और कृष्णा डेल्टा के बीच मैंने पढ़ाया था आपको, लगून लेक है एक तरह का ये, ठीक है, कोल्लेरू। अब यहाँ पे आते हैं पुलिकट केरला और सॉरी आंध्र और तमिलनाडु के बीच में। अब आते हैं कावेरी। पलार वलार नहीं देखना है आपको, ठीक है। अभी आते हैं कावेरी पे, और इसी पेन्नर में ध्यान रखना सोमासिला बांध है। अभी मैं आपको लिखवाऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट वाले बांध, सोमासिला डैम है इसी पे, ठीक है। अब आते हैं कावेरी पे। तो कावेरी जो नदी है, जो कावेरी रिवर है, ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। ब्रह्मगिरी की जो हिल्स हैं, जो कि लोकेटेड हैं कहाँ पे? कोगाडू ऑफ कर्नाटक में, वहाँ से निकलती हैं ये, निकलती है ये। और इसकी ट्रिब्यूटरीज को याद करने के लिए मैंने आपको बताता हूँ हमेशा कि नी और ती देखना है नाम के आगे, नाम के लास्ट में। का बी नी, भा वा नी, हे म वती, अमरावती। अब तुम बोलोगे सर इंद्रावती, तो ये एक्सेप्शन है, अपवाद है, ठीक है, उसको वहाँ पे गोदावरी में करना, बाकी सब वहाँ पे, ठीक है। तो हमने सारी ईस्ट फ्लोइंग देख ली है। अब कुछ वेस्ट फ्लोइंग है, इक्का दुक्का, वो देख लेते हैं। वेस्ट फ्लोइंग में अगर हम देखें तो ये राजस्थान के अरावली हिल से निकलती लूनी। लूनी एक चीज़ ध्यान रखना, जितनी भी हमारी ईस्ट फ्लोइंग हैं, ईस्ट फ्लोइंग, ये बे ऑफ बंगाल में जाके डेल्टा बनाती हैं, ठीक है। बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और जो वेस्ट फ्लोइंग है, ये अरेबियन सी में गिरती हैं, अरब सागर में गिरती हैं, अरब सी में अपने वाटर को ड्रेन करती हैं। तो लूनी ये क्या है? लूनी डेजर्ट में खो जाती है, किसी को नहीं मिलती है, डेजर्ट में खो जाती है, रन ऑफ कच्छ में। यहाँ पे रन ऑफ कच्छ वहीं खत्म हो जाएगी। और ये एक ऐसी रिवर है जिसमें कि सॉल्ट का कंटेंट हमें देखने को मिलता है, ठीक है, नमक, क्योंकि रेट ऑफ इवापोरेशन बहुत ज़्यादा होता है ना। अरावली से यहीं से बानस निकल के चंबल को मिल रही है, तो यहीं से साबरमती निकलती है, जो ये गल्फ ऑफ खम्बाट या खम्बाटी खाड़ी या फिर गल्फ ऑफ कैम्बे बोलते हैं, यहाँ पे मिल जाती है।
देन यहाँ माही है, माही जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा को 2 बार कट करती है, कट्स ट्वाइस। देन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा विंध्या रेंज है, ये सतपुड़ा की रेंज है। विंध्या और सतपुड़ा के बीच में फ्लो होती नर्मदा, और निकलती कहाँ से? निकलती है ये अमरकंटक के प्लेट्यू से। तो अमरकंटक से ही कौन सी निकल रही थी? सोन भी, और यहीं से नर्मदा भी निकल रही है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो अमरकंटक का जो प्लेट्यू है, अमरकंटक का जो प्लेट्यू है वो किस तरह का ड्रेनेज पैटर्न दिखाता है? वो रेडियल ड्रेनेज पैटर्न दिखाता है। और सतपुरा के नीचे तापी फ्लो होती है, और तापी जो है ये बैतूल प्लेट्यू से निकलती है, बैतूल प्लेट्यू से। तापी सिचुएटेड है इसी के बैंक्स पे, सूरत जो सिटी है वो इसी के बैंक्स पे सिचुएटेड है, और जो जबलपुर है वो नर्मदा रिवर के बैंक्स पे सिचुएटेड है। नर्मदा रिवर की अगर हम ट्रिब्यूटरीज यानी सहायक नदियों की बात अगर करेंगे तो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे कि हिरन, बुरनेड़, ठीक है, बंजर, शक्कर, ठीक है, तो ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। वहीं तापी की अगर बात करें तो तापी की आप ध्यान रखना, तापी की कौन कौन सी हो जाएंगी? क्या है था यार, उसका नाम फिर दिमाग से जा रहा है। अरे उसको क्या बोलते हैं यार वो, तवा, ठीक है, तवा, तप जाओगे, ठीक है, तवा हो जाएगी, ठीक है, तवा, TAWA, तवा इसका ट्रिब्यूटरी हो जाएगा। और गोमई इसकी ट्रिब्यूटरी हो जाएगी, गोमई, और तवा, गोमई, और क्या याद करोगे? और बस एक अनेर याद कर लो, ठीक है, अनेर याद कर लो, तवा, गोमई और अनेर, ठीक। किसी को यहाँ तक कोई डाउट? अब हमारी कुछ और बस बचती हैं, इसके बाद वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ही हम देख रहे हैं। तो ऊपर वाली तो ख़त्म हो गई, अब यहाँ पे आते हैं सर, हाँ बस रुक जाओ, ठीक है, आ रहे हैं इसी पे। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स पे आते हैं। तो वेस्ट फ्लोइंग में गोवा, वेस्ट फ्लोइंग ही देख रहे थे, ठीक है। वेस्ट फ्लोइंग में यहाँ पे गोवा में आएंगे मंडोवी और जुआरी, जुआरी पे ही आपका मुरमुगांव पोर्ट सिचुएटेड है। अभी वाटरफॉल भी देखेंगे तो मंडोवी में देखेंगे वाटरफॉल, ऐसे इस पे भी देखेंगे, नर्मदा पे भी देखेंगे वाटरफॉल, कपिल धार, ठीक है, ये सब देखेंगे, धुआंधार वाटरफॉल वगैरह, ठीक है। और यार ये तवा को ना, तवा को नर्मदा में करो, काहे से, ये यहीं पे है, ठीक है। तवा जो है ना नर्मदा की ट्रिब्यूटरी, अनेर और गोमई याद करना तापी की। काली नदी, शरावती और नेत्रवती कर्नाटक की हैं तीनों, कर्नाटक की हैं तीनों। भरतपुजा, पेरियार और पंबा केरला की हैं तीनों। भरतपुजा को जानते हैं हम एक और नाम से, और वो है पन्नानी। और पेरियार में है आपका इडुक्की डैम, इडुक्की डैम है। नर्मदा में कौन कौन से डैम हैं? तो अब वाटरफॉल पहले देख लेते हैं, देन डैम देखते हैं, देन आपका ख़त्म, ठीक है। देन वो ग्रास लैंड और कल्टीवेशन और कर लेंगे। तो वाटरफॉल अगर बात करेंगे तो सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल, सबसे हाईएस्ट है आपका कुंचिकल, फर्स्ट नंबर पे आता है, और सेकंड नंबर पे आता है जॉग, जिसको कि गरसप्पा भी बोलते हैं, कुंचिकल और जॉग वाटरफॉल। तो ये है आपका वराही रिवर पे, और ये है आपका शरावती रिवर पे, ठीक है, वराही और शरावती। देन है आपका कपिल धार और धुआंधार, धार, धार, धार की नगरी, ठीक है, नर्मदा। देन आपसे वाटरफॉल के नाम पे पूछ लेगा दूध सागर, दूध सागर, दूध सागर। तो मंडोवी जो है, मांडवी जो लड़की है वो गोवा में जाके दूध पी रही है, ऐसे याद कर लो, ठीक है, मंडोवी रिवर पे। और वो है हमारा, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको यार, वो झारखंड में है, स्वर्ण रेखा रिवर पे, वो क्या नाम है उसका, स्वर्ण रेखा, ध्यान रखना, छोटा नागपुर प्लेट्यू में एक रिवर है, ठीक है, दामोदर के पास में फ्लो होती है, और स्वर्ण रेखा झारखंड की रिवर है। क्या नाम है यार उसका, क्या वाटरफॉल था वो, झारखंड में था। दिमाग की पूरा जो क्या बोलते हैं एनर्जी है वो लूज़ हो रही है। स्वर्ण रेखा रिवर पे मैंने बताया था हुंड्रू, हुंड्रू जलप्रपात, ठीक है, हुंड्रू वाटरफॉल। तो ये वाटरफॉल आपको याद रखने हैं। बाकी वर्ल्ड का हाईएस्ट तो है सर एंजल वाटरफॉल, ये है आपका वेनेजुएला में, वर्ल्ड का हाईएस्ट है।
ठीक है। और नायग्रा वाटरफॉल है यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे। इंडिया का नायग्रा किसको बोलते हैं पता है? इंडिया का नायग्रा वाटरफॉल बोलते हैं चित्रकूट वाटरफॉल को। चित्रकूट वाटरफॉल ये है आपका छत्तीसगढ़ में। वैसे चित्रकूट तो आपका यहाँ पे भी पड़ता है यूपी में, ठीक है। अभी मैं घूमने भी गया था वहाँ पे भी, तो लेकिन ये छत्तीसगढ़ वाला है, छत्तीसगढ़ में चित्रकूट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। डैम्स देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। सोमाशिला लिखवा दिया है, वो आपका पेन्नर रिवर में है। बाकी लार्जेस्ट कौन सा है, हाईएस्ट कौन सा है, लॉन्गेस्ट मैंने बता दिया, हीराकुद डैम है महानदी रिवर पे। और चेनाब नदी पे कौन कौन से डैम है, रावी नदी पे कौन कौन से डैम है, और झेलम। और ये चीज़ मैं बता चुका हूँ कि झेलम के बैंक्स पे कौन सी सिटी लोकेटेड है। वो लेक्स वाली क्लास करवाई थी, वो कर लेना एक बार, ठीक है। लेक्स वहाँ में मैंने पूरे करवा रखे हैं ढंग से, कौन सी आपका सिटी लोकेटेड और कौन से लेक को झेलम वाटर फीड करती है। तो लार्जेस्ट आपको पता है इट इज़ दी भाखड़ा नंगल डैम, ठीक है। भाखड़ा नंगल डैम जो हिमाचल और हरियाणा में सिचुएटेड है, ठीक है। हाईएस्ट की बात करेंगे तो यही है। अगर ग्रेविटी पूछेगा सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, हाईएस्ट ग्रेविटी, तो भाखड़ा नंगल है। वैसे ग्रेविटी नहीं, अर्दन डैम पूछेगा तो टिहरी डैम है, ठीक है। टिहरी डैम जो कि किस में है, भागीरथी रिवर पे है। जो कहाँ से निकलती है ज़रा बताइए, और अलकनंदा से कहाँ पे मिलती है। चेनाब पे की अगर बात करेंगे तो बगलीहार, दुलहस्ती और सलाल। रावी की अगर बात करेंगे तो चामेरा और रंजीत सागर डैम, जिसको कि थेन डैम के नाम से जानते हैं। रंजीत सागर को थेन डैम के नाम से जानते हैं, ठीक है। झेलम की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे हमने याद किया था कि किशन ने बुलबुल को झेलम में झेल दिया, तो इस तरह से किशन गंगा और तुलबुल, ठीक है। ये डैम्स हो जाएंगे झेलम में। अच्छा, और भी हैं, जैसे कि मैंने नर्मदा में आपको बताया था, तो काफ़ी सारे हमारे डैम हैं, जैसे कि गांधी सागर, महाराणा प्रताप सागर, महाराणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, जवाहर सागर, और एक कौन सा था यार वो, एक और सागर था ना, इंदिरा सागर, ठीक है। इंदिरा सागर, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो सर आपने वो मिस नहीं किया भैया, एग्रीकल्चर अभी करवाएंगे, ठीक है। एग्रीकल्चर में जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है वो भी करवाएंगे, तो रुक जाओ, थोड़ा सब्र कर दो, बस वही लास्ट टॉपिक वही है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था यार, तो गांधी सागर जो डैम है ये आपका चंबल नदी पे है, ठीक है। तो ये जितने भी सागर है, हाँ अब यहाँ पे ये ध्यान रखना कि जितने भी सागर वाले डैम हैं आपके, जितने भी सागर वाले डैम हैं, अगर इंदिरा सागर को छोड़ दिया जाए जो कि नर्मदा में है, तो उसके अलावा जो आपको महाराणा प्रताप देखने को मिलेगा, ठीक है। जो सॉरी महाराणा प्रताप नया इसको लिखे, वही मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था कि आर से नाम शुरू हो, तो इसको राणा प्रताप सागर करो, ठीक है। राणा प्रताप सागर, महाराणा अलग हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। वो ब्यास रिवर पे हो जाएगा, वही मैं सोच रहा था इसमें आर से नाम किसी का शुरू होगा, तो ब्यास पे कर लेना महाराणा प्रताप सागर, ठीक है। महाराणा प्रताप सागर, और इसी को थेन डैम बोलते हैं, ठीक है। तो महाराणा प्रताप सागर डैम वो अलग है जो ब्यास नदी पे है, और ये राणा प्रताप सागर है, ठीक है, राणा प्रताप सागर। अब ये ध्यान रखना है कि जो राणा प्रताप और जवाहर सागर है ये राजस्थान में दोनों, ये आर से नाम शुरू हो रहा है, ठीक, आर से नाम शुरू हो रहा है, और ये आर से नाम खत्म हो रहा है। दोनों राजस्थान में, दोनों कहाँ पे हैं, राजस्थान में। और ये तीनों ही, तीनों के तीनों ध्यान रखना चंबल में है। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, तीनों के तीनों चंबल नदी पे हैं। सिर्फ इंदिरा वाला है नर्मदा पे, और आर से राणा और आर से राणा प्रताप शुरू हो रहा है, और जवाहर आर से ख़त्म हो रहा है, तो ये दोनों आर से राजस्थान में। बाकी गांधी सागर और इंदिरा सागर ये दोनों कहाँ पे हैं, एमपी में, मध्य प्रदेश में, ठीक, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं और आखिरी टॉपिक देखते हैं, दैट इज सॉइल्स, मिट्टी। और एक चीज़, एंड वो चीज़ क्या थी मैं फिर से भूल गया वो, हाँ, बाकी डैम्स की यार लिस्ट में अपलोड कर दूंगा, उसमें आपको याद ही करना है, ठीक है।
जैसे नागार्जुन सागर वो आपका किस में है, नागार्जुन सागर आपका कृष्णा रिवर पे है, तो वो सारे डैम्स जो है मैं उसमें अपलोड करवा दूंगा। बाकी हाईएस्ट, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट और ये चेनाब, रावी और झेलम और ब्यास मैंने बता दिया, ठीक है। और रावी पे वो नोट और कर लेना जो मैंने पीछे बताया था, शाहपुर कंडी बैरेज जो अभी रिसेंट बना है, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, ठीक है, शाहपुर कंडी बैरेज। सॉइल टॉपिक पे आते हैं मिट्टी। तो मिट्टी की डिफरेंट लेयर्स होती हैं, ठीक है, जो कि एक पेरेंट रॉक होती है, उसको हम सी सेक्शन बोलते हैं या फिर सी हॉराइजन बोलते हैं। बी सब सॉइल, मतलब यहाँ पे क्या है, रॉक बड़ी हुई है, पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक मतलब वो जो सॉइल है वो किस रॉक से बन रही है। वो रॉक, वो जो सॉइल है वो किस रॉक से बन रही है, उसको पेरेंट रॉक बोलते हैं। तो पेरेंट रॉक, बी हॉराइजन होता है सब सॉइल, ए हॉराइजन, ये ई वगैरह मत याद करो, ठीक है, ये भी नहीं। पेरेंट रॉक सब सॉइल मतलब ये टूटेगी और टूटेगी, सब सॉइल बनेगी। टॉप सॉइल होती है ए, और कुछ ही सॉइल होती हैं जिनमें कि ओ लेयर यानी ऑर्गेनिक लेयर देखने को मिलती है, जिसको कि हम ह्यूमस भी बोलते हैं। ह्यूमस क्या होता है, डार्क कलर का एमॉर्फस सॉलिड कंपाउंड होता है, जो कि बहुत अच्छी होती है सॉइल के लिए, सॉइल हेल्थ के लिए, ठीक है, बहुत अच्छा होता है वो, है ना। अब आते हैं सबसे पहली सॉइल जो कि सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है, हाईएस्ट इन इंडिया, भारत में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। एक तो नदर्न प्लेन्स हम देख रहे थे, वो जो बेल्ट देखा था यहाँ पे, है ना, ये बेल्ट, साथ ही साथ जो ईस्ट फ्लोइंग नदियाँ हैं वो उनके डेल्टा में भी एलुवियल सॉइल देखने को मिलती है। रफली 40% एरिया इंडिया को ऑक्यूपाई करके रखती हैं। और न्यू को खादर बोलते हैं, ओल्ड को भांगर बोलते हैं, बता चुका हूँ वो मैं, तो वो फिर से नहीं लिखने वाला हूँ। ये रिच होती हैं किसमें, नोट्स में उस चीज़ को ऐड कर दीजिएगा ना हो तो, ठीक है। रिच होती हैं पोटैश में और पुअर होती हैं फॉस्फोरस में, ठीक है, पुअर होती हैं फॉस्फोरस में। और एक चीज़, जितनी भी रॉक, जितनी भी सॉइल में पढ़ाऊँगा वो सब पुअर होती हैं ऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक मैटर या फिर ह्यूमस में सब पुअर होंगी। तो वो अपने आप इट विल गो विदाउट सेइंग कि वो सब पुअर होंगी उसमें। तो रिच इन पोटैश, पुअर इन फॉस्फोरस, यहाँ तक कि जितनी भी हमारी सॉइल आएंगी वो सब पुअर होंगी फॉस्फोरस में भी, ठीक है। तो रिच इन पोटैश, पुअर इन फॉस्फोरस, नई वाली खादर, पुरानी वाली भांगर। उसके बाद आती है ब्लैक सॉइल, जो इंडिया का रफली 10%। देखो सेकंड नंबर पे रेड वाली आती है, लेकिन यहाँ पे मैं सेकंड नंबर को ब्लैक पढ़ा रहा हूँ बिकॉज इंपॉर्टेंट है इसलिए, ठीक है। वैसे ब्लैक सॉइल थर्ड नंबर पे आती है एरिया के टर्म्स में। वैसे पूछता तो इतना नहीं है, एलुवियल सॉइल का ही पूछता सबसे ज़्यादा कौन सी कितना परसेंट एरिया, वो 40% है एलुवियल सॉइल। लेकिन अगर पूछ लेगा तो ब्लैक सॉइल थर्ड नंबर पे आती है, लगभग 10% एरिया कवर करके रखती है। इसको हम रेगर के नाम से जानते हैं। ये वोल्केनिक ओरिजिन की है। वोल्केनिक ओरिजिन का मतलब ये होता है कि जब लावा वगैरह निकला, ठीक है, लावा निकला, वो सॉलिडिफाई हुआ और वही सॉलिडिफाई होकर ब्लैक सॉइल यानी कि काली मिट्टी बन गई, ठीक है। और ये काली मिट्टी इतनी मोटी होती है कि ये इसमें क्रैक्स डेवलप हो जाती हैं, इसमें क्रैक्स डेवलप हो जाती हैं जब ड्राई होती है। यहाँ पे मुझे पिक्चर लगानी चाहिए थी लेकिन कोई नहीं, अभी आपको अगर देखना हो तो वैसे तो आपको पता होगा किस तरह से क्रैक्स डेवलप होते हैं। और अगर हम बात करें जब ये वेट होती है तो ये चिपचिपी हो जाती, स्टिकी हो जाती है, ठीक है। ये इतनी मोटी होती है कि ये इम्परमिएबल सॉइल होती है, यानी वाटर को जल्दी से परकोलेट नहीं करने देती है नीचे। तो ये काफ़ी इम्परमिएबल टाइप की सॉइल होती है, यानी वाटर जल्दी जल्दी परकोलेट नहीं कर पाता। एलुवियल सॉइल जैसे हम देखते हैं, जैसे आपने घर के गमलों में देखा होगा, पानी डालो तुरंत बह जाता है, छेद होता है गमले में तुरंत बह जाता है। ब्लैक सॉइल में इतना जल्दी नहीं होता, इम्परमिएबल। अब ये जो प्रॉपर्टी होती है कि ड्राई होती है तो क्रैक हो जाते हैं सो दैट पानी नीचे जा सके, और अगर गी जैसे भी बारिश का मौसम है तो ये चिपचिपी होगी काफ़ी मोटी। तो इसी को हम बोलते हैं इसको सेल्फ प्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक, यानी स्व जुताई वाली विशेषताएं, सेल्फ प्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। ये जो होती है आपकी ब्लैक सॉइल, ये कॉटन के कल्टिवेशन के लिए सबसे बेस्ट सूटेबल होती है, कॉटन के लिए बेस्ट सूटेबल होती है ये, ठीक है। कहाँ पे देखने को मिलती है ये आपको देखने को मिलेगी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू, यानी प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिमी भाग में, जैसे कि यहाँ पे ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है इन्वर्टेड ट्रायंगुलर शेप में, तो यहाँ पे देखने को मिलेगी महाराष्ट्र गुजरात में। रेड सॉइल कहाँ देखने को मिलती है, रेड सॉइल वहाँ देखने को मिलती है जहाँ पे कम रेनफॉल होती है, लो रेनफॉल। रेड सॉइल रेड होती क्यों है, मार्स प्लैनेट क्यों रेड था, आयरन ऑक्साइड की प्रेजेंस की वजह से, वैसे उसी की वजह से ये भी, ठीक है। रेड सॉइल जो होती है ये आपको देखने को मिलती है रेन डेफिसिट एरिया, जैसे कि पीडमोंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट। कभी क्वेश्चन पूछा नहीं है लेकिन मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब ये शब्द लिखेगा, वो पीडमोंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट, जो पश्चिमी घाट का ये वाला क्षेत्र होता है उसको पीडमोंट बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ देखने को मिलती है।
और ये येलो हो जाती है जब रेड सॉइल में पानी पड़ता है, यानी जब ये हाइड्रेट होती है, पानी पड़ता है, तो ये येलो हो जाती है, तो उसी को रेड एंड येलो सॉइल बोलते हैं, ठीक है। लैटेराइट जो है ये हाई रेनफॉल, जैसे अभी जहाँ बारिश हो रही बहुत, तो हाई रेनफॉल एरिया में देखने को मिलता है ये, हाई रेनफॉल एरिया में। क्यों? क्योंकि एल से लैटेराइट और एल से लीचिंग, निच्छालन की प्रक्रिया से बनती है। जब हैवी रेनफॉल होगी तो ऊपर के जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं वो वॉश अवे हो जाएंगे या फिर वो नीचे परकोलेट कर जाएंगे डाउन दी लेयर, डाउन दी हमारी जो सॉइल की लेयर होती है। तो लीचिंग उसी को बोलते हैं, निच्छालन, जहाँ पे हमारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स वॉश अवे हो जाते हैं, ठीक है। और ये जो होती है कैशिव नट्स यानी काजू की खेती के लिए और जो हमारी कॉफ़ी है उसकी कल्टीवेशन के लिए बेस्ट सूटेबल है हाई रेनफॉल एरिया में। और एक होती है हमारी पीटी सॉइल होती है, पीटी सॉइल, वो देखने को मिलती है हाई रेनफॉल और हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल और हाई टेम्परेचर यहाँ पे मायने रखता है, ठीक। ख़त्म हो गया ये टॉपिक। अब आते हैं थोड़ा सा एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर कैसा क्या होता है। तो एग्रीकल्चर हमारे काफ़ी सारे टाइप होते हैं, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में ध्यान हमें ये रखना है, एक सेकेंड, एग्रीकल्चर में हमें ध्यान ये रखना है कि जैसे कि 2-3 तरह के हमें पता होना चाहिए इसमें, ठीक है। ज़्यादा डेप्थ में हमें नहीं पढ़ना होता इसको। सबसिस्टेंस, स्पेलिंग गलत हो गई यार, सबसिस्टेंस जिसको कि निर्वाह कृषि बोलते हैं हिंदी में। सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है, या फिर इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है, ठीक है। कॉमर्शियल फार्मिंग क्या होती है, ठीक है। कॉमर्शियल फार्मिंग क्या होती है, और तो कुछ नहीं। सबसिस्टेंस जो कोई भी अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए उगाता है, पर्सनल कंजम्पशन के लिए उगाता है, अपने खाने पीने के लिए, उसको सबसिस्टेंस बोलते हैं। यहाँ पे प्रिमिटिव टूल्स का यूज़ किया जाता है, यानी पुराने जो टूल्स होते हैं जैसे वो कुल्हाड़ी वगैरह होती है, तो उसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव गहन निर्वाह खेती क्या होती है, गहन निर्वाह कृषि। इंटेंसिव जहाँ पे बहुत ही कम पार्ट ऑफ लैंड में हम बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र वगैरह डाल के बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, तो उसको इंटेंस सबसिस्टेंस फार्मिंग बोलते हैं। कॉमर्शियल ये होता है जो सेल पर्पस से किया जाता है, जैसे टोबैको उगाया जाता है, तो पर्सनल कंजम्पशन के लिए तो उगाया नहीं जाता है, थोड़ा बहुत तो कर लिया, ठीक है, अच्छी बात तो नहीं है, ठीक है। टोबैको वगैरह हो गया, कोकोनट हो गया, जूट हो गया, कॉटन हो गया, ये सब प्लांट ये हमारे कॉमर्शियल में आएंगे, ठीक है, जिनको हम बेचने के लिए पर्पस से करते हैं। प्लांटेशन क्या होता है, जो मैंने आपको नाम लिए वो सारे प्लांटेशन में आते हैं एक्सेप्ट टोबैको वाला। एक्चुअली में कॉमर्शियल और प्लांटेशन में सिमिलैरिटीज़ होती हैं, बेचने के पर्पज़ से करते हैं। जैसे कि नारियल उगा रहे हैं, इतना प्लांटेशन का मतलब है बड़े पार्ट ऑफ लैंड में हम कर रहे हैं, ठीक है। तो नारियल हो गया, जूट हो गया, और आपका कॉटन हो गया, ठीक है, इन सबको करते हैं। केले की खेती हो गई। कॉमर्शियल क्या है, बेचना तो है, लेकिन अब जैसे तम्बाकू है, तम्बाकू ऐसा तो नहीं खूब पार्ट ऑफ लैंड में फैला हुआ है, जैसे कि तम्बाकू सॉरी बोल दिया मैंने, ओपियम जो भांग वगैरह होता है, ठीक है। तो वैसे तो इलीगल वगैरह भी है। तो कुछ ऐसे होते हैं हमारे प्लांट्स जिनको हम छोटे से, जैसे मान लो मैं ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो सज्जा सजावट वाले पौधे होते हैं, उनको अगर मैं वो करवा रहा हूँ, कल्टीवेट कर रहा हूँ, तो वो भी बेचने के पर्पज़ से कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो भी मतलब बेच रहा हूँ, लेकिन एक बड़े पार्ट ऑफ लैंड का थोड़ी ना यूज़ कर रहा हूँ, है कि नहीं। तो वो चीज़ होता है। तो जो हमारा इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर देखने को मिलता है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में देखने को मिलता है, ठीक है, यूजुअली जो सबसिस्टेंस है। और इंटेंस वहाँ हो जाता है जहाँ पे लैंड का पार्ट कम होता है, जैसे जापान में लैंड का लेकिन पॉपुलेशन का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, जैसे कि इंडिया हो गया। लेकिन कनाडा वगैरह में चले जाओ, वहाँ पे इंटेंसिव सबसिस्टेंस नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन प्रेशर ज़्यादा नहीं, और एक तो ज़्यादा नहीं है, और एक तो कनाडा एरिया वाइज भी बड़ा है, इसलिए, ठीक है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे आते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता क्या चीज़ है, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम स्लैश एंड बर्न के नाम से जानते हैं, ठीक है। स्लैश एंड बर्न, यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे ये तो खैर शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं है, तो टेरेस फार्मिंग का फिगर लगा हुआ है, लेकिन शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है, स्लैश एंड बर्न, यानी कि आप कोई जैसे पेड़ लगा हुआ है, ठीक है, पेड़ वगैरह लगे रहते हैं, ये यूजुअली ट्राइब्स परफॉर्म करती हैं अक्रॉस द वर्ल्ड एंड इन इंडिया अक्रॉस द डिफरेंट स्टेट। तो वो क्या करती हैं, वो इनको काट देती हैं, जला देती हैं, और यहाँ पे अपने खाने योग्य चीज़ें उगाते हैं। जब जलाते इसलिए सो दैट प्रोडक्टिविटी लैंड की और इंक्रीज़ कर जाए, और जब इसकी लूज़ हो जाती है प्रोडक्टिविटी, तो वो किसी और पार्ट में चले जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। तो शिफ्टिंग, काटा जलाया इसलिए स्लैश एंड बर्न। बाकी डिफरेंट पार्ट अक्रॉस द वर्ल्ड हम देखते हैं किस नाम से जानते हैं, ठीक है। रोका के नाम से कहाँ जानते हैं, कोनूको के नाम से कहाँ जानते हैं, चेना के नाम से कहाँ जानते हैं,
मिल्पा के नाम से कहाँ जानते हैं, लडांग के नाम से कहाँ जानते हैं, रे के नाम से कहाँ पे जानते हैं। तो रोक लिया जाएगा अगर तुम ब्राज़ील में जाओगे तुम, ठीक है। कोनूको वेनेजुएला, भाई आंखें जवाब दे रही हैं। चेना श्रीलंका, जूस नहीं मिला ना इसलिए। श्रीलंका, मिल्पा मेक्सिको, मम्मी है नहीं, मम्मी होती तो तुरंत दे जाती। इंडोनेशिया, ठीक है। लड़ाई ऐसे याद करो, इंडो पाक के बीच में लड़ाई हो गई, ठीक है, लड़ाई हो गई, इंडोनेशिया। और रे वियतनाम। अक्रॉस इंडिया ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंडिया वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बताना तुम, ठीक है। झूम बराबर झूम के नाम से कहाँ जानते हैं, कुमारी के नाम से कहाँ जानते हैं, कुमारी, ठीक है। और ब्रिंगा के नाम से कहाँ जानते हैं, ब्रिंगा, या फिर पामा डाबी, पामा डाबी। फिर बताना दीपा, फिर बताना कुमारी हो गया, और कुरुवा, और वॉल्त्रे, ठीक है। तो झूम की अगर बात करेंगे तो झूम कहाँ पे है, ये नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में ऐसे याद करो, इतने सारे स्टेट है नॉर्थ ईस्ट में, इतने सारे स्टेट है, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, झूम जाता है आदमी वहाँ जाके। वेस्टर्न घाट में, पश्चिमी घाट में अक्षय कुमार स्टंट दिखा रहा है वहाँ पे, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स। ब्रिंगा, पामा डाबी, ये सब कहाँ पे है, उड़ीसा में, ठीक है। दीपा ये छत्तीसगढ़ में है, बस्तर डिस्ट्रिक्ट में, और अंडमान और निकोबार में, दोनों जगहों में, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। कुरुवा, रुवा रोगे अगर खंड खंड हो जाओगे तो, झारखंड, खंड खंड मतलब टूट जाओगे, जब टूट जाती छोटे बच्चे की चीज़ तो रोने लगता है। वॉल्तरे, वलराज राजस्थान, ठीक है। और पोडू पेंडा, ये सब कहाँ पे है, पोडू पेंडा, ये है आपका आंध्र प्रदेश में। ख़त्म हो गया ये टॉपिक भी हमारा। और स्लैशिंग बर्न हमारे एग्रीकल्चर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, ध्यान रखना, बहुत बेकार होता है हमारे एग्रीकल्चर के लिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन को प्रमोट करता ही है। अच्छा, हमारे जो सॉइल होता है, वैसे मुझे एनवायरनमेंट में पढ़ाना तो चाहिए, लेकिन मैं बता देता हूँ यहाँ पे, कोई नहीं, तो वो क्लास छोटी हो जाएगी, ठीक है। वो क्लास तो बहुत ही छोटी होगी, शॉर्टेस्ट होगी, शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल, ठीक है। चलो बस थोड़ा देर और रुक जाओ, अपने सब्र का बांध टूटने मत दो, मैं बता रहा हूँ, अगर टूट गया यहाँ पे बांध तो फिर मैं छोड़ के चला जाऊँगा, ठीक है, बता रहा हूँ बस। इसके बाद फॉरेस्ट टॉपिक ही बचा है, ख़त्म है सब। ये है, इनको बोलते हैं शेल्टर बेल्ट। हवा बहुत तेज़ चलती है तो टॉप सॉइल उड़ जाती है, तो उड़े नहीं तो शेल्टर बेल्ट, ऐसे बेल्ट बना देते हैं, बड़े बड़े पेड़ लगा देते हैं, सो दैट हवा का वेग कम हो जाए, वेलोसिटी कम हो जाए। ये क्या है, टेरेस फार्मिंग, जो अभी डायग्राम बना हुआ था, ये क्या है कि पानी जहाँ पे हिली एरिया होते हैं तो पानी बारिश हुई तो क्या है कि एकदम से टॉप सॉइल को निकाल के नीचे ले जाता है वो, ठीक है। तो इसलिए ऐसे टेरेस बना देंगे और टेरेस में कल्टीवेशन कर देंगे, तो उससे क्या होगा, वो सही यूज़ हो जाएगा वाटर का, और वो टॉप सॉइल नहीं वॉश अवे हो जाएगी। ये क्या है, एक ढलान वाला ही क्षेत्र है, ढलान वाले क्षेत्र में ऐसे हम टेरेस नहीं बना सकते हैं, तो बीच में बैरियर लगा देंगे, बीच में कुछ बांध टाइप लगा देंगे, जिससे कि ये पानी के वेग जो है थोड़ा कम हो जाएगा, और इसी को हम बोलते हैं कॉन्टूअर बैरियर या कॉन्टूअर बंडिंग। कॉन्टूअर बैरियर या कॉन्टूअर बंडिंग इसी को बोलते हैं, कॉन्टूअर्स बोलते हैं, ये जो बीच बीच में लगा रखे हैं। और ये जो है, ये टॉप सॉइल, ये सारे हमने देखा टॉप सॉइल को बचाने के लिए। ये है टॉप सॉइल का जो मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर, उस मॉइस्चर को बनाने के लिए, जैसे कि कटाई हो गई फसल की, तो अब सॉइल एक्सपोज हो गई डायरेक्ट टू सनलाइट, तो अब उसमें हम जो पराली है, जो रेसिड्यू है क्रॉप का, उसको डाल देंगे तो मॉइस्चर रिटेन रहेगा सॉइल का, टॉप सॉइल का, ठीक है। अभी आते हैं डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न्स देखेंगे, जहाँ पे हम देखेंगे किसके बारे में, जहाँ पे हम देखेंगे राबी, खरीफ और ज़ैद के बारे में, ठीक है। चलिए, राबी बस ख़त्म ही है, समझो तुम, ठीक है, डरना नहीं तुम, ठीक है। इतना देर तक तुम अब अगर कंटिन्यू रहे हो तो तुम कर सकते हो, तुम में वो काबिलियत है, मुझे पता है, ठीक है। राबी, खरीफ और ज़ैद, ठीक है।
सोइंग कब होती है, बुआई, और हार्वेस्टिंग यानी कटाई कब होती है, ठीक है। पहला राबी, दूसरा खरीफ, तीसरा जायद। राबी की सोइंग कब होती है, बुआई कब होती है? तो बुआई इस खरीफ से शुरू करते हैं, बिकॉज ये ज़्यादा बेटर है। ये मानसून के टाइम पे होती है, यानी कि जुलाई के टाइम पे होती है, ठीक है। तो इसीलिए इसको मानसून फसल के नाम से जानते हैं, इसको हम मानसून क्रॉपिंग पैटर्न के नाम से जानते हैं। कटाई कब हो जाती है? अक्टूबर के टाइम पे। जब कटाई हो गई तो अक्टूबर के टाइम पे इसकी बुआई कर देंगे, अक्टूबर नवंबर में, और इसकी कटाई हो जाएगी होली के टाइम पे, अप्रैल के टाइम पे। जायद, अब देखो अप्रैल में इसकी कटाई हो गई, इसकी बुआई तो जुलाई में होगी, अब बीच में क्या करेंगे? गोहियाँ छीलेंगे? नहीं भाई। पत्ते खेलेंगे? नहीं। जायद एक छोटा सा क्रॉपिंग सीज़न कर लेते हैं, मई जून का, ठीक है। मई जून का एक शॉर्ट क्रॉपिंग सीज़न कर लेते हैं, ठीक है। जायद बोलते हैं इसको। जायद में क्या क्या क्रॉप उगाई जाती हैं? जायद में उगाई जाती हैं जैसे कि जो आपकी फॉडर क्रॉप्स होती हैं, चारा वाली, ठीक है। वाटरमेलन, मस्क मेलन, जो आपकी वेजिटेबल होती हैं, ठीक है। वाटरमेलन, मस्क मेलन, ठीक है, वेजिटेबल वगैरह उगाई जाती हैं इसमें। खरीफ में मूंगफली यानी ग्राउंडनट, कॉटन यानी जो कपास पड़ा रहता है, कॉटन को कौन सी सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है और कितने फ्रॉस्ट फ्री डेज की रिक्वायरमेंट होती है, ये बता देंगे। तो ग्राउंडनट हो गया, कॉटन हो गया, वो सोयाबीन हो गया, पैडी यानी कि धान यानी चावल की खेती हो गया, जिसको हम राइस भी लिख सकते हैं। और राइस की 3 वैरायटी होती हैं, ध्यान रखना, औस, अमन और बोरो, ठीक है। वेस्ट बंगाल साइड में इनको उगाया जाता है, इन 3 वैराइटीज़ को, औस, अमन, बोरो। राबी की अगर बात करेंगे तो वीट यानी कि गेहूं वाली फसल हो जाएगी, और लिनसीड, रेप सीड, ठीक है। लिनसीड, रेप सीड, पी, मटर हो गया, और मस्टर्ड, बारले, बाजरा सर इसमें आ जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। मेज़ इसमें आ जाएगा आपका, मेज़ हो गया, बाजरा हो गया, ये सब आपका आ जाएगा खरीफ में। कॉटन को रिक्वायरमेंट होती है 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज़ की, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। ख़त्म हो गया एग्री, ये भी। अब आ जाते हैं आखिरी टॉपिक पे। क्या बात करते हो तुम, ठीक है। ठीक है, मैंने वादा किया था यार 3 नहीं बजने देना, नहीं चैनल डिलीट हो जाएगा, तो इस बात को मुझे रखना होगा, नहीं तो चैनल डिलीट करना होगा फिर मुझे, है ना। चलो फॉरेस्ट पढ़ते हैं। फॉरेस्ट कवर हमारी एक बाईइनियल रिपोर्ट आती है, 2 साल में एक बार रिपोर्ट आती है बाईइनियल, जिसके तहत भारत का जो फॉरेस्ट कवर है वो कितना है? 24.6% है इंडिया का फॉरेस्ट कवर। टारगेट कितने का है? जो हमारी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है 1980 की, उसके हिसाब से 33% का हमने टारगेट रख रखा है, ठीक है, ठीक है। तो और सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट की अगर हम बात करेंगे, लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर कहाँ पे है? तो लार्जेस्ट अगर हम एरिया टर्म्स में बात करेंगे तो सबसे नंबर 1 पे आता है मध्य प्रदेश, जहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान है। परसेंटेज जो कि हम अगले लेक्चर मतलब एनवायरनमेंट वाले लेक्चर में देखेंगे। परसेंटेज टर्म्स में मिज़ोरम में है, सेकेंड नंबर पे अरुणाचल आता है, और यहाँ पे भी सेकेंड नंबर पे अरुणाचल आता है, ठीक है। सबसे हाईएस्ट डिक्रीज़ कहाँ पे हुआ है? हाईएस्ट डिक्रीज़ कहाँ पे हुआ है फॉरेस्ट कवर में? तो ये अरुणाचल में हुआ है, ठीक है। और हाईएस्ट इंक्रीज़ कहाँ पे हुआ है? हाईएस्ट इंक्रीज़ हुआ है आद्रा में। पक्के पागा टाइगर रिजर्व कहाँ पे, जरा बताएंगे? वहाँ पे सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है फॉरेस्ट कवर में। तो ये हाईएस्ट, लोवेस्ट कहाँ पे है, और हाईएस्ट इंक्रीज़ और लोवेस्ट। और हरियाणा में तो ना के बराबर है फॉरेस्ट कवर, ध्यान रखना, हरियाणा में सबसे कम है, हरियाणा में, ठीक है। हाईएस्ट इंक्रीज़ और हाईएस्ट डिक्रीज़ कहाँ पे देखने को मिला? ये टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। सबसे पहले एवरग्रीन, सदाबहार वन, ये कहाँ पे देखने को मिलते हैं? जहाँ पे जो रेनफॉल होती है वो 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है, ठीक है। एवरग्रीन फॉरेस्ट का वेजिटेशन क्या क्या होता है, क्या क्या यहाँ पे देखने को मिलता है? एबनी, माहोगनी, सिंचोना और एनी, ठीक है। खैनी नहीं है ये, एनी है। एबनी, माहोगनी, सिंचोना और एनी एवरग्रीन फॉरेस्ट के ये वेजिटेशन है, और यहीं पे ही आपको देखने को मिलेंगे एपी हाइट्स, ठीक है। यहीं पे आपको देखने को मिलेंगे एपी हाइट्स। और एवरग्रीन इंडिया में कहाँ पे देखने को मिलेगा?
तो भारत में अगर हम बात करेंगे तो वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट, और वेस्टर्न घाट के अलावा आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, मेघालय जो प्लेट्यू है, मेघालय वगैरह में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और कहाँ पे देखने को मिलेगा, वेस्टर्न घाट यानी हो गया मेघालय हो गया, और अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है। हमने पढ़ा क्यों, क्योंकि यहाँ पे मानसून सबसे पहले आता है, इसलिए बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है। दूसरे हैं हमारे डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक है, इनको हम मानसून फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। इंडिया में ये हाईएस्ट है, इंडिया में हाईएस्ट है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन बोलते हैं। रेनफॉल की अगर बात करें तो 70 सेंटीमीटर से 200 के जहाँ बीच में होती है, 70 से 150 के बीच में हो रही है तो मॉइस्ट डेसिडुअस बोल देंगे, सॉरी 70 से 150 के बीच में हो रही तो ड्राई डेसिडुअस बोल देंगे, और 150 से 200 के बीच में हो रही तो मॉइस्ट डेसिडुअस बोल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें वेजिटेशन कैसे देखने को मिलता है, पलास, अमलतास, नीम, शीशम, ठीक है, सैंडलवुड, ये सब देखने को मिलते हैं। रोज़वुड यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है, रोज़वुड यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक। ये हो गया डेसिडुअस। तीसरे होते हैं हमारे थॉर्न फॉरेस्ट, यानी कि इनको बोलते हैं कांटेदार वन, थॉर्न फॉरेस्ट। अब ये जो कांटेदार वन है ये वहाँ पे होते हैं जहाँ रेनफॉल लेस देन 50 या फिर 70 सेंटीमीटर होती है, 50 से 70 सेंटीमीटर से कम की रेनफॉल होती है। यहाँ पे आपको एक टाइप की ग्रास देखने को मिलती है, इसको हम बोलते हैं तुसौकी ग्रास, ठीक है। और यहाँ ध्यान रखना टेंडू का पेड़ भी मिलता है, टेंडू की लीव से बीड़ी बनाई जाती है, ठीक है। थॉर्न फॉरेस्ट, तुसौकी ग्रास और खेजरी, ठीक है, बबूल, ये सब यहाँ का वेजिटेशन है थॉर्न फॉरेस्ट का। और यहाँ पे थॉर्न कांटे होते हैं, कांटे आर दी मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लीव्स, ठीक है, लीव्स का मॉडिफाइड फॉर्म होते हैं कांटे। और चौथे होते हैं हमारे मैनग्रोव फॉरेस्ट, जो सबसे ज़्यादा इंडिया में ही सबसे ज़्यादा मिलते हैं। और मैनग्रोव्स हमें, इनको हम लिटोरल स्वैम्प भी बोल देते हैं, क्योंकि तट में देखने को मिलते हैं। जो भी हमारे तट होते हैं यानी कि हमारे जो कोस्ट होते हैं वहाँ पे देखने को मिलते हैं लिटोरल और स्वैम्प फॉरेस्ट मार्च, ठीक है। सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में, ठीक है, सबसे ज़्यादा आपको ये पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में देखने को मिलते हैं। और सुंदरबन डेल्टा, ठीक है, जो सुंदरबन्स हैं वहाँ पे आपको मैनग्रोव सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे वेस्ट बंगाल में, ठीक है। ठीक है, मैनग्रोव्स को हम न्यूमैटोफोर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। न्यूमैटोफोर का मतलब होता है लिविंग रूट्स, ठीक है, क्योंकि इनकी जो रूट्स होती हैं वो ब्रीद करती हैं एयर में, ऊपर की तरफ ऐसे निकल के आती हैं, तो न्यूमैटोफोर्स बोलते हैं इनको। और ये विविपैरस नेचर के होते हैं, ये बस ध्यान रखना अगर कभी पूछ ले तो, ठीक है। सुंदरी ट्रीज देखने को मिलते हैं। एंड पूछता तो नहीं, लेकिन टुंड्रा टाइप ऑफ फॉरेस्ट क्या है, पहले 5वें पढ़ लेते हैं हम लोग। ये हमारे कोनीफेरस, कोनीफेरस इनको इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये कोन शेप के होते हैं। ऐसे कोन शेप के इसलिए होते हैं बिकॉज ये ठंडे इलाकों में होते हैं, जैसे कि आपका पाइन हो गया, देवदार हो गए, ठीक है, पाइन्स हो गए, देवदार हो गए, चिर हो गए, ठीक है। सॉफ्ट वुड ट्रीज़ ये यूजुअली आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जो सॉफ्ट वुड होते हैं। तो पाइन, देवदार, जो चिर होते हैं, ये क्या होते हैं ठंडे इलाकों में। आप हिमाचल में चले जाओ, उत्तराखंड में चले जाओ, तो वहाँ पे देखने को आपको मिलेंगे कॉनिफेरस फॉरेस्ट, बिकॉज ये क्या है कि ये मतलब इसी कोन शेप के होते हैं इसीलिए, ठीक है। और एक टुंड्रा टाइप का वेजिटेशन होता है, ये आपको देखने को मिलता है पोल्स पे। ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, यहाँ पे टुंड्रा देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। ये मैं ऐसे बता रहा हूँ, इंडिया में तो है, इंडिया में आपको मैं बताता हूँ कहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा टाइगा। टुंड्रा के जस्ट नीचे मिलता है टाइगा। टाइगा का मतलब रशियन लैंग्वेज में होता है अनटच्ड, ठीक है, रशियन में होता है अनटच्ड, टाइगा का मतलब होता है। अब जो हमारे हिमालय है ना, हिमालय क्योंकि ये इतने ऊँचे हैं तो यहाँ पे आपको डिफरेंट तरह का वेजिटेशन मिलता है। हिमालय की फुट हिल्स पे, हिमालय की फुट हिल्स पे तुम्हें देखने को मिलेगा डेसिडुअस, ठीक है। फिर ऊपर तुम चढ़ोगे बीच में तो मतलब वही 2000 से 3000 मीटर तो वेट टेम्परेट, ठीक है, वेट टेम्परेट। देन तुम और ऊपर चढ़ोगे तो कॉनिफेरस। क्लियर, खत्म हो गया। अब हम लास्ट टॉपिक मिनरल्स पढ़ेंगे, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना कि जो वेस्टर्न घाट्स में जो टेम्परेट ग्रासलैंड होते हैं, इंपॉर्टेंट है, टेम्परेट
ग्रास लैंड्स होते हैं, इनको हम शोला के नाम से जानते हैं। किस नाम से? शोलास के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलो भाई, हीरा चमक रहा है। मिनरल्स देखते हैं जल्दी से। तो मेजर कोल्ड फील्ड्स हैं ये हमारी इंडिया की। शोला, हाँ, लाइट कट गई सर। अब बस थोड़ा सा रुक जाओ यार, थोड़ा सा है। अब बस एक टॉपिक तो हमारे लिए पढ़ ही सकते हो। मेजर कोल फील्ड। अब कोल क्या होता है? कोल को हम जानते हैं ब्लैक डायमंड के नाम से, या फिर बरीड सनशाइन के नाम से। ब्लैक डायमंड या फिर बरीड सनशाइन के नाम से जानते हैं। 4 फॉर्म का होता है। क्या, कौन कौन से फॉर्म होते हैं? एंथ्रेसाइट, बाइट्यूमिनस, लिग्नाइट और पीट। ठीक है, एंथ्रेसाइट सबसे हाई ग्रेड का होता है, इसमें 90% तक कार्बन का कंटेंट होता है। और सबसे लो ग्रेड का होता है ये, ठीक है, लेस दैन 40% कार्बन कंटेंट होता है। वो कोयला सबसे अच्छा होता है जिसमें कि कार्बन का कंटेंट ज़्यादा होता है, मॉइस्चर और सल्फर का कंटेंट कम होता है। ठीक है, लिग्नाइट कोल को ब्राउन कोल के नाम से जानते हैं। ब्राउन कोल, यहाँ पे आप लिग्नाइट देख पा रहे होगे, ये तमिलनाडु। तो लिग्नाइट जो है सबसे ज़्यादा भारत के तमिलनाडु में मिलता है। एक होता है टर्शरी कोल, यहाँ पे जो तुम्हें मेघालय में देखने को मिल रहा है उसको बोलते हैं टर्शरी कोल। तो मेघालय में कौन सा कोल देखने को मिलता है? और सर्टेन पार्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में भी टर्शरी कोल होता है ये। बाकी देख सकते हो झरिया और बोकारो झारखंड में, इब एंड तालचर ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बॉर्डर पे, पेंच सिंगरौली ये बिहार में, और सिंगरेणी। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये कोल फील्ड्स हैं। बस कोल फील्ड में इतना ही आपको पढ़ना था। ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, और तो क्या ही है। ठीक है, बस आगे बढ़ते हैं। बाकी सिंघभम वगैरह भी होते हैं, चलो मैं लिखवा दूंगा। देन अभी इस पे आते हैं, ये आयरन ओर बेल्ट हमारे। ठीक है, ये क्या है? आयरन ओर बेल्ट है हमारे। आयरन ओर के 4 बेल्ट ध्यान रखना। उड़ीसा झारखंड बेल्ट, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट, ये जो आप देख पा रहे हैं, और महाराष्ट्र गोवा बेल्ट, और बेल्लारी चित्रदुर्ग चिकमंगलूर तुमकुर बेल्ट, ये आपको कर्नाटक में देखने को मिलेगा। ठीक है, हो गया इसको। ठीक है, तो ये कर्नाटक में देखने को मिलेगा, ये कर्नाटक में देखने को मिलेगा। अब अगर बात करें आयरन के रिजर्व्स के मामले में, रिजर्व्स में टॉप पे अभी उड़ीसा स्टैंड करता है अभी करंट में। ठीक है, और बाकी तो और आपको क्या बताना था कुछ यहाँ पे, चलो मैं अभी जगह लिखवाता हूँ, ज़रा इनको नोट करना। ठीक है, सिंघभम कहाँ पे है? ठीक है, और सुंदरगढ़। ठीक है, सुंदरगढ़, मयूरभंज ये कहाँ पे है? आयरन के लिए फेमस है ये मयूरभंज। और कुद्रेमुख माइंस कहाँ पे है? कुद्रेमुख की जो माइंस हैं वो कहाँ पे है? तो सिंघभम की जब हम बात करते हैं तो सिंघभम कहाँ पे है? ये झारखंड में है, झारखंड में। और यहाँ पे ध्यान रखना नोआ मुंडी माइंस है, नोआ मुंडी की माइंस हैं जो कि झारखंड में ही है। सुंदरगढ़ और मयूरभंज ये हैं आपकी उड़ीसा में। और यहाँ पे उड़ीसा में बादाम पहाड़ की माइंस देखने को मिलेंगी। ये आई थिंक कलर ठीक है, ये बादाम पहाड़। ठीक है, बादाम पहाड़ माइंस है यहाँ पे। और कुद्रेमुख है कहाँ पे? कर्नाटक में। और कर्नाटक की डायमंड के लिए, चलो भी डायमंड भी लिखवाते हैं। बॉक्साइट जो किसकी ओर है? एल्यूमिनियम की। टॉप पे कौन है? उड़ीसा है टॉप पे। ठीक है, उड़ीसा है टॉप पे, एल्यूमिनियम के मामले में उड़ीसा है टॉप पे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। रेणुकूट, बेलगाम, ये सब आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बॉक्साइट में ये है आपका टॉप पे। और यहाँ पे आपको एक प्लेस है लोहारदागा, लोहारदागा और पालामू, ये भी आपके झारखंड में है, बॉक्साइट की ओर के लिए फेमस है। ठीक है, लोहारदागा और पालामू। मीका के प्रोडक्शन में इंडिया टॉप पे है। ये नॉन मेटालिक मिनरल है, इंडिया फर्स्ट नंबर पे आता है इसमें प्रोडक्शन में, और इंडिया में आंध्रा फर्स्ट नंबर पे आता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये टॉप प्रोड्यूसिंग राजस्थान, बिहार और आंध्रा। ठीक है, तो ये राजस्थान, बिहार और आंध्रा, यहाँ पे इसको प्रोड्यूस किया था सबसे ज़्यादा आंध्रा में। ठीक है, एंड ख़त्म। कॉपर को ध्यान रख लेना, कॉपर की माइंस हैं आपकी मलजखंड और खेतड़ी।
ठीक है। मलज खंड कहाँ पे है? एमपी में है, मध्य प्रदेश में, और खेतड़ी राजस्थान में, ठीक है। तो कॉपर की माइंस आपको ध्यान रख लेना है, बाकी तो और कुछ, हाँ डायमंड ध्यान रख लेना। डायमंड सिर्फ आपको देखने को मिलता है कहाँ पे? पन्ना मध्य प्रदेश में, और जो आपका ये गोलकोंडा की माइंस है कर्नाटक में, वहाँ पे, मतलब आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे, ठीक है। गोलकोंडा यहीं से माना जाता है कि वो कोहिनूर हीरा यहीं से निकला था, ठीक है। चलो, और एक और, हाँ यहाँ पे कॉपर में और नोट कर लेना, दैट इज़ बालाघाट, ठीक है। बालाघाट ये महाराष्ट्र में है, ठीक है, महाराष्ट्र में। ये मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं। इसके नाम देख लेना एक बार आप, ठीक है। आपको पढ़ना है खुद से ये कि कौन कौन से नाम है। पीवाई की सीरीज़ में करवा चुका हूँ, ये आपको देखना है। क्वेश्चन पूछेगा इनमें से कौन सा मेजर नहीं है, कौन सा माइनर नहीं है, तो मेजर वाले याद कर लो, इसके अलावा जो बच गए वो आपके माइनर हो जाएंगे। ग्रास लैंड देख लेते हैं फाइनली। तो ग्रास लैंड हमारे 2 तरह के होते हैं, ठीक है। ग्रास लैंड वो होते हैं जहाँ पे ग्रास देखने को मिलती हैं, एक तो टेम्परेट ग्रास लैंड यानी कि जो शीतोष्ण क्षेत्र में देखने को मिलते हैं, और एक वो जो ट्रॉपिकल है यानी कि जो ट्रॉपिक्स के बीच में है, वहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो टेम्परेट ग्रास लैंड्स की अगर बात करेंगे तो पंपास है, स्टेपीज है, प्रेरीज है, वेल्ड है, जिसको फेल्ट प्रोनाउंस करते हैं वैसे तो, पुश्ताज है, ठीक है, डाउन्स है। ट्रॉपिकल में सवाना है, और सवाना है, और कौन सा है वो, क्या नाम है उसका, कंपोस है, और लानोस है, लानोस, ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे तो टीना पास, ठीक है, टीना पास हो गई, तो अर्जेंटीना, टीना पास हो गई, ऐसे करके याद कर लो। स्टेपीज ये एशिया या फिर यूरेशिया नोट कर लो, यूरोप और एशिया जो यूराल माउंटेन के पास में। प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका। और पंपास किस तरह की ग्रास के लिए फेमस हैं, और जो प्रेरीज हैं इनको हम वीट ग्रैनरीज ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जानते हैं। फेल्ट की अगर बात करेंगे तो साउथ अफ्रीका में, ठीक है, साउथ अफ्रीका में है ये। और पुश्ताज जो है ये हंगरी में है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। सब आना ये जब हम बोलते हैं कब, जब फ्री का होता है तभी हम बोलते हैं कि भाई सब लोग आना। कंपोस ब्राज़ील, ठीक है, बीसी ऐसे याद कर लो, ठीक है, बीसी। लानोस वेनेजुएला, ठीक है। और यहाँ पे हमें अल्फ़ा अल्फ़ा ग्रास देखने को मिलती है। अल्फ़ा अल्फ़ा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा तो नहीं कभी एसएससी ने, लेकिन प्रायरीज ध्यान रखना, वीट ग्रैंडीज, क्योंकि यहाँ पे वीट का प्रोडक्शन बहुत होता है। ओशंस की अगर बात कर लें तो ये आपको पता है कि हमारे 5 मेजर ओशंस होते हैं, इसमें से लार्जेस्ट डीपेस्ट कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पैसिफिक जो है ये आपका लार्जेस्ट है एंड डीपेस्ट है। सबसे डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है? मरियाना ट्रेंच है, जिसका डेप्थ कितना है, जो मरियाना ट्रेंच हो, या फिर ऑप्शन में होगा, या फिर हो सकता है चैलेंजर डीप आंसर हो, ठीक है। चैलेंजर डीप ऑप्शन में उसका जो डेप्थ है वो तकरीबन 11 किलोमीटर है। हमारा हाइट कितना है माउंट एवरेस्ट का? 884 मीटर, उससे भी कहीं ज़्यादा ये हो है, ठीक है। ये हमारा है आपका एस शेप का अटलांटिक ओशन जो आप देख सकते हैं, और यहीं पे ही है आपकी मिड अटलांटिक रिज जो कि लॉन्गेस्ट लैंड फॉर्म है पूरे वर्ल्ड का, पूरी अर्थ में हमारी, वो बना होता था। यहाँ पे इसके नॉर्दर्न पार्ट में इसको हम सरगैसो सी बोलते हैं, बिकॉज हमें पता है कि यहाँ पे एक ब्लैक कलर का एल्गे मिलता है जिसको सरगैसम बोलते हैं, एक ब्लैक कलर की ग्रास मिलती है जिसको हम सरगैसम ग्रास बोलते हैं, इसलिए, ठीक है। ये यूराल माउंटेन रेंजेस है हमारी, और इंडियन ओशन ओनली ओशन जो किसी कंट्री के नाम पे पड़ा हो, ठीक है। तो लार्जेस्ट, डीपेस्ट और अटलांटिक, बस इतना ही फैक्ट याद करना है। याद कैसे रखना होता है ट्रिक को? पैसा ट्रिक होती है हमारी, पैसा। पैसा का मतलब क्या होता है? पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, साउदर्न और आर्कटिक, ठीक है। तो ये ओशंस की ट्रिक है।
बाकी साइक्लोन यार लास्ट है सब, अब सच्चे बता रहा हूँ ये लास्ट ही है, ठीक है, अब कुछ नहीं इसके बाद तो साइक्लोन जो है हमारे दो तरह के होते हैं। साइक्लोन जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक तो ट्रॉपिकल जो होते हैं, ट्रॉपिक्स में आते हैं, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, और एक होते हैं टेम्परेट यानी शीतोष्ण। इन्हीं को हम एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल भी बोल देते हैं, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल ही बोलते हैं, ठीक है। ट्रॉपिक, अब साइक्लोन क्या होता है? साइक्लोन तब बनता है जब बहुत ही इंटेंस लो प्रेशर होता है, ठीक है। साइक्लोन तभी बनता है जब बहुत ही ज़्यादा निम्न दाब क्रिएट हो जाए, लो प्रेशर, ठीक है। लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ विंड चलती है और घूमने लगती है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे सेंटर बन जाता है साइक्लोन का, और सेंटर ऑफ साइक्लोन को हम बोलते हैं उसकी आँख, आई ऑफ साइक्लोन है ये, ठीक है। आई ऑफ साइक्लोन है जहाँ पे कोई क्लाउड नहीं है, आप देख सकते हैं कोई क्लाउड है यहाँ पे नहीं, कोई बादल का फॉर्मेशन नहीं, कोई क्लाउड का फॉर्मेशन नहीं है। ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या है? सिर्फ समुद्र में आ सकते हैं, ओनली वाटर में, ओनली सी में, ठीक है। टेम्परेट क्या होते हैं? ये सी और लैंड दोनों में आ सकते हैं। इनके आने का प्रमुख कारण होता है फ्रंट का फॉर्मेशन। फ्रंट क्या होता है? जब गर्म हवा ठंडी हवा से मिल जाती है तो फ्रंट बनता है, उसको फ्रंटोजेनेसिस बोलते हैं, फ्रंट का फॉर्मेशन होता है। काफ़ी अब वही है ना कि डिफरेंट तरह के फ्रंट होते हैं, कोल्ड फ्रंट, वार्म फ्रंट, ऑक्लूडेड फ्रंट, वो सब हमें यहाँ नहीं पढ़ना है, वो हमारे एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं। बस ये ध्यान रखना, फ्रंट के वजह से टेम्परेट साइक्लोन बनते हैं। ये ज़्यादा फ्रीक्वेंट होते हैं, ठीक है, यानी ज़्यादा जल्दी आते हैं, लेकिन उतने ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव नहीं होते हैं। डिस्ट्रक्टिव ये ज़्यादा होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। इनके डिफरेंट जगहों में डिफरेंट नाम होते हैं, जैसे विली भी बोलते हैं इनको, जैसे कि टाइफून भी बोलते हैं, जैसे कि हरिकेन भी बोलते हैं। तो ये इनके क्या होते हैं? डिफरेंट नाम होते हैं। तो विली हम बोलते हैं इनको ऑस्ट्रेलिया में, टाइफून हम बोलते हैं इनको साउथ चाइना सी में, साउथ चाइना सी यानी कि जो फिलीपींस और चाइना जापान है। हरिकेन जो अटलांटिक ओशन है, जो ये नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका अटलांटिक ओशन में बोलते हैं इनको, ठीक है। साइक्लोन जो होता है, ध्यान रखना, लो प्रेशर बनता है, और एंटी साइक्लोन, साइक्लोन को भी साइक्लोन घूमता है। क्यों घूमता है? कौन सा फोर्स मैंने बताया था जो घूमने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? वो होता है हमारा घूमने के लिए कॉरियोलिस फोर्स, जो चीज़ों को घुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये साइक्लोन जो होता है नदर्न हेमिस्फीयर में चीज़ों को, उत्तरी गोलार्ध में, ध्यान रखना है, ये एंटी साइक्लोनिक घुमाता है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज, सॉरी क्या बोल रहा हूँ ये मैं, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है ये, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है। तो सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज घूमेगा हमारा साइक्लोन। और जो एंटी साइक्लोन होता है, एंटी साइक्लोन, ये हाई प्रेशर यानी उच्च दाब पे बनता है। साइक्लोन जो होता है वो निम्न दाब पे बनता है, एंटी साइक्लोन हाई प्रेशर में निम्न दाब में बनता है। और जो साइक्लोन के साथ होता है वही एंटी साइक्लोन के साथ एकदम उल्टा होता है। साइक्लोन नदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, तो एंटी साइक्लोन नदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज घूमेगा, और सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो उल्टा कर देना आपको बस, ठीक है। तो साइक्लोन लो प्रेशर, एंटी साइक्लोन हाई प्रेशर, ठीक। टाइप ऑफ क्लाउड देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइक्लोन में ध्यान रखना, जब एक साइक्लोन बनता है तो उसमें क्यूमुलो निम्बस तरह के क्लाउड बनते हैं। किस तरह के क्लाउड बनते हैं? क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स बनते हैं। और यहाँ पे क्लाउड क्या होते हैं? क्लाउड हमारे डिफरेंट तरह के होते हैं, जो स्ट्रेटस और निम्बस होते हैं। निम्बस यहाँ पे दिखाया नहीं गया, यहाँ पे मैं निम्बस लिख देता हूँ, पागल कहीं का क्लाउड्स देख रहा है। स्ट्रेटस और निम्बस, स्ट्रेटस जो है ये लेयर के फॉर्म में होते हैं, ठीक है, लेयर के फॉर्म में होते हैं। और स्ट्रेटस और निम्बस दोनों ही लो लेवल के क्लाउड्स होते हैं। निम्बस जो होते हैं ये रेन बियरिंग क्लाउड होते हैं, मैं आगे नहीं लिखूंगा अब, रेन बियरिंग क्लाउड होते हैं, ठीक है, रेन बियरिंग क्लाउड होते हैं निम्बस। और ये सनलाइट को ब्लॉक कर देते हैं, तो ओपेक होते हैं ये, ठीक है, यानी सनलाइट को ब्लॉक कर देते हैं। ये जो अभी बारिश के समय आप देखते हो एकदम घनघोर, अभी जैसे कि एकदम धूप गायब है, एकदम अंधेला सा छाया हुआ है, तो निम्बस क्लाउड है, ये सिर्फ निम्बस है, ठीक है। तो स्ट्रेटस एंड लेयर के फॉर्म में होते हैं। निम्बस एकदम रेन बियरिंग क्लाउड होते हैं, भयंकर बारिश। क्यूमुलस क्या होता है? क्यूमुलस क्लाउड वो होते हैं जिनका बेस जो होता है फ्लैट होता है और वो वूल शेप के होते हैं, इनको बोलते हैं क्यूमुलस। फ्लैट बेस होता है और वूल शेप के होते हैं, जब मिल जाते हैं तो बारिश करते हैं, ठीक है। ये मिडिल लेवल के क्लाउड हैं। और जो सिरस हैं ये सबसे ऊपर होते हैं, एकदम हाई लेवल के क्लाउड होते हैं, हाई लेवल के क्लाउड होते हैं।
कभी बारिश नहीं करेंगे। फेदर शेप के होते हैं, यानी पंखड़ी के शेप के होते हैं, पंख शेप के होते हैं ये, ठीक है। और यही क्यूमुलोनिम्बस ही बनते हैं साइक्लोन में। क्यूमुलोनिम्बस, इनमें क्या होता है, एक्सटेंसिव वर्टिकल डेवलपमेंट। देख रहे हो कितना वर्टिकली डेवलप्ड है, वर्टिकल डेवलपमेंट, यानी कि जब साइक्लोन वगैरह आता है तो यही बनता है। लेक्स मैं पढ़ा चुका हूँ, लेक्स आप देख सकते हैं, ठीक है। ये इसकी क्लास हो चुकी है तो मैं अलग से यहाँ पे नहीं करवाने वाला हूँ, सॉरी अलग से मैं करवा चुका हूँ तो यहाँ पे नहीं करवाने वाला हूँ, ठीक है। सांबर हमारा सबसे बड़ा इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है, राजस्थान में सबसे बड़ा इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक। वैसे तो सबसे बड़ा चिलिका है, ठीक है। और वूलर लेक को अपना पानी झेलम नदी से मिलता है। डल लेक को हम श्रीनगर का ज्वेल बोलते हैं। वेम्बानद, सस्तम, कोट्टा, अष्टमुड़ी पता होना चाहिए, ये सब बैक वाटर होते हैं। केरल के जो कोस्ट में देखने को मिलते हैं ये सब चिलिका, कोलेरू, पुलिकट, ये लगून लेक होते हैं और इनको केरल के बैक वाटर्स बोलते हैं, ठीक है। सब पढ़ चुके हम लोग। दीपोर बील असम में, लोकटक लेक हमारा मणिपुर में फ्लोटिंग लेक बोलते हैं और यहीं पे फुमडिस देखने को मिलता है, फ्लोटिंग हमारे जो रेसिडिव होते हैं, फ्लोटिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। और यहीं पे केबुल लेमजाओ नेशनल पार्क जो कि फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, जो कि देखने को मिलता है मणिपुर में, ठीक है। भोज वेटलैंड मध्य प्रदेश में। और जरा बताइए सबसे बड़ा आर्टिफिशियल लेक तो बता चुका हूँ, गोविंद बल्लभ पंत सागर। सेकंड लार्जेस्ट कौन सा राजस्थान में, बताइए। कोलेरू आंध्र प्रदेश में, पुलिकट यहाँ पे केरल और आंध्र और तमिलनाडु के बॉर्डर पे। तो वो लेक वाली क्लास आप देख लेंगे। लैंड फॉर्म बचे हैं यार, लैंड फॉर्म ही बचे हैं। तो ये टॉपिक सब्जेक्टिव, मतलब थोड़ा सा वैसा है, ऑप्शनल है अगर आप करना चाहें तो। चैनल डिलीट का क्या सीन है गाइस? 3 नहीं बजा है बेटा, 3 नहीं बजा है। 3 बज जाए तो बताना, ठीक है। 3 बज जाए तो चैनल में डिलीट कर दूंगा, सच बोल रहा हूँ, ठीक है। आई एम ट्रू टू माई वर्ड्स। लैंड फॉर्म्स पे आते हैं। तो लैंड फॉर्म्स क्या होते हैं? जो कुछ कलाकृतियाँ बन जाती हैं पानी के चलने की वजह से, ग्लेशियर के चलने की वजह से, हवा के चलने की वजह से, ठीक है। तो ये सारी कलाकृतियों को बोलते हैं लैंड फॉर्म। तो ध्यान रखना, जब नदी ऐसे मटक मटक के स्नेक के फॉर्म में चलती है उसको बोलते हैं मियांडरिंग। जब नदी बहुत ज़्यादा मियांडर करती है, बहुत ज़्यादा, तो ये देखो जब मिल जाते हैं तो नदी ऐसा घूम के थोड़ी ना जाएगी, नदी अब सीधे जाएगी, तो ये पार्ट कट हो जाएगा, ये पार्ट कट हो जाएगा। इसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक। जरा बताइए भारत का सबसे बड़ा ऑक्सबो लेक कौन सा है? बिहार में है। ये ऑक्सबो लेक बन जाए कट के, ठीक है, क्लियर। ये नेचुरल लेवी फ्लड प्लेन बन जाएंगे इसके डिपॉजिट होने की वजह से। एलुवियल फ्लड प्लेन हो गया और ये नेचुरल लेवीज। और एक चीज़ ध्यान रखना कि जो रिवर की मियांडरिंग है और जो ऑक्सबो लेक्स हैं ये उसके ओल्ड स्टेज में देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। ऑक्सबो लेक और मियांडरिंग मैच्योर टू ओल्ड और ऑक्सबो तो ओल्ड स्टेज में। मतलब ये होता है कि जब नदी ऊपर से निकल के आई होगी, ऊपर से जब नदी निकल के आई होगी ऐसे, ठीक है, ऊपर से ऐसे नदी निकल के आई होगी ऐसे 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 ख़त्म हो गई, नहीं तो यहाँ डेल्टा बना दिया। तो इसको यूथफुल स्टेज बोलते हैं, मैच्योर स्टेज बोलते हैं, ओल्ड स्टेज बोलते हैं। तो ओल्ड स्टेज में डेल्टा बनता है, ओल्ड स्टेज में ही ऑक्सबो लेक और मियांडरिंग देखने को मिलती है। मियांडरिंग आपकी मैच्योर स्टेज में भी होती है, मैच्योर से ओल्ड में, और ऑक्सबो तो सिर्फ ओल्ड में, ठीक है। और एक नदी है जो अपनी यूथफुल में मियांडरिंग करती है, जो कि हमें मैच्योर टू ओल्ड स्टेज में फीचर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन जो कबर ताल है यहाँ बिहार में है, ठीक है। कबर ताल ये है हमारा भारत का सबसे बड़ा ऑक्सबो लेक है, ठीक है, ऑक्सबो लेक है यह। तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, ये है आपका यूथफुल स्टेज, ठीक है, ये है आपका मैच्योर और ये है आपका ओल्ड स्टेज। तो कौन सा फीचर कहाँ पे ये पता होना चाहिए। तो क्या होता है यहाँ पे कटिंग, डाउन कटिंग वाले फीचर्स डोमिनेट करते हैं यहाँ पे, क्योंकि इरोजनल बहुत तोड़ फोड़ करेगी, क्योंकि बहुत उसकी स्पीड है इसलिए तोड़ फोड़ करेगी और यहाँ पे उन चीज़ों को डिपॉजिट करेगी, ठीक है। बस इसका और देख लो, ख़त्म ही देख लो, ठीक है। थैंक यू वाला लगा हुआ स्लाइड, ठीक है, तुम्हारे उसके लिए। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर ग्लेशियर क्या है। ग्लेशियर होते तो यार और भी बहुत चीज़ों के हैं, लेकिन मैं बहुत सेलेक्टिव। ये टॉपिक होता है लगभग 1.5 घंटे का कम से कम, खासकर जब मैं मतलब सीरियस वगैरह में पढ़ाता हूँ तो, ठीक है। मतलब 1.5 क्या 2 क्लासेस लगती हैं इसमें, एटलीस्ट आप ये मान के चलो 2 घंटे तो लगते ही हैं, पूरे के पूरे 2 घंटे, 2 क्लासेस लगती हैं इसमें। लेकिन आप समझ रहे हैं कि मैं पढ़ा भी रहा हूँ और कितने कम टाइम में पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं बहुत ही लिमिटेड आपको जो मुझे लगता है कि पूछा जा सकता है। तो ग्लेशियर्स क्या हैं? ऐसे ग्लेशियर्स रिस के आते हैं और यहाँ पे गिर जाते हैं। ये मेन वैली है जो यू शेप की होती है, तो यू शेप की जो मेन वैली होती है और ऐसी छोटी छोटी वैली बन जाती हैं ऐसे, जिनको हैंगिंग वैली बोलते हैं, क्योंकि ये मेन वैली है तो यहाँ पे सारे ग्लेशियर आ जाते हैं तो ज़्यादा गड्ढा कर देते हैं नीचे तक, तो ये ऐसा लगता है लटक रहा है ऊपर से, ठीक है। ये ऐसा पार्ट लगता है कि लटक रहा है ये ऊपर से, है ना, क्योंकि ये लाल कलर सेलेक्ट हो,
यहाँ पे ऐसा ऐसा लगता है लटक रहा है ये, ठीक है। ये हैंगिंग वैली बन गई, ठीक है। ये यू शेप्ड वैली बन गई। अब ये अड्डी टाइप बन जाती है, ऐसे कोने से निकल आते हैं, अरीट बोलते हैं, सिरेटेड रिजेस बोलते हैं इनको, ठीक है। सिरेटेड रिजेस बोलते हैं, ये उतना नहीं पूछता है, ठीक है। लेकिन ये सब इरोजनल है, अरीट, सिरेटेड रिजेस, हॉर्न बन गया। अब ये पानी यहाँ पे रिसेगा, यहाँ पे वाटर, यहाँ पे ग्लेशियर चलेंगे, ग्लेशियर जब चलेंगे तो नीचे पानी रहेगा, पानी रिसेगा तो यहाँ पे बनेगा एस्कर, रिस कर, पानी से बनेगा रिस्कर, और ड्रमलिन बनेंगे, एस्कर, ड्रमलिन और मोरेन। ये डिपोजिशनल, डिपॉजिट हो के बनते हैं। ड्रमलिन ओवल शेप का होता है, ये देख सकते हो, ड्रमलिन ओवल शेप का होता है, ध्यान रखना, ओवल शेप, ठीक है। और मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, मतलब लिखवा रहा हूँ, दिखा नहीं रहा हूँ। विंड की वजह से जो बनते हैं, विंड की वजह से, उनको हम बोलते हैं बर्चन और सीफ। बर्चन और सीफ बनते हैं। बर्चन ये होता है जो हमारे, जब हवा चलती है डेजर्ट में तो वो सैंड को डिपॉजिट कर देता है इस तरह से, तो बर्चन। और इस तरह से अगर एक ही विंग रहेगा उसका तो उसको सीफ बोलते हैं, एक रहेगा तो सीफ, और दोनों ऐसे रहेंगे तो उसको बर्चन बोलते हैं। विंड की वजह से वो बनता है, जिनको हम विंड वाले लैंडफॉर्म्स को एओलियन लैंडफॉर्म्स के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं वो नहीं करवा रहा हूँ जो डिफरेंट हमारे रेवोल्यूशंस हुए थे, ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, मैं उसको एनवायरनमेंट इकोलॉजी में पढ़ाऊंगा, क्योंकि नहीं तो फिर चैनल डिलीट करना पड़ जाएगा जिस हिसाब से माहौल है। ठीक है, तो एलियन लैंडफॉर्म्स बोलते हैं बर्चन सी। अभी 3 तो बजा नहीं ना, अभी तो 9 मिनट हैं टोटल, 8 मिनट तो है ही हैं, 7 मिनट का तो ले ही सकते हैं। तो एलियन लैंडफॉर्म बर्चन और सीफ हो गए, ठीक है। तो ये बनते हैं आपके सैंड ड्यून्स बोलते हैं इनको, सैंड ड्यून्स। और समुद्र में कौन से बनते हैं, समुद्र में अगर पूछ ले तो समुद्र में कौन से बनते हैं, तो अगर मैं सी वाटर में बात करूँ तो यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो समुद्र में बनते हैं सी में, वो बनते हैं एक तो बीच है ना, बीच जो डिपोजिशन की वजह से बनता है, टोम्बोलो, ठीक है, टोम्बोलो, स्पिट, बैरियर, बार, ठीक है, ये सब बनते हैं डिपोजिशन। और इरोजन की वजह से सी आर्क बनता है, सी आर्क बनता है, केव्स बनती हैं, सी क्लिफ्स बनती हैं, ठीक है, ये इरोजनल होती हैं, ठीक है। इरोजन मतलब चीज़ों को टूटना, क्षरण होना, डिपोजिशन का मतलब जमा होना, ठीक है। चलिए भाई, ख़त्म हो गया। कैसा लग रहा है अभी? हाथों की ऐसी तैसी हो गई एकदम। तुमको तो यार सिर्फ देखना होता है, हमको तो बोलना भी है और कॉन्टिन्यूअस देखना है, ठीक है, इधर उधर भी नहीं, और दिमाग से चीज़ों को निकालना भी है, ये वो। तुम तो चलो आग पॉज भी कर लो, थोड़ा सा कुछ काम कर लो, ठीक है, बैठ लो, आराम से बैठ लो। मुझे तो एकदम स्ट्रेट पोजीशन में बैठना है, मूव भी नहीं कर सकते हैं ज़्यादा, है कि नहीं, मूव भी नहीं ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब तुम स्पाइनल कॉर्ड इतनी जोर की दर्द कर रही ना, बैक कुछ पूछो नहीं, ठीक है। आप लोग तो मूव कर सकते हो, मूव करवा सकते हो, गर्दन मूव कर सकते हो ना, तो मैं गर्दन, पूरी बॉडी को स्टिफ रखना है, बोलना भी है, दिमाग से चीज़ें निकालनी भी है। और वो हाथ से उससे लिखना भी। और मैंने आपको पहले ही बताया था, ये जो पेन होता है ये काफ़ी मोटा होता है, जिससे पेन टैब से लिखा जाता है। मतलब एक मंगवाया तो था मैंने, उसका वो थोड़ा सा पतला होता है, लेकिन वो यार चला ही नहीं ढंग से। वो पंचाला फॉर अ रीज़न। 5 नहीं भैया, 6 घंटे होने वाले हैं। 9:15 बजे स्टार्ट किए थे, 3 बज के करने वाले हैं। चलो, ये चीटिंग हुई सर जी, चीटिंग नहीं है ये। थैंक यू टीसेंट गेमिंग। इतना पेशेंस लाते कहाँ से हैं? सर डिजिटल बोर्ड ले लो, अब आ गया टाइम फेस रिवील का। नहीं यार, अभी कहाँ आया है। ग्राउंड वाटर लैंडफॉर्म रह गया, विराट बोल रहा ग्राउंड रह गया, तो भाई विराट को आप लोग 2 शब्द बोल सकते हैं। लेकिन विराट की बात को मैं टाल नहीं सकता हूँ, लेकिन बात ये है, ठीक है। और हाँ, परमार एसएससी टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पे इसका पीडीएफ जो पढ़ा है और हैंड रिटन नोट्स दोनों मिल जाएंगे। तो और जो मैंने नंबर दिया था, अगर किसी को सेंड करना है तो उस नंबर पे आप सेंड कर सकते हो, अगर किसी को सेंड करना है। तो ग्राउंड वाटर लैंडफॉर्म्स बनते हैं, इरोजन देख लेते हैं और डिपोजिशन की वजह से देख लेते हैं, और 3 बजने वाला है। इरोजन से बनते हैं लेपीस,
लाइमस्टोन पेवमेंट्स, डोलाइंस, वाला, ठीक है, सिंक होल्स, ये सब बनते हैं। और डिपोजिशन की वजह से 3 हैं बस, जो ऊपर से लटकते हैं, सीलिंग से लटकते हैं, टाइट हो गए टी, ठीक है, टाइट, स्टैलेक्टाइट। जो नीचे से उठते हैं स्टैलेगमाइट, और जब दोनों मिल जाते हैं तो बन जाता है खंभा, पिलर। ऐसे वो ऊपर से सीलिंग से लटकते हैं स्टैलेक्टाइट, स्टैलेगमाइट, क्योंकि अगर वो ड्रॉप हो जाते हैं, ड्रॉप धीरे धीरे, तो ऐसे उठ जाते हैं और मिल जाते हैं तो पिलर। और ये ध्यान रखना वहीं पे, और इस ग्राउंड वाटर टोपोग्राफी को कार्स्ट टोपोग्राफी के नाम से जाना जाता है, बिकॉज कास्ट वाले रीजन में, कार्स्ट जो रीजन है वहाँ पे देखने को मिलता है ये, ठीक है। कार्स्ट रीजन जो आपको मेडिटेरेनियन सी के पास पड़ता है, जहाँ पे डोलोमाइट और लाइमस्टोन टाइप की रॉक मिलती हैं, और इंडिया में सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में आंध्र प्रदेश वाला। अल्बीडो वाला चार्ट रह गया, अच्छा अल्बीडो वाला चार्ट रह गया, मुझे लगा मैंने लास्ट में लगा दिया है, लेकिन मैंने लास्ट में लगाया नहीं था। तो अल्बीडो क्या होता है, जल्दी से करते हैं, 3 नहीं बजने चाहिए। अल्बीडो होता है जो इंसोलेशन मैंने बताया था, जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन होती है, देखो लाइट भी चली गई, इंसोलेशन होता है, तो जो रिफ्लेक्ट होता है अर्थ सरफेस से, तो उसको अल्बीडो बोलते हैं। लेकिन कितना रिफ्लेक्ट होगा वो डिपेंड करेगा कि किस सरफेस पे स्ट्राइक किया है। जैसे कि जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड स्नो होती है, स्नो वो सबसे हाईएस्ट करती है, कितना करती है ध्यान रखना, 80%। स्नो और जो आइस कैप होती है, ध्यान रखना, फ्रेशली प्रिपेयर्ड स्नो 80% करती है। ये आपको डेटा याद रखना, सबसे ज़्यादा वही करता है अल्बीडो, ठीक है। वो आपका रैले का जो स्कैटरिंग वो होता है उस पर काम करता है, लेकिन प्लैंक्स कांस्टेंट वगैरह पे, लेकिन वो हमें यहाँ पे डेप्थ में नहीं जाना है। बस ये ध्यान रखना कि स्नो 80% करता है आपका, ठीक। बस अल्बीडो आपका जो रिफ्लेक्ट होता है सनलाइट उसको बोलते हैं अल्बीडो, ठीक है। फ्रेश स्नो, मशरूम रॉक रह गया वगैरह तो भाई आप अभिषेक मिश्रा को कुछ बोल सकते हैं, अगर कुछ बोलना है तो मैं बता देता हूँ। विंड में बर्चन और सीफ डिपोजिशनल होते हैं, और जो मशरूम रॉक होती है, और यार मतलब सीरियस होने वाली बात है कि मशरूम रॉक पे क्वेश्चन आ चुका है एसएससी में। मशरूम रॉक क्या होता है, जब चट्टान होती है, रॉक होती है, हवा चलती है ना, तो उसकी वजह से नीचे तो हवा ज़्यादा चल रही है, तो नीचे पतला हो गया ऐसे, और नीचे ऐसे मोटा मोटा रह गया, मतलब ऊपर ऐसे मोटा मोटा रह गया, तो ऐसे मशरूम शेप का निकल आता है। तो मशरूम रॉक जो होती है ये आपको देखने को मिलती है डेजर्ट में, ठीक है। हवा की वजह से लैंडफॉर्म बनता है, इरोजन, मशरूम रॉक हो गया, ठीक है। और पेडेस्ट्रियल रॉक हो गया, ठीक है। पेडी प्लेन और पेनी प्लेन क्या होता है, तो पेडी प्लेन भी आपको देखने को मिलता है, इसी की वजह से, विंड की वजह से जो लैंडफॉर्म बनता है, और पानी की वजह से जो बनता है उसको पेनी प्लेन बोलते हैं, ठीक है। चलिए भाई, थैंक यू सभी को। ₹100 भेजें कमल कोडप ने। सर भैया अभी जीके में कुछ पढ़ा अभी, अगर पीवाईक्यू और करंट अफेयर कर लूँ अच्छे से तो बेटर। कुछ नहीं पढ़ा। कमल कोडप कर सकते हो, पीवाईक्यू अगर करना चाहते हो कर सकते हो, या फिर पीवाईक्यू छोड़ के वन शॉट्स करना तो वन शॉट्स भी कर सकते हो। नोट्स वगैरह तो मिल ही जाते हैं, करंट अफेयर्स तो करना ही है, नो डाउट वो सबको करना है। लेकिन पीवाईक्यू आप या तो पीवाईक्यू कर लो, या फिर आप पीवाईक्यू नहीं करना चाहते हो, ठीक है। तो अगर पीवाईक्यू नहीं करना चाहते तो मेरे हिसाब से आप वन शॉट भी कर सकते हो, दोनों ही इक्वली यूज़फुल होंगे, ठीक है। इक्वली यूज़फुल होंगे, चाहे पीवाईक्यू कर लो चाहे वन शॉट। पीवाईक्यूज़ अगर ना कर पा रहे हो, उतना टाइम लगे, तो वन शॉट कर सकते हो, वो भी ठीक रहेंगे, ठीक है। चलो थैंक यू सभी को। 3 बजने वाले, नहीं तो चैनल डिलीट करना पड़ जाएगा, वर्ड्स का पक्का हूँ मैं चलो भाई, थैंक यू।